जे एडवांस 2022 ये पेपर आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट करवाया था। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात करूं तो सबसे हाईलाइटेड पोर्शन ये है कि हमें एमसीक्यू के अंदर महारत हासिल करनी है। एक जेई मेन और जेई एडवांस के स्टूडेंट में वही अच्छा परफॉर्म करता है जिसने एमसीक्यू पर अच्छी मेहनत कर रखी है। एग्जामिनेशन जेई एडवांस के लिए आप 15 दिन या 20 दिन के अंदर एमसीक्यू पर एक्सपर्टीज लाना चैलेंजिंग काम है, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव इन दिस सेक्शन। दोनों सेक्शन के अंदर आपका एमसीक्यू दिखता है, जहां -2 की मार्किंग से आप +4 का रास्ता जो है वहां तक जाना, यानी हर क्वेश्चन का वेटेज 6 मार्क का है। तो ये अगर हम कुछ क्वेश्चंस को भी इस तरीके से सटीकली सॉल्व कर देते हैं तो फिर हमारे मार्क्स में इजाफा बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। तो एक जो स्टूडेंट है, प्रो लेवल का स्टूडेंट जो जेई एडवांस क्रैक करता है, वो एमसीक्यूज में काफ़ी अच्छा स्कोर करता है। नंबर 1 एक सेक्शन इसके अंदर मैच द कॉलम एससीक्यू के अंदर पूछा जाता है, जहाँ पर मैच द कॉलम होंगे लेकिन फॉर्मेट ABCD में से हमको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऑप्शन एग्जामिनर बना नहीं सकता है, इसीलिए आप देखोगे जो हर बार जेई वाले डेटा रिलीज करते हैं पेपर के बाद, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर्स की तरफ वहीं पर होता है जिस सेक्शन के अंदर मैच द कॉलम एससीक्यू में पूछे जाते हैं। जेई एडवांस में पेपर कभी भी जो उसका कोड है, पेपर कोड, पैटर्न, मार्किंग स्कीम कभी रिवील नहीं होती है। सबसे पहले एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम लिख रहा होता है उसी को ये पता होता है। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि अगर आपके किसी पेपर के अंदर आप जो जेई एडवांस का पेपर देंगे, अगर वहाँ पर मैच द कॉलम एससीक्यू कॉम्बिनेशन के साथ आया हुआ है, सबसे पहले उसको अटैम्प्ट कीजिएगा। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए एक तो टाइम चाहिए होता है, तो वो सुकून से ही सॉल्व होगा और पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पहले ही आप ABCD में से एक ऑप्शन को मार्क कर देंगे। कैसे अप्रोच करते हैं, मैंने आपको इन वीडियोस में उन क्वेश्चंस के अंदर सबके अंदर ये सिखाया है कि हाउ डू वी अप्रोच अ क्वेश्चन, उसको अप्रोच करने का तरीका क्या है। सॉल्यूशन आना एक अलग बात है, लेकिन प्रायोरिटी से ऑप्शंस को डिसाइड करना, कम टाइम में सॉल्व करना, क्योंकि सिर्फ सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, एक और चीज़ है जो पैरेलली चल रही है, हमारी लड़ाई टाइम के साथ। तो कम टाइम में पेपर को अटेम्प्ट करना, कैसे उसको अप्रोच किया जाता है, वो सभी आप इन सेशंस के अंदर सीखेंगे। न्यूमरिक रेस्पॉन्स की हम बात करें, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि न्यूमरिक रेस्पॉन्स के अंदर हम जो जेई का पेपर है उसके अंदर आंसर्स गैस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर देना होता है। जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वही लास्ट आंसर तक पहुँचेगा, उसके लिए कैलकुलेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम और कैलकुलेशन हमारे की पॉइंट्स हैं। एक और एडवाइस मेरी रहेगी आपके लिए, वो ये है कि किसी भी टॉपिक को, चाहे वो कॉनिक सेक्शन आपको डिफ़िकल्ट लगता हो, प्रोबेबिलिटी हो, या जो भी आपके टॉपिक्स हो, बिल्कुल छोड़कर मत जाइए, उसको एक एवरेज लेवल तक आप ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि एक एवरेज लेवल के ही पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक या कोई चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने उसकी प्रैक्टिस की है, श्योरिटी हमें उसके बारे में भी नहीं, क्या पता उसके ऊपर ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए चाहे जो आपसे ना बने। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि हर चैप्टर को आप एक एवरेज लेवल तक ज़रूर करेक्ट करें। ये सारी एडवाइस मैंने आपको यहाँ पर दी है। ठीक है, आपको अच्छी लगे, आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो और आप ना थोड़ा भी मैथमेटिक्स में नॉलेज गेन करते हो, तो ज़रूर इसके नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यस सर वी लर्न दिस थिंग। ठीक है, आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका हो वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सो वी आर हियर फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। तो बस ढंग से पढ़ते रहिए। कुछ और एडवाइस हो तो मेरे पास टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप की जो लिंक है, व्हाट्सअप का जो नंबर है, वो सब पब्लिक है, आप सब मुझसे आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर मैथमेटिक्स। कीप लर्निंग। नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करना है वो सवाल जो जेई एडवांस 2022 पेपर 1 के अंदर पूछा है। और ये सवाल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स से सवाल नहीं हुआ था जिन्होंने इस एक्सेल एग्जाम में इस पेपर को दिया था। आप देख सकते हैं ओनली 1.42% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। ये डेटा शीट जिस साल एग्ज़ाम होता है उसके जस्ट बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है, तब आईआईटी वाले हमेशा इस डेटा रिस्पॉन्स शीट को पब्लिक करते हैं। वहीं से आपको कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ओनली 1.42% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। तो अगर आप इसके आधे तक भी सॉल्यूशन देते टाइम पहुंच जाते हैं
तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट ही मानिएगा। और जो छोटी सी मिस्टेक की वजह से या कॉन्सेप्ट की वजह से अगर ये नहीं हुआ है, उसको सीखते हुए चलिए और आप भी देश के 1.42% स्टूडेंट्स के अंदर अपने आप को काउंट करने के लिए इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अनआंसर्ड किया था, वो देखिए 42% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था, और रॉन्ग आंसर देने वाले थे 56। ऑल्दो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए हमें ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन सही करने वाले बच्चे बहुत कम हैं, 1.42। चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या पूछ लिया था। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ। टॉपिक है आईटीएफ के ऊपर। रिसेंट ईयर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत हॉट टॉपिक है जे एडवांस वालों का, जिसके ऊपर हर साल ऑलमोस्ट उन्होंने रिसेंट ईयर्स के अंदर पिछले 7-8 ईयर्स से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा है। आइए डिस्कस करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी कि जो समेशन के अंदर 3 टर्म्स लिखी गई हैं, ये क्या वैल्यू बना पाएंगे। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ टैन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है। अब ये जो कॉस इनवर्स वाला डेटा अपने पास लिखा गया है, पहले एक काम करते हैं कि इसको हम चेंज करके कॉस इनवर्स वाले को टैन इनवर्स वाले के हिसाब से थोड़ा लिख पाए। तो यहाँ ये √2 बन जाएगा और यहाँ है √2 + π²। तो राइट एंगल बना के, क्योंकि अंदर वाला डेटा पॉजिटिव है, तो हम राइट एंगल की हेल्प से इनका इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन करें तो यहाँ पर बेस में अपने पास बनेगा डेटा √2 है और हाइपोटेनस अपने पास आता है 2 + π²। ठीक है, डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो अपने पास यहाँ से डेटा बनता है पाई। दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे, सेम आ जाता है। तो पता चलता है कि ये जो एंगल है थीटा, इसी को हम tan इनवर्स π/√2 में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को डिकोड कर लिया, लास्ट वाला इसी से मिलता जुलता है, मिडिल वाला हमारे पास बचा हुआ है। अब साइन इनवर्स के अंदर जो हमें डेटा दिख रहा है, ये sin 2x का साइन इनवर्स sin 2x का फॉर्मूला में याद दिला रहा है कि कहीं ये वैसा तो बना हुआ नहीं है। आइए एक काम करते हैं, इसको भी हम यहीं पर एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो डेटा लिखा है साइन इनवर्स 2√2 π/2 + π²। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो साइन इनवर्स, यहाँ से अगर हम डिनोमिनेटर से पाई अगर कॉमन ले लेते हैं π², तो π² बाहर आएगा। यहाँ आप देखिए तो ये 2√2/π बन जाएगा। ठीक है, π² कॉमन ले लिया तो 2/π का होल स्क्वायर +1, और एक π² से एक पाई चला जाएगा, 2√2/π भी अपने पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना, जो बन जाएगा 2 tan इनवर्स x इफ़ x की जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो -1 से 1 के बीच में अगर होती हैं, तो फिर ये कहानी हम यहाँ पर बना सकते हैं। इफ़ दिस इज़ द केस देन वी कैन राइट दिस वन। तो यहाँ पर ये फोकस करना होगा कि जो x बना है वो 1 से छोटा होना ज़रूरी है, तभी ये फॉर्मूला यूटिलाइज होता है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान दें, मैंने जब इसको लिखा है तो यहाँ पर π² से डिवाइड किया है, तो दिस इज़ द टर्म एंड दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन 1। वरना एक और पॉसिबिलिटी थी कि सर आपने 2 को क्यों नहीं डिवाइड किया। अगर हम 2 को डिवाइड करते तो 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर π/√2 बन जाता, और π/√2 जब बनता तो वो डेटा आपका 1 से बड़ा आता, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगता। फिर इसका जो एक और दूसरा फॉर्मूला है, जब x की वैल्यूज़ 1 से ज़्यादा होती है, वो अगर आपको याद है तो उसका हम फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं। तो हमने स्मार्टली जो डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसकी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में जो एप्लीकेबल होता है, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने 2 को कॉमन नहीं लिया, हमने कॉमन लिया है π²। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसलिए भी गलत होता है कि वो π² की जगह 2 को अगर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ऊपर फिर से समझा रहा हूँ, 2 जब कॉमन लेंगे तो π/√2 बनेगा, और वो डेटा π/√2 1 से बड़ा होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब x की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में हो। तो हमने π² कॉमन लिया, ये डेटा बना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब आप बताइएगा। तो ये बन जाएगा tan θ की तरह ट्रीट होगा। ये कैसे ट्रीट होगा, 2 tan θ अपॉन tan² θ +1, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स
√2/π। ये हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ वो देखते हैं। 3/2 है, पहला वाला कॉस इनवर्स है, इसको चेंज कर लेते हैं। कॉस इनवर्स को हमने चेंज करके ऑलरेडी लिख दिया है। वो सारे डेटास हम चेंज करके लेकर आगे हैं, किसके साथ, tan इनवर्स के साथ। सो वी आर राइटिंग दिस एज tan इनवर्स, हाउ मच, π/√2, देन प्लस इट इज़ 1/4, और ये बनने वाला है आपके पास से 2 टाइम्स tan इनवर्स √2/π प्लस tan इनवर्स √2/π। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा बना लेते हैं। ये वाले दोनों एंगल सेम हैं, तो यहाँ से हाफ आएगा और एक वो 1 है, तो दोनों मिलके बन गए हैं 3/2। सो वी आर हैविंग 3/2 कॉमन, इट इज़ tan इनवर्स π/√2 एंड दिस इज कमिंग एज tan इनवर्स √2/π। अंदर वाला डेटा जो है अगर पॉजिटिव हो तो cot इनवर्स x इट कैन बी रिटर्न एज tan इनवर्स 1/x, cot इनवर्स कैन बी रिटर्न एज tan इनवर्स 1/x। तो अगर हमारे पास ये tan इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको हम रेसिप्रोकल करके उल्टा भी लिख सकते हैं, या फर्स्ट वाले को चेंज कर लें, इट कैन बी रिटर्न एज cot इनवर्स π/√2। tan इनवर्स सम वैल्यू प्लस cot इनवर्स द सेम वैल्यू, π/√2 π/√2। तो ये तो आइडेंटिटी है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2। सो वी आर हैविंग द नेक्स्ट डेटा इज π/2, ये पूरा डेटा π/2 बन जाएगा, और जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो है 3π/4। अब हमें जो क्वेश्चन जिस सेगमेंट में पूछा है, हमें इसके लास्ट 2 डेसिमल तक आंसर इसको लेकर आना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसका वैल्यू देखें थोड़ा, तो 3/4 है और ये डेटा आपके पास है 31415 करीब आता है। तो जब आप इसको बना के देखेंगे तो 2.36 के आसपास आएगा। दिस इज़ द आंसर। पूरे क्वेश्चन का कैच यही है कि इन बच्चे को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, इंटर कन्वर्जन के लिए फर्स्ट वन इज़ क्वाइट सिंपल, वो तो ट्राइंगल बना के चेंज हो जाएगा। द ट्रिकी पार्ट इज़ दिस सेकेंड वन। The tricky part is this second one, half 1/4 sin inverse 2√2π upon 2 plus pi square. I told you there are 2 methods. अगर आप पाई को कॉमन लेते हो पाई स्क्वायर को, then the data is less than 1, so you can use this formula. But if it is greater than 1, तो फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला दूसरा वाला लगेगा, वो आपको याद है तो आप लगा सकते हैं। आते कैसे हैं फॉर्मूले वो मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स, question is completed. Okay, question is completed. 2x upon 1 plus x square. So we are assuming at x as tan inverse x. It is assuming this as a theta. So x as tan theta. We are having this as लेट्स सपोज व्हेन वी फॉरगॉट द फॉर्मूला के फॉर्मूला क्या आता है और एग्जाम में हम पहुंच गए। ठीक है, थीटा किसके बीच में रहता है, थीटा रहेगा आपके पास से -π/2 से π/2। यहाँ 2 थीटा है, 2 थीटा विल बी फ्रॉम -π to π। ओके गाइस, -π से π के बीच में रहेगा। तो आपको पता होगा -π से π के बीच में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है। This value is somewhere, we can have this theta as 2 थीटा, हम इधर ले लेते हैं। So we can have this as pi, it is π/2, it is -π/2 and it is -π। तो आप देख सकते हैं this is y is equal to 2 थीटा and this one will become y as pi minus 2 theta minus pi minus 2 theta. Okay, negative slope minus slope. ठीक है, so we can write sin inverse sin 2 theta as how much, minus pi minus 2 theta if 2 theta is from minus pi to minus pi by 2 and 2 theta is from minus pi by 2 to pi by 2
This is the definition which we are using to data. क्लोज ले लेते हैं यहाँ पर. सो वी गॉट द डेटा फाइनली. तो मैंने तो इस फॉर्मूले को याद नहीं कर रखा है, मैं तो हर बार डिराइव कर लेता हूँ, क्योंकि मुद्दा यह है कि हम कितनी बातें याद रखेंगे, हाउ मेनी वैल्यूज वी विल रिमेंबर. तो इन्होंने मल्टीपल एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. इट कैन बी रिटन एज 2x upon 1 plus x square. So this is coming as if x is from minus infinity to minus 1 and it is from minus 1 to 1 and it is from 1 to infinity. ठीक है. तो अगर आप वहाँ से 2 कॉमन ले रहे होते तो वो x का जो डेटा था वो 1 से ज़्यादा हो जाता, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना होता, तब आपका आंसर सही आएगा. तो मैंने आपको एक्चुअल रूट कोज यहाँ पर बता दिया है, डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई क्या प्रॉब्लम है. ये फॉर्मूला लगाते, क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हो तो फिर x की वैल्यूज किसके बीच में होनी चाहिए, -1 to 1 के बीच में. सो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट. जब आप यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो √2/π शुड बी लेस देन 1. इसका ध्यान रखना है, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. ठीक है. जेईई एडवांस के पेपर के अंदर जितना अटेंशन हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते टाइम करते हैं, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में लगाना चाहिए जो पेपर के अंदर छुपे हुए होते हैं और कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं, जो हमसे हो सकते हैं. इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है कि पूरे पेपर के अंदर सबसे पहले वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना जो कम एफर्ट्स में हम सॉल्व कर सकते हैं. कई बार स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लेके सॉल्व करता है और खुश हो रहा होता है कि ये वाला क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया. पर आई वुड से कि ऐसा करने से पहले वो ये सोचें कि कहीं ना कहीं आपने किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लगा दिया है, तो ऐसा करने से बचना चाहिए. अच्छे स्टूडेंट्स जो टॉप करते हैं, टॉप 500 टॉप 100 के स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमेशा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कि कई एग्जामिनेशन के बाद कई सारे हमारे 5-6 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे होते हैं जो हाफ सॉल्व होके या इक्वेशंस बन के हम छोड़ कर आते हैं, जो हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं. ठीक है. तो ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी है. दिखने में हो सकता है कॉन्सेप्ट आपको आसान लग रहे हों, लेकिन इसको हम थोड़ा सा कम टाइम में जल्दी करने की भी कोशिश करेंगे. क्योंकि क्यों मैं इसको आसान क्वेश्चन बोल रहा हूँ, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन. आप देखिए जेईई में 19% स्टूडेंट्स ने इसको सही कर दिया था, दैट्स अ वेरी गुड नंबर. तो रिलेटिवली मतलब इसे अबव एवरेज क्वेश्चन है एक जनरल स्टूडेंट के हिसाब से बात करें, लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको ये सवाल आसान भी लगेगा. ठीक है. वहीं पर रॉन्ग रेस्पॉन्स आप देख सकते हैं 42% का रॉन्ग रेस्पॉन्स भी है और 34% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको आंसर ही नहीं किया. अटैम्प्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. आइए क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं और कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं. अल्फा इज़ द पॉजिटिव रियल नंबर, एफ इज़ फ्रॉम R to R and G इज़ फ्रॉम अल्फा टू R. Be the function defined by f of sin of pi x upon 12, gx 2 log root x minus root alpha log e to the power root x minus e to the power root alpha. फिर एक लिमिट हमारे पास यहाँ पर लगी हुई है. ठीक है. आइए इसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं. देखिए f एक कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन पाई एक्स बाई 12 हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है. तो ये जो लिमिट लगी हुई है इसको हम आराम से अंदर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो एक फंक्शन को क्रॉस करके लिमिट अंदर वाले फंक्शन पे डायरेक्ट अप्लाई की जा सकती है. ये थ्योरम है, इसको कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए. तो बेसिकली हमें किस पर फिर लिमिट लगानी है, हमें gx पर लिमिट लगानी चाहिए. ठीक है. gx पर अगर हम थोड़ा सा देखें, लिमिट लगाने की सोचें, अल्फ़ा प्लस की हम बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू है अल्फ़ा प्लस 2 है, ln है, ये डेटा अपने पास लिखा गया है. फिर से ln है, e टू दी पावर रूट एक्स है, e टू दी पावर रूट अल्फ़ा है. अगर हम अल्फ़ा प्लस लिखते हैं तो यहाँ भी अल्फ़ा प्लस से 0 बन जाएगा, ऊपर भी 0 बन जाएगा. लॉग 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, लॉग प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है. सो वी आर हैविंग इट इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. इफ इट इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देन वी कैन यूज़ एल हॉस्पिटल रूल. सो नाउ वी आर यूजिंग LH रूल.
तो अगर हम LH रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो लिमिट बनेगा x टेंस टू अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा एंड 1/2 रूट एक्स माइनस 0। सेकेंड वाले को बनाएंगे 1 आता है आपके पास से e टू दी पावर रूट एक्स ई टू दी पावर रूट अल्फ़ा, यहाँ से e टू दी पावर रूट एक्स आता है और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स माइनस 0। ठीक है, एक डिफ्रेंशिएशन जो बन सकता था वो हमने यहाँ पर बनाया। अब बात करते हैं इसके आगे की प्रोसीडिंग्स की, इसके आगे कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, अभी के लिए हम इसको यहीं पर रोक देते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं 1/2 रूट एक्स जो है 1/2 रूट एक्स तो कैंसिल हो गया है, और जो हम इसके सिंप्लीफिकेशन इसके लिए कर सकते हैं वहाँ पर हम फोकस करते हैं। लिमिट है x टेंस टू है अल्फ़ा प्लस, तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ से 2 आएगा आपके पास से e टू दी पावर रूट एक्स है, e टू दी पावर रूट अल्फ़ा है, डिवाइडेड आपके पास से ये पूरा ऊपर आ जाएगा, यहाँ e टू दी पावर रूट एक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा। ठीक है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी गलती ना हो जाए, इसलिए बार बार याद रखें कहीं 2 फैक्टर ना रह जाए, 1 फैक्टर ना रह जाए। यहाँ पहुँच गए और आराम से सॉल्व करते हैं। अब अल्फ़ा प्लस की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। या अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा दिस इज़ कमिंग एज 0 और ये वाला भी 0 बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम स्टैंडर्ड लिमिट लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ से कहाँ गया, इसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इधर। तो स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के लिए लिमिट है x टेंस टू अल्फ़ा प्लस, यहाँ से हम e टू दी पावर रूट अल्फ़ा को कॉमन ले रहे हैं, तो ये e टू दी पावर रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा माइनस 1 ई टू दी पावर रूट एक्स आपके पास है, ये है रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा। अब आप इस लिमिट को देखिएगा, e टू दी पावर रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा, और यहाँ भी ये सेम लिखा हुआ है और ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है e टू दी पावर पी एक्स माइनस 1 पी एक्स, लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा। अगर ये पी एक्स 0 की तरफ जाता है तो फिर ये 1 की तरफ अप्रोच करता है। ये स्टैंडर्ड लिमिट को हम यूटिलाइज करेंगे। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन अपने पास लिखा हुआ दिस इज 1। सो वी कैन हैव दिस वन एज लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा प्लस इट इज़ 2 टाइम्स e टू दी पावर रूट अल्फ़ा, इट इज़ 1 अपॉन e टू दी पावर रूट एक्स। आप यहाँ भी ये लिमिट लगाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास से डेटा आता है 2। तो gx की जब हम लिमिट लगाएंगे f के ये x टेंस टू अल्फ़ा प्लस पर, दिस इज़ द लिमिट, और जिसकी वैल्यू फाइनली निकल के आ रही है 2। अब हम क्या चाहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर दिस डेटा। तो आपके पास से यहाँ से f ऑफ 2 आ गया है एंड f ऑफ 2 आपके पास से बनेगा f ऑफ पाई/6 बन जाएगा। 12 है, 2 से मल्टीप्लाई किया और साइन पाई/6 की वैल्यू आती है 1/2। तो डेसिमल में 2 डिजिट तक आंसर देना है, 0.50 इज़ द आंसर। ठीक है, लॉजिकली सिंपल क्वेश्चन है। एलोपिटल लगाया है एक बार, टर्म्स को आगे पीछे लिखा, स्टैंडर्ड लिमिट लगाया, बना दिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन, जिसमें 2 चैप्टर्स बहुत बढ़िया से मिक्स किए गए हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे मूवी में 2 हीरोज़ होते हैं, वैसे इस क्वेश्चन को भी 2 चैप्टर्स मिक्स्ड हैं, दोनों का अपना अपना रोल है। और देखते हैं नेशनल लेवल पर जब ये सवाल आया था तो कितने स्टूडेंट्स ने इसको कैसे अटैम्प्ट किया था। आइए चलिए देखते हैं। ओनली 5% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। तो आप बताइए, 5% बच्चों से सही हुआ तो आप इसको कैसा कैटेगरी में डालते हैं? ईजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, एवरेज, क्या मानेंगे इसे? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखो, किसी भी क्वेश्चन को किसी के द्वारा भी आसान और ईजी बोला जा सकता है। हम फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन नेशनल लेवल पे अगर 10% बच्चों से ही हुआ है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए डिफ़िकल्ट एग्जाम। पर ये जेईई एडवांस की परसेंटेज है, ये वैसा नहीं कि जितने भी लोग जेईई का पेपर, एडवांस का पेपर हर लोग तो दे नहीं सकते हैं। जो एलिजिबल होते हैं जेईई मेंस के बाद, वही 2.5 लाख लोग इसको देते हैं हर साल। उसमें से 5% बच्चे अगर इस सवाल को किए गए हैं तो यस इट विल बी कंसिडर्ड एज बिट ऑफ ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। चलिए, पर अगर आपने उन दोनों चैप्टर्स को कर रखा है तो ही आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे। एक है उसके अंदर सेट्स, जिसमें आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए।
दूसरा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करने के पहले ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उसकी मार्किंग स्कीम का भी रोल होता है। +3 है वो 0 है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो फिर स्टूडेंट्स ने इसको ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा। देख सकते हैं 65% स्टूडेंट्स ने 0 मार्क्स इसके अंदर लेके गए होंगे, 5% को +3 मिला होगा, 30% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ भी दिया है, ये छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि इन अ स्टडी देयर इज अ पैंडेमिक, डेटा ऑफ 900 persons was collected and it was found that 190% had a symptom of fear, cough। ये सब कोरोना के आसपास के सवाल हैं, उसके 1-2 साल बाद की, तो उसको सवाल को इंक्लूड किया गया सेट्स के ऊपर, और लास्ट में जाते जाते प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की स्टडी करते हैं और सवाल को अंजाम तक पहुंचाते हैं जी। तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तीनों के हिसाब से ही बनाएंगे। देखिएगा 190, टोटल कितने हैं 900, ये 900 है बॉक्स पूरा। 190 हैड अ सिम्टम ऑफ अ फीवर, तो फीवर वाले हैं और कॉफ वाले हैं और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, ब्रीदिंग वाले भी हैं, बी से इसको भी मार्क कर दिया। ठीक है, जो पूछा जा रहा है, जो डेटा गिवन है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि अगर सवाल को ढंग से समझा है तो सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। सवाल ढंग से समझ में आ जाए तो हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही बोला जाता है ना, पापा का नाम पूछा है या पापा जी का पूछा है, तो सवाल ध्यान से सुनना है और उसका उसी अकॉर्डिंग जवाब देना है। 190% हैड अ सिम्टम ऑफ फीवर एंड 220% हैड अ सिम्टम ऑफ कॉफ। ठीक है, एंड 220% हैड अ सिम्टम ऑफ अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके ग्रेट। 330% हैड अ सिम्टम ऑफ फीवर, कोल्ड एंड बोथ। इसका मतलब ये क्या पूछा आपको पता है? जो फीवर और कॉफ है ये उसका यूनियन दिया हुआ है, इन दोनों का यूनियन है ये, क्योंकि फीवर और कॉफ और बोथ सारे हैं, तो ये यूनियन दिया हुआ है। कितना डेटा है? दिस इज रिटन एज 330। 350 ऐसा है जो कफ एंड ब्रीदिंग का है, या दोनों की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहे हैं। सो एन ऑफ इट इज ब्रीदिंग एंड कॉफ, इसका नंबर हमारे पास दिया हुआ है, यूनियन है और लिखा हुआ है, और अगला वाला लिखा हुआ है फीवर और ब्रीदिंग। फीवर और ब्रीदिंग यानी दिस इज द नंबर, ये वाला नंबर है। लास्ट वाला क्या है? 30% हैड ऑल 3 सिम्टम्स, ये कॉमन हो गया है। सो दिस इज द कॉमन डेटा, तो जिसके अंदर ब्रीदिंग का प्रॉब्लम भी है, फीवर का भी है और कॉफ का भी है। तो ये तीनों का 30 है, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग पता है कहाँ से होगी? तो क्वेश्चन स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। दिस इज 30, दिस इज 30, ये हमें पता है कि दिस इज नंबर इज 30। ठीक है, अब आप ये बताइएगा F और C आपको पता है, ये रहे, ये है नंबर आपका NF, दिस इज द नंबर N ऑफ C एंड दिस इज द नंबर N ऑफ B। ठीक है, दोनों का कॉमन आप निकाल सकते हो। कैसे? हमारे पास पूरे 190 है जिन सबको फीवर है, और उसमें से ये भी हमें पता है कि कॉफ वाले कितने हैं, 220 है। तो दिस टोटल इज 190, दिस टोटल इज 220, और जो यूनियन हमें दे रखा है वो हमको दे रखा है कितना? 330। कितना दिया हुआ है? 330। तो आप मुझे ये बताइए, क्या करें? मैं जनरल फॉर्मूले की बात करता हूँ, A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A कॉमन भी होता है। तो क्या मैं इसकी पोजीशन बदल के फॉर्मूलेस लगा लगा के बता सकता हूँ कि दोनों नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए और उसमें से अगर यूनियन वाला केस घटा दें तो आपके पास कॉमन वाला निकल जाएगा, कॉमन वाला निकल जाएगा। तो आप मुझे फिर कुछ डेटास बता दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप फीवर और कॉफ का कॉमन निकालें। फीवर और कॉफ का कॉमन निकालना, ये हम फॉर्मूला एक बना रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा दोनों का सेपरेट कितना है? 190 प्लस 220 माइनस दोनों का यूनियन कितना है? दोनों का यूनियन है 330। सो हाउ मच इज़ लेफ्ट, ये बता दो। 11 बचेगा आपके पास से, यहाँ से आपके पास से 60 आता है। चेक कर लीजिए कितना आता है? 60। गड़बड़ तो नहीं किया? चेक कर लो एक बार। 80 आएगा, 80। इट इज़ 80 आ गया।
आगे बढ़ते हैं। अगर ये यहाँ पर है तो अगला वाला पिक कर लेते हैं। कफ एंड ब्रीदिंग की बात करते हैं। कफ एंड ब्रीदिंग के लिए क्या होगा, कफ का कितना है 220, ब्रीदिंग का कितना है, ब्रीदिंग वाला 220 और माइनस इनका यूनियन कितना है, ये रहा। कफ एंड ब्रीदिंग का है, कफ एंड ब्रीदिंग ये रहा, दिस इज 350। ये डेटा निकाल देंगे और लास्ट में हमारे पास एक और बचेगा बस, वो होगा ब्रीदिंग एंड फीवर। फीवर इज 190, ब्रीदिंग इज 220 और इनका कॉमन ब्रीदिंग एंड इसका यूनियन ब्रीदिंग एंड फीवर का है आपके पास 340। सो जस्ट कंप्यूट दिस डेटा, आपके पास दो दो के कॉमन डेटा निकल जाएंगे, पूरा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। पता है यहाँ पे कितना है, ये आता है 440। 440 में से 350 चला गया, आई थिंक आई एम गेटिंग 90। और यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, ये आपके पास डेटा बनेगा 410 एंड 340, 7 है, 70 आपके पास से आता है। ठीक है, चलिए तो फिर आइए यहाँ पर वापस आते हैं। नाउ टेल मी एफ एंड सी का कॉमन सेक्शन कितना है। एफ एंड सी का कॉमन सेक्शन 80 है, 30 यहाँ पर है, 50 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, टोटल 80 हो गया। आगे चलिए, सी और बी का कॉमन कितना है, सी और बी का कॉमन है 90। ये सी है, ये बी है, ये कॉमन कितना है 90 है, तो यहाँ 30 पहले से, तो यहाँ कितना बचेगा 60। बी एंड एफ का कॉमन है 70, तो 70 यहाँ आना चाहिए, बी एंड एफ का कॉमन 70, 30 यहाँ पर ऑलरेडी कितना बन गया 40। ठीक है, हमसे पूछा गया है 900 टोटल है, जिसके अंदर से प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ एटमोस्ट वन सिम्टम, बहुत स्मार्ट है, एटमोस्ट वर्ड बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सिम्टम हो, यानी ऐसे भी चाहिए जिनके अंदर ये सब भी सिम्टम नहीं आ रहे हों, तो बाहर वाले भी अपने पास इसके अंदर होंगे, बाहर वाले भी इसके अंदर अपने पास आएंगे। ठीक है, सिम्टम नहीं होना चाहिए, एटमोस्ट वर्ड बोला है, एटमोस्ट तो एक सिम्टम हो, यानी देयर इज नो सिम्टम और वन सिम्टम, इससे ज़्यादा केसेस उसके अंदर, ज़्यादा सिम्टम उसके अंदर नहीं आने चाहिए। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, तो ये वाला नंबर कितना बचा आपके पास 190 टोटल है, 190 टोटल है, तो ये कितना बन गया आपके पास है, देखिए 70 है और 5 करेंगे 120, 70 यहाँ बनाया। यहाँ बताइए कॉफ के लिए 220 है, दिस इज कमिंग एज 80 और ये 140 बन गया है, 140 आप यहाँ बना दीजिए, 80 आ गया है। और यहाँ पे चलिए ब्रीदिंग वाले कितने हैं, ब्रीदिंग वाले हैं 220, ये दोनों सेम ही है। अच्छा, तो ये 130 आ रहा है, 130 है और यहाँ पर है 90। आपने नंबर्स को गौर किया, बहुत ब्यूटीफुल नंबर्स है, 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं जेईई एडवांस के पेपर बनाने वाले। 3 4 5 6 7 8 9, बनी बात, बहुत प्यारा सवाल। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये सारे डेटा हमारे पास है, तो ऐसे बताइए जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ये मैं नंबर जानना चाहता हूँ। तो बताइए विद नो डिजीज, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, बेसिकली नो सिम्टम वाले कितने हैं ये बता दो आप तो मुझे। पर मुझे चाहिए क्या, मुझे तो ये चाहिए कि जो जिसके अंदर एटमोस्ट वन सिम्टम हो। तो पहले बाहर वाले निकाल लेते हैं। तो आप देखिएगा 900 टोटल हैं, आप उसमें से कितने बचे आपके पास से, तो हमें कौन सा चाहिए, सारे हटाने। सो जस्ट डू ए सम, अभी जो मैंने बताया आपको क्या सम है, 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज़ द नंबर जो आपके पास डेटा आ रहा है। अब बना दीजिए, नंबर कितना है 900 है, 10 तो आपके पास है ही सही। सो 9 इंटू 10/2 माइनस 1 and 2 आप घटा दीजिए इसमें से। सो लेट्स काउंट देम, 45 आएगा, 42 बन जाएगा, 480। हाउ मच, 480 मेरे पास ये नंबर आ रहा है कि 480 ऐसे पर्सन है जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है। पर जो प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं उसके अंदर ये लिखा है एटमोस्ट, इसका मतलब एटमोस्ट के अंदर ये वाले भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे। तो इसके फेवरेबल की अगर हम बात करना चाहें तो वो नंबर कितना बन जाएगा आपके पास से, वो हम देख लेते हैं। सो फेवरेबल के हिसाब से हमें जो चाहिए ये सब चाहिए।
आउटसाइड वाला चाहिए ही चाहिए, ये वाला भी हमको चाहिए, ये सब भी हमको चाहिए। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बिकम एज, जिनको कोई सिम्टम नहीं है दे आर 480, जिनको सिर्फ एंड सिर्फ फीवर है 70, जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफ है 80, जिनको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इट इज़ 900। चेक कर लेते हैं, डेटा अपने पास है। यहाँ से आप देखिएगा 7, 18, 15 एंड 24 इट इज़ 90। ठीक है जी, 0.8 इज़ द आंसर, 0.8। और ये आंसर आते ही आप देश के 5% बच्चों में इसके अंदर निकल कर आ गए। हो सकता है इस सवाल को करने का आपके पास कोई और तरीका भी आपने निकाल लिया हो। हमने बिल्कुल एक एक लाइन को समझते हुए, एक एक वर्ड को बनाते हुए इसको बनाया। दे कैन बी ए मल्टीपल अप्रोचेस ऑल्सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जे एडवांस 2022 पेपर 1 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ऐसा एक सवाल जिसको पूरे इंडिया में लेस देन 10% बच्चों ने सही किया था। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, हालांकि काफ़ी अच्छा है चैप्टर है कॉन्सेप्ट वाइज। वहाँ पर अगर हम देखें ओनली 7% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। और देख सकते हैं 57 का गलत हुआ था और 36% ने इस क्वेश्चन को किया ही नहीं। ये डेटा हर साल जिस भी साल एग्ज़ाम होता है उसके जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तब जेईई एडवांस वाले हमेशा इस डेटा को रिलीज़ करते हैं। तो पीवाईक्यूज़ के साथ साथ मैं आपको स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी, उस टाइम पे कैसा उन्होंने बिहेव किया था, वो सारा डेटा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप कहीं ना कहीं आपकी जेईई की जो प्रिपरेशन है और जो एक्चुअलिटी में स्टूडेंट के साथ हुआ था उसको भी रिलेट कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ। चलिए, कमिंग टू द टॉपिक, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, दैट्स द रीज़न। अटैम्प्ट ज़्यादा किया लोगों ने, ठीक है, पर पूछा गया है न्यूमरिक वैल्यूज़ के साथ अप टू 2 डेसिमल, तो यहाँ पर तुक्का लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यही अगर सिंगल चॉइस होता तो फिर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आसान रहती। क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ देखिएगा z इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट। z होता है x प्लस आयोटा y, इमेजनरी पार्ट होता है y, वो नॉन जीरो है, मना कर दिया है कि y की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। इफ़ दिस डेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा कुछ दिख रहा है इज़ अ रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड जेड स्क्वायर, ये हमसे पूछा जा रहा है। उस डेटा को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वो जो डेटा लिखा है 2 + 3z + 4z स्क्वायर आपके पास लिखा है, तो आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि सर इसको थोड़ा सा अगर हम डिवाइड जैसा करने की कोशिश करें तो बात बनाई जा सकती है। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन हम ऊपर भी बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर +3z है तो हमें -3z ऐड और सब्सट्रैक्ट करना होगा। माइनस वाला यहाँ आया, प्लस वाला इसमें ऐड होकर कितना बन जाएगा 6z। और ये जो नंबर दिया हुआ है ये दिया है कि ये एक रियल नंबर है। ठीक है, एक बार इसने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आपके पास 6z आ चुका है, यहाँ है 2 - 3z + 4z का स्क्वायर, तो ये रियल नंबर है, मतलब ये रियल नंबर है, तो 1 तो रियल नंबर होता ही है और ये डेटा आपके पास आता है। तो समझिएगा क्वेश्चन की जो समझाई हुई बातें हैं, जो गिवन बातें हैं, उनको जितना जल्दी हम डिकोड कर लें, और मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन को हैंडल करना भी एक चैलेंज है जो प्रैक्टिस से ओवरकम किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि z को x + आयोटा y लेकर तुरंत इसके साथ कूद गए हों और फिर इससे लड़ रहे हों, फिर नीचे रैशनलाइजेशन की तरफ बढ़ गए हों, तो बहुत लंबा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएगा और ऐसी कैलकुलेशन आएंगे उसको हैंडल करना थोड़ा टीडियस काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को पहले ही z को वैल्यू x + आयोटा y नहीं रखा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा और अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ 6 बन जाता है, 2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो अपने पास 2z + 1/z - 3 लिखा है। अब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। अब आइए यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अगर वो रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर है तो 1 भी रियल नंबर है, 6 भी रियल नंबर होता है, -3 भी रियल नंबर होता है। तो एक्चुअल में कंडीशन या जिस पर हमें डाउट है वो कौन है, जिस पर हमें डाउट है 2 भी रियल नंबर है, अगर हमें डाउट है तो इस नंबर पर प्रॉब्लम है। 2z + 1/z, दिस शुड बी अ रियल नंबर। ये अगर रियल हो गया
तो बाकी सब रियल ही हैं जिनसे जोड़ घटा रखा है. सो आवर फाइनल आउटपुट विल बी अ रियल नंबर. तो 2z प्लस 1/z हैज़ टू बी अ रियल नंबर. दिस इज़ द कंक्लूजन. ये जो हम यहाँ से पूरा बनाकर सिंप्लीफाई करते हुए लेकर आ रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. जो रिज़ल्ट अब तक निकाला है, जो कंक्लूजन है वो ये है कि 2z प्लस 1/z था, वो एक रियल नंबर आना चाहिए. इट्स अ रियल नंबर. अब यहाँ अज्यूम करते हैं कि z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y. जैसा क्वेश्चन में गिवन है, इज अ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट, यानी y की वैल्यू इमेजनरी पार्ट इसका जो होता है IMZ, दैट इमेजनरी पार्ट, वो y है, वो ज़ीरो नहीं है. ध्यान रखेंगे. इसको यहाँ रखा तो आपके पास से 2x प्लस 2y आयोटा आता है और ये 1/x प्लस आयोटा y है. इसको रैशनलाइजेशन की तरफ ले चलेंगे. ये रैशनलाइजेशन किया, सिंप्लीफाई करते हैं. 2x आता है, 2xy आयोटा आता है. यहाँ से पूरा बन जाएगा आपके पास से x² प्लस y² और यहाँ बनेगा x माइनस आयोटा y. ठीक. यहाँ पर थोड़ा डेटा देखिए. 2x आता है, x आता है आपके पास से, x² प्लस y², यहाँ है आयोटा, y आपका कॉमन है. ये डेटा आपके पास लिखा है. अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो नंबर है ये एक रियल नंबर है. अगर ये रियल नंबर है तो यही तो होता है रियल, यानी इसका इमेजनरी पार्ट कैसा होगा? इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होगा. इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होगा. तो पूरे नंबर को सिंप्लीफाई करके एक टर्म आयोटा के साथ की बनाई, एक टर्म बिना आयोटा के साथ की बनाई. इसको करने के बाद अब हम चाहते हैं क्या? सो नाउ दे आर टू चॉइसेस, ईदर y इज इक्वल टू ज़ीरो और 2 माइनस 1/x² प्लस y² इज ज़ीरो. But y equal to 0 is not possible. It is already given in the question. So this is not possible. This is what we are getting then. 2 is equal to 1/x² plus y². Do you understand what is x² plus y²? It is the mod of z. Modulus क्या है इसका? Root of x² plus y². And that is precisely being asked. तो हमारे पास यहाँ से डेटा आ गया है. It is 1/2. So the final answer we are getting is 0.5. So we are getting 0.5 as an answer. जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन. मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है. अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी. क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे. जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है. दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे. यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है. एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड. और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा. ये प्लस है, आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा. पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube. ठीक है. और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है. चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें. और जो फिर जेईई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे. वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं. या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है. जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें. बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे. जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई. यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा. थैंक यू. Dear students, we are here to discuss a question from complex number chapter, जो जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 का है.
ये ऐसा सवाल है जो बहुत बढ़िया सवाल है, देखने में, सॉल्व करने में थोड़ा सा अगर इसकी कैलकुलेशन को स्मार्टली किया जाए तो इसको थोड़ा सा कम कैलकुलेशन इन्वॉल्व किए भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह के सुपर ट्रिकी या कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशंस के लिए आपका स्वागत है और बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। पहले देखते हैं उस साल जितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को किया था उनका रेस्पॉन्स, उनका एक्चुअल बिहेवियर क्या था। आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूछा गया है, +3 सही करने पर है और 0 बाकी सारे केसेस के अंदर। दैट मीन्स देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, पूरे नेशन वाइज में आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी अप टू 2 डेसिमल के अंदर पूछा गया है। जे एडवांस की एक खासियत होती है कि क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, किस मार्किंग स्कीम के साथ पूछा जा रहा है, ये स्टूडेंट को वहीं जाकर पता चलता है। तो वहाँ ऑन द स्पॉट वो डिसाइड करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट जो देश के टॉप IITs में जाना चाहते हैं उनका एक डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल एक स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना, अटेम्प्ट के तहत कोई स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो। इसीलिए जेईई मेन में पहले से डिक्लेयर्ड होता है, एडवांस में ऑन द स्पॉट वहीं पर जाके उनको डिसाइड करना होता है। तो 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सही हुआ था। तो मान के चलिए आपको नंबर भी दे रखा 47,000 स्टूडेंट्स। 10% भी इतना बड़ा नंबर है, 50,000 के आसपास का नंबर है। तो सोचिए इतने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को कर लिया था। आप सॉल्यूशन देखने आए हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये करेंगे। इससे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट ढंग से ही नहीं पढ़ा हो। ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप उसको अच्छे से सीख पाएँ। वहीं पर 60% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 0 मार्क्स मिला, 30% तो करके ही नहीं आए, छोड़ दिया है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ मैं इस चैप्टर को तैयार करके नहीं जा रहा हूँ, वो सीधा पढ़ते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर है छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। पर ये एग्ज़ाम के अंदर क्रैक करने के लिए हमारा सिलेबस बहुत अच्छे लेवल तक कवर होना बहुत ज़रूरी है। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। Z0 डिनोट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a कॉम्प्लेक्स नंबर Z, आयोटा इज √-1 इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपके सामने कुछ दिया है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स आपको निकाल के दिखाना है। इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट, उसके बारे में सॉल्यूशन पूछी जा रही है। एक तरीका तो इसके अंदर यह है कि हम z को x + i/y शुरुआत में ही ले लें और z स्क्वायर, z स्क्वायर, z बार, इन सबको पूरा का पूरा फॉर्मुलेट करते रहें और भिड़ जाए। दूसरा तरीका यह है कि इसको थोड़ा हमने देखा तो एक काम करते हैं, z बार वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा इसको कि अगर ये यहाँ पर लिखा है 1 - आयोटा, तो आप देखिए यहाँ पर है 1 + आयोटा। तो ये जो टर्म है ना जो हमारे पास लिखी जा रही है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा सा हमारे पास फिर आगे सॉल्व करना आसान बन जाएगा। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। ऊपर नीचे हम इसी को रैशनलाइज कर लेंगे। तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर है और 1 - आयोटा स्क्वायर अपने पास आता है। यहाँ से 2 आयोटा आता है, 1 - -1 आपके पास से आता है। इट इज़ 2 आयोटा अपॉन 2 लिखा हुआ है एंड इट इज़ एन आयोटा। तो आपके पास अगर आप यहाँ से देखेंगे तो दिस इक्वेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू दिस डेटा, z बार इज इक्वल टू आयोटा z स्क्वायर लिखा हुआ है, z बार इक्वल टू आयोटा z स्क्वायर लिखा हुआ है। दिस इज़ द इक्वेशन जो हमको सॉल्व करनी है और इसके अकॉर्डिंग हमको आगे जाके सॉल्यूशंस वगैरह अब निकालने हैं। तो लिखा हुआ है Z0, यहाँ पे चल रहे हैं, आइए। सो दिस इज़ द इक्वेशन जो हमारे पास आ गई, z बार इज इक्वल टू आयोटा z स्क्वायर। ठीक है, शायद मैं सही लिखा, यही था। तो सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। अब यहीं पर हम z को x + i/y रखेंगे और जितने इसके पॉसिबल डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल होंगे उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ z को रखने वाले हैं x + i/y, तो आप जानते हैं z बार होता है x - i/y। तो x - i/y, आयोटा स्क्वायरिंग कर लेंगे इसकी, ये डेटा अपने पास आता है आयोटा स्क्वायर। ये -1 आपके पास से आता है, 2xy लिखा हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। कंपैरिजन के लिए थोड़ा और फॉर्मुलेट कर सकते हैं, x + 2y - आयोटा y
आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन है, 1 + 2y है, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन को क्लब कर लेते हैं, ये डेटा अपने पास आता है। अब जब हम करने जा रहे हैं फॉर्मूलेट तो यहाँ से दो बातें आती हैं, या तो ये 0 होगा और यहाँ से भी ये 0 होगा। यहाँ से दो बातें हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -½ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -½ दो केसेस आ रहे हैं। और जब कंपैरिजन हम करने जाएंगे तो रियल पार्ट 0 को लिखेंगे 0 + आयोटा 0, रियल से कंपेयर होगा, इमेजनरी से कंपेयर होगा। दो बातें हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -½ यहाँ हमें अगर कंप्यूट करना है तो दो चीज़ें बनेंगी। वी आर लुकिंग फॉर y² - y - x² इज इक्वल टू 0। आई एम सेइंग दे आर टू केसेज आई एम सॉल्विंग। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज y इज इक्वल टू -½ ओके। क्योंकि दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना, ये नहीं कि आप इसको एक आंसर मान लें, ना 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 ना, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, दो आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली, दिस कुड बी अ सॉल्यूशन, बट x इज इक्वल टू 0 और दे कुड बी y इक्वल टू -½ बट यहाँ पर एंड कंडीशन है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो एक एक करके हम दोनों बातों को यहाँ सॉल्व करने चलते हैं। y 0 कर दिया, मेरे पास इस तरीके से फैक्टर्स होंगे। आई कैन हैव y एज ए 0, आई कैन हैव y एज ए 1। ऐसा करने से हमारे पास z आता है 0 + 0 दैट इज 0 एंड 0 + आयोटा इट इज आयोटा। ये डेटा आपके पास बनता है, ठीक है। वहीं पर यहाँ बात करते हैं, यहाँ से डेटा बनाएंगे तो दिस इज कमिंग एज 1/4, 1/2 x² इज इक्वल टू 0, x² की वैल्यू है 3/4 और x की वैल्यूज आपके पास से आती हैं √3/2। तो ये आपके पास डेटा आ गया है। वहाँ पर y की वैल्यू है आपके पास से -½ भी लिखा हुआ है। तो z के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बात कर सकते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ से बन जाएंगे। इट इज़ +√3 - आयोटा/2 एंड देयर इज वन मोर आंसर -√3 - आयोटा/2। So yes, we can have 4 solutions। देश भर में 10% बच्चों ने कर लिया था, 47,000 के आसपास। तो देख कैसा लगा क्वेश्चन आपको। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं JEE एडवांस 2022 पेपर 1। क्वेश्चन पूछा गया है प्रोग्रेशन का, बहुत बढ़िया से लैंग्वेज के साथ, एरिया के साथ, रेक्टेंगल के एरिया के साथ इसको कंबाइन किया गया है। अच्छा सवाल है। नेशनल लेवल पर भी उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 18.44% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर अप टू 2 डेसिमल के अंदर पूछा गया है और आंसर भी काफ़ी मतलब इतना आसान नहीं कि कोई तुक्का लगा के आया होगा। तो ये वो जेन्युइनली स्टूडेंट्स है 40,000 के आसपास पूरे इंडिया में जिन्होंने इसका जेन्युइनली इसका आंसर निकाला होगा। इससे काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। वहीं पर 25% स्टूडेंट लैंग्वेज को देख के क्वेश्चन को छोड़ दिया या अटैम्प्ट नहीं किया। 55% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया। हालांकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दिस वाज द रीज़न कि अटैम्प्ट क्वेश्चन का थोड़ा बढ़ गया। आइए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को निकाल कर देखते हैं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपनी जो तैयारी है जेईई की उसको बूस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कम टाइम में सॉल्व करने का एक सफल प्रयास कर सकते हैं। जी, L1, L2, L100 विद द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस D1। एक AP गिवन है जिसका कॉमन डिफरेंस है D1 और आपके पास टर्म्स लिखी गई हैं L1, L2, L100। तो अगर मैं कल को Li nth टर्म लिखना चाहूँगा तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज D1। ठीक है। W1, W2, W100 विद द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अनदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस D2। एक और है Wi लिखते हैं, वो लिखा जा सकता है फर्स्ट टर्म इज W1, इट इज़ i-1, द कॉमन डिफरेंस इज D2। पहले वाले का D1 है, दूसरे वाले का D2 है। दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है D1 D2 कितना आता है 100 आता है। ठीक है, AP का क्वेश्चन, क्लास 10th का बच्चा इसको कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। RI विद द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ Li एंड Wi। ये लेंथ है, ये विड्थ है, रेक्टेंगल बनाया गया है। अब पूछा जा रहा है एंड एरिया इज AI।
अगर ये एरिया AI है तो ये कैसे निकलेगा रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बात बनेगी L1 प्लस I-1 D1, इट इज़ W1 प्लस I-1 D2। ठीक है, यही एरिया होगा। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास से डेटा बनेगा L1 W1 प्लस I, दोनों का आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, I-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, D1 D2 बन जाएगा। ठीक है, अब L1 L2 यहाँ भी चलेगा आपके पास से, I-1 कॉमन ले लेंगे, L1 D2 प्लस W1 D1, ये डेटा भी अपने पास निकल के आता है। ये जो डेटा हमने बनाया दिस इज़ AI। अब आगे क्या पूछा है, A50 माइनस 500, A51 माइनस A50 लिखा हुआ है, वो जो डिफरेंस है वो अपने पास से 1000 आता है। यहाँ पर हमें D1 D2 का ये जो प्रोडक्ट है ये भी हमें पता है 10 है। अब ये डेटा और है जो हमें कंप्यूट करना चाहिए, जहाँ पे लिखा है A51 माइनस A50, यानी इससे एक कम बनाइए। फिर इससे एक कम वाला डेटा बनाइए। AI को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, I-1 के साथ, तो यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। यहाँ जब आप डिफरेंस लोगे तो I-2 बन जाएगा एंड इट इज़ D1 D2। यहाँ आपके पास से I-2 L1 D2 प्लस W1 D2, ये डेटा भी अपने पास आता है। जब ये दो डेटा हम बना चुके हैं तो हमें लेना है इनका डिफरेंस। डिफरेंस लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों टर्म्स चली जाएंगी, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। I स्क्वायर से I स्क्वायर कट जाएगा, -2i है, यहाँ -4i बनेगा, तो +2i बचेगा आपके पास से, तो डिफरेंस बनेगा 2i। फिर आप देखिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ +4 आएगा, डिफरेंस लेंगे -3 बनेगा, इट इज़ -3। और प्रोडक्ट में है आपके पास से D1 D2। ऑल्दो हम जानते हैं D1 D2 की वैल्यू कितनी है 10, पर अगली वाले स्टेप में रख देंगे। आगे चलते हैं I-2। ठीक है, डिफरेंस तो ठीक ले लिया है ना, गड़बड़ तो नहीं है। दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे, I-1 को I-2 से अगर हम हटाते हैं तो एक बचता है, फिर I से I कैंसिल, -1 + 2 बन जाएगा, तो आपके पास से प्लस आ जाएगा। यहाँ पर प्लस इज L1 D2 प्लस W1 D2, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ये है आपके पास डेटा। अब यहाँ पर ये कंप्यूटेशन है कि अगर हम I को कितना रख लेते हैं 51, अगर हम I को 51 यहाँ पर रखेंगे तो आप देखिएगा आपके पास से डेटा बनेगा A51 माइनस A50। 51 रखा है, डबल कीजिएगा, 51 का डबल कर लीजिए 102 -3, और D1 D2 की वैल्यू अब समय आ गया है, रख दीजिए। और ये वाला डेटा जो आपके पास है L1 D2 प्लस W1 D2, और ये जो डिफरेंस है ना ये गिवन है, A51 माइनस A50 की वैल्यू है 1000, कितना गिवन है 1000, सो इट इज़ 1000 इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर हम 2 हटाएंगे तो 100 है, एक और जाएगा तो 90 बचेगा आपके पास से। यहाँ पर है L1 D2 प्लस W1 D2। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलेंगे। यहाँ से आपके पास कितना बचा है, 2 चला गया तो आपके पास से था 100, एक और गया 99, सो वी आर हैविंग 990 नॉट 90। 99 अभी गलती हो जाती तो मार्क्स नहीं आते। एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है, नज़र हटी मैथ्स बिगड़ी और बस गए। कॉन्सेप्ट कितने ही आते हों, अगर आंसर तक नहीं पहुँचे मार्क्स नहीं मिलते। सेम बात है, कितनी ही पढ़ाई की हो, अंजाम तक नहीं पहुँचे, सिलेक्शन तक नहीं पहुँचे तो कोई नहीं मानता। आपने कई बार किसी रिलेटिव को, आसपास वालों को सुनते रहा, अरे हमारा बेटा तो 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। वो चाहे अधिकतर लोग सब यही मानते हैं, अरे 200 से रहा होगा, झूठ बोल रहे हैं, यही माना जाता है। ठीक है, तो आंसर नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। पढ़ाई चाहे कितनी ही की हो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही माना जाएगा कि ढंग से नहीं पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई नहीं की। चलिए, क्योंकि हार्डवर्क इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड चाहे कितना ही हो, कितने ही घंटे आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सही डायरेक्शन आपको आपके एक्सपर्ट्स कोच बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, देखिए 990 है, यहाँ 1000 है,
तो हमें मिल गया कि L1D2 प्लस W1D2 की वैल्यू आती है आपके पास से 10, दिस इज 10। तो लीजिए, स्वागत है, ये हमारे पास रेडी हो गया है, ये हमारे पास रेडी हो गया है कि इसका डेटा क्या बनेगा। आप देखिएगा, ये 10 है, ये भी 10 है, D1D2 भी 10 है। तो फिर ये क्या बन गया, आप बताइए मुझे, फिर ये क्या डेटा बन गया। AI माइनस 1 इज, दिस इज 10, 2i माइनस 3 इंटू 10 प्लस 10, ये डेटा भी 10 है। 10 तो आप कॉमन ले लो, तो आपके पास से पता चला है, तो 20 आ गया है। इट इज 20 टाइम्स i माइनस 1, दिस डेटा इज कमिंग एज 20 टाइम्स i माइनस 1। ये पूरा सवाल ऐसे करते 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 घड़ी की तरह ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अब आगे कहाँ पर, देखिएगा जो रिजल्ट आ रहा है कि AI माइनस 1 इज कितना था, 20 टाइम्स i माइनस 1। इतना मुझे सही याद है, 20 ही था, 20 टाइम्स i माइनस 1। अभी भी उसकी इच्छा नहीं है एग्जामिनर की आपको मार्क्स देने की, अभी कुछ और पूछा है। आगे जाके पूछ रहे हैं कि नहीं, अब ऐसा कीजिए, आप A100 माइनस A90 निकालिए। अच्छा, A100 माइनस A90 आपको निकालना है। यहाँ पर डेटा रखा, 90 अगर पीछे वाला चाहिए तो आप ही बताइए, एक ही वैल्यू आपको 91 रखनी पड़ेगी। यहाँ से आप 90 रखेंगे, 91 तो 90 बनेगा, यहाँ से 90 बन जाएगा। फिर आप i की वैल्यू 92 रखिए तो 92 आता है, ये 91 आता है। 92 में से एक करिए, डेटा बनता है 91, 93, 92, 92 आपके पास से आता है। यहाँ से डेटा आपके पास है, कितना है, 100 तक जाना है, आप भी 100 रखिए। A100 है और A99 आपके पास यहाँ से डेटा बनता है। i माइनस 1 है, 100 आपने रखा है, दिस इज 99, ये डेटा आप बनाइए। कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास से बनेगा A100 माइनस A90, 20 आपका कॉमन आ गया है। आप देख सकते हैं, इट इज़ 90 प्लस 91 प्लस 92 प्लस, और ये डेटा आता है 99 तक। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। अभी इसको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व हुआ नहीं है। ये कितने टर्म्स हैं आप देख सकते हो, अगर तो बताइएगा। 91 से लेके 100 तक कितने टर्म्स होती हैं, 10 टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होती हैं, 10 टर्म होती हैं। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। जो AP का फॉर्मूला है 10/2, 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म इज 90 प्लस n-1d, दैट इज 10-1, और कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। बना लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आता है 100, इट इज़ कमिंग एज 180 प्लस यहाँ से आता है 9। सो द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 18900। दिस इज द आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। आज JEE एडवांस 2022 पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर है। ऐसा चैप्टर जिसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा, कुछ जो पढ़ने वाले बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, और जो थोड़े से क्या कहते हैं, स्टूडेंट थोड़ा डरते भी हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में पहले ये देख लेते हैं, जब ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया तब कितने % स्टूडेंट ऐसे थे, क्योंकि इससे आप अपना सही आकलन कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जिन्होंने फाइनल एग्ज़ाम दिया, क्योंकि ये भी मानते हुए चलिएगा, जब फाइनल एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ा सा पैनिक रहता है, तो भी आप देखेंगे 5% स्टूडेंट ऐसे थे, ओनली 5% स्टूडेंट गाइस, ओनली 5% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, ओनली 5% स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ भी बिल्कुल माना जा सकता है। और ये SCQ के अंदर नहीं पूछा हुआ कि चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। यस, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, पर अप टू 2 डेसिमल के अंदर आपको इसका आंसर देना था, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर। तो इट इज़ देन इट बिकम्स फेयरली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर SCQ में होता तो ऑप्शंस दिख जाते हैं, गैस करना भी आसान हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर पूछा गया था न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसमें अगर हम देखें तो पूरे देश में
600 स्टूडेंट्स इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच गए थे। आपको भी पहुंचाएंगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपको सीखना है तो वो भी आपको सिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं सवाल को कि क्या यहाँ पर दिया गया है। कंसीडर द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स विच इज अ क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट वर्ड का मतलब क्या है, बाउंड्री पर जो नंबर्स लिखे हैं वो दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। 2022 एंड 4482 फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। आपके पास डिजिट्स यही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो नंबर होगा 4 डिजिट वाला, हम ऐसा चाहते हैं कि वो 84482 से छोटा हो और 20022 से ग्रेटर देन और लेस देन ये नंबर आना चाहिए। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। अब आप बताइएगा, अगर हम इस नंबर से ज़्यादा चाहते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स लिखे गए हैं उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। नंबर्स के लिए डिजिट्स हमारे पास यही है, ठीक है, इन्हीं को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए पहले काम करते हैं, 202 तो रखते हैं और जो 4th वाली प्लेस वाली डिजिट है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं, ताकि नंबर इससे बड़ा आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, रिपीटेशन बिल्कुल इसके अंदर सबके अंदर अलाउड है, ये इसका मीनिंग इनहेरेंटली निकल कर आता है। 2 क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको कितने सारे नंबर दिख रहे हैं, 2-3 बार आया हुआ है। इससे बड़ा नंबर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 रखना अलाउड है, 3 रखना अलाउड है, 4 रखना अलाउड है, 6 रखना अलाउड है, 7 रखना अलाउड है। तो हाउ मेनी नंबर्स वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर इज 5। केस नंबर 1 में हमारे पास 5 डिजिट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, जब यहाँ पर 20 है और यहाँ अगले वाले डिजिट को 2 की जगह मैं रिप्लेस करता हूँ थोड़ा सा बड़ा नंबर जो मैं अगर रखना चाहूँ 3rd प्लेस पर, 4th प्लेस पर। 3rd प्लेस पर आई कैन सब्स्टिट्यूट 3, 4, 6 और 7। 3rd प्लेस पर हम 3, 4, 6, 7 में से कोई भी डिजिट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नंबर बनेगा वो 2300, 2030, 40 ऐसे कुछ बनेगा। 3 आ गया यहाँ पर, तो इससे बड़ा ही होगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ पर जो आगे वाली डिजिट होगी यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, एनी डिजिट्स, नंबर इससे ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी कैन हैव, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेज वी हैव। तो इसको काउंटिंग अगर आपको करनी है तो इसकी काउंटिंग आपके पास से बन के आएगी 1, 2, 3, 4 और 6 यहाँ पर, तो आपके पास है 24 ये वाले डिजिट्स बनेंगे। जब आप 20 के बाद 2 से बड़ा कोई सा भी नंबर रखो जो अलाउड है, ये वाले नंबर्स बन जाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ 2 जो लिखा हुआ है 0 से बड़ा नंबर रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब आप बताइए 0 से बड़े नंबर्स हमारे पास कैसे हैं। 0 से बड़े नंबर्स हमारे पास 2, 3, 4, 6, 7 सारे अवेलेबल है। 2 रखिए, 4 रखिए, 3 भी रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, सो दे आर 5। और बाकी दोनों केसेस पे क्या, कुछ भी रखो, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ भी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमने 2 के बाद इनमें से कोई भी नंबर रखा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू 2022 से ज़्यादा ही आने वाली है। सो ऑल आर एक्सेप्टेबल। तो आपके पास नंबर आएगा 5 × 6 × 6 एंड दैट इज 180। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। 2022 से लेके 4482 तक दोनों नंबर्स इंक्लूसिव हैं। जितने नंबर्स भी बनेंगे यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 6 एंड 7 कितने बन पाएंगे वो काउंट करके बता दो। एक जगह भी काउंटिंग गलत हो गई तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि SCQ में तो है नहीं, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछा है, इसीलिए पूरे देश भर में सिर्फ कितने बच्चे हैं, 5% बच्चे ऐसे जो यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो भारत में बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं काम करने वाले, 36,000 के आसपास है जिनकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग रही है ये वाला टॉपिक। पर ये एक रूटीन क्वेश्चन है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया हो तो आपने ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। प्रैक्टिस से आप इसको अचीव कर सकते हैं। चलिए 2 की बात हमने कर ली, 2 के बाद सारे नंबर सोच लिए, तो सर एक काम करते ना पहले वाले डिजिट को ही बदल देते हैं। अगर ये नंबर 3 से शुरू हो गया, जी बिल्कुल हो सकता है, अगर ये नंबर 3 से शुरू हो गया तो हमारे पास यहाँ पर 6 चॉइसेस हैं, कुछ भी रख दो इसमें से, 3000 समथिंग बनेगा जो 2022 से बड़ा ही आएगा। अगले वाले डिजिट पर भी ऐसा है और उसके आगे भी यही नंबर बन जाएगा, करेक्ट। ऐसा अगर मैं 4 के साथ चलता हूँ तो देखिएगा 4482 लिखा हुआ है, 4 के साथ अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कुछ डिजिट्स ऐसे लिख लेता हूँ, जैसे 0 रखा, फिर 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, इनको तो एक ही साथ काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अगर 4200 बना, 4300 भी बना, 4000 भी बना, तो भी इससे तो नंबर छोटा ही होगा।
और बाकी दोनों जगह पर हमारे पास 6 चॉइसेस हैं, नो प्रॉब्लम। दिस नंबर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द लेसन नंबर जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना बन गया, 6 × 6 × 6 वी आर हैविंग 216, और यहाँ पर आपके पास दिस इज 3 × 6 × 6 आपके पास ये बन जाएगा 36 आ रहा है, 108 ये नंबर आपके पास यहाँ से आ गया। अब बात करते हैं, जब 0 वो 2 3 तो लिख लिया, 4 के बाद अगर 4 आ गया, 4 के बाद अगर 4 आ गया तो हम चाहते हैं कि इससे छोटा नंबर आए। आप देखिए 4 के बाद 8 आता है, और ये सारे नंबर्स 8 से छोटे हैं, 0 2 3 4 6 7 सारे छोटे हैं। तो यानी यहाँ पर 4 4 लिखने के बाद, देखो 4 4 मैंने पहले नहीं लिखा ध्यान से, तो आप अगले वाले प्लेस पर कोई सा भी लिख सकते हो, फुल लिबर्टी है कि आप यहाँ पर थर्ड प्लेस पर, क्योंकि 4 4 के बाद 8 है, इनसे कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाओगे वो 82 से छोटा ही होगा। तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगले वाले में फिर से 6 पॉसिबिलिटीज़ है, तो 6 and 6 यू आर गेटिंग दिस एज 36। अब अगर मैं आगे चलता हूँ, 4 4 8 के आगे तो चांस ही नहीं, क्योंकि 8 तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमने फिर बेसिकली सारे काउंट कर लिए, 4 4 8 के आगे काउंट कर नहीं सकता, क्योंकि मैं थर्ड डिजिट पे 8 मेरे पास पॉसिबल नहीं है ही नहीं अपने पास, तो रखेंगे कैसे। सो वी जस्ट नीड टू काउंट दीज नंबर्स गाइज। काउंट करते हैं सबको, इधर वाला ऐड कर लो, दिस इज हाउ मच, ये आने वाला है आपके पास से, ये 180 है, 200 204 209 209 यहाँ पे आ गया है, तो 209 प्लस इनका सम कर दो, यहाँ से 36 है, और यहाँ पे ऐड करेंगे 144 आता है, 144 में 6 ऐड करेंगे तो 150 बन जाएगा, 150 by 160 एंड इट इज 360। 569 इज द आंसर। वी आर हियर टू डिस्कस JEE एडवांस 2022 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो सर्कल चैप्टर से है, और इस क्वेश्चन को उस टाइम पे जितने स्टूडेंट से पास किया था उसके डिफ़िकल्टी लेवल का एक्चुअल एनालिसिस करते हैं, वो आप देखेंगे। लेस देन 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हर साल जिस साल का एग्ज़ाम होता है, JEE एडवांस वाले हमेशा इस डेटा को रिलीज़ करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, पेपर का क्या उनका बिहेवियर रहा, बल्कि वो कई सारे ग्राफ्स भी उस रिपोर्ट के अंदर रखते हैं कि मैथमेटिक्स में कैसा उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, फिजिक्स में कैसा था, विद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज वेल, है ना। दूसरा, अगर हम देखें कि मार्किंग यहाँ पर नेगेटिव नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट किया, तो आप देख सकते हैं अनआंसर्ड रॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी स्टूडेंट्स हैं 64% बच्चों ने इसको गलत किया, और वहीं पर हम देखें तो अनआंसर्ड थे 35, ठीक है। इन्होंने ट्राई ही नहीं किया, ऑल्दो हो सकता है इसमें ऐसे स्टूडेंट्स या तो टाइम नहीं बचा हो, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनको थोड़ा लगता हो क्या इसको अटेम्प्ट करने का मतलब नहीं है, ठीक है। आते हैं टॉपिक के ऊपर, और याद रखिएगा तुक्का लगाना यहाँ पर फेयरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल के अंदर इसका आंसर आने वाला है, तो जिससे कॉन्सेप्ट बनता होगा वही ये बात बनाएगा। इसी की जगह अगर ये SCQ होता तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर और जो रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है वो काफ़ी हद तक बदल गया होता। तो इसीलिए JEE एडवांस के अंदर इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट किस सेक्शन के अंदर, किस मार्किंग स्कीम के अंदर क्वेश्चन को पूछा गया है। आते हैं टॉपिक के ऊपर, पढ़िए। ABC इज द ट्राइंगल with AB as 1 and AC as 3 and BAC is 90 डिग्री। अब ये जो डेटा दिया है इसको पकड़िएगा, AB 1 है, AC 1 है, और BAC का मतलब ये है कि वर्टेक्स A पर 90 डिग्री बनने वाला है, ठीक है। तो A से B का लेंथ दे रखा है, A से C का दे रखा है, और A पर एंगल 90 है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल हमको मालूम है, इट इज़ गिवन एज R एंड टचेस द साइड्स AB AC एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यार ट्राइंगल बना के देख लेते हैं क्या हो रहा है। बनाने लगे। अब यहाँ पर सर्कल्स के इक्वेशंस का भी यूज़ होगा, तो हम एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ ओरिजिन को A लेते हैं, यहाँ B और यहाँ पर C, और यहाँ बना लेंगे इसको ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है, तो सर्कल्स को अगर हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वगैरह कर दिया जाएगा तो रेडियस को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो फिर हम यहाँ पर A पॉइंट्स को ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। रेडियस से हमारा आंसर की चेंजेस नहीं आने वाले, सेम ही आएगा। तो फिर हमने A को ओरिजिन कंसीडर किया और AB को इस लेंथ की तरफ लिया है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, तो दिस विल कम एज 1, 0 और ये है आपका 0, 0।
अब हम बी ए और सी की बात करते हैं, दिस इज कमिंग एज 0,3, ठीक है, और ये एंगल हो गया 90। तो ये जो डेटा है फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ, क्या हमने इसको पूरा तरीके से यूटिलाइज कर लिया। ए बी ए सी लेंथ 3 हो गया तो कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस की तरफ आएगा इसका, और बी ए सी भी 90 डिग्री है। यस, दिस इज बीन यूटिलाइज्ड। आगे चलते हैं। द सर्कल ऑफ द रेडियस आर टचेस साइड ए बी ए सी, ए बी एंड ए सी को टच करता है, एक सर्कल है, एंड टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहले तो ट्राइंगल ए बी सी का सर्कम सर्कल निकाल लेते हैं। सर्कम सर्कल क्या होता है, इन सर्कल तो अंदर बनता है, सर्कम सर्कल क्योंकि ये 90 डिग्री है तो आपको याद होगा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर मिड पॉइंट पर होता है जो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ इसका सेंटर होगा और ये एक तरीके से आपके पास एक सर्कल यहाँ पर आता हुआ हम बना देंगे। एक सर्कल हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब एक और सर्कल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। वो सर्कल कौन सा है। नाउ द सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस द साइड ए बी, जो ए बी को भी टच करता है, ए सी को भी टच करता है। हमें इस बात का फ़ायदा होगा क्योंकि हमने इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है, सो वी कैन गेट द इक्वेशन, थोड़ा सा ईजियर कॉन्सेप्ट से हम निकाल पाएंगे। एंड टचेस इंटरनली द सेमी सर्कल। अब एक सर्कल आप और बनाइए जो इन तीनों को इंटरनली टच करता है, ऐसा हमें एक सर्कल बनाना है। तो हम एक सर्कल थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो ये इंटरनली इसको भी टच कर दिया, इसको भी टच कर दिया, इसको भी टच कर दिया। ये है अपना सर्कम सर्कल, ठीक है, और ये है वो रिक्वायर्ड सर्कल जिसकी बात हो रही है, जिसकी की रेडियस आर है, ठीक है। अब क्योंकि हमें सर्कम सर्कल के बारे में ये बात पता है, हमें आप सर्कम सर्कल के बारे में अगर डेटा निकालें सर्कम सर्कल, तो इसके लिए बी सी क्या बन जाएंगे, क्योंकि देखो बी सी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ 90 बन रहा है, सो बी सी जो है उसका बनेगा डायामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी इज द डायामीटर। तो डायमीटर फॉर्म से ही इक्वेशन को लेकर आते हैं। बी हमें पता है कितना है 1,0, तो आपको डायमीटर फॉर्म से इक्वेशन लिखनी आती है x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3y। फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर है आपके पास है 1/2, 3/2। आप वैसे भी निकाल सकते थे कि बी सी का जो सेंटर है मिड पॉइंट है वही सेंटर होगा, तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते थे, है ना। और यहीं से इसकी रेडियस भी निकाल लेते हैं, विच इज़ कमिंग एज 1/4 प्लस 9/4। तो आपके पास है 10/4 यानी √5/2 बनेगा। मूविंग अहेड, अब हम क्या चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब जो दूसरा जो सर्कल है जो एक्स एक्सिस को भी टच करता है, वाई एक्सिस को भी टच करता है, तो एक बात बताइएगा, इस सर्कल के लिए अगर हम सोचें तो इसके लिए क्या खास बात होगी। इसके लिए तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, जहाँ ये टच कर रहा है वो वाला भी आर होगा। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो दोनों से एक्स एक्स डिस्टेंस पर होगा, परपेंडिकुलर जहाँ से बनने वाले हैं उसका तो सेंटर भी r, r है और रेडियस भी कितनी होगी, r होगा। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं लाइक दिस, और हमें r ही निकालना है। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को टच करने, आप जनरल सर्कल भी मान सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फिर एक्स एक्सिस को टच करता है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी बन जाएगा, वाई एक्सिस को टच करता है तो फिर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा, है ना। वहाँ से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पता है कि जब ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का आर होगा, और एक वाई एक्सिस को टच करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आर होगा। तो आर आर और ये बन गया। लेकिन हमने अभी एक चीज़ यूटिलाइज नहीं की कि ये दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं। जब कोई दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो क्या कहानी होती है। अगर दो सर्कल्स अपने पास अगर इंटरनली टच करते हैं तो क्या कहानी बनेगी, ये बताइए मुझे। दोनों के जो सेंटर्स हैं C1 C2, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका रिलेशन आता है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज डिफरेंस ऑफ द रेडियस। बस इसको यूटिलाइज करना है, आंसर हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ से हम फंडा लगा देंगे, दिस इज C2, दिस इज R2। सो वी आर हैविंग नाउ इंटरनल टच के लिए R1 माइनस R2 वाला फंडा लगा देंगे। C2 पता है, C1 पता है, सो वी कैन हैव इट एज हाफ माइनस R होल स्क्वायर 3/2 माइनस R होल स्क्वायर। इसका रेडियस है इतना √5/2 और इसका रेडियस है R। तो अंडर रूट यहाँ आया होगा, फिर दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है।
अब बस इस डेटा को हमें कंप्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है। इट इज़ 1/4, इट इज़ r स्क्वायर माइनस r, इट इज़ 9/4, इट इज़ r स्क्वायर माइनस 3r, ये 5/2 आता है, यहाँ से r स्क्वायर आता है, ठीक है, 2 आता है अपने पास से, √10 टाइम्स r बन जाएगा। अब क्या क्या डेटा बना वो देखो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल है, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बताइएगा। दिस इज़ 9/4 प्लस 1/4 इज़ 10/4, 10/4 इज़ 5/2, तो ये तीनों डेटा भी कैंसिल हो गए अपने पास से, ठीक है। सो ये तीनों डेटा भी आपके पास से कैंसिल हो गए, दिस दिस एंड दिस इज़ कैंसिल्ड आउट। तो आपके पास क्या डेटा बनता है वो देखिएगा यहाँ से। अब r स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल टू दिस, सो वी आर हैविंग r स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल टू √10r। चेक कर ले एक बार सारा डेटा, माइनस √10r आ रहा, दैट्स ओनली थिंग। बना देते हैं, मार्क करते हैं। सो r तो 0 होगा नहीं, r का डेटा आपके पास से ये आ जाता है। सो 4 माइनस √10 इज द आंसर। अब मुद्दा ये है कि हमें इसका आंसर निकालना होगा। अब आंसर निकालने के लिए √10 को आपको हैंडल करना होगा। वैसे तो पता है कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक हमको जाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सोचना होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सर इस √10 को थोड़ा लिख लेते हैं, इसको 9 + 1 पावर हम हाफ लिख लेते हैं, 9 बाहर लेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 + 1/2 × 1/2, थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे तो आपके पास डेटा बन जाएगा। 3 + 1/6 बन जाएगा, और भी डेटास आएंगे, थोड़ा सा और डेटा भी इसके साथ आएगा, पर हमने अभी ये बना लिया। तो हम इसकी जगह थोड़ा इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं, डेटा देखते हैं। तो आपके पास से 1 - 1/6 बनेगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 5/6 के आसपास आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। 5/6 कितना बनेगा आप देखिएगा, 6 से डिवाइड करने जाएंगे अगर हम, तो 0.8 आ रहा है, 48 तक चला जाएगा। फिर बचेगा आपके पास से 20 को आप डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, 18 के बाद फिर 20, फिर 3 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। पर याद रखिए ये इसके बाद इधर सारे नंबर्स पॉजिटिव में आएंगे, है ना, ये सारे नंबर्स आपके पास इधर से बढ़ते ही चले जाएंगे। सो 0.833 लिखा हुआ है, तो इसकी एक रेंज गिवन थी पेपर के अंदर, 0.82 से लेके 0.86 तक सभी बच्चों को मार्क्स दिया गया था, सभी बच्चों को मार्क्स दिया था। तो वी कैन रफली टेक इट एज 0.84, है ना। तो इसके अंदर जिसने भी आंसर मार्क किया था सबको मार्क्स मिले थे, ठीक है। क्योंकि इसको थोड़ा एनालिसिस करना तो हर बच्चा अपने और किसी भी तरीके से बना सकता है, ठीक है। तो 0.82 से लेके 0.86 तक जिसने भी स्टूडेंट ने मार्क किया सबको मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो आप चाहे ये लिखना चाहे 0.83 लिख लें, 0.84 लिख लें, 0.85 लिख लें, 0.82 लिख लें, एवरीबॉडी वाज गेटिंग द मार्क्स, ठीक है। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास तक कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है।
जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9th-10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का वो क्वेश्चन जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे पूछा गया है। क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले हम ये भी सीखेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने उस एक्चुअल पेपर के अंदर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कैसा परफॉर्म किया था, और ये आपको हमेशा ये आपको बताएगा कि जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं नेशन वाइज, वो आप जो अभी सोच रहे हैं उस लेवल के हिसाब से कितने एक्चुअल स्टूडेंट्स ने फाइनल एग्जाम के अंदर इसको करके दिखाया था। तो ये सर्टेनली आपके लिए एक रिलेवेंट डेटा है और एक्चुअल डेटा है, पर ये ज़रूर है कि अभी आप घर पर कर रहे हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस अपने एक्चुअल एग्ज़ाम में दी थी, थोड़ा सा डिफरेंस उस बात का रहता है। जो फाइनल डे होता है तो उस टाइम पे हमारा जो थोड़ी सी नर्वसनेस ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा हल्के से हम पैनिक में रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से डरे हुए सहमे हुए भी रहते हैं। तो उसका एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं इस पेपर में क्या हुआ था तो वो आप देखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10.33% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। मार्किंग स्कीम ज़रूरी है देखना, क्योंकि -2 की मार्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 की मार्किंग है यहाँ पर, और +4 सही पर है। अगर सही ऑप्शन आप मार्क करते हैं +1 +2 +3, उस टाइम पर यहाँ पर जेई ने पार्शियल मार्किंग का डेटा अलग से नहीं निकाला था। समझिए, वहाँ पर पार्शियल मार्किंग अलग से डेटा नहीं था, वरना इसके बाद वाले जितने ईयर्स आए हैं 23, 24, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोला है फुल मार्क्स कितने % के हैं और पार्शियल मार्किंग कितने % के हैं। अभी जो आपको 10% दिख रहा है इसके अंदर कंबाइंड है, फुल मार्क्स वाले भी हैं और पार्शियल मार्किंग वाले भी हैं। पर आप जानते हैं कि हमेशा MCQ जब आता है और बिकॉज ऑफ दिस -2 क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा हमें डराता है, और रिस्क लेने के लिए भी तुक्का लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेनल्टी सीधी -2 की है। तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट्स का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। ऑल दो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे, एंड देख बिकॉज ऑफ द मार्किंग स्कीम और कॉन्सेप्ट की अनएबिलिटी या टाइम की वजह से 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को छोड़ दिए। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन सामने हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो हिंट तो हमें दिख रहा है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 1/2 है, तो कहीं ना कहीं हमें इसी को सब्स्टिट्यूट करना होगा ताकि ऊपर वाला dt के अंदर कन्वर्ट होता दिख रहा है, क्योंकि 3/2 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर t रखा जाए तो 3/2 आगे आता है और 3/2 -1/2 जनरेट हो जाता है, जो यहाँ पर दिख रहा है। तो पहली कोशिश हम इस क्वेश्चन के अंदर यही करेंगे कि कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जाए जिससे इसके अंदर हम सोल्यूशन की तरफ पहुँच पाएँ। इंटीग्रेशन है 1 से लेके e तक, तो स्ट्रेट अब हम यही काम करते हैं शुरू से ही कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट करते हैं जहाँ पे हम चाहिए। तो पुट के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं a माइनस, सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग a माइनस ln x, बेस e है तो हम ln x लिख सकते हैं, इसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। a 0 है, 3/2 ln x पावर हाफ, it is 1/x, it is dx, then it becomes dt. If we put x equal to 1 तो log 1 आपके पास से 0 होता है, t की वैल्यू a आ जाएगी, एंड इफ़ वी पुट x इक्वल टू e तो यहाँ से आपके पास ln e जो 1 बन जाएगा। ठीक है, ये डेटा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। तो डेटा थोड़ा चेंज करते हैं। लोअर लिमिट इज़ a, अपर लिमिट इज़ a -1। ठीक है, फिर हमारे पास ये डेटा लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा चेक करिए। You can write it as ln x power half dx as -2/3 x dx x dt। ठीक है, ओके, x इज ऑलरेडी टेकन केयर, x भी यहाँ पर है तो x को हटा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेटा।
ठीक है जी, चलिए चला गया है। तो क्या बनने वाला है अपने पास, देखिएगा -2/3 dt, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और यहाँ देखिएगा ये जो डेटा है ये हमने t पुट किया है, तो ये आपके पास से आएगा अपॉन में t², जो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास से बन जाएगा 2/3 1t a and a minus 1, इट इज़ गिवन एज 1। ठीक है, 1/t² का इंटीग्रेशन 1/t आ गया है। तो x वाला पूरा डेटा यहाँ से हमारे पास dt में एडजस्ट हो जाएगा -2/3 के साथ। इट इज़ 2/3, इट इज़ 1/a minus 1, 1/a is equal to 1। a and a minus 1 can be written as 3/2। चला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 है आपके पास से, इट इज़ 3a² + 3a। सो द इक्वेशन वी आर गेटिंग दिस एज 3a² - 3a - 2 = 0। a1 - ½ का होल स्क्वायर है, 2/3 आता है, 1/4 आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 8 और 3 11 बन जाएगा आपके पास से। सो इट इज़ 11/12। तो यहाँ से a अगर हम निकालना चाहें तो इंतज़ार है हमारे पास a का डेटा आएगा ½ ± √11/12। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, ½ ± √11/12। और दोनों नंबर्स कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर ये कोई a सेटिस्फाई नहीं करता, इट्स रॉन्ग ऑप्शन। एक इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई करती है, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। और इर्रेशनल नंबर a सेटिस्फाइज द वो इक्वेशन। अब यहाँ पर कितने वैसे कर रहे हैं, मोर देन a कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि इसको मार्क करना नहीं करना, मोर देन a वैल्यू सेटिस्फाई, यस। और ये बोल रहे हैं एन इर्रेशनल, एक नहीं वैसे 2 वैल्यू सेटिस्फाई करती है, पर ये वाला स्टेटमेंट भी अपना सही है। मोर देन 1 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ओनली वर्ड नहीं बोला है। अगर यहाँ लिखा रहता ओनली एन इर्रेशनल नंबर ए सेटिस्फाई, ऐसा लिखा तो अब हम इसको मार्क गलत करते। बिल्कुल एक नहीं, वी आर हैविंग 2 इर्रेशनल वैल्यूज एंड मोर देन 1 ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, सो वी आर गोइंग टू मार्क सी डी एज द मार्क आंसर। अगर हमने सी और डी में से एक ऑप्शन मार्क किया होता तो हमें मिलता +1, दोनों मार्क करेंगे मिलेंगे +4। लेकिन अगर एक भी अगर इसमें अंदर से गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो फिर -2 की बरसात अपने पास हो जाती। वी आर हियर टू डिस्कस JEE Advanced 2022 का पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो कि प्रोग्रेशन चैप्टर के ऊपर है। टॉपिक की अगर हम देखें तो इसके अंदर टेलीस्कोपिक सीरीज़ और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दोनों को मिक्स करके सवाल बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन फेयरली मतलब कि एक एवरेज और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बट एग्जामिनेशन में उसको सॉल्व करना, उस अच्छी क्लैरिटी के साथ कैलकुलेशन को मेंटेन करना, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन है, डेटा कैलकुलेशन अच्छा है। एग्ज़ाम टाइम में उसको परफॉर्म करने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। क्वेश्चन का बिहेवियर समझने के लिए पहले मार्किंग स्कीम को देखते हैं। -2 की यहाँ पर मार्किंग है, आपको दिख रहा है, तो मतलब एक भी अगर ऑप्शन हमने गलत मार्क कर दिया, ऑल दो इट इज़ विद द पार्शियल मार्किंग, -2 हमें मिल जाएंगे। तो जो भी हार्ड अर्न मार्क्स आए हैं उसके अंदर -2 की पेनल्टी लग जाएगी अगर एक भी गलत ऑप्शन हमने इसके अंदर मार्क कर दिया। देश वाइज अगर बात करते हैं तो 10.16% स्टूडेंट ऐसे हैं पूरे देश में। जब 2022 का पेपर हुआ था उसके अंदर उन्होंने इतने % स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया था। ऑल्दो इसके अंदर 2 बातें छुपी हुई हैं कि ये पार्शियल मार्किंग का डेटा है या फुल मार्क्स का डेटा है। 2022 के अंदर ये अलग अलग सेग्रीगेट करके नहीं दिया गया था JEE द्वारा। उसके बाद 23, 24 कमिंग ईयर्स के अंदर हमेशा सेग्रीगेटेड डेटा रहता है कि फुल मार्क्स से कितने स्टूडेंट्स थे और जो पार्शियल मार्किंग वाले वो कितने स्टूडेंट हैं। तो आप मान के चलिए फेयरली इसके अंदर भी आप ये मान के चलिए अगर 10% टोटल स्टूडेंट्स हैं तो पार्शियल मार्किंग वाले जो होंगे वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होंगे, फुल करेक्ट वाले स्टूडेंट्स थोड़े से कम होते हैं, है ना। वहीं पर रॉन्ग डेटा अगर हम देखें तो 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पे -2 लेके गए होंगे, और आप देख सकते हैं रफली फेयरली 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया। 11th क्लास के टॉपिक है, बेसिक टॉपिक्स हैं, इसकी तो प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी ही चाहिए। जब हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन इनकी बात करते हैं तो इतना बड़ा डेटा सरप्राइजिंगली अगर छोड़ कर आए क्वेश्चन को, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द -2 सेक्शन, जिसकी वजह से। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा गया उस पर फोकस करते हैं। A1 to A3 बी द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है कितना है 7 है, और इसका कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ 8। ठीक है, तो A1 to A3 इज AP है।
आपके पास फिर यहाँ पर T3 भी 3 है और एक डेटा हमारे पास लिखा हुआ है कि Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू An आता है और फिर आगे जाके विच वन ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है। यहाँ भी T सारा डिस्कशन हर जगह T के बारे में, तो हमें इस T वाली सीरीज़ को थोड़ा डीकोड करना होगा और जो डेटा हमारे पास लिखा गया है यहीं से शुरुआत अगर करना चाहें T(n+1 माइनस Tn इज रिटन एज An। ठीक है, अब n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो एक डेटा अगला वाला आपके पास है ये बन जाएगा, एंड इसके बाद और आगे आप जा सकते हैं। तो डिफरेंस फॉर्म में अगर पहले से दे रखा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप T3 माइनस T2 करेंगे तो देखिएगा जो यहाँ n है वो यहाँ n है तो यहाँ A2 आएगा, फिर T2 माइनस T1 आप करते हैं तो ये 1 बन जाता है। कब से कब तक n की वैल्यूज रखना है ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। लिखा गया है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो हमने भी n की वैल्यू 1 तक रखा, फिर इसको ऐड करने की सोचने लगे। ऐड करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, ये कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे सारे डेटा, T2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सम आएगा T(n+1 माइनस T1 और ये पूरा अपने पास AP का सम बनेगा A1 प्लस A2 प्लस An-1 प्लस An। तो ये तो जो अपनी AP है उसका समेशन हम बना देंगे, जिसकी कि हमें फर्स्ट टर्म पता है 7 है और लास्ट कॉमन डिफरेंस 8 पता है। इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा n/2 2n 2A1 प्लस n-1 टाइम्स d, ये फॉर्मूला होता है, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 की वैल्यू 7 है, दिस विल कम एज 14 n-1 एंड d है अपने पास, d का वैल्यू 8 है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से और इधर से भी आप डेटा देख सकते हैं Tn+1 है, T1 की वैल्यू वी आर हैविंग एज 3, तो ये हम n अगर बाहर रखते हैं तो वी आर हैविंग 7 प्लस 4 टाइम्स n-1। सिंप्लीफाई करें, सो दिस डेटा इज कमिंग एज 4n² माइनस 4 है, इससे जाएगा 3 बचेगा, इट इज़ 3n। ठीक है, पर याद रखिए अभी हमारे पास Tn+1 आया है, सो व्हाट वी आर हैविंग एज Tn+1 एज 4n² प्लस 3n एंड -3 वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वी आर हैविंग दिस एज +3। अब Tn+1 अपने पास आया, सब जगह यहाँ टी के लिखा हुआ है, तो एक काम किया जा सकता है कि यहीं से हम डायरेक्टली Tn+1 की जगह Tn कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n को n-1 से रिप्लेस करने की सोच लेते हैं और फिर देखते हैं क्या डेटा अपने पास बनकर आएगा। सो Tn वी आर हैविंग एज 4n² प्लस 4 माइनस 8n प्लस 3n, 3 से 3 भी चला गया है। Tn का डेटा है 4n² माइनस 5n प्लस 4, ये आता है। Tn आ गया है, दो ऑप्शंस के अंदर टर्म नंबर पूछा है और एक जगह आपको समेशन भी पूछा है। सो Tn का डेटा अगर हमने कैलकुलेशन सही की है, इन जगह अगर एक भी छोटी सी भी कहीं पर भी मिस्टेक कर दी तो हमारा डेटा गलत आएगा, डेटा गलत आएगा तो सब बाकी आने वाले सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो वी आर हैविंग Tn एज 4n² माइनस 5n प्लस 4, सो आई एम राइटिंग Tn एज 4n² माइनस 5n प्लस 4। सो लेट्स प्रोसीड। T20 आपको चाहिए, 20 आप लिखेंगे तो 400 हो जाएगा एंड इट इज़ 20 प्लस 4। 1600 आपके पास यहाँ से 100 है और ये 4 है, सो 100 चला जाएगा तो 1500, 4 बचेगा आपके पास है, दिस इज T20। यहाँ 16 लिखा हुआ है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अपने पास कितना है 1504 आया है। 30 की बात हो रहा है, 30 आप रखिएगा, 30 का स्क्वायर बनता है 900, यहाँ 5 है, यहाँ 30 है, यहाँ 4 है, इट इज़ 36,100 और यहाँ पर है 150 प्लस 4। आप यहाँ से थोड़ा इसको कंप्यूट कीजिए, 150 अगर चला जाएगा आपके पास से 450 बचता है, प्लस 4 भी लिखा हुआ है। 3454 इज़ द डेटा, यस द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और ये जब नंबर मैच होता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेरा डेटा ठीक आ रहा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है दैट इज़ ट्रू, बन गई कहानी। आगे जो लिखे हुए उनकी बात करते हैं। सिग्मा लिया, एक बार 20 तक सम निकालना है और एक बार हमें सम निकालना है
30 तक शायद, यस, एक बार 20 तक, एक बार 30 तक, तो कोई इशू नहीं है, इसको आप देख लीजिए। 4 है आपके पास से n² रहेगा, 5 आपके पास से सिग्मा n रहेगा, और 4 है यहाँ 1 रहेगा। n की वैल्यू 1 से लेके 20, n की वैल्यू 1 से लेके 20, n की वैल्यू 1 से लेके 20। ये सम बताइए। 20, 21, 41/6, 5 आता है, 20 आता है, 21 आता है, बाई 2 आता है, 4 आता है, और ये डेटा भी आपके पास से 20 आता है। ठीक है, बनाते हैं। देखिए कुछ कैंसिलेशन हो, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो हमें कैंसिल तो कर लेना चाहिए। 7 आएगा, यहाँ से आपके पास 10 भी बनेगा। सो इट इज़ 70 × 164। ठीक है, माइनस आपके पास से 10 आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 105 ये बन जाएगा, और यहाँ से आता है 80। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्चुअल डेटा तक कंफर्म करते हैं। तो कितना बनने वाला है डेटा देखिए थोड़ा सा। 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 पहले, 7 4 28 आता है, 2 बनेगा, 42 and 2 is 44, 4 आएगा, 7 4 11। माइनस अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 + 30। ठीक है, 50 थोड़ा बैलेंस कर देगा। अब इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से 1000 हटा दें अगर चाहते हैं। सो 10480 + 30 आपके पास लिखा हुआ है। तो ये डेटा अपने पास बनने वाला है 0 8 3 11, और यहाँ 5 10510 10510। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना मार्क हो गया है। अपने पास 10,510 आंसर आ रहा है, 10,510 आंसर आ रहा है। अब अगले वाले ऑप्शन के अंदर पूछा है आप ही से कि 30 तक सम निकाल कर लेकर आइए। तो फिर बस फॉर्मूले में हम 30 तक बना देंगे इसको। जनरल टर्म हमें पता है, n की जगह k रख देंगे, नो प्रॉब्लम। वी आर राइटिंग दिस एज k²। 5 कॉमन है, यहाँ k बन जाएगा। देन देयर इज़ अ 4 भी कॉमन है, यहाँ 1 बनेगा। k का वैल्यू 1 से लेके 30 तक है, k का वैल्यू 1 से लेके 30 तक है, k का वैल्यू 1 से लेके 30 तक है। सो इट इज़ 4, इट इज़ 30, 31, 61/6, 5, 30, 31/2 एंड 4 × 30। एग्ज़ाम में ये सारी मैनिपुलेशन कैलकुलेशन करना थोड़ा सा, एक तो रफ़ पेपर आपको मिलता है, तो रफ़ पेपर पे थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखिए। कई बार क्या होता है मिक्स हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ से हम चलते हैं, तो यहाँ से आता है वैल्यू 5 आता है, ये बन जाएगा 20। आप इसको आप बना दीजिए थोड़ा सा 31, और इसके हिसाब से 30 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से, और ये 18, और ये बनता है आपके पास से फिर 61 भी लिखा रहेगा। आई एम हैविंग दिस एज 15 लिखेंगे, तो 15 and 5 विल बिकम 75, 31 + 120। तो आपके पास ये 20 है, और ये है 1891। 75 को थोड़ा सेटल करो, 1 से करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास से। 30 से कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद देखेंगे। 0, 22 एंड -75 + 120। थोड़ा आराम से सॉल्व करते हुए चलना है जी। बनाइएगा, इसका डेटा बनेगा आपके पास है यहाँ से 2 आएगा, देन इट इज़ 8, आगे जाएगा तो 16 एंड विल बिकम 17, है ना। 0 माइनस आपके पास से 120 इधर है, 220 इधर है, बनाने वाले हैं हम जी। तो यहाँ पर थोड़ा सेटल करें, यहाँ बनेगा 2250 प्लस आपके पास से 45 बनता है शायद, है ना। ठीक है जी, यहाँ पर डेटा थोड़ा और रिड्यूस कीजिए। 0 आएगा, यहाँ 5 है, 7 बचेगा, यहाँ 7 आएगा, 7 से 2 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ भी 5 है। ठीक है, प्लस आपके पास से 45 है। सो लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। सो 5, 7 5 11, 1 आएगा आगे, इट इज़ 6 and 3 5। कैलकुलेशन अगर ठीक है तो अपना ये डेटा आता है 35615। सो 35610 लिखा हुआ है, इट्स नॉट द आंसर। 5 का डिफरेंस रह गया। सो करेक्ट आंसर इज BC। कॉन्सेप्ट की बात करें
प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूछा गया था एपी के अंदर पहले जो अपना होता है टेलीस्कोपिक सिंपल वाली सीरीज़ ऐड किया, उसके बाद हमारे पास जो सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है उसका जनरल टर्म निकल के आता है। और यहाँ पर भी आपको छोटा सा n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो ध्यान रखना है जनरल टर्म tn तक हम पहुँचे। इट्स नॉट दैट ईजी, प्रैक्टिस की हुई है तो ज़रूर आप इसको कर लेंगे अच्छे से, सिंसियरली अगर आपने तैयारी की है तो आप इसको बना पाएंगे। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन, फिर ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ये सब करना, ये तो एक्सपेक्टेड है। अगर आप जेई के एस्पिरेंट है इस बात को वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतना आता होगा। आज हम डिस्कस करते हैं जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट और थोड़ा ऐसा सवाल जिसको देखकर उस टाइम पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नहीं हुआ था। हो सकता है आप में से कई बच्चों को इस सवाल के अंदर डाउट रहा हो। इसका पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है आसान है? पहली बात तो होती है उसकी मार्किंग स्कीम। दूसरा होता है कि उस टाइम का जो एक्चुअल डेटा है जो जेई एडवांस वालों ने डिक्लेयर किया था, तब उससे पता चला कि कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था। और वो डेटा आपको सरप्राइज कर देगा। इट इज़ सॉल्व्ड बाय लेस देन 1% स्टूडेंट। 0.67% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। 18% का गलत था, -2 मार्किंग लेके गए थे। वहीं पर 62% क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया। एक बात और है, ये जो 0.67 है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि -2 की भी मार्किंग है और वहीं पर पार्शियल मार्किंग भी दिया हुआ है। यहाँ पर इस साल में 2022 के अंदर ये बाइफर्केशन नहीं था कि किसके अंदर पार्शियल मार्किंग कितना है और फुल मार्क्स किसको मिला है। अब ये सोचिए, अगर ऑलरेडी ये लेस देन 1% है तो पार्शियल मार्किंग से स्टूडेंट वाले थोड़े से ज़्यादा रहे होंगे और जिन्होंने फुल मार्क्स लाएंगे वो स्टूडेंट थोड़े से कम होंगे। इसके बाद 23 एंड 24 के अंदर ये डेटा भी उन्होंने एक्सप्लिसिटली अलग अलग रिलीज़ किया है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो 0.67 के अंदर दोनों रहे होंगे फुल मार्क्स जिनको +4 मिलते हैं और पार्शियल वाले भी इसके अंदर स्टूडेंट्स रहे होंगे। पर हम दोनों का भी सम देख रहे हैं तो ये बहुत कम है, लेस देन 1% है। 1000 के आसपास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जिसको इसके अंदर मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, चलिए ऐसा कौन सा भयंकर क्वेश्चन है जो परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स को, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया है P1 P2 आर द 2 प्लेन्स गिवन बाय दिस 2. Which one of the following straight lines can be the edge of some tetrahedron whose 2 faces lies on P1 and P2? सबसे पहले तो हमें टेट्राहेड्रन का आइडिया होना ज़रूरी है। 2 प्लेन है, लाइन है और बात हो रही है टेट्राहेड्रन की। ठीक है, तो सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रन बनता कैसे है। टेट्राहेड्रन बनाने के लिए आपको, जैसे कि एक ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल को अगर हम ऊपर एक पॉइंट ले लें और सबसे अगर हम इसको ज्वाइन करा दें तो हमारे पास से टेट्राहेड्रन का शेप बन जाता है। मतलब आपके हाथ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर एक पॉइंट है, उसको हमने इसको मिलाकर बना दिया, यानी ट्राइंगुलर पिरामिड टेट्राहेड्रन है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने फेजेस हैं पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, एक तो ट्राइंगल जो हाथ पे बना, एक फेस तो ये बन गया और एक पॉइंट ऊपर है, उससे अगर हम सबको मिलाएंगे तो आपके से 4 फेजेस बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। तो यहाँ बनने चाहिए 4, उन 4 में से 2 P1 एंड P2 है। सो टेट्राहेड्रन के अंदर 4 फेसेस होते हैं, उसमें से 2 P1 एंड P2 है। समझने के लिए काम करते हैं, ये वाला हम P1 ले लेते हैं और एक ऊपर वाला और है, उसको भी कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज P2, ताकि हम क्वेश्चन को पहले समझ पाए। सो आई एम टेकिंग दिस एज अ P1, दिस वन एज अ P2। ठीक है, अब बात हो रही है एजेस की कि एजेस कितने हैं। तो आप बताइएगा, 4 तो फेजेस हैं, टेट्राहेड्रन के एजेस कितने होते हैं वो हम बात करते हैं। एक एज तो वही बनेगी जहां पर दोनों प्लेन मिलते हैं। एक एज कौन सी है? जहां पर दोनों प्लेन मिलते हैं। और आप देखिएगा, एक एज वो है जो P2 में है, एक एज वो है जो P2 में है। ये देखिए, ये वाली एज हो या ये वाली एज हो, ये तीनों, क्योंकि ये ट्राइंगल हमने हाथ पर बनाया है तो एक जो 3 साइड्स इसके अंदर बन रही है तो तीनों P2 के अंदर है। वहीं पर अगर हम देखें तो 2 साइड्स और हमें दिख रही है, जो है P1 और एक ये है P1। तो आप देख सकते हैं P1 के अंदर 3 एजेस होंगे, P2 के अंदर भी 3 एजेस होंगे, लेकिन एक एज इनकी कॉमन होगी जहां ये दोनों प्लेन मिलते हैं। सो दिस इज द एज जो कि दोनों की क्या है?
P1 एंड P2 के मिलने से बना है, ये वाला कॉमन एज है। और एक एज आपको अलग दिख रहा होगा जो बहुत ही अलग है, वो ये है जब ये वाला वर्टेक्स इससे मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं जो मैंने अभी समझाया कि अगर दो प्लेन हमको दिए हुए हैं, पहले प्लेन्स का नेचर हम देख लें। नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, -20 + 75 + 48 का सम 0 नहीं आता है, पैरेलल ये है नहीं, यानी ये दोनों प्लेन किसी ना किसी तरीके से आकर कटेंगे। तो अगर ये कटने वाले हैं तो आप सोचिएगा दो प्लेन कैसे बनेंगे, दो प्लेन ऐसे बनेंगे, एक प्लेन यहाँ पर है और एक प्लेन इस तरीके से आगे जा रहा है। अब दो प्लेन ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से आके कट हुए होंगे। सो वी आर टेकिंग दिस एज अ P2, वी आर टेकिंग दिस एज अ P1। ठीक है, तो ये जो P1 P2 है, टेट्राहेड्रन के दो फेस तो यहीं पर है। इसका मतलब आप देखिए P1 के ऊपर 4 पॉइंट्स में बना लेता हूँ, A, B, C और D। तो P1 पर ABC लाई करते हैं और P2 पर भी ACD लाई करते हैं, यानी चारों पॉइंट में से 3 पॉइंट P1 पर लाई करेंगे और 3 पॉइंट P2 पर भी लाई करेंगे। और एक लाइन जो है AC वो होगी जहाँ पर दोनों प्लेन मिलते हैं। तो अगर हम दो प्लेन के मिलने से, दो फेजेस रखने पर टेट्राहेड्रन बनाने की सोच रहे हैं, क्वेश्चन क्या वो तो हम आराम से डिस्कस कर लें, पर टेट्राहेड्रन बनाने की सोचते हैं तो ऐसे कहानी होगी कि दो तो यहाँ पर मिल जाएंगे, फिर एक यहाँ पर होगा। देखिए आप 3 पॉइंट एक प्लेन पे होंगे और एक यहाँ पर होगा। जैसे ही मैं इनको मिलाऊंगा अपने पास टेट्राहेड्रन बन जाएगा। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटीज़ जिनकी बात हो रही है। ठीक है, बन जाएगा टेट्राहेड्रन और एक ये कॉमन लाइन। टेट्राहेड्रन सबको दिख रहा है भाई? तो मेरा काम यहाँ पे पहले आपको टेट्राहेड्रन समझाना है, दो प्लेन के कंस्ट्रक्शन से कैसे बनने वाला होता है। टेट्राहेड्रन में 4 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स तो आपको दिख रहे हैं P2 प्लेन पे होंगे, 3 वर्टेक्स P1 पे होंगे, और जो P1 P2 जहाँ मिलते हैं वहाँ पर 2 वर्टेक्स आएंगे, ये रहे A और C। अब पूछा ये नहीं है, पूछा ये है कि एजेस कितनी होती हैं। एजेस मतलब लाइंस, साइड्स। तो देखिएगा नीचे ट्राइंगल की 3 हैं और ये 3 ऊपर है, 1 2 3 नीचे ट्राइंगल वाली, और 1 2 3 6 एजेस होती हैं। कितनी एजेस होती हैं? 6। उन 6 में से एक एज तो वो है जो कॉमन है, एक एज तो वो है जो कॉमन है, ये रही कॉमन, और दूसरी एज P2 में है, एक और P2 में है, एक एज P1 में है, एक एज P1 में है। तो प्लेन नंबर 1 के अंदर कितनी लाइंस आ रही हैं? देखिए आप, P1 के अंदर BC आ गया है, P1 के अंदर AB आ गया है, P1 के अंदर AC भी आ गया है। वहीं पर P2 के अंदर AD आ गया है, DC आ गया है, AC भी आ गया, और AC तो दोनों का ही कॉमन है। पर एक खास बात है, एक और एज है BD। BD एक ऐसी एज है जो दोनों ही प्लेन में नहीं है। ये वाली लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना, ऊपर वाली लाइन, ये दोनों के अंदर नहीं है, ताकि जब हम इन लाइंस का स्टडी करें तो हम पहचान पाएँ कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिएगा एक एज तो इसमें से कॉमन वाली आ जाएगी, अंडरस्टूड, और बाकी 2 साइड आपकी B2 में रहेंगी। P2 प्लेन के अंदर 2 एजेस रहने वाली हैं, P1 प्लेन के अंदर भी 2 एजेस रहने वाली हैं, और एक एज ऐसी है जो इस प्लेन को यहाँ कट करेगी, इस प्लेन को यहाँ कट करेगी, बस वो बाहर निकल जाएगी। तो एक एज ऐसी है BD ऐसी है जो किसी प्लेन के अंदर नहीं होगी, बस दोनों प्लेन्स को 2 जगह कट करके निकल जाएगी। तो इन चारों में से अगर कोई भी टेट्राहेड्रन की एजेस हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? पहला केस तो ये है कि प्लेन P1 और P2 जहाँ मिलते हैं वो वाली एक एज हो सकती है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 4 एजेस ऐसी हैं जिसमें से 2 P1 के अंदर हैं, 2 P2 के अंदर हैं, ठीक है। और फिर एक केस वो है जब दोनों प्लेन को एक जगह आकर कट करते हैं। ये है क्वेश्चन। अब हम स्टडी करते हैं आगे के टॉपिक की। आगे का टॉपिक ये है कि लाइन ऑफ प्लेन की पोजीशन कैसे पता की जाती है। ये रही लाइन। लाइन अगर प्लेन में लाई करता है तो क्या मतलब होता है? प्लेन के ऊपर जो पॉइंट होता है वो प्लेन को सेटिस्फाई करता है, लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है वो प्लेन को सेटिस्फाई करता है। और दूसरा, नॉर्मल के साथ लाइन हमेशा कैसी रहेगी? 90 डिग्री। ये तो तब है जब प्लेन के अंदर लाइन लाई करे, और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास
ये दोनों लाइंस प्लेन के अंदर लाई करती हैं, कॉमन वाली दोनों प्लेन में लाई करती हैं, और ये दोनों एजेस भी प्लेन के अंदर लाई करती हैं। तो 5 केसेस हमको ऐसे दिख रहे हैं कि जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। और छठा केस वो है जब एक लाइन P1 और P2 को कट करके चली जाएंगी। कोई लाइन P1 P2 को कट करती है तो क्या होता है, ऐसे एक लाइन आती है और इस जगह कट करके चली जाती है। ये तो इसको कैसे निकाला जाता है, लाइन के ऊपर पॉइंट लिया जाता है, प्लेन में रख के सेटिस्फाई करके पॉइंट निकल जाता है। ठीक है, इस वाले केस में तो पूरी लाइन प्लेन के अंदर रहती है। प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल जो होता है, जो प्लेन का नॉर्मल है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। जो हमने सीखा उस बेसिस पर अब हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। जी, ए, ऑप्शन ए। यहाँ पे हमने इसको लैम्डा मान लिया और इसके ऊपर एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ इस लाइन के ऊपर। लेट्स अज्यूम अ पॉइंट P विच इज़ 1,1,5 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये एक जनरल पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है। चेक करते हैं कि इस लाइन की पोजीशन प्लेन के हिसाब से क्या है। लाइन के DRS 0, 0, 5 है, वहाँ नॉर्मल के DRS 10, 15 और 12 हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई इसके DRS से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 का 0 और 12, तो आप देख सकते हैं 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये लाइन उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर एक पॉइंट जो लिया है वो P1 के अंदर रख के चेक कर सकते हो। तो ये बनेगा आपके पास से 10 + 15 + 12 आपके पास लिखा है विच इज़ 60 लैम्डा प्लस 12 - 60 इज इक्वल टू 0। तो समवेयर डाउन द लाइन वी आर हैविंग कि अपने पास ये 25 है, 37 है, 37 हटाएंगे 23 आता है। तो वी आर गेटिंग सम लैम्डा, यानी इस लाइन ने इस प्लेन को एक लैम्डा की वैल्यू आ रही, मतलब क्या हुआ, लाइन ने प्लेन को कट कर रहा है, लाइन ने प्लेन को कट कर दिया है। ठीक है, लाइन ने प्लेन को कट कर दिया, मतलब वी आर गेटिंग 1 पॉइंट। ठीक है, P2 की बात करते हैं। P2 की इक्वेशन पता है, इस वाली लाइन पॉइंट से सेटिस्फाई करते हैं। वी आर गेटिंग -2 + 5 + 20 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, एंड वी आर हैविंग -20 एज वेल। क्या यहाँ से लैम्डा का कुछ वैल्यू आ रहा है? बिल्कुल, वी आर गेटिंग सम वैल्यूज। 3 आता है, 3 और 4 7 बनेगा, 13 बन जाएगा। ये देखिए आपके पास एक और लैम्डा यहाँ से भी आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन को अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। इसके लिए लैम्डा अलग है, इसके लिए लैम्डा अलग है। तो हम जो 6 पोजीशंस की बात कर रहे थे एजेस के अंदर से, ये कौन सी वाली सिचुएशन है इनमें से? वो दोनों प्लेन ये जो लाइन थी ये दोनों प्लेन के अंदर नहीं है। ये इधर वाली भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कॉमन में ये वो है जो सामने से ऊपर जाके जो रेड वाली लाइन है। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन। हमें मिल गया कि इस सिचुएशन के अंदर हुआ ये होगा कि 2 प्लेन आपके पास ऐसे आए होंगे, ये कॉमन है, और आपके पास इस लाइन ने 2 जगह इनको कट कर दिया। 2 जगह कट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 एजेस पर तो 2 पॉइंट टेट्राहेड्रन के आने ही है। ये बन गया, वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ टेट्राहेड्रन। तो ये वो सिचुएशन है, ये वो एज है जिसकी बात कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए एज एन आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट से बी की बात करते हैं। बी के लिए हमने फिर से लैम्डा मान लिया, पी पॉइंट ले लिया। इट इज़ 6 - 5 लैम्डा, इट इज़ 2 लैम्डा एंड इट इज़ 3 लैम्डा। ठीक है, ये P पॉइंट है। पहले P1 के अकॉर्डिंग हम इसको निकालना शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा इट इज़ 60 - पहले DRS से इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखो एक बार, 10 और ये कितना बन रहा है 50 माइनस का 2 और ये है 30, 36। वी आर नॉट गेटिंग 0, यानी ये लाइन इस प्लेन में लाई नहीं कर रही है। वैसे भी इसके ऊपर 0.600 है, 600 तो इसके ऊपर लाई करता है, 6000 लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है, चेक कर सकते हो आप। 600 6000 आपके पास से है, परपेंडिकुलर नहीं है बट। और अगर हम देखें तो ये यहाँ से डॉट प्रोडक्ट 0 इसका नहीं आ रहा है। बी की और बात करें तो आप यहाँ से पॉइंट निकाल सकते हो, निकल भी गया है। पॉइंट कितना आने वाला है, इट इज़ 600, ये पॉइंट आने वाला है। ये आप रख के भी निकाल सकते थे, अगर ऑब्जर्व नहीं करते तो आप रख लीजिए। 60 - 50 लैम्डा प्लस 30 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा माइनस 60। अब देख सकते हैं यू विल गेट लैम्डा इज 0 होते ये वाला पॉइंट आ जाता है। मतलब क्या है, ये लाइन P1 को कट करती है। ठीक है,
P2 की बारी है। P2 के हिसाब से देखिएगा, ये पॉइंट यहाँ रखेंगे। सो -12 प्लस 10 लैम्डा प्लस 2 और 10 आपके पास है 10 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा -20। वी आर इज गेटिंग 0। क्या हमारे पास यहाँ से भी कोई डेटा आता है? वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम हियर 32, फ्रॉम हियर 32 एज वेल। लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है। 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, सेम सिचुएशन है कि ये वाली लाइन भी इन दोनों प्लेन को 2 पॉइंट्स पर कट करने वाली है, तो बिल्कुल टेट्राहेड्रन बनाया जा सकता है। बी इज ऑल्सो द आंसर विद द सेम डायग्राम। ये वाला एज इसका जाकर बनेगा, यही वाला इसका एज जाकर बनने वाला है। ठीक है, बारी आती है सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। तो हम जो सोच रहे थे कि 6 एजेस में से एक तो कॉमन एज होती है और ये 2 एजेस P1 के अंदर होती, बाकी 2 एजेस P2 के अंदर होती, और एक एज वो होती जो दोनों को कट करके जा रही होती। तो ए और बी दोनों ऑप्शन के अंदर ये वाला केसेस है। आगे बढ़ते हैं, सी की हम बात करते हैं। इसको हमने ले लिया कि लैम्डा है, तो यहाँ से अब हम सी के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। सी के अकॉर्डिंगली एक पॉइंट बनाएंगे P, एंड इट इज़ वी आर गेटिंग एज -2 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, इन DRS को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। -2, 5 एंड 4 है, ऊपर वाले में रख के देखते हैं अगर हम इसको, इस डेटा को, तो आपके पास से आता है -20 लैम्डा प्लस 75 लैम्डा प्लस 60 प्लस 48 लैम्डा -60 = 0। ठीक है, या कोई पॉइंट अगर आपको इसके अंदर से नज़र आ रहा हो तो पॉइंट भी आप देख सकते हैं। एक पॉइंट है 040 दिख रहा है। क्या 040 फर्स्ट प्लेन को सेटिस्फाई करता है? आप चेक करिए। फर्स्ट वाले प्लेन से अगर हम इसको निकाल के देखते हैं तो आपके पास से 0 आता है, 60 आता है, 0 आता है, 60 आता है। यस, वी आर गेटिंग। यहाँ से अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो लैम्डा की वैल्यू 0 निकल के आएगी। सो वी आर गेटिंग द पॉइंट 040। सॉल्व करके भी निकाल दिया, सेम आया। ऑब्जर्व करके देखा तो भी सेम आ रहा है। तो यानी इस लाइन ने इस प्लेन को कट कर दिया है। अब दूसरे वाले प्लेन के हिसाब से हम निकालते हैं P2। ये P1 के अकॉर्डिंग है, P2 को देख लेते हैं। क्या 040 P2 को सेटिस्फाई करता है? चेक कीजिए। 0 रखा, 4 रखेंगे, 20, 0। यस, P2 को भी सेटिस्फाई करता है ये वाला पॉइंट। P2 को भी इसी जगह पे आकर मिलेगा। तो ये कौन सी लोकेशन है इस लाइन की, सोचनी है, जो P1 और P2 को एक ऐसी लाइन है सेम पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये कैसे होगा, ये थोड़ा हम सोच लेते हैं। सोचिए, P1 और P2 दो प्लेन से अपने पास, तो अगर ये दोनों प्लेन के ऊपर है तो ऑब्वियस बात है, फिर ये पॉइंट कहाँ पर है? फिर ये पॉइंट यहाँ पर है, जहाँ पर P1 और P2 दोनों लाई करते हैं, ताकि P1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, P2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इस लाइन की पोजीशनिंग की हम बात करते हैं तो सुनिएगा, सेकंड वाले प्लेन के आप वो देखिए DRS -254 है, इसके भी वही है -254। और जो प्लेन के कोफिशिएंट्स होते हैं XYZ के, वो नॉर्मल के होते हैं, और ये भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो ये एक लाइन बनेगी जो इस प्लेन P2 के तो परपेंडिकुलर रहने वाली है। तो P2 के तो ये परपेंडिकुलर रहने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम P2। अब आप मुझे बताइए P1 के साथ इसकी क्या कॉम्बिनेशन है? P1 को बस P1 P2 को ये लाइन एक ही पॉइंट पर मिलने वाली है। तो क्या हमारे पास इससे टेट्राहेड्रन बन पाएगा? नहीं। टेट्राहेड्रन बनने के लिए हमारे पास से 6 एजेस थी। देवर 6 एजेस। 6 एजेस में एक साइड कॉमन होता था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, और बाकी बची हुई एक साइड 2 जगह इंटरसेक्ट करता था। इस लाइन ने एक ही जगह कट किया है दोनों प्लेन के ऊपर, तो इसलिए ये वाला केस भी रूल्ड आउट हो गया। और बाकी जो अपने पास 1, 2, 3, 4 केसेस है, उस केसेस के अंदर वो जो लाइंस होती हैं प्लेन के अंदर लाई करती है। P1 के अंदर ये 2 लाइन है, P2 के अंदर ये दोनों लाइन है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है। ये लाइन किसी भी प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रही है। यहाँ से हम टेट्राहेड्रन नहीं बना पाएंगे। सो वी आर सॉरी, यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा फ्रॉम द सी। डी की हम बात कर लेते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी डी के लिए बनता है तो उसके बारे में बात करते हैं। वी आर टेकिंग दिस एज अ लैम्डा, बट थोड़ा ध्यान से देखिए, 040 तो वही पॉइंट है जो
D3 में डी ऑप्शन में भी आ रहा है, और ये ऐसा पॉइंट था जो P1 पर भी था और P2 पर भी था। 040 P1 सेटिस्फाई करता है, 040 P2 भी सेटिस्फाई करता है, करेक्ट। अब बात करते हैं इसके DRS क्या है। 1, -2 एंड 3, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी हम ज्योमेट्री बना तो लेते हैं, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर ये वाला पॉइंट है, पर अभी हमें लाइन की लोकेशन निकालनी है। तो लाइन के DRS आप मुझे बताइए, लाइन के DRS 1, -2 एंड 3 हैं, ठीक है। जो नॉर्मल है पहले वाले का वो है 10, 15 और 12, और दूसरे वाले का जो नॉर्मल है वो है -2, 5 एंड 4। डॉट प्रोडक्ट करके देखिए, क्योंकि दोनों कटते एक ही जगह पर हैं तो बाकी साइड वाले बनने के चांसेस नहीं है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सो आर वी गेटिंग समथिंग। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, 10 आता है, 30 आता है, 36 आता है, इट इज़ नॉट 0। पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई कीजिए, -2, -10 + 12, मिल गया। क्या पता चला कि जो लाइन है ये सेकंड वाले के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब इसकी लाइन पोजीशनिंग ऐसी है कि ये जो सेकंड प्लेन का नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर है, सेकंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये यहाँ पर है लाइन, दिस लाइन इज इन द प्लेन P2। तो अगर P2 में कोई ये लाइन लाई करती है, ये पता चल चुका है, दिस लाइन लाइज इन P2। कैसे पता चलते हैं किसी भी लाइन का P2 में लाई करना? थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, एक प्लेन के अंदर कोई लाइन आती है तो प्लेन वाला जो पॉइंट, लाइन वाला जो पॉइंट है 040, ये प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, नंबर 1। दूसरा, जो लाइन के DRS हैं उसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के साथ 0 आता है, जो P2 के लिए आ रहा है। तो ये यहाँ पर आ गया। अब क्या हम इससे बना पाएंगे टेट्राहेड्रन, वो देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ लिया जा सकता है, ये इधर ले सकते हैं, ये वाला साइड कॉमन है, और ये डॉट ऊपर भी बनेगा, ये यहाँ भी बनेगा। तो यस, वी कैन मेक अ टेट्राहेड्रन जिसमें एक साइड ये वाली बनती है, एक यहाँ पर है, और ये है वो साइड L4। तो जो हमने सीखा था क्या बना उसके अंदर से केसेस, A ऑप्शन और B ऑप्शन के अंदर तो आपके पास रेड वाली लाइन बन रही थी, C वाला पॉसिबल नहीं था, वो इसके परपेंडिकुलर निकल गया था, और D ऑप्शन के अंदर ये वाला साइड बन रहा है, यानी या ये वाला बनो या ये वाला बने, ठीक है। तो एजेस बनाने के लिए टेट्राहेड्रन में 6 एजेस होते हैं, उसमें से एक एज तो वही है जहाँ दोनों प्लेन मिलते हैं, कॉमन उसका। 2 एजेस ऐसे हैं जो P1 में लाई करते हैं, ओनली P1 में। 2 एजेस ऐसे हैं जो ओनली P2 में लाई करते हैं, और एक एज ऐसा है जो P1 और P2 को इंटरसेक्ट करता हुआ चला जाता है। 2 ऑप्शन इसके ऊपर थे, एक ऑप्शन में तो खैर किसी भी प्लेन के अंदर लाई ही नहीं कर रहा था, ठीक है, और तीसरे वाले के अंदर एक लाइन P2 के अंदर लाई कर रहा था। तो वहाँ से इसके ऑप्शंस हमने बनाए। तो इसका फाइनल आंसर अगर हम मार्क करना चाहें, सो वी आर गेटिंग एट द फाइनल आंसर एज A, B एंड D। कैसा लगा JEE एडवांस का पेपर? वी आर हियर टू डिस्कस क्वेश्चन, एक जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेन के ऊपर है, और ये JEE एडवांस 2022 के अंदर पेपर 1 के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन उस टाइम के स्टूडेंट्स को कैसा लगा था उसका बिहेवियर देख लेते हैं, ताकि आप आपकी स्टडी जिस लेवल की चल रही है उससे आप कंपैरिजन एक ज़रूर वहाँ से कर पाएँ। अगर हम देखें तो उस टाइम पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ 3.14 स्टूडेंट से सही हुआ था, समझ रहे हैं, ओनली 3% स्टूडेंट से सही हुआ था, और 14% या 15% के आसपास ऐसे जो -2 लेके गए थे, और 0 वाले जिनको मार्क्स मिले थे वो तो 71% के आसपास, क्योंकि मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पार्शल मार्किंग के साथ है और पेनल्टी इस बार -2 की है। जब ऐसे हो कि आप -2 की मार्किंग साथ में दे रखी हो तो क्वेश्चन को बड़े कॉन्शियसली ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है, अगर एक भी गलत ऑप्शन आ गया तो फिर वहाँ पे -2 हमें मिल जाएगा। ये जो 3% है इसके बारे में आपसे अगर पूछना चाहूँ तो 2022 के अंदर इसका बाइफर्केशन नहीं करके बताया था कि इसके अंदर कितने फुल करेक्ट वाले हैं और कितने पार्शियल मार्किंग वाले हैं। इसके बाद जो ईयर्स आए 23, 24, उन सब के अंदर ये बाइफर्केशन था कि पार्शियल मार्किंग कितनी है, फुल मार्क्स कितने हैं। तो सोचिए 3.14 है, तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ जिनका पूरे ऑप्शन सही हुए होंगे वो लेस देन 1% होंगे, क्योंकि
ABCD में से एक आध ऑप्शन को जज करना और वो डिसीजन लेना ईजियर होता है कंपैरेटिवली अगर ABCD में से एग्जैक्ट आंसर को पहचाना फिर उसको मार्क करना। और उसके लिए चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी, जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा होगा, उतना वो उसके अंदर उसको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं 4902 हैं और इसके अंदर से आप मान के चलिए करीब 1000 के आसपास ऐसे बच्चे होंगे पूरे इंडिया में जिन्होंने इस पूरे क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया होगा, तो जिनका पार्शियली के अलावा फुल मार्क्स मिला होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को इतना परेशान कर रहा है। S इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो यही दिक्कत हो गई होगी। अक्सर उन्होंने प्लेन देखा है 3D के अंदर और यहाँ ये लिखा हुआ है, किसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, वेक्टर्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन में इक्वेशन लिखी गई है वेक्टर्स के साथ। T and P आर द रियल पैरामीटर्स, I J K आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग द 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तो यूजुअल नोटेशंस हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q एंड S दे रखी है अपने पास रिस्पेक्टिवली। देन कौन से ऑप्शंस आएंगे, अल्फा बीटा गामा के ऊपर कुछ रिलेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर चलते हैं, S इज द रिलेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। जो गिवन प्लेन है उसको पहले रीराइट करते हैं ध्यान से कि R वेक्टर इज गिवन एज हाउ मच। पहले हम देख लेते हैं जो T और P के बिना आ रहा है, इट इज़ K कैप प्लस I के साथ। अगर T के साथ हम कोएफिशिएंट बनाते हैं, T के साथ क्या बनेगा, T के साथ आपको दिखेगा माइनस I कैप और एक वहाँ पर J कैप लिखा हुआ है। वहीं पर आपके पास से P के साथ लिखने जाएंगे तो P के साथ हमें मिलेगा माइनस I कैप और P के साथ लास्ट वाला भी है K कैप। ये जिस फॉर्मेट में प्लेन की इक्वेशन लिखी गई है उसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन, लैम्डा टाइम्स P एंड म्यू टाइम्स Q। तो ये एक ऐसा प्लेन होता है जो पॉइंट है आपके पास से A, उससे पास होता है और वहीं पर इसके पास P और Q दो वेक्टर्स और होते हैं जो इसके प्लेन में लाई करते हैं या प्लेन के पैरेलल होते हैं। तो नॉर्मल ऐसा होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये फॉर्मेट बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। यहाँ पर ये P वेक्टर है, Q वेक्टर है, नॉर्मल अपने पास दोनों को क्रॉस करने से आ जाएगा। जनरली हमें प्लेन की इक्वेशन 3D में गिवन होती है। यहाँ किस फॉर्म में दी गई थी, पैरामेट्रिक फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है जिसमें भी दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के साथ लिखा गया है। ठीक है, यही कह सकते हैं R माइनस A वेक्टर को P और Q के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ, मतलब दे ऑल थ्री आर कोप्लेनर। तो नॉर्मल तो निकल के आ जाएगा दोनों का अगर हम क्रॉस करेंगे तब। यहाँ पर अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट A आपके पास है K कैप लिखा है, दैट इज 0,0,1। तो आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमें मालूम है। तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 1 और P और Q के जो वेक्टर्स हैं उनको डायरेक्ट लिख देंगे। ऐसा करने से हमारे पास डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। सो पहले एक बार डेटा वेरीफाई कर लें क्योंकि एक जगह गलती हुई तो सब गलत आ जाएंगे। -2 की पेनल्टी है। 0, 0, 1, -1, 1 एंड 0, -1, 0 एंड 1 लिखा हुआ है आपके पास। इसको ओपन करते हैं, यहाँ से x आता है, वी आर गेटिंग 1 - 0, -y इसको हटाया, आपके पास है डेटा -1। z -1 लिखेंगे अगर हम यहाँ से तो ये 0 + 1 बनता है। सो लेट्स सी, वी आर हैविंग x + y + z -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया प्लेन जो हम चाहते थे। सो फाइनली वी गॉट द प्लेन। प्लेन देने के बाद अब पूछते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म में दे रखा था। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैं तो हमेशा क्लास में बच्चों को बोलता हूँ बेटा ये थोड़ा सा अलग है, इसको पढ़ के जाइए आप लोग। तो इसमें लिखा रहता है, इस फॉर्मेट में इक्वेशन लिखी रहती है। तो P और Q प्लेन के अंदर होते हैं या प्लेन के पैरेलल मान सकते हो, क्रॉस करते हैं नॉर्मल आ जाता है। हमने एक ही लाइन में डिटर्मिनेंट से प्लेन की इक्वेशन निकाल दी। अब एक पॉइंट है Q जिसकी इमेज लेनी है। तो आपको अगर Q पॉइंट पता है, Q पॉइंट हमें मालूम है, क्या है Q पॉइंट, ये रहा 10, 15 और 20। प्लेन हमें पहले से पता है x + y + z - 1। इसका इमेज लेंगे, इमेज का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन जो हम 2D में पढ़ते हैं वहाँ भी होता है, उसमें बस z नहीं होता है। इस फॉर्मूले को तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब से एज ए स्टूडेंट था तब भी मैं इसको याद करके रखता था और एज ए
आप सबको भी बोलूँगा कि इसको याद रखा कीजिए, बहुत टाइम बचता है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट अगर 2 चैप्टर्स में आ रहा है तो फिर तो अच्छा होगा ही वो जी। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। सो x माइनस 10 अपॉन ए इज़ द इसका कोफिशेंट, y माइनस 15 अपॉन 1, z माइनस 20 अपॉन 1, इट इज़ -2 सेटिस्फाई करेंगे। 10 प्लस 15 प्लस 20 -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। रूट नहीं आता है यहाँ पर, तो थोड़ा देख लेते हैं क्या डेटा बनेगा। 25 प्लस 20 इज़ 45, 25 प्लस 20 इज़ आपके पास से कितना आ गया है, पॉइंट ठीक लिखा है हमने जी, 45 है, 44 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। तो 44 कैंसिल नहीं हुआ है, अच्छा 44, सो इट इज़ 88/3। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। x निकालते हैं, 10 माइनस 88/3 आपके पास है, तो 30 है। जब आप यहाँ बनाएंगे ना तो 3 0, आई एम गेटिंग -58/3, दैट्स द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। y ले लेते हैं, 15 माइनस 88/3, ये बना दीजिए। 45 यहाँ पर रहेगा, 45 अगर आप हटाएंगे तो 5 यहाँ से जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 भी यहाँ पर रहेगा, 43/3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा। और गामा भी निकाल लेते हैं। z की वैल्यू आएगी आपके पास से 88/3, दिस -28/3, 60 बनेगा, -28/3। दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। ऐसा मिल रहा है हमें ना, जो चाहिए वो चेक करते हैं। 3 अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड कीजिए। दोनों को अगर आप ऐड करने जाएंगे तो आपके पास डेटा बनना चाहिए 9 है, 102, 101 बनेगा, यस। 3 टाइम्स -58 -43 डिवाइडेड बाय 3, सो आई एम गेटिंग दिस एज 9 है और 10 बन जाएगा, -101। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और चलते हैं गामा +3, गामा लेकर आइए, गामा इज़ -28, अल्फ़ा लेकर आइए -58/3 भी लिखा हुआ है। 3 से 3 तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ से आपके पास से 6 आएगा, 5 and 2 is 7, और एक और आएगा 8, -86। सी इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेट्स कैलकुलेट द थर्ड, बीटा। बीटा की वैल्यू है -43 एंड द गामा इज़ -28। एक सिनेरियो की बात करते हैं, टाइम बहुत कम बचा है और आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो पता लास्ट में कैसे होता है। एग्ज़ाम का शुरू का 5 मिनट में जितनी एफिशिएंसी होती है उससे 10 गुना एफिशिएंसी लास्ट के 5 मिनट में होती है, क्योंकि लास्ट में तो हड़बड़ाहट फटाफट से जो आधे अधूरे हैं कि अगर इतने ही सवाल हुए तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, चलो थोड़ा और रिस्क लेता हूँ, जय माता दी करके और टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। 3 से 3 चला गया है आपके पास से, ये 6 आता है, यहाँ से -71, ये वाला भी आंसर आ रहा है। सी इज़ ऑल्सो कमिंग एज द आंसर। फिर यहाँ की बात और करते हैं। सो वी आर गेटिंग 3, सबको ऐड कर दीजिए, -58 -43 -28/3, एंड दिस डेटा वी आर गेटिंग एज, आपके पास ये डेटा बना लेते हैं, माइनस तो कॉमन है ही सही। 8 and 8 विल बिकम 16 and 3 is 19, 1 आएगा आगे, 12, 129। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये नहीं आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है, तो थोड़ा चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास डेटा बन रहा है -129 आ रहा है। सो करेक्ट आंसर वी आर गेटिंग दिस एज A, B and C। वी आर हियर टू डिस्कस एक कॉनिक सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा कम प्रिपेयर करके जाते हैं। रीजन क्लास 11th में इसको पढ़ा होता है। जेई एडवांस के अंदर कैसी बच्चों की इस क्वेश्चन को लेकर परफॉर्मेंस थी, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे ओनली 2.92% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। वहीं पर 13% स्टूडेंट ऐसे थे जो -2 घर लेके गए होंगे। 65% तो ऐसे जो इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिए हैं, या टाइम कम बचा होगा या फिर आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। दैट कुड बी द वन ऑफ द रीज़न फॉर द नॉट आंसर्ड। मार्किंग स्कीम बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी है। -2 का आप जानते हैं
एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि जो थोड़े बहुत मार्क्स हैं उसके अंदर से -2 हो जाए। पर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पार्शियल मार्किंग भी थी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो डेटा रिलीज़ किया गया है करेक्ट रिस्पॉन्स का, इसके अंदर दोनों हैं, जो फुल मार्क्स आए हैं वो भी हैं और पार्शियल मार्क्स भी हैं। तो आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, 2.92 अगर लिखा हुआ है तो पार्शियल वाले इसके अंदर ज़्यादा होंगे और जिन्होंने पूरा सही किया होगा वो स्टूडेंट्स इसके अंदर कम होंगे। तो जो स्टूडेंट लेस देन 3% है, तो ये मान के चलिए जिन्होंने पूरा सही किया होगा वो तो लेस देन 1% होंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में जितनी बातचीत हो रही है सीखते हैं। कंसिडर द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है, एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो हम निकाल लेते हैं, फोकस क्या बन गया 1,0। A pair of tangents are drawn to the parabola from the point P, -2, 1 and meets the parabola at point P1 and P2. Q1, Q2 तो एक काम करते हैं, पहले टेंजेंट भी लिख लेते हैं। सो पैराबोला अगर स्टैंडर्ड है तो टेंजेंट का फॉर्मूला याद रखा करो, y = mx + a/m होता है और पॉइंट आते हैं इसके a/m², 2a/m। बिकॉज ऑफ द पैराबोला ए की वैल्यू तो 1 है, इट इज़ y² = 4x। तो पहली दो लाइन को डिकोड कर रहे हैं, टेंजेंट बोला टेंजेंट बना रहे हैं। ये एक पॉइंट है जिससे पास करती हैं दोनों टेंजेंट -2, 1। वैसे आप पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए SS1 = t² को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, पर मान के चलेगा उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, ज़्यादा टीडियस कैलकुलेशन आती है। बेटर होता है एक टेंजेंट बोला है, इस पॉइंट से सेटिस्फाई कर देंगे क्योंकि लोकेशन बाहर है, ऑटोमेटिकली हमारे पास सॉल्व करने पर m की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ अगर हम रख के देखें 1 है, अगर कैलकुलेशन हमारी सही रही तो यहाँ से 1 बन जाएगा। सो वी आर हैविंग दिस एज m = -2m² + 1 and which ultimately becomes as 2m² + m - 1 = 0. So let's factorize it. लेट्स सी क्या डेटा अपने पास बनेगा। चेक करिए, मैं कह रहा हूँ कि ये इनके फैक्टर्स बनेंगे। -mn + 2m लिखा हुआ है, सो वी कैन हैव द वैल्यूज़ ऑफ m एज हाफ एंड द वैल्यूज़ ऑफ m एज -1। ठीक है, दो आगे हैं, यहाँ से हम पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। m अगर हाफ है तो आपके पास से पॉइंट निकल के आएगा 1/4, 2, 1/2 and that becomes as 4,4। एक पॉइंट तो आ गया है 4,4 और जो m की वैल्यू -1 है यहाँ से भी हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं। m की a की वैल्यू तो 1 है, सो इट इज़ कमिंग एज 1 एंड वी आर गेटिंग दिस एज -2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या क्या बातचीत हो रही है उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं। एस फोकस की बात था, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात हो रही है। आपको बोला गया है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकाल चुके, दिया हुआ है P1 एंड P2, तो एक इनमें से P1 है और एक इनमें से P2 है। सो लेट्स टैग देम, दिस वन इज P1 एंड वी आर कॉलिंग दिस एज P2। ठीक है, P1 P2 भी आ गए। नाउ Q1 एंड Q2 विद द पॉइंट्स ऑन दिस S1 P1 SP2 रिस्पेक्टिवली सच दैट PQ1 इज परपेंडिकुलर टू SP1। अब ये थोड़ा बाहर जा रहा है, डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, आइए पैराबोला, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमा रहा है सवाल को तो थोड़ा इजी है कि हम पहले डायग्राम को ही बना के देख लें। एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर कहीं पर है, आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक यहाँ कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द पॉइंट P एंड दीज आर द P1 पॉइंट्स 4,4 एंड दिस इज़ द P2 जो कितना आया था अपने पास से, P2 वाज कमिंग एज 1, -2। इसका स्लोप -1 था, उसका स्लोप हाफ था। 1, -2, इसका स्लोप था -1 और इसका स्लोप था हाफ। एंड द P पॉइंट इज ऑल्सो नोन टू अस एंड द P पॉइंट इज -2, 1। पैराबोला हो गया सारी कहानी। यहाँ पर आता है आपके पास से एक डेटा और है, जैसे फोकस। फोकस से आप इसको मिलाइए, फोकस से आप इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और बातें होती हैं, क्या वो सुनते हैं। PQ1 इज परपेंडिकुलर टू S1P, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एंड दैट पॉइंट इज Q1 और इस वाले के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, दैट इज पॉइंट Q2। ठीक है, नाउ वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस। SP1 की हम बात करते हैं।
कि हम इसको क्या लिख पाएंगे। ओके, तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स पता है, तो हम इक्वेशन लिखनी चाहिए y माइनस 0 एंड इट इज़ x माइनस 1, दिस विल बिकम्स एज 4 माइनस 0 एंड 4 माइनस 1, इट इज़ 4/3 x माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास है 3y इक्वल टू 4x माइनस 4, वी कैन राइट इट एज दिस डेटा। ये इक्वेशन आ गई 4x माइनस 3y। रख के एक बार वेरीफाई कर लो, 16 आता है, 12 आता है, ठीक है, 1,0, ठीक है, यही इक्वेशन है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है Q1 पर, Q1 PS1 पर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो हम यूटिलाइज करेंगे। कौन सा पॉइंट है, -2, -1 है P से, तो x माइनस x1 अपॉन 4 y माइनस y1 जो इसका फॉर्मूला होता है वो यूटिलाइज करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। सो y माइनस y1 अपॉन -3 एंड नेगेटिव सेटिस्फाई होगा ये -8 -3 -4 अपॉन 16 + 9। थोड़ा डेटा देखते हैं, 12 और 3 15 बनेगा आपके पास से, और नीचे 25 है। सो 15/25 अगर आप देखें, सो वी आर गेटिंग दिस एज 3/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो x का डेटा भी थोड़ा निकाल लेते हैं। सो वी आर हैविंग 12/5 -2, सो इट इज़ 2/5। ओके, और y के बारे में भी बात करते हैं। y के लिए आपके पास 1 आता है, यहाँ से 3 बनेगा, 9/5 आपके पास से आएगा, 1 - 9/5, 5 यहाँ पे लिखा है, -4/5, ठीक है, यहाँ से आता है -4/5, 5 यहाँ पर है, -4 आता है। सो वी आर गेटिंग दिस Q1 पॉइंट एज, so guys Q1 is known to us now. Q1 is coming as how much, 2/5, -4/5। एक बार फिर से वेरीफाई कर लें, टैलेंट ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। 10 - 2 किया, 2/5 ही आ रहा है, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, 16 और 9 है आपके पास से, -2 8 1 3, ठीक है, 7 15, ठीक है, 3/5 वी आर गेटिंग दिस एज 12/5 -2 10, 2/5, 1 की वैल्यू 1। इट्स अ गुड हैबिट टू रीचेकिंग द डेटा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट, बट नॉट अगेन एंड अगेन, once or twice is fine। सो -4/5, यस, ये आ रहा है, वी आर लॉकिंग दिस Q1। P2S जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसके लिए हम बात करते हैं, या SP2 की मैं बात करता हूँ कि ये जो कनेक्टिंग वाली लाइन है, x कोऑर्डिनेट इसका भी 1 है, x कोऑर्डिनेट इसका भी 1 है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, ये जो है इट्स अ रफ डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, क्योंकि दोनों के x कोऑर्डिनेट अगर सेम है सो इट्स अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आपके पास इसकी इक्वेशन ही x = 1 आपके पास निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के x कोऑर्डिनेट, तो मैं बता रहा हूँ दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम, है ना, ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर Q2 निकालना चाहते हैं, ये है आपके पास से पॉइंट। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम लिख लेंगे, x - 1 = 0 एंड द P पॉइंट इज -2, 1। तो यहाँ से हम Q2 निकालना चाहते हैं। सो x - x1 अपॉन x का कोऑर्डिनेट 1, y - y1 y का कोऑर्डिनेट 0 एंड माइनस इसको रख देंगे हम, -2 - 1 1 + 0, इट इज़ कमिंग एज 3। सो वी आर हैविंग x कोऑर्डिनेट एज 1 एंड y कोऑर्डिनेट एज 1। सो Q2 के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए, इट इज़ 1, 1। अब जितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी हमने सारे पॉइंट्स के रिक्वायर्ड यहाँ पर निकाल लिया है। हमारे पास Q2 है, हमारे पास Q1 है, और कौन कौन से रिक्वायर्ड है, S हमको पता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ए ऑप्शन की, S Q1 कहाँ है, ये रहा। S कितना है, S के कोऑर्डिनेट है 1, 0, तो 1, 0 किससे डिस्टेंस निकालिए आप, √1 - 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 4/5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से 3/5 बनेगा, विच इज़ कमिंग एज 9/25, 16/25 एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एज 1 आता है अपने पास, पर यहाँ 2 दिया है, ए इज रॉन्ग, ठीक है। बी की बात करते हैं, Q1 Q2 की हम बात करते हैं। Q1 Q2 क्या बनेगा, ढूंढिए, Q1 कहाँ है, ये रहा, Q2 ये रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। 2/5 - 1 होल स्क्वायर
-4/5 -1 होल स्क्वायर, तो 2/5 -1 -4/5 -1. So when we do a calculation 3/5 यानी 9/25 और यहाँ 5 आता है, 5 और 4 9 आता है, दैट इज 81/25. तो आपके पास यहाँ से 90/25 बनेगा. 90/25 तो उसमें से 3/5 तो कॉमन आ जाएगा, √10 आपके पास से बन जाएगा. सो 3√10/5 बनेगा. दैट्स द बी इज द करेक्ट आंसर. ए का सही होना ज़रूरी है, वरना हमारा कहीं डेटा ऊपर ही कहीं गलत हो गया है. ठीक है. सी आपका PQ1 की बात हो रही है. PQ1 P पॉइंट कहाँ है, ये रहा. -2 का मामला, हालांकि ये तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हैं, पर ठीक है अब हमने पॉइंट्स निकाल दिए हैं. तो P का कोऑर्डिनेट है आपके पास, आप डेटा देखेंगे -2 2/5, मतलब मेहनत चल रही है कैलकुलेशन वाली, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं. और 1 है, पर मार्क्स के लिए करना पड़ता है. मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे. सो 1 + 4/5 इसका होल स्क्वायर आप कीजिए. तो डेटा वाइज बनाने चलेंगे तो यहाँ से 10 और 2 आपके पास से 12 आता, दैट इज़ 144, प्लस आपके पास से 5 and 4 विल बिकम 9, दैट इज 81 एंड डिवाइडेड बाय 25. 144 + 81 अगर आप करने जाएंगे 225 बनेगा. 225 25 से डिवाइड होते ही 9 बचेगा, दैट इज कमिंग एज 3. यस इट इज़ 3. सी इज ऑल्सो करेक्ट. +1 दोनों के मिल गए, वो छोड़ दिया, अच्छा है, तो -2 बच गया. डी में लिखा हुआ है SQ2. Q2 वो रहा 1,1. S कितना है 1,0. तो कितना डिस्टेंस है इनके बीच में आप बता दीजिए. इट्स कमिंग एज 1 इज द आंसर. यस, तो करेक्ट आंसर इज BCD. अगर BCD मार्क किया, फुल मार्क्स +4 मिला होगा, और एक भी गलत मार्क कर दिया -2. सिर्फ सिंगल मार्क किया होगा B +1, ओनली C +1, ओनली D +1, CD +2, BC +2, BCD नॉट +3, इट इज़ +4, क्योंकि सारे करेक्ट आंसर हमने मार्क कर दिए. ए गलत है इसके अंदर, तो एक किसी ने भी कॉम्बिनेशन बनाया होगा तो -2. आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सवाल, जो कई सारे मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर मिक्स्ड है, और उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई एडवांस के अंदर 2022 के अंदर पेपर 1 के जो अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, मार्किंग स्कीम -2 वाली थी, जो स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसके अंदर स्कोर करना. लेकिन अच्छी बात ये होती है कि पार्शियल मार्किंग वहाँ पर होती है. एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट वाइज और कैलकुलेशन वाइज जिसमें महारथी चाहिए सॉल्व करने के लिए, वो ये वाला सेक्शन होता है, जिसके अंदर सही करने पर आपको +4 भी मिलेगा. लेकिन एक भी ऑप्शन गलत मार्क कर दिया तो -2 की भी वहाँ पर पेनल्टी सीधे मिल रही है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं देश भर में 2.49% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सॉल्व किया था, जिसके अंदर पार्शियल करेक्ट वाले भी हैं और फुली करेक्ट वाले भी हैं. तो ये मान के चलिए फुली करेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली बात हो इससे भी कम होंगे. ठीक है, तो मतलब कि एक्यूरेसी पूरे देश भर में 2.5% से भी कम है, और जिन्होंने पूरा सही किया होगा तो आसपास 1% के आसपास ही रहे होंगे. गलत करने वाले जो है 17% है, जो घर जाकर -2 लेकर गए होंगे, और जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया. आप सोचिए एग्जाम के अंदर 75% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था. कौन सा क्वेश्चन है, कैसा दिखता है, कौन से चैप्टर्स की मिक्सिंग दिख रही है, आइए सब एक एक करके डिस्कस करते हैं. यहाँ पे जो लिखा है डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिख रहा है मैट्रिक्स की बात हो रही है. ये जो साइन है ये डिटर्मिनेंट को रेफर करता है. फिर आगे फंक्शन को भी ले आए हैं. बस तो यहाँ पर देखते ही आधे बच्चे तो बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं कि यार ये तो अलजेब्रा और कैलकुलस दोनों जो जायंट्स है मैथमेटिक्स के, दोनों को मिक्स करके सवाल बनाया गया है. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही थी, डिटर्मिनेंट की बात है, यहाँ फंक्शन की बात हो रही है. जी थीटा डिफाइन किया गया है रूट ऑफ f of थीटा -1 एंड अंडर रूट ऑफ f of π/2 - थीटा -1 करके लिखा गया. फिर हमारे पास यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट्स के सम लिखे गए हैं, एंड px इज अ क्वाड्रेटिक. फिर एक कुछ px है जिसके रूट्स जो हैं, जिसके मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी थीटा की बात हो गई. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा, उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा. तो कई बच्चे यहाँ पर AOD भी सोचेंगे, AOD भी लगने वाला है. फिर उसके बाद एक पॉलिनोमियल है. फिर ये गंदे गंदे इर्रेशनलिटी
अच्छे से यहाँ पर इन्वॉल्व की गई, उनके पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। तो पता चल गया कि क्यों देश भर के 2.5% बच्चों से इंक्लूडिंग पार्शियल मार्किंग वाले यही डेटा है। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम में एक एक, जैसे मूवी में सबका अपना एक किरदार होता है, ऐसे यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट का अपना रोल है, फंक्शन की जो कैलकुलस की बात है उनका अपना रोल है, मैक्सिमा मिनिमा भी इन्वॉल्व दिख रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या ये टॉपिक है, कौन से कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास से 2 डिटर्मिनेंट के डेटा हैं, एक तो ये वाला डिटर्मिनेंट है, एक वो वाला डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले तो इसी को सिंप्लीफाई करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट क्या लिखा गया है। तो एफ ऑफ थीटा को मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पर 1 है, सारस रूल से इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आप कोफैक्टर वाले तरीके से करना चाहते हैं उससे भी कर दीजिए। 1 आएगा, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कैंसिल हो गया है। 1 साइन स्क्वायर कैंसिल, फिर यहाँ से एक और आएगा, 1 एक और आ गया, फिर साइन स्क्वायर थीटा देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो जो मेरे पास एफ ऑफ थीटा का फर्स्ट वाला डेटा है वो ये बन रहा है। सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। देखिएगा साइन पाई की वैल्यू जो है दैट इज़ 0, कॉस पाई बाय 2 ये भी 0 है, tan पाई ये भी 0 है। डायगोनल के सारे एलिमेंट सेकंड वाले डिटर्मिनेंट के अंदर 0 है। ऊपर चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट इस वाले एलिमेंट को। कॉस को हम ऐसा क्या लिखें कि यहाँ से बात बन जाए, ये थोड़ा हम देखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कॉस के अंदर वाले डेटा को 90 माइनस, अगर आप लिखना चाहेंगे, अगर मैं यहाँ पर साइन लिख लेता हूँ या 90 माइनस में ऐसा क्या लिखूँ कि ये डेटा बन जाए, तो थीटा माइनस पाई बाय 4 अगर मैं लिखूँगा, सोचिएगा थोड़ा सा। सो थीटा प्लस पाई बाय 4 अगर हम करते हैं यहाँ से, ये देखिएगा तो क्या बात बन पाएगी। यहाँ से अगर हम डेटा देखते हैं, थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस थीटा, एक सेकेंड लेट मी री राइट इट। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास कॉस में लिखा गया है, तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा साइन में लिखा जाए, क्योंकि यहाँ साइन में लिखा हुआ है। तो साइन को मैं जब लिखता हूँ तो ये बनाएंगे 90 माइनस थीटा प्लस दिस, यस, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जनरेट हो गया। अब उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से डेटा आपके पास बन जाएगा, पाई बाय 4 इसमें से जाएगा तो पाई बाय 4 ही बचेगा, एंड दिस इज़ द डेटा। क्या है उसमें और इसमें रिलेशन, इसका नेगेटिव वो लिखा हुआ है, इस वाले का नेगेटिव वहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको भी देखकर हमें नज़र चल रही है कि लॉग ये जो लिखा है दिस इज़ ln4 माइनस ln पाई, और ये जो डेटा लिखा है ये है ln पाई माइनस ln4। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है डिटर्मिनेंट, और स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर के जितने होते हैं वो 0 बनते हैं। बस एक डेटा बचा उसको और हमें मॉडिफाई करना है। यहाँ पर tan पाई माइनस पाई बाय 4 है, मैं कॉट वाले को पकड़ लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ tan 90 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 4, मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। क्योंकि tan 90 माइनस थीटा वैसे भी कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 सेम रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई एम हैविंग दिस एज 90 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो क्या देखा आपने, ये बताइएगा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, और यहाँ क्या है थीटा माइनस पाई बाय 4, दोनों में किस बात का रिलेशन है, नेगेटिव का रिलेशन है। पाई बाय 4 माइनस थीटा है, यहाँ थीटा माइनस पाई बाय 4 है। तो देखिए जो सेकंड वाली डिटर्मिनेंट है इसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 हैं। यहाँ अगर अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, तो यहाँ सभी के नेगेटिव्स लिखे हुए हैं। आप एक एक को गौर से देख सकते हैं। यहाँ जो लिखा गया है साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा, उसका नेगेटिव है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सेकंड वाला यहाँ वाला देख लीजिए, tan लिखा हुआ है, इसका नेगेटिव ये है। क्या लिखा जा सकता है, दिस इज माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4, और यहाँ देखिए log 4 माइनस पाई log पाई है, यहाँ इसका उल्टा लिखा हुआ है। T3 क्रॉस 3 ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जितनी बड़ी झांकी ये सजा रखी है डराने के लिए बच्चों को, दिस इज 0। सो हमारे पास से एफ ऑफ थीटा का जो डेटा आया है निकल के 2 से 2 चला जाएगा। वी आर गेटिंग दिस एज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड इट इज़ द सेकेंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 0, ठीक है। अब चलते हैं आगे और पहुंचते हैं जी थीटा के ऊपर, कि जो जी थीटा अपने पास लिखा गया है वो क्या कहता है। जी थीटा कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस 1। तो आप यहाँ पर रखिए, डेटा बनाइए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आपके पास से साइन है पाई बाय 2 माइनस थीटा बन जाएगा और माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये डेटा आपके पास ये बनेगा।
साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट से साइन 90 माइनस थीटा वुड बिकम एज कॉस थीटा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके कई बार भूल जाते हैं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है बच्चों वो मॉड एक्स होता है। क्या होता है वो मॉड एक्स होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखने जाएंगे तो जी थीटा जो आपके पास है वो मॉड के साथ आएगा। अगर आपने मॉड मिस कर दिया तो आपका सवाल मिस हो जाएगा। प्रैक्टिस से ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो ऐसे अगर जो भी एक सिंसियर जे एस्पिरेंट होता है वो ये ऐसी गलतियाँ पहले प्रिपरेशन के ड्यूरेशन पे ही कर लेता है। तो वो जैसे इसको देखता है वो अलर्ट हो जाता है कि यार रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, मॉड ज़रूर लगाना है। और जो पहली बार सोचते हैं कि हाँ कभी डिस्कशन में क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं तो डायरेक्ट एग्जाम में करूँगा, वो फाइनल एग्जाम के अंदर जाके गलती करते हैं। ठीक है, तो जी थीटा आ गया अपने पास, मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा। काफ़ी सारे डेटा हमने अभी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गए हैं, जी थीटा आ गया है। अब चलते हैं आगे कि आगे क्या पूछा गया है। आगे हमारे पास ये जो जी थीटा आया है इट इज़ रिटन एज मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा। और थीटा जो अपने पास है वो लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक, देखो भाई वो रहा 0 से लेके π/2। अब क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट वाली बात क्लियर है, फंक्शन ये था, डिफाइन कर लिया, ये सॉल्व हो गया। px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ जी थीटा। ओके, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमें लेनी है। 0 से π/2 है, तो सोचिए किसी ने मॉडुलस अगर नहीं भी लगाया होगा, लकीली उसका भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों ही कैसे होंगे, प्लस से ओपन होंगे, तो उनका भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्मार्टली यहाँ पर 0 से π/2 ही लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये डेटा बन जाएगा। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि 1/√2 से मैं ऊपर नीचे इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि ये r में नहीं है, बस 0 से π/2 के बीच में है। तो आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये साइन थीटा प्लस 45 डिग्री लिखा हुआ है। चेक कर लीजिए, दिस फॉर्मूला इज साइन थीटा प्लस 45 की √2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। थीटा अपना किसके बीच में है देखिएगा, थीटा इज फ्रॉम 0 to 90, और मुझे पता करना है थीटा प्लस 45 कहाँ होगा। थीटा प्लस 45 की वैल्यू है π/2 से 135। तो आप मुझे बताइए, जब ये साइन में ले लिया जाएगा तो साइन की वैल्यू के अगर इनपुट 45 डिग्री है तो 1/√2 बनेगा, 135 है तो भी 1/√2 बनेगा, क्योंकि साइन जो होता है 0 से 180 तक तो प्लस ही रहने वाला है। लेकिन जब थीटा प्लस π/2 बीच में 90 पहुंचेगा तब इसकी वैल्यू 1 पहुंच चुकी होगी। तो हमें दिख रहा है कि जी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो √2 आ सकती है जब ये साइन 1 बन चुका होगा, यानी इसका वैल्यू 90 आया होगा, थीटा π/2 बना होगा। दिस इज व्हेन थीटा इज π/2 45 डिग्री। और मिनिमम वैल्यू कब बनेगी, जब ये थीटा प्लस 45 की वैल्यू 45 आएगी। साइन 45 इज 1/√2, √2 से √2 चला जाएगा, इट इज़ 1। इसकी वैल्यू 2 बार बनेगी ऐसी, 0 डिग्री पर भी ऐसा होगा, और आपके पास से कितना है π/90 है ना, उस पर भी ऐसा ही होगा। तो हमारे पास जी थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों डेटा आ चुके हैं। यही हमको चाहिए थे, मिनिमम और मैक्सिमम रूट्स होने चाहिए किसके, जी थीटा के, ये किसके, एक नई इक्वेशन के, एंड दैट इज px। तो px एक क्वाड्रेटिक बनाई जाएगी जिसका एक रूट है x-1, एक रूट है x-√2। मतलब सोच लीजिए, उनकी इच्छा ही नहीं है कि आपके मार्क्स आए हैं, ऐसा भी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर कैटेगराइज करना है तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दीजिए। कोई ना कोई स्टूडेंट कॉन्सेप्ट में फंस जाएगा, इंटरमिक्सिंग है तो किसी ने एक चैप्टर भी तैयार नहीं किया तो वो बाहर निकल जाएगा, समझिए। कोई ना कोई स्टूडेंट कैलकुलेशन में फंस जाएगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा देते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। जब देश की बात आती है कि देश के टॉप इंजीनियर्स को सेलेक्ट करना है तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर वो ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी कि भाई सच में कौन है ऐसा, सच में अर्जुन कौन है जो पढ़ पाएगा। यहाँ पर हमने ले लिया इसका कोफिशिएंट अल्फ़ा। अब यहाँ पर छोटी सी बात है, कोफिशिएंट अल्फ़ा भी तो होगा, रूट्स आपको बताए हैं, तो रूट्स के आगे भी कोई नंबर हो सकता है। अब इसके लिए हमें एक डेटा दिया है P2। सो P2 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से 2 आता है, तो ये अल्फ़ा है, 2 - 1, 2 - √2 है, एंड दिस डेटा इज गिवन एज 2 - √2। तो अल्फ़ा 1 आ गया। मतलब लकीली अगर कोई इस अल्फ़ा को भूल जाता है तो वो आंसर तक पहुंच जाएगा। तो इस डेटा से पता ये चला कि अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 है।
अब हम चलते हैं आगे, तो हमारे पास से पी एक्स निकल के आ गया है, इट इज़ x माइनस 1 एंड x माइनस रूट 2। यहाँ पहुँचने के बाद भी इतना आसान नहीं है चारों ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करना, सेग्रीगेट करना, आइडेंटिफाई करना। तो हमारे पास जो पी एक्स आया है वो तो आया था अभी x माइनस 1 एंड x माइनस रूट 2। नंबर लाइन पे जब हम प्लॉट करने जाएंगे तो यहाँ 1 आता है, यहाँ रूट 2 आता है, इट इज़ प्लस माइनस एंड प्लस, यही सारी बातें हमें यहाँ पर दी गई हैं। अब एक एक को हमें वेरीफाई करना है कि पी एक्स के लिए ये डेटा कौन से कहाँ पर अप्लाई करेगा होगा, ये देख लेना है। तो हमारे पास लिखा है 3 प्लस रूट 2 बाई 4, तो थोड़ा चेक कीजिएगा, 3 प्लस 1.414 बाई 4 लिखा हुआ है, विच इज़ 4.414 बाई 4, विच इज़ 1, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, 1103 के आसपास। और ये कैसा डेटा है, ये तो इससे छोटा है, 1 से थोड़ा बड़ा है। तो इस वाले डेटा पर अगर आप देखोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ही दिया है, ए इज़ करेक्ट। बी की बात करते हैं, बी के अंदर डेटा क्या है ये देखिए, 1 प्लस 3 रूट 2 बाई 4 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखेंगे 3, ये होता है 1.414 बाई 4। 1 प्लस आप देख सकते हैं दिस इज 42, दिस इज ऑल्सो 42 बाई 4, है ना। तो इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, 5.242 बाई 4, 4 आएगा, 1 बचेगा तो 3 बन जाएगा, और यहाँ से आपके पास से 14, ये आता है 1.314। तो डेफिनेटली दिस नंबर इज लेसर देन रूट 2। तो रूट 2 से छोटा है, तो इस वाले डेटा पर भी वैल्यू कैसी आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी। पर यहाँ क्या दिया है, पॉजिटिव, सो वी विल नॉट मार्क बी एज एन आंसर। मूविंग अहेड, सी की बात करते हैं। सी वाले ऑप्शन में आप देखिएगा 5 रूट 2 लिखा हुआ है, माइनस 1 बाय 4 लिखा है, अप्रोक्सीमेट रूट 2 होता है 1.414 माइनस 1 बाय 4। तो यहाँ से आता है दिस इज द डेटा विच इज 6.07 बाय 4 लिखा हुआ है। आप देखिएगा इसको 1.5 है ना, और आपके पास से 1 पॉइंट समथिंग ये आता है, 1.51 डेटा आ रहा है। वो ये कैसा नंबर है, दिस इज सर्टेनली ग्रेटर देन रूट 2, और रूट 2 से अगर आगे आ गया तो फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दैट इज ट्रू, सी इज ट्रू। फिर आती है डी की बारी, डी को थोड़ा समझ लेते हैं। डी के अंदर लिखा है 5 माइनस रूट 2, तो 5 माइनस रूट 2 बाय 4 लिखा है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 5 माइनस 1.414 बाय 4 लिखा है। तो थोड़ा देख लेते हैं कितना बनेगा ये, है ना। 5 के अंदर से इसको हटा देंगे। सो आप देख सकते हैं 1 तो चला ही गया है, आपके पास से 4 है। दिस नंबर इज लेसर देन 1, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा चेक कर लें। और 5 माइनस रूट 2 बाय 4, सो 4 आपके पास लिखा है, सो लेसर देन 1 दिख रहा है। दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, है ना, क्योंकि अगर 1 होता तो भी 4 बाय 4 1 बनता, ये तो 1.5 के आसपास है। सो सर्टनली इट इज़ लेसर देन 1, और लेस देन 1 है तो इधर रहेगा, इधर रहेगा तो फिर पॉजिटिव है। सो इसके लिए ये जो क्वांटिटी आपने पास लिखी, दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, बट ये ऐसा मार्क नहीं किया हुआ। सो करेक्ट आंसर वी आर गेटिंग एज ए सी एज द करेक्ट आंसर। सो वी आर मार्किंग ए सी एज द फाइनल आंसर। सो कैसा रहा फाइनल ये सवाल, जो हमने यहाँ से शुरुआत की, काफ़ी सारी मल्टी स्टारर मूवी का एक क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट भी था, डिटर्मिनेंट को ओपन करना वो भी लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री भर भर के लिखा हुआ है। हालांकि सवाल को 2 जगह बहुत अच्छा बनाया जा सकता था। किस जगह, एक तो इस इंटरवल पे खेला जा सकता था ताकि जितने बच्चों ने मॉड नहीं लगाया वो पकड़ में आ जाते, है ना। और दूसरा, ये जो कॉफिशिएंट बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई थी, अगर ये कुछ और डेटा देते इसके आगे तो फिर और इसका इम्पैक्ट पड़ता और क्वेश्चन वहाँ पर भी चेंज हो जाता। तो 2 जगह थोड़ी सी लीनियंसी देखी, पर उससे क्वेश्चन बहुत ही अनडूएबल जैसा हो जाता, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में बच्चों की जान थोड़ी लेनी है यार। बच्चों को सिखाना है, डराना है नहीं है, पर डराया जाता है। पर लगे रहो, अगर मेहनत करते रहो तो पहुंचा जा सकता है। जैसे टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जुड़ के बन रहे हैं, वैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, फिर यहाँ पहुँचे, फिर मैक्सिमम मिनिमा ट्रिगो के लिए यहाँ पर थोड़ा क्रूशियल हो जाता है हैंडल करना। पर आप अगर इंटरवल्स के साथ खेलें तो आप पहचान पाएंगे 1 और रूट 2 है। फिर क्वाड्रेटिक बनाना, डेटास निकालना, और लास्ट में जाते जाते पेशेंस रखना कि इन गंदी गंदी वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना, वेवी कर्व बना, एक एक का एनालिसिस हमने करके देखा कि फाइनली क्या आंसर आया।
जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9, 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9, 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 का मैथ्स 2 कॉलम वाले क्वेश्चन, जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया था। जेईई के पेपर को अगर अटेम्प्ट करना है तो मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करूंगा, सबसे पहले एससीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चंस किया कीजिए, क्योंकि जेईई का पेपर का फॉर्मेट हमें पता नहीं होता है। इसीलिए सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी ये है कि पहले सिंगल चॉइस वालों का अटेम्प्ट करें, उसमें ABCD के अंदर ही पहचानना होता है। और दूसरा जो होता है वो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जो मैथ्स द कॉलम वाले SCQ फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारी चॉइसेस होनी चाहिए। MCQ जो -2 वाले होते हैं, 5 मार्किंग वाले, वो सबसे आखिरी में ट्राई करने चाहिए, और उसके पहले हमें न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाले ट्राई करने चाहिए या कॉम्प्रिहेंशन। पर नंबर 1 SCQ, सेकेंड मैथ्स द कॉलम का जो SCQ फॉर्मेट में पूछा जाता है, अगर आपके पेपर के अंदर ये आया है तो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी टेस्टिमनी आपको ये पता चलेगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक क्वेश्चन सही हुआ है। वो आप इस बात से देख सकते हैं 29.57, ऑलमोस्ट 30% के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। आपने इसी साल के बाकी क्वेश्चंस भी देखे हैं जहां पर ये करेक्ट होने का परसेंटेज कहीं पर 3% है, कहीं पर 2% है, कहीं पर लेस देन 1% है, कहीं पर 10% है। तो उनसे अगर हम कंपैरिजन करके देखें, बल्कि SCQ के पहले भी हमें मैथ्स द कॉलम अगर SCQ फॉर्मेट में देखा उसको पहले करना चाहिए। रिलेटिवली यहाँ पर कम टाइम के अंदर हम सॉल्यूशन तक पहुँच पाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करते हैं। मार्किंग स्कीम इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि नेगेटिव मार्किंग है -1 की, इसीलिए थोड़ा अनआंसर्ड वाला जो रीज़न है वो भी ज़्यादा है, पोर्शन भी ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। और वहीं पर ये जो 35% है ये -1 लेके गए होंगे, और ये वाले +3 एंड दिस इज़ 0। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले मार्किंग स्कीम इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा गया है इनका बहुत ऑर्डर होता है, इसका बड़ा प्रायोरिटाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंस है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं और नेगेटिव पेनल्टीज कितनी हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो ये पूरा बिहेवियर स्टूडेंट्स का चेंज हो गया होता। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में हमें यहाँ पर 4 इक्वेशंस गिवन है, cos x + sin x, √3 tan x 1, ऐसे कर करके सारी हैं। कितने सॉल्यूशंस इनके होंगे, एक एक इंटरवल यहाँ पर गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको आंसर करना है। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वन, तो हमें दिया हुआ है cos x + sin x की वैल्यू 1 है,
तो ये तो बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। a sin x प्लस b cos x अगर कहीं पे लिखा हो तो हमें हमेशा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड उसको कर देना चाहिए। यहाँ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर हम करके देखेंगे तो यहाँ से ये डेटा √2 बनेगा और √2 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। एंड इट इज़ 1/√2, जिसको कि हम लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ x प्लस π/4, जो कि 1/√2 आता है, जो बन जाएगा आपके पास है साइन ऑफ π/4। x प्लस π/4 कैन बी रिटन एज n π प्लस -1 पावर n π/4। ठीक है, ये डेटा अपने पास है। यहाँ पर अब n के बारे में पूछा जा रहा है। इंटरवल्स हमारे सामने हैं, आप देख सकते हो -2π/3 से +2π/3 के बारे में बात हो रहा है। -2π/3 से +2π/3 में आपके पास लिखा हुआ है। तो आप सोचिए n की वैल्यूज़ को रखना थोड़ा शुरू कीजिए। नेगेटिव में भी जा सकते हैं, पॉजिटिव में भी जा सकते हैं। लेट्स टेक -1। व्हेन वी टेक -1 तो आपके पास से यहाँ से भी -π/4 बनेगा एंड द सॉल्यूशन विच आई एम गेटिंग एज, यहाँ से -1 बन जाएगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, n π प्लस -1 पावर n टाइम्स अल्फ़ा। ठीक है, +1 हमने -1 पावर लिया है, सो वी गेट -1। तो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग दिस एज -5π/4 और ये और आके इधर ऐड होगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एज -3π/2। क्या ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है? -3π/2 इससे और छोटा होगा? नो। सो वी कैन रिजेक्ट दिस सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, -1 के आगे 0, तो यानी इसके पीछे के जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -2, -3, -4 सब रिजेक्ट हो जाएंगे। इस इंटरवल में आंसर नहीं आने वाला। 0 की अगर हम बात करते हैं तो वी आर गेटिंग x प्लस π/4, इट इज़ 0। यहाँ पावर है, ये भी 0 है। सो यस, वी आर गेटिंग x एज 0। 0 इसका सोल्यूशन आप रख के देख लीजिए, cos 0 1 होता है, यस। 0 इसके अंदर आता है, यस, द फर्स्ट सोल्यूशन। n की वैल्यू 1 रख लेते हैं। वी आर हैविंग x प्लस π/4 एज 1 आपने लिखा है, तो यहाँ से -π/4 बनेगा। सो वी आर हैविंग x एज π/2 एज एन आंसर। π/2 भी इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, cos 0 होता है, sin π/2 1 होता है। सेकेंड सोल्यूशन इन द इंटरवल, इंटरवल का ध्यान रखना है। n की वैल्यू 2 अगर हम लेते हैं तो यहाँ से x प्लस π/4 है, यहाँ पर 2π है, यहाँ आप 2 रखेंगे तो आपके पास से बनेगा π/4। सो आई एम हैविंग x एज 2π। 2π इस इंटरवल को बाहर ले गया है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सो 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, सो वी आर हैविंग दिस एज p। इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस। तो अब आप देखिए यहाँ से 2 ऑप्शंस आपके चले गए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वाले क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। 4 में से 1 सेक्शन सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे में आप देख सकते हो, अगर हमने सेकंड सॉल्व कर लिया तो हमें थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड एस है और सेकंड यहाँ पर पी लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? तो सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, उसी से बात बन जाएगी। सेकंड वाला कहता है, इक्वेशन ऐसी है कि tan 3x की वैल्यू 1/√3 आता है। यहाँ पर x आपके पास से हो गया है -5π/18 और 5π/18। इसके बीच में आपको सोल्यूशन चाहिए। सोचिए ये किसका डेटा है? दिस इज tan ऑफ π/6। तो आपके पास से nπ प्लस अल्फ़ा डेटा बनेगा। ये x आता है, दिस विल कम एज nπ/3 प्लस π/18। -5π/18 आता है और यहाँ से 5π/18 आता है। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू को सबसे पहले शुरुआत करते हैं, -1 रखते हैं। सो -π/3 प्लस π/18, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो वी आर हैविंग 6 + 1 इज -5π/18। देख सकते हो जस्ट बाउंड्री वाला केस है, यही था बाउंड्री वाला केस। इसके आगे वाली वैल्यूज अलाउड है। n की वैल्यू हमने 0 रखी तो आपके पास से π/18 आता है, अलाउड है। n की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं तो आपके पास से बनेगा π/3 प्लस π/18। तो यहाँ से अगर हम 18 लेंगे तो 6 + 1 विल बिकम 7π/18 और यहाँ 5π/18 है, रिजेक्टेड। तो आगे आने वाले सभी केसेस इसके रिजेक्ट हो जाएंगे। कितने सॉल्यूशंस हमारे इस इंटरवल के अंदर आने वाले हैं? 2 सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो आपको पता था कि ये दोनों तो हम मार्क कर चुके थे, इसका आंसर P आया था। तो ये फर्स्ट P था,
सेकंड का आंसर भी 2 सॉल्यूशंस है, सेकंड भी पी की तरफ जाएगा, तो ये आपका एस दिया हुआ है, ये गलत है, दिस इज करेक्ट आंसर। पूरे क्वेश्चन को अभी हमने 2 ही सेक्शन सॉल्व किए हैं और कंप्लीट हो गया। इसलिए मैंने बोला एससीक्यू या मैच द कॉलम अगर एससीक्यू फॉर्मेट में सबसे पहले जाके इनको अटेम्प्ट करो, बात बन जाती। यहाँ से भी पी है, यहाँ से भी पी है, अंडरस्टूड, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द क्वेश्चन, तो हम बाकी दोनों क्वेश्चंस को भी सीखेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो मैचिंग की गई है थोड़ा अच्छे से नहीं की गई, हम थोड़ा ढंग से बनाते तो थोड़ा और बाकी ऑप्शंस को भी सॉल्व करने की चॉइसेस रखते, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनर जब भी ऐसे ऑप्शंस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मैचिंग की प्रॉब्लम आने ही वाली है। टाइम आपको स्टूडेंट बचा सकता है, जैसे यहाँ बच गया। और ये अगर मैं आपको डायरेक्टली कोई नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा होता तो तुम सोचते से एडवांस में ऐसा थोड़ी आता है। अभी देखिए एडवांस का ही सवाल है, 2 सवाल किए हैं, आंसर आ गया है, मार्क करके अगले पे चले जाएंगे। यहाँ ये नहीं जोहर दिखाना है कि सर मुझे 3rd भी आता है, मुझे 4th भी आता है ना। ओके, आई एम मूविंग अकॉर्डिंग टू द 3rd नंबर। 3rd वाले को सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने बोला हमें आंसर पता है कि ये आएगा। वी आर सॉल्विंग फॉर दिस क्वेश्चन इज फॉर द कंप्लीटनेस, कि भाई पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। √3/2 है जिसकी वैल्यू आपके पास से π/6 आती है, तो जनरल सॉल्यूशन इसका होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज π/6। याद है आपको इसका फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 पावर n टाइम्स अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। ये 3 मेजर फार्मूलेज हैं। यहाँ पर हम जो चाहते हैं उसको थोड़ा देखेंगे। x की वैल्यू आती है n पाई प्लस माइनस π/12 आपके पास से आता है। इंटरवल जिसकी बात हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। पूरा मार्क कर लिया है, -6 π/5 लिखा हुआ है एंड +6 π/5 भी लिखा हुआ है। चलिए बताइए कोई डेटा ऐसा जहाँ पे हमें लगे कि इसका आंसर हम मैच कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यूज़ को यहाँ पर कितना लें, सोच रहे हैं -2, क्योंकि -π से भी छोटा है तो -2 को पहला डेटा लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास है -2 पाई प्लस माइनस π/12, सो -2 पाई प्लस π/12 लिखा हुआ है एंड -2 पाई माइनस π/12 भी लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको थोड़ा देखें तो आपको पता चल जाएगा कहाँ तक बात बनी है। -23 π/12 -25/12, तो आप देख सकते हैं दोनों ही रिजेक्टेड हैं। ये नंबर को अगर हम देखें यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इसको 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो यू आर गेटिंग 60 एंड इट इज़ 72। और इसको भी आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ये पाई आता है। 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं ये नंबर ज़्यादा नेगेटिव है, ये नंबर यहाँ पर है, और ये वाला नंबर क्या है, ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। हम यहाँ पर जो बना रहे हैं इसको अगर आप 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 60 एंड इज़ 125 नहीं है। दोनों ही रिजेक्टेड है, ये वाला भी रिजेक्टेड है, ये वाला भी रिजेक्टेड है। ये जो आंसर आना चाहिए था -6/5 से ज़्यादा आना चाहिए था, दोनों रिजेक्टेड है। ओके, यहाँ पर हमने n की वैल्यू रखा था। नाउ मूविंग अहेड, n की वैल्यू -1 है तो आपके पास से -π प्लस माइनस π/12 लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो -π प्लस π/12 बना लेते हैं, तो आपको दिखेगा कि -π से ज़्यादा है और ये -π से कम है। वी आर गेटिंग दिस एज -13/12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ दिस एक्सेप्टेड और नॉट, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप वही 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, -65/60 आ रहा है, ये 72 है। 60 कर दिया है तो ये नंबर इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, ये -72 पाई से लेके चल रहा है, ये -65 है। सो दिस इज़ बीइंग टेकन, दिस इज़ ऑल्सो बीइंग टेकन। ये तो इससे बड़ी वैल्यू है क्योंकि -π में ऐड हो रहा है तो ये ज़्यादा होगा, उसका एलसीएम लेके देखने की ज़रूरत नहीं है। -π माइनस कर रहे हैं, दिस नंबर इज़ इंक्लूडेड इन दिस नंबर। आगे चलते हैं, n की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आपके पास से यहाँ पर है सॉल्यूशन, +- π/12 आता है। यस, बोथ आर काउंटेड, 2 सॉल्यूशन यहाँ आ चुके हैं, 2 सॉल्यूशन यहाँ आ चुके हैं। 6π/5 तक हम जा सकते हैं। 1 हमने लिया, सो वी आर हैविंग दिस एज π ± π/12। सो द वन सॉल्यूशन इज π - π/12। इस कैन बी टेकन क्योंकि 6π/5 पाई से बड़ी वैल्यू है ना, ये पाई से छोटा है, ये तो इंक्लूडेड होगा।
पाई प्लस पाई बाय 12 के बारे में अगर हम बात करें, सो वी आर हैविंग दिस एज 13 पाई बाय 12, जिसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो वी आर हैविंग 60 एंड इट इज़ 65 पाई। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, किससे? 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 72 पाई तक आ सकता है, 65 है इंक्लूडेड। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी आर हैविंग? 2 2 2 6 सॉल्यूशंस अब तक हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। व्हेन वी पिक n एज 2 तो हमारे पास आता है 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। तो एक डेटा तो है 2 पाई प्लस पाई बाई 12, डेफिनेटली ये तो क्रॉस कर चुका है। चांसेस अगर किसी के हैं तो इस वाले डेटा के हो सकते हैं, वरना इसके भी नहीं। ये 2 पाई नहीं है, 2 पाई होता तो 10 पाई बाई 5 बनता, तो ये तो रिजेक्टेड है। यहाँ से आप देख सकते हैं 23 पाई बाय ये वाला नंबर भी बड़ा है। सो वी आर फाइंडिंग 6 सॉल्यूशन फॉर दिस। जो हमारा ऑप्शन था उसके हिसाब से अगर हम देखें, थर्ड को टी से कनेक्ट किया है, टी के अंदर 6 सॉल्यूशंस है। आपको पता है क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो चुका है 7-8 मिनट पहले ही, और हम यहाँ पर फिर भी कंप्लीटनेस के लिए क्वेश्चन को सीख रहे हैं, क्योंकि अपना पेपर नहीं हुआ है। अपना पेपर नहीं हुआ तो हो सकता है हमारे में ये दोनों ऊपर लिखे होते, इन दोनों पर अलग से सवाल आ जाए, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को हम सीख रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ वाले में क्या दिया है आपको, उस वाले को देखते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन। फोर्थ और फर्स्ट एक जैसे ही है, देखिए आप, तो दोनों को सॉल्व करने का तरीका भी सेम रहेगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा है, सामने 1 है। एक्स की वैल्यूज जो है वो है -7 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4। 1/√2 से हम इसको दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही है। ऐसा करने से हमारे पास ये डेटा बनता है साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4, और सामने भी हमारे पास साइन ऑफ पाई बाई 4 लिखा हुआ है। जनरल सॉल्यूशंस हम लिखेंगे इसके n पाई प्लस -1 पावर n पाई बाई 4। ठीक है, और x का डेटा हमें मालूम है -7 पाई बाई 4 से लेके +7 पाई बाई 4। सो लेट्स पुट x एज -1। लेट्स सी क्या डेटा बनता है अपने पास। यहाँ भी -पाई बाई 4 है, ये चले गए आपके पास से। x की वैल्यू आती है -पाई, x की वैल्यू आती है -पाई। तो -पाई इस इंटरवल के अंदर है क्या? यस है। -2 की हम बात और करते हैं, क्या पता -2 भी आ रहा हो। -2 करेंगे तो ये पाई बाई 4 बन जाएगा। तो यहाँ से 4 आता है और 1 चला जाएगा। -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 अगर हम देखें तो ये -6 पाई बाई 4 है, ये -7 पाई बाई 4 है। ये भी इंक्लूडेड है, ये वाला भी इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड हैं। यानी फिर तो आपको पता चल गया 0 वाले और 1 वाले भी इंक्लूडेड होंगे। -2 -1 2 वाले पर हम चेक कर लेते हैं। 2 पर अगर आप चेक करने जाएंगे सो इट इज़ 2 पाई, और यहाँ पर आपके पास है पाई बाई 4। ये निकल रहा है, बाहर जा रहा है। दिस शुड नॉट बी अलाउड। पाई बाई 2 आ रहा है, 2 पाई क्रॉस कर चुका है, और 7 पाई बाई 4, अगर 8 पाई बाई 4 होता तो 2 पाई बनता, तो यानी 2 पाई बड़ा है, 7 पाई बाई 4 है, ये वाला रिजेक्ट हो गया है। 1 वाले को चेक कर लेते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 1, अभी मैंने डायरेक्टली ग्रांटेड ले लिया था, लेट्स वेरीफाई। 1 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पाई आता है, यहाँ 1 लेंगे, -पाई बाई 4 आता है। सो यस वी आर हैविंग एक्सेस पाई। पाई आ रहा है, पाई इस इंटरवल में है, यस। So how many solutions we are having? We are having solutions for -2, -1, 0 and 1. So we are having 4 solutions for this. तो इसके हिसाब से सेकंड के हिसाब से अगर हम देखें, जो हम इसको हम आंसर मार्क कर रहे हैं, R आना चाहिए, R के अंदर 4th ही मार्क किया हुआ है। ठीक है, पूरा सॉल्व करके भी देख लिए, और जो शुरुआत में हमने पहले 2 ऑप्शन से इसको क्रैक किया था वो वाली बात भी सीख ली। एग्ज़ाम के अंदर टाइम बचाना इज़ द की। टाइम बचाओगे ताकि उस बचे हुए टाइम को, जो एग्ज़ाम के अंदर छोटे छोटे से क्वेश्चन कई सारे जो आधे सॉल्व होकर रह गए, वहाँ हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये पूरी मेंटरशिप आपको चाहिए, पूरी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए होती है आपके टीचर से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और ये अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अगर आपको दे दें तो आपके जो मार्क्स अभी आ रहे हैं, डेफिनेटली दे विल सी अ बिग इम्प्रूवमेंट इन दोज मार्क्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 के अंदर पूछा गया है, इसके बारे में मैं आपका सोल्यूशन बताने आया हूँ।
इसके पहले ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इसका देखिए रिस्पांस टाइम के स्टूडेंट से कितना अच्छा दिया है। 15% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर दिया और वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी ऐसी, मतलब मान के चलिए 24,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन कर दिया प्रोबेबिलिटी जैसे टफ चैप्टर को। तो आप जो इस चैप्टर को छोड़ कर जाते हैं तो उनसे यही बोलूँगा बेटा इसको अच्छे से थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाइए, एक एवरेज लेवल तक इसकी तैयारी करके जाइए, क्योंकि जैसा ये सवाल है सवाल बहुत अच्छा है, पर बिकॉज ऑफ ये MCQ के अंदर पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पर 2 टेबल्स बनी हुई है, मैच द कॉलम भी है और सिंगल चॉइस एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट हमारा इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना और आंसर का आइडिया लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये हम देखेंगे सॉल्यूशन के टाइम पे भी। ऑल्दो देयर वाज अ नेगेटिव मार्किंग, तो 21% स्टूडेंट ऐसे हैं जो -1 लेकर गए होंगे और 62% बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी की वजह से या नेगेटिव मार्किंग है या फिर एग्जामिनेशन में टाइम नहीं बचा हो वो लेकर गए होंगे 0 मार्क्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्या बात हो रही है समझते हैं। दे आर 2 प्लेयर्स P1 एंड P2 प्ले अ गेम अगेंस्ट ईच अदर। इन एवरी राउंड ऑफ द गेम ईच प्लेयर रोल्स अ फेयर डाई वंस। एक डाई है, सिंपल सी फेयर डाई वर्ड बोला है, इसका मतलब शकुनी वाला पासा नहीं है, नॉर्मल है, 1 2 3 4 5 6 वाला है जिसको इक्वल चांसेस होंगे किसी भी नंबर के आने के। वेयर द 6 फेसेस ऑफ द डाई हैव 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स एंड नंबर्स बोला नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ही है। X and Y डिनोट्स द रीडिंग ऑन द रोल्स रोल्ड बाय P1 एंड P2। P1 का जो नंबर आएगा दैट इज बीइंग मार्क्ड एज X और जो P2 प्लेयर जो है उसके ऊपर जो नंबर आएगा दैट इज Y। अगर x ग्रेटर देन y आ गया देन P1 स्कोर्स 5 पॉइंट्स, इफ P2 स्कोर्स 0। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले प्लेयर पर ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जैसे सपोज कीजिए डाई पर 1 2 6 है, एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहा हूँ, तो P1 ने एक बार डाई फेंका, P2 ने एक बार डाई फेंका। जो P1 ने डाई फेंका उसका स्कोर है x, P2 ने जब डाई फेंका उसका स्कोर है y। इफ x इज ग्रेटर देन y, पहले वाले प्लेयर पर अगर ज़्यादा बड़ा नंबर आता है डाई फेंकने पर दूसरे वाले से, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको 5 मार्क्स का स्कोर मिलेगा और जिसके कम आएगा उसको 0 मिलेगा। एंड इफ़ x इज़ इक्वल टू y, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों पर इक्वल आ जाए, दोनों ने डाई फेंका, दोनों के 1 आ गया, दोनों के 2 आ गया, दोनों के 3 आ गया, दोनों के 4 आ गया, दोनों के 5 आ गया, दोनों के 6 आ गया। 6 केसेस ऐसे हैं जब दोनों के सेम भी आउटपुट आ सकता है, देन ड्रॉ हो जाएगा एंड ईच प्लेयर स्कोर्स 2 पॉइंट्स। ठीक है, और अगर y ज़्यादा आ जाएगा तो फिर P1 को 0 मिलेगा, P2 को 5 मार्क्स मिलेगा। XI एंड WI कैपिटल में लिखा हुआ इज द टोटल स्कोर ऑफ P1 एंड P2। एक्स कैपिटल आई अगर लिखा हुआ है आपके पास, कैपिटल एक्स आई लिखा हुआ है, तो ये जो फर्स्ट प्लेयर है P1 इसका टोटल स्कोर है। कैपिटल वाई जो वाई आई करके लिखा हुआ है वो दूसरे वाले प्लेयर का टोटल स्कोर है। आफ्टर प्लेइंग ith राउंड खेलने के बाद ऐसा है, अगर हम x1 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड खेल लिया है, उसके बाद पहले प्लेयर P1 के टोटल स्कोर है। अगर x2 पूछा है इसका मतलब ये हो गया है कि 2 राउंड होने के बाद फर्स्ट प्लेयर जो P1 है उसका टोटल स्कोर क्या है। y2 अगर पूछा है तो इसका मतलब क्या है, पहले हम सवाल को समझ रहे हैं। कैपिटल Y2 का मतलब ये आफ्टर द सेकंड राउंड द टोटल स्कोर स्कोर्ड बाय प्लेयर नंबर 2। x3 इट इज द टोटल स्कोर बाय प्लेयर 1 आफ्टर 3 राउंड, और y3 रिप्रेजेंट्स total scores after 3 rounds of matches are over and marks scored by player number 2 that is P2। ठीक है, तो x3 रिप्रेजेंट करता है, y3 रिप्रेजेंट करता है। नोमेनक्लेचर हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ और पूछते हैं क्या इन्होंने डेटा यहाँ पर पूछा है, कैसे इसको सिंप्लीफाई हम करना चाहेंगे। जी पहला देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछा है। x2 greater than or equal to 2, x2 greater than y2, x3 is equal to y3, x3 is greater than y3। पहले तो हम ये बात करते हैं कि x2 अगर y2 के बराबर होगा, पहले बात ये देखिए, जब जब डाई पर 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6 आया होगा, जब भी ये सारे केसेस रहे होंगे तो फिर मैच जो हुआ होगा टाई हो गया होगा, क्योंकि दोनों का सेम आया। एक डाई फेंका है 2 2 आ गया, दोनों का सेम स्कोर है, दोनों को 2 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपने देखा टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें से 6 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर है कैसा है कि दोनों नंबर्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं।
36 में से कितने बचे? 30 बचे। अब 30 में से ऐसे होंगे जो 15 पॉसिबिलिटीज होंगी, उनके अंदर ऐसा रहा होगा कि x की वैल्यू y से ज़्यादा आएगी, और बची हुई 15 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर उल्टा रहेगा कि x से ज़्यादा वैल्यूज y की रहेंगी। आप इसको बात समझ रहे हैं? जैसे हमारे पास 2,1 रहा तो देखिए सेकंड प्लेयर का यहाँ पर है, उससे फर्स्ट प्लेयर की ज़्यादा वैल्यू आई। और क्या हो सकता है? 3,1, और क्या हो सकता है? 5,1, और क्या हो सकता है? 5,1, 4,1, 6,1, ऐसे बहुत सारे डेटा बनेंगे। आपके पास अगर लास्ट में 5 है तो एक 6,5 भी बनेगा। और दूसरे वाले प्लेयर के जीतने की बात अगर हम करेंगे तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। जब यहाँ आपने 1 ले लिया तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 1 ले लिया तो यहाँ 3 रहेगा, मतलब सेकंड वाले के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर वो डिसाइड हो जाएगा 5,6। तो ऐसी 15 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर, और 6 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं जब दोनों स्कोर जाते हैं सेम आते हैं। जब भी कोई डाई फेंकी जाएगी 6 पॉसिबिलिटीज़ है, दूसरे वाले के लिए भी 6 हैं। सो टोटल 36 कॉम्बिनेशन है, आउट ऑफ विच 6 आर इक्वल, एंड 15 इसके लिए है जब x का स्कोर ज़्यादा होगा, 15 उसके लिए है जब y का स्कोर ज़्यादा होगा। हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि हम चाहते हैं x2 की वैल्यू बराबर आ जाए y2 के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है 2 राउंड का गेम हुआ है, उसके बाद जो फर्स्ट प्लेयर है P1 उसके टोटल स्कोर इज इक्वल टू जो प्लेयर 2 है उसका टोटल स्कोर आफ्टर 2 राउंड्स आर सेम। ये कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। कैसे हो सकता है कि ऐसा हो जाए? ऐसा हो सकता है कि आप देखिएगा यहाँ मैं P1 और P2 की बात करता हूँ। 2 मैचेस के बाद अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि एक मैच इसने जीता हो, ठीक है। टोटल स्कोर क्या हो सकता है पहले हम वो बात कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही मैचेस टाई हो गए हों, और एक मैच टाई होने के बाद 2 का स्कोर मिलता है तो दोनों के पास 4-4 स्कोर आया है। इसका मतलब ये है दोनों टाई हो गए हैं। पहला तो चांस ये हो सकता है, तभी दोनों के मार्क्स सेम आएंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, किसी एक ने एक स्कोर जीता, एक मैच जीता तो 5 आया, दूसरे वालों को मिला 0। फिर दूसरा मैच हुआ, दूसरा मैच में अब उल्टा हो गया, इसको 5 मार्क्स मिला, इसको 0 मिला, तो दोनों का सम कितना बन जाएगा? 5-5 बन जाएगा। जब दोनों का सम कितना बन जाएगा? 5-5। इसका मतलब ये हुआ कि P1 ने जीता एंड P2 ने हार दिया, या फिर P1 हार गया और फिर P2 जीत गया, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया कि 2 मैचेस के अंदर क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो टोटल स्कोर इसका कैसे बन सकता है? इस तरीके से बन सकता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, अगर दोनों मैचेस ही ड्रॉ हो गए हैं तो ड्रॉ होने के लिए 6 नंबर्स पॉसिबल है। तो 6/36 पहले वाले मैच के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए, और सेकेंड वाले राउंड के लिए भी क्या हो जाएगा? 6/36 फॉर सेकेंड राउंड। यहाँ भी टाई हुआ है, यहाँ भी टाई हुआ है। अब बात करते हैं बाकी जो 2 और राउंड्स हुए हैं उसके लिए। फर्स्ट राउंड में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि सपोज़ करते हैं कि P1 जीत गया है। P1 के पॉसिबिलिटीज़ के लिए क्या है? 15 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। P1 जीता तो फिर क्या हुआ होगा? ये P2 जो है ये हारा होगा, ये तो हो ही चुका है ना। तो ये भी आपके पास अगर हम केस बनाएंगे तो 15/36 इसके लिए भी आएंगे कि ये हारना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई है अपने पास, यानी कि सेकंड वाले राउंड में इसको हराना है। सो मैं ये केस बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाले के अंदर P1 जीत गया है और सेकंड वाले के अंदर P2 जीत गया है। एक ये भी पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ पे बनेगी। आप सोचिएगा कि फर्स्ट वाला राउंड हो सकता है कि P2 ने जीता हो, और जो सेकंड वाला राउंड है और वो वाला राउंड इसने P1 ने जीता हो। यस और नो? पहला मैच ये है जब दोनों ही टाई हो गया है, दोनों का स्कोर टाई हो गया, दोनों को सेम आ गया है, तो टोटल मार्क्स कितना बनेगा? 2 मिलके 4 बन जाएगा। दोनों को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। x2 इज इक्वल टू y2। दूसरा केस ये है कि टोटल मार्क्स 5 है। 5 है तो कैसे है? पहले P1 जीता है और दूसरा मैच P1 हार गया है। और दूसरा केस क्या हुआ? P2 पहला वाला मैच जीता है और दूसरा वाला P1 जीत जाए। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, अगर आप देखें ध्यान से, है ना। तो 15/36 एंड 15/36 लिखा हुआ है। या मैंने तब बात किया है जब P1 ने फर्स्ट मैच जीता है और यहाँ पर P2 ने सेकंड वाला मैच राउंड जीता है, ठीक है।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि टोटल मार्क्स कितना है 5 है, तो यहाँ से देखिए P1 को 5 मिल गया और दूसरे वाले से 0 मिला। यहाँ पे आप जाएंगे तो पहले वाले मैच से P1 को 0 मिला होगा क्योंकि पहला वाला मैच P2 ने जीता है और सेकंड वाला मैच P1 ने जीता है, तो यहाँ P2 को 0, P1 को 5। इस पॉसिबिलिटी से भी आप इसको बना सकते हैं। तो फाइनली अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो डेटा आना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं कि हाउ मच वी आर गेटिंग। सो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गेटिंग फर्स्ट वन इज़ 1/36। थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, 3 से अगर आप हटाएंगे इसको, वी आर हैविंग 5/12 इंटू 5/12 इंटू 5/12 इंटू 5/12। तो यहाँ से आपके पास है 144 आपके पास से आता है, 36 आपके पास है। 36 को अगर हम कितनी बार देखें कि ये बात बन जाएगी 4 टाइम्स आई गेस, इट इज़ 4 + 25 विल बिकम 50, सो इट इज़ 54/144। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 6 से हटाना चाहते हैं या 9 से कैंसिल करना चाहते हैं, 9 से हटाएंगे तो इट इज़ 6/16, इट इज़ वी आर गेटिंग दिस एज 3/8, वी आर गेटिंग दिस एज 3/8। दोनों का स्कोर अगर सेम आए तो वो 3/8 आएगा। हालांकि हमें x2 = y2 बोला ही नहीं है निकालने को, ठीक है। हमें तो बोला है कि जब x2 y2 से ज़्यादा हो, दूसरा when x2 > or = y2, ठीक है। पूरी बात को समराइज़ करना, दोनों के अंदर मार्क्स सेम आने के 2 पॉसिबिलिटीज़ थे। क्या क्या? दोनों ही राउंड्स टाई हो जाए, और दूसरा ये है जिसके अंदर 2 केसेस हैं, उनमें से कोई एक जीत जाए एक मैच में और दूसरा वाले मैच में जो जीता है वो हार जाए। इसके 2 केसेस बने कि P1 फर्स्ट मैच जीता और दूसरा वाला मैच P2 जीतता है। सेकंड केस ये है कि फर्स्ट वाले मैच को P2 जीतता है और सेकंड वाले मैच राउंड को P1 जीतता है, ठीक है। वही सारे केसेस हमने यहाँ बना दिए थे, ये रहे, ठीक है। 3/8 से दोनों का स्कोर सेम आता है। मूविंग अहेड, अब मैं ये चाहता हूँ कि x2 y2 से बड़ा हो, जो टोटल स्कोर आया हो आफ्टर द सेकेंड राउंड। तो सोचिए x2 P1 P2 की कैपेबिलिटीज़ जीतने की बराबर है, तो अगर टोटल स्कोर हम चाहते हैं कि x2 का y2 से बड़ा आए, ये सेम ही प्रोबेबिलिटी रखेगा अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं y2 की ज़्यादा आए। दे बोथ आर सेम। और ये कैसे निकल के आएगा? दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ अगर इक्वल हैं तो 1 - जब दोनों का जो टोटल स्कोर हमने निकाला है इक्वल वाला, इसका हाफ कर दीजिए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप ये सोचिए। पॉसिबिलिटीज़ इतनी सारी है, 1 टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का सम है। इक्वल जब आए हैं दोनों के स्कोर, उस वाले को हटा देते हैं तो इसका मतलब क्या बचेगा? दोनों में से कोई ना कोई जीतेगा, पर दोनों के चांसेस इक्वल हैं। सो 1 - P of x2 = y2 को अगर हम हाफ कर दें तो यहाँ से दोनों डेटास निकल के आ जाएंगे और दोनों इक्वल भी आएंगे, क्योंकि किसी एक को बायस नहीं है, दोनों के लिए वो सेम ही रहने वाला है। ये डेटा अभी हमने निकाला था, 1 - 3/8 आता है अपने पास, तो ये डेटा बन जाएगा आपके पास से 5/16। सो 5/16 जब x2 y2 से बड़ा है या y2 x2 से बड़ा है तो भी सेम ही रहेगा। सो वी आर मार्किंग दिस एज 5/16 द r। और देखिए आपसे जो हम चाहते हैं वो ये भी है कि x2 की वैल्यू y2 से ज़्यादा आए। ये क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनेगी आप बताइए? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस फर्स्ट केस एंड जब दोनों इक्वल हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होगा? और जैसे वर्ड बोला मैंने, तो ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी प्लस जब इक्वल वाली प्रोबेबिलिटी है। ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली 5/16 है, और इक्वल वाली प्रोबेबिलिटी अभी हम कंप्यूट किए थे 3/8 अपने पास लिखा हुआ है, जिसको अगर हम 8, 16 एलसीएम लेते हैं, सो वी आर हैविंग दिस एज 11/16 फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। सो इट्स गोइंग टू बी 11/16, ठीक है। अब जैसा कि इस सेक्शन की खासियत है कि इसमें से कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो देखिएगा फर्स्ट वाला क्यू पे जाएगा तो ये चला गया, ये भी चला गया। फर्स्ट वाला क्यू पर जाएगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला क्यू है, फर्स्ट वाला क्यू है। अब ये थोड़ा स्मार्ट है, कैसे इस वाले पेपर के अंदर और भी मैथ्स जो कॉलम पूछे थे उसके अंदर 2 सॉल्व करते ही सारे हो जाते थे, यहाँ फंस गए हैं। सेकंड वाले को सेम से ही मार्क किया है, सेकंड वाला दोनों जगह आर ही है। इसका मतलब हमें अब इसमें थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व करना होगा। थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं कैसा है, थर्ड वाला भी सेम मार्क किया हुआ है, यानी हमें लास्ट वाला सॉल्व करना होगा। लास्ट वाला है ग्रेटर, और जब आप ग्रेटर निकालते हैं तो अभी हमने देखा जब हम ग्रेटर निकालते हैं तो हमें इक्वल टू निकालना ही पड़ता है। दिस इज स्मार्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको इस ग्रेटर के लिए इक्वल टू भी निकालना होगा। x3 का मतलब क्या था?
3 राउंड के बाद फर्स्ट प्लेयर का टोटल स्कोर। y3 क्या है, थर्ड राउंड के बाद, नॉट द फर्स्ट वन, x3 लिखा है थर्ड राउंड के बाद फर्स्ट प्लेयर का टोटल स्कोर। मैं गलत बोल गया था। y3 का मतलब क्या है, आफ्टर द थर्ड राउंड जो सेकंड प्लेयर है उसका टोटल स्कोर क्या है। तो 3 राउंड होने के बाद हम चाहते हैं दोनों का स्कोर जो आए सेम आए। आइए देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है, 2 ऑप्शंस जा चुके हैं। इस वाले का आंसर आया था आपके पास से, फर्स्ट वाले का, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड। अब हम जा रहे हैं जब x3 इज इक्वल टू y3 आता है। सो आफ्टर 3 राउंड्स ऐसा है कि स्कोर सेम है। चलिए क्या क्या स्कोर हो सकते हैं। पहला तो यही है कि से 3 राउंड हुए हैं और तीनों के तीनों राउंड्स में ही सबके सेम मार्क्स आ गए, टाई हो गए हो, तीनों ही राउंड टाई हो गए हो, तो आपके पास हर टाई के बाद 2 मार्क्स मिलता है। तो आपके पास टोटल स्कोर रहा हो 6 and 6। तो तीनों ऑल 3 मैचेस आर टाई, ऑल 3 राउंड्स आर टाई। ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी एक को अगर हमने 2 मैच जिता दिए तो उसके बाद 10 आ जाएंगे। एक मैच के एक राउंड के बाद 5 पॉइंट मिलता है। अगर किसी एक ने 2 मैच जीत लिए हैं तो उसको 10 मिल जाएगा। तो तीसरे वाले में दूसरा प्लेयर कितना भी कर ले उसको 10 मार्क्स नहीं मिल सकता। तो मतलब आउट ऑफ 3 राउंड्स कोई भी एक प्लेयर अगर इक्वल टोटल मार्क्स चाहिए, इक्वल टोटल स्कोर चाहिए, तो कोई भी एक प्लेयर 2 मैचेस नहीं जीत सकता, वरना उसके बाद 10 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर टाई भी हुआ तो 12 पहुंच जाएंगे तीसरा वाला मैच। अगर हारा तो भी 10 रहेगा, सामने वाले के बाद 5 ही रहेगा। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर टाई चाहते हैं कि दोनों एक एक मैच जीत जाएं तो दोनों को 5-5 मिल गया। और फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो तीसरा वाला मैच है वो टाई हो जाए। समझ रहे हो, हम चाहते हैं 3 मैचेस के बाद दोनों के स्कोर सेम आए। तो पहला केस क्या है, दोनों के एक एक मैच जिता देते हैं, 5-5 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब तीसरे वाले मैच को हम क्या कर सकते हैं, तीसरे वाला कॉम्बिनेशन का उसको टाई करवा सकते हैं। तो टाई करवाएंगे तो अपने पास फिर 5 और 2 7 और 7 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अंदर क्या हुआ होगा वो बता देता हूँ। एक जीता होगा P1, एक P2 जीता होगा और एक हुआ होगा टाई। ऐसा होने से ही आपके पास क्या बन जाएगा, 7 का स्कोर आ जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आइए तो फिर इस बात की पॉसिबिलिटी निकाल देते हैं। क्योंकि तीनों ही मैचेस टाई हुए हैं और आपको पता है टाई के लिए क्या करना होता है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, इनमें से कोई भी एक नंबर अगर आ गया अपने पास से, यहाँ जो लिखा हुआ है, तो फिर वो मैच टाई हो जाता है। सो आउट ऑफ दे आर 36 कॉम्बिनेशंस। इफ़ वी सी दीज 6 कॉम्बिनेशंस तो बात बन जाएगी। पहला टाई, दूसरा टाई, तीसरा भी टाई। ठीक है, अब एक किसको जिताना है, P1 को। P1 को जिताने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, आपने देखा 6 पर सेम आते हैं, बचते हैं 30। दे आर आउट टोटल 36 आउटकम्स। 15 में P1 जीतेगा, 15 में P2 जीतेगा। तो P1 के लिए जिताएंगे दिस वन, P2 को जिताएंगे सेम है, और एक कराना है टाई, ये बन गया। तो ये P1 के लिए, ये P2 के लिए, ये P3 के लिए, P3 नहीं, टाई के लिए। अब एक बात बताइए, क्या कॉम्बिनेशन है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला P1 ही जीते, क्योंकि 3 राउंड अलग अलग हुए हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज इस बात की बनेगी आप सोचिए। दिस इज राउंड 1, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। हो सकता है यहाँ P1 हो, इस वाले को P2 जीते, ये वाला टाई हो जाए। ये हो सकता है ये टाई हुआ हो, ये P2 बन जाए। यहाँ P2 आ सकता है, P1 और टाई आ सकता है, टाई और P1 है, या ये वाला टाई हो जाए। या थोड़ा सा आप दिमाग लगाते, 3 अलग अलग चीज़ें हैं, इनके टोटल आउटपुट कितने बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल तरीके से ये काम हो सकता था। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फर्स्ट राउंड P1, P2, P3 टाई हो, ऐसे हो। तो ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो एक्चुअल में टोटल मार्क्स जब 7 आएगा तो उसके 7 टोटल आने की 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फर्स्ट राउंड को इस तरीके से कोई भी जीत सकता है, सेकंड को इस कॉम्बिनेशन से, थर्ड को इस वाले कॉम्बिनेशन से। वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 3 फैक्टोरियल। पिछले वाले के अंदर हमने 2 फैक्टोरियल थे, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था या अलग अलग केस बना दिया था। क्योंकि टोटल मार्क्स हमको चाहिए था 5, तो फिर कैसे आ सकता था, पहला P1 जीते और दूसरा वाला P1 हार जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, पहले वाले को P2 जीते और दूसरे वाले को P2 हार जाए। यहाँ पर 3 है तो ये 6 फैक्टोरियल यहाँ से डेटा बनेगा। आइए कॉम्बिनेशंस बताते हैं। 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 लिखा हुआ है। सो इट इज़
1/216। यहाँ से थोड़ा देखिएगा, यहाँ से डेटा अगर हम देखें तो वी आर गेटिंग दिस एज 3 से हम कैंसिल करते हैं इसको, सो आई एम गेटिंग दिस एज 5/12, 5/12, 1/6 into 6, ये चला गया यहाँ से। सो वी आर हैविंग दिस एज 516 प्लस 25/144। डेटा बना दें इसका, तो बताइएगा मुझे फिर क्या डेटा बनेगा। 416 के अंदर अगर हम इसको बना के देखें तो इसके अंदर 36 आता है इंटू 3 टाइम्स, और यहाँ 36 आता है 4 टाइम्स। तो 36 तो है ही सही, 36 को हम 12 टाइम्स अगर करना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। इसका डबल करेंगे तो 432 आता है। एलसीएम लेना है, अब ये कंप्यूटेशन ये करवाना चाहते हैं, बनाते हैं कंप्यूटेशन। 432 अगर बनाएंगे तो यहाँ से डबल आएगा, और इसको अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो यस वी आर गेटिंग दिस एज 75। 77/432, इज दिस द एनी ऑप्शन? यस, वी आर गेटिंग दिस एज 77। और वैसे हमें पता था कि ये T से ही कनेक्ट होगा, क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो गलत थे। अब यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता चला, अब बचता है व्हेन x3 इज ग्रेटर देन y3। तो इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? आपको पता है कि x3 और y3 से बड़ा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी, या x3 से ज़्यादा y3 हो, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल है। और कितनी होंगी? 1 माइनस जब ये दोनों बराबर होंगे, और उस सबका दोनों की वैल्यूज हाफ हाफ आ जाएंगी इसकी, इस बात की, क्योंकि 3 ही केसेस हैं, या तो दोनों के इसको बराबर आएंगे, पहले का ज़्यादा आएगा या दूसरे का ज़्यादा आएगा। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ तो बराबर होंगी, और उस पर इक्वल वाला केस हमने हटा दिया। ये था हमारे पास से 77/432 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा देखिएगा। 432 77/864 डेटा बन रहा है। 864 है कहीं पर? वो रहा, बना लीजिए। यहाँ से कितना बनेगा? 5 और 864, यहाँ से आपके पास 2 बनेगा, 2 से आपके पास फिर से 5 आएगा, 355/864। सो नाउ वी कैन कनेक्ट ईजीली कि क्या क्या डेटा हमारे पास आ रहे हैं। सो आना चाहिए आपके पास से, फर्स्ट आएगा Q के पास, सेकंड आएगा R के पास, थर्ड आएगा T के पास, एंड फोर्थ आएगा आपके पास से S के पास। ए इज द आंसर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2022 पेपर 1 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिस्टम ऑन लीनियर इक्वेशन, क्रेमर रूल का जो क्वेश्चन होता है, या हम कहें प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जाती है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जब ये जेई के अंदर पूछा गया तो क्या बिहेवियर था, स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उस एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप देखेंगे ओनली 10.79% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। क्योंकि ये मैच द कॉलम फॉर्मेट का है और ABCD इसके ऑप्शंस बने हुए हैं, तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको परसेंटेज वाला जो नंबर है ज़्यादा दिखेगा, यानी 16,847 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था। वहीं पर -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि स्टूडेंट्स को रोकता है ज़्यादा अटैम्प्ट करने के लिए। इसीलिए 24% को -1 मिला, 10% को +3, और इतने सारे स्टूडेंट ने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी थी। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देखिएगा प्रोग्रेशन और क्रेमर रूल दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। PQR आर नॉन जीरो रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली, दे आर द 10th, 100th and 1000 टर्म्स ऑफ एन HP। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपके सामने लिखा हुआ है 3 इक्वेशन है। फिर आपसे पर्टिकुलर केसेस के अंदर इसके बारे में पूछा जा रहा है कौन कौन से सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से नो सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, ये सारी बातें इसके अंदर पूछी जा रही है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और एक एक डेटा को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं। पहली बात, अगर हम इक्वेशंस को देखें तो क्रेमर रूल के हिसाब से हमारे पास अगर इक्वेशंस को हम देखना चाहते हैं तो इक्वेशंस लिखी गई हैं। जैसे पहली वाली इक्वेशंस को अगर आप देखना चाहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इज़ x + y + z की वैल्यू 1 है। वहीं पर जो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन है वो लिखी गई है 10x + 100y + 1000 टाइम्स z है और सामने 0 है।
ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसको अगर हम पी क्यू आर से डिवाइड कर लें, थोड़ा सा पी क्यू आर से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास ये डेटा बनेगा x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू प्लस जेड अपॉन आर इक्वल टू 0। क्योंकि पी क्यू आर एच पी के अंदर भी है तो फिर वही हम टर्म बनाते हैं। 10th टर्म जो है वो है 1 बाई पी, तो एच पी का जो रेसिप्रोकल होते हैं मतलब सारी टर्म्स किस में आएंगी, ए पी में आएंगी। तो जो 10th टर्म एच पी की है वही 10th टर्म जो करस्पॉन्डिंग ए पी है उसके लिए पी की जगह बन जाएगा 1 बाई पी। सो आई कैन टेक एज फर्स्ट टर्म एज एंड 9 टाइम्स डी बन जाएगा। वहीं पे जो 100 टर्म है वो 1 बाई पी की जगह बनेगा 1 बाई क्यू और ये a प्लस 99d बन जाएगा। 1000 लिखा है, 1 बाई आर लिखा हुआ है, इट इज़ a प्लस 999 टाइम्स d भी अपने पास लिखा गया है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्या सॉल्यूशंस आएंगे इसके लिए हम सबसे पहले जो बेसिक होता है डेल्टा को निकाल लेते हैं। डेल्टा की कंप्यूटेशन देखते हैं कि डेल्टा क्या बनने वाला है। डेल्टा को अगर आप देखें इनके कोफिशिएंट से हम बनाते हैं 1 1 1 बन जाएगा। दिस इज़ 10, यहाँ पर 100 है और ये यहाँ से 1000 आता है। 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई आर भी आपके पास लिखा हुआ है। पर आपको इन सब के डेटास पता हैं। ये आपके पास है a प्लस 9d, ये आपके पास है a प्लस 100d और ये वाला अपने पास लिखा हुआ है a प्लस 999 टाइम्स d। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की अगर हम वैल्यू कंप्यूट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक देख लें एक डेटा क्या इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए लास्ट वाले कॉलम के अंदर एक टर्म ए लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को जब हम स्प्लिट करेंगे तो बाकी दोनों कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। सेकंड वाला कॉलम सेम रह गया, लास्ट वाले में अपने पास ए और ए आ जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड सेम हो गए हैं रोज, तो फिर ये 0 बनेगा। वहीं पर अगर हम आगे जाते हैं तो 1 1 1 बनेगा। यहाँ आपके पास है 10 100 एंड 1000। आप लास्ट वाले को देख सकते हैं, इधर कमिंग एज 9d। आपके पास से यहाँ पे कितना बनने वाला है, 99d है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, आप देखिएगा। सेकंड वाली जो टर्म है हमारे पास वो क्या बनी हुई है, सेकंड वाली टर्म है a प्लस 99d है, सो इट इज़ 99d और ये 999d भी अपने पास लिखा गया। ठीक है, अब फर्स्ट वाला तो डिटर्मिनेंट 0 हो चुका है। सेकंड वाले की हम बात करते हैं। सेकंड वाले के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट वन इज 0। वाई? तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर प्रोपोर्शनल। यहाँ देखिए d अगर हम कॉमन ले लें तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहीं पर अगर मैं r2 को चेंज कर देता r2 माइनस r1 से, तो यहाँ 9 बन जाता, यहाँ 99 बन जाता, यहाँ 999 बन जाता। करेक्ट, तो ये बिल्कुल सेम बन जाता जैसा कैसे लिखे हुआ है लास्ट वाले कॉलम लास्ट वाली रो के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका होता 1 1 1, इट इज़ 9, इट इज़ 99 एंड इट इज़ 99 999। ये 9d है, 99d है और यहाँ से 999 टाइम्स d आता, यानी ये वाला डेटा तो फिर से क्या आता, 0 आता। तो कुल मिला के हमने क्रेमर से ये पता किया कि भाई इन सब के लिए हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है। जब डेल्टा 0 होता है तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं या फिर हमारे पास से नो सॉल्यूशन आने वाले हैं। जो दे आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज़, आइदर वी आर गेटिंग इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस और वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशंस। ठीक है, दो सॉल्यूशन ही हमारे पास पॉसिबल हैं। यूनिक सॉल्यूशन का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। ठीक है, आंसर इन्फाइनाइट आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे, ये हमने अब तक यहाँ पर डिकोड कर लिया है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि हमारे पास या तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे और नो सॉल्यूशन आएंगे। ये हमने देख लिया बिकॉज डेल्टा 0 था। अब आते हैं वापस पे और सवाल को फिर से देखते हैं क्या थी इक्वेशंस अपने पास। तो हमने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 1। आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 सब जगह से आप कॉमन ले सकते हैं जो सेकंड इक्वेशन के अंदर लिखा गया है। तो आपके पास से बन जाएगा फिर x प्लस 10y प्लस आपके पास से 100z बनेगा। 10 कॉमन लिया है हमने, इस 0 10 कॉमन ले लिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ से 9y है, यहाँ से आपके पास है 99z है, 0 है। सेकंड इक्वेशन दिस इज कमिंग एज 1
9 कॉमन, 1 + 11z = 0। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड को हम पहले देख चुके हैं, क्या है ये 1/p टाइम्स x था, सेकेंड वाली 1/q टाइम्स y था, और लास्ट वाली 1/r टाइम्स z था। अभी हमने AP के हिसाब से इसको देखा कि आप 1/p को a + 9d लिख सकते हैं। सो इट इज़ a + 9d टाइम्स x एंड इट इज़ a प्लस आपके पास से 99 टाइम्स d आता है, और अगला वाला आपके पास है a + 999 टाइम्स d आता है, 0। ठीक है, सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। आप चाहो तो Δx Δy की तरफ भी जा सकते हैं। मुझे ये अप्रोच ज़्यादा ठीक दिख रही है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो a कॉमन दिखता है इसके अंदर, x + y + z बनता है, 9d अपने पास कॉमन है, x + 11y + 111 = 0। ये डेटा है। x + y + z हम सबको पता है 1 है, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन से। 9 टाइम्स d है, इसको ब्रेक कर लीजिए आप x + y + z के अंदर, आपके पास से 10y + 110z और बन जाएगा। इन दोनों को थोड़ा देखिए, दिस डेटा इज़ 1 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। मैं आपस में इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट इज़ 1, और यहाँ से हम इसको थोड़ा ब्रेक करें, अगर 10 कॉमन ले लें तो 1 + 11z हमारे पास और आता है। हमने अभी कहीं पे देखा था, ये रहा y + 11z की वैल्यू -1/9 रखी जा सकती है। तो ये डेटा हम यहाँ रख देते हैं। -1/9, तो आप देखेंगे वी आर गेटिंग a + 9d एंड इट इज़ 1/9 एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एज a = d। अगर हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं और उनसे सॉल्यूशन चाहते हैं तो इन दोनों की हेल्प से मैंने तीसरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास a = d आ रहा है। और अगर a = d आता है तो फिर आप देखिएगा यहाँ से 1/p a = d आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कि 1/p की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, क्योंकि a और d बराबर हैं। सो 1/p इज़ 10 टाइम्स d। 1/q की हम बात करते हैं, यहाँ दोनों इक्वल हैं तो आपके पास है ये 100 टाइम्स d बन जाएगा। और 1/r जो है ये आप देखिएगा दोनों इक्वल हैं, वी आर हैविंग दिस एज 1000 टाइम्स d। सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमारे पास डेटा आने वाले हैं। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की, जिसके लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। तो अब तक क्या देखा, डेल्टा 0 है तो या तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे या नो सॉल्यूशन आएंगे, एक भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास ये डेटाज आ रहे हैं कि 1/p = 10d है, 1/q = 100d है, 1/r = 1000d है। अब आते हैं और इन सब डेटाज को हम बनाना शुरू करते हैं। एक बार फिर यहाँ लिख लूँगा, 1/p 10d है, 1/q आपके पास से 100d है, 1/r आपके पास से 1000d है। आंसर्स दो ही पॉसिबल हैं, डेल्टा 0 था, या तो इन्फाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, p/r पहले वाले ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है देखिएगा आप, q/r की बात हो रही है। q कितना है आप यहाँ से देखिए, q आपके पास से 1/100d है और r कितना है आपके पास से 1/1000d आपके पास से लिखा हुआ, दैट इज कमिंग एज 10। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर q/r अगर अपने पास से 10 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, हम चाहते थे सिस्टम को सॉल्व करना, इसकी बात मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक का चांस नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपके आंसर्स आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने आंसर्स आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो आप मार्क करेंगे r को, ये गलत हो जाएगा, ये वाली एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो आना ही आना है। अब इन दोनों की बारी है, इन दोनों के हिसाब से क्या डेटा बनता है ये उसको चेक करते हैं। x अगर 0 रखा जाए ऊपर वाली इक्वेशन से तो इन दोनों डेटा को रख के देखिए, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, रख के देखिएगा, तीनों को ऐड कर देते हैं, सेटिस्फाइड है। दूसरे वाली इक्वेशन को भी रख के देखते हैं, जब हमने इसको 0 रख दिया है, y को आपके पास 1000/9 है, ये -1000/9 है, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है। मुद्दा दो इक्वेशन को सॉल्व करने का नहीं है, मुद्दा ये है तीसरी इक्वेशन क्या बनती है। तो बिकॉज ऑफ दिस डेटा मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर थर्ड इक्वेशन क्या बन रही है वो हम चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारे पास है और ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास से बन चुकी होती है x/p + y/q + z/r।
तो आप देख सकते हैं 1/p आता है आपके पास से, 10dx आता है, 100 टाइम्स d टाइम्स y आता है, और 1000 टाइम्स d टाइम्स z इज इक्वल टू 0 आता है। यहाँ से सब हट जाएगा, आपके पास से डेटा आता है x प्लस 10y प्लस 100 टाइम्स डेल इक्वल टू 0, और ये आपके पास से सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है सेकंड इक्वेशन के अंदर। अगर हम प्लेन के हिसाब से इस बात को समझें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेन कोइंसिडेंट बन चुके हैं। सेकंड और थर्ड प्लेन कोइंसिडेंट बन चुके हैं, यही P2 है, यही P3 है। तो थर्ड जो फर्स्ट वाला प्लेन है वो किसी भी ओरिएंटेशन में आपके पास हो, ये अगर आके इसको कट करेगा तो आपके पास हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ठीक है, तो P/Q/R इक्वल टू 10 जो कि जस्टिफाई कर रहा है जो रिजल्ट हमारे पास आया तीनों को सॉल्व करने से, तो इसके आंसर्स P भी आएगा, Q भी आएगा, R भी आएगा, T भी आएगा। सो वी आर हैविंग I कनेक्टेड एज P, Q, R एंड T। सिमिलरली पहला सॉल्व होने के बाद जो नॉट इक्वल टू के अलावा अगला जो इक्वल टू वाला है फोर्थ वाला, उसको भी आप देखिए, यहाँ बोला है P/Q का रेशियो। यहाँ अगर हम P और Q का रेशियो लेंगे तो आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए 1/Q/this, वी आर अगेन गेटिंग दिस एज 1/10d अपॉन 1/100d, दैट इज अगेन कमिंग एज 10। तो इसका मतलब फोर्थ के भी आंसर्स इनफाइनाइट ही आएंगे, P, Q, R, T, और इनफाइनाइट आंसर्स में से दो आंसर्स ये दोनों हैं, उन इनफाइनाइट आंसर्स में से दो आंसर्स ये दोनों भी हैं। सेटिस्फाई करते हैं पहले दूसरे को। तीसरी इक्वेशन जब हम ये रखते हैं तो तीसरी इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम बन जाती है। ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। देखो आप ये वाला डेटा रख के देखिए, इस इक्वेशन के अंदर ये सारे डेटा मैंने यहाँ पर बनाए, तो सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन सेम बन गई, यानी दोनों प्लेन कोइंसिडेंट बन चुके हैं। इसका नो सॉल्यूशन तभी आता जब तीसरा पैरेलल बनता। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर ये कैसे भी कोई भी प्लेन आके कट करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आने वाले हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों के आपके पास सॉल्यूशंस हैं, PQRT, PQRT। तो आई मार्किंग फर्स्ट एंड फोर्थ, दोनों मार्क होंगे PQR एंड T। अब मुद्दा है सेकंड का। सेकंड में P/R नॉट इक्वल टू 100 कर दिया है, तो यानी कि अब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का तो चांस है नहीं, इनफाइनाइट का ही चांस था। ऐसा करने से अपने पास अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, तो इसका मतलब फिर एक ही चांस है, नो सॉल्यूशन बनेगा। आप देख सकते हैं P/R का रेशियो आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 10 आता है, तो सारी बातें फिर से सिस्टमेटिकली सेकंड प्लेन और थर्ड प्लेन सेम आ जाता। मना कर दिया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है आएंगे नहीं, यूनिक का चांस नहीं है क्योंकि डेल्टा 0 था। एक पॉसिबिलिटी है वो है नो सॉल्यूशन। इस केस में फिर ये आपके पास से सेकंड वाला जो जाके मैच करेगा और किसी से मैच नहीं करने वाला, आपके पास ये आता है S इज द आंसर। देन वी आर मूविंग टू द थर्ड वन। थर्ड वन के अंदर भी यही बोला है P/Q इज नॉट इक्वल टू 10। ये तो आप देख ही सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ में तो इक्वल टू 10 पे इनफाइनाइट है, नॉट इक्वल टू 10 है, देन अगेन वी आर हैविंग नो सॉल्यूशन। ब्रिलियंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत बढ़िया। पर ये जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखिएगा PQRT फर्स्ट सेकंड में कुछ भी मार्क कर सकते थे, तो बस ये याद रखिए PQRT से कुछ भी मैच होगा। ए ऑप्शन में सारे सही है, सारे सही हैं, पर सेकंड वाले के लिए सिर्फ S आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 बचे। और आपके पास से थर्ड वाले के लिए भी S आने वाला है, थर्ड वाले के लिए S आपके पास से, ऊपर वाला तो गलत हो चुका है, ये वाला गलत हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए थर्ड में P मार्क कर दिया है, ये भी गलत है। द आंसर इज B। ठीक है, द आंसर इज B। सो वी आर गोइंग टू मार्क B एज एन आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करते हैं JEE एडवांस 2022 पेपर 1, जिसमें कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि आप अपनी टेस्ट की तैयारी आज की डेट में आपकी कैसी चल रही है उसका एनालिसिस करें, तो इसका कंपैरिजन आप ज़रूर कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू कि उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में इस पेपर को दिया था वो उन्होंने कितने मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए स्कोर किए थे, कितने स्टूडेंट्स को टफ लगा था, कितना ईजी लगा था, कौन नेगेटिव मार्किंग लेके गया था। दिस विल गिव यू ए क्लियर आइडिया कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है।
चलिए, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पूछा गया है और ये मैच द कॉलम को मिक्स किया जाए एससीक्यू के साथ, ये क्वेश्चन थोड़े से डुएबल होते हैं। 4 पार्ट उसके अंदर अगर हैं ए बी सी डी और सामने अगर पी क्यू आर एस दिया हुआ है, उस तरह से मैचिंग अगर कराई जाए तो जब एसटीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें चारों पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और किसी 2 या 3 पार्ट को सॉल्व करके ही हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस किया जाता है पहले पूरे पेपर के अंदर एसटीक्यूज़ करे, उसके बाद फिर वो मैच द कॉलम अगर एसटीक्यू फॉर्मेट में उस पेपर में आए उनको पहले ट्राई करे, फिर न्यूमेरिक रेस्पॉन्स करे, सबसे लास्ट में जाके अगर वो चाहे तो फिर वो एमसीक्यू जो पार्शियल मार्किंग वाले -2 वाले थे उनको ट्राई करें। सबसे पहले अगर आप एमसीक्यू पे चले जाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपको वहाँ पर लग जाएगा। देखते हैं क्या इसके अंदर वैसी चीज़ें होंगी कि किसी तरीके से टाइम बचाया जा सके। चलिए देखते हैं। 16.79% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया होगा, जिन्होंने +3 मार्क्स इसके अंदर लिए। वहीं पर -1 वाले 20% और 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि कॉनिक सेक्शन होल्डर हो सकता है कि पहले से ही छोड़ कर गए हों या एग्जामिनेशन के अंदर आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हों या फिर टाइम कम बचा हो। टाइम भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एग्जामिनेशन के अंदर होता है, ठीक है। दे गॉट 0 मार्क्स, ठीक है। आप नंबर्स में भी इस डेटा को देख सकते हैं। 26,000 स्टूडेंट ऐसे थे पूरे इंडिया में जिन्होंने जेईई एडवांस का पेपर दिया था, उन्होंने इसका सही आंसर निकाला था। 31,000 स्टूडेंट ऐसे हैं अप्रोक्स जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर -1 लिया। वहीं पर 1 लाख के आसपास 98,000 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है। दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर थे, वो भी लिखा हुआ 1,56,000 स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस का 2022 पेपर 1 दिया था। आते हैं क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं कि एलिप्स गिवन है, h इज अल्फा कोमा 0, अल्फा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, बी अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू h पैरेलल टू द y एक्सिस क्रॉसेस द एलिप्स एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट E एंड F। पूरा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम भी फिर यहाँ पर सबसे पहले इसी की प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल की भी बात हो रहा है तो सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है दैट इज़ 2,0, एक पॉइंट ये वाला है दैट इज़ -2,0, ठीक है। ये ऑक्सिलरी सर्कल है। ऑक्सिलरी सर्कल होता है ऐसा सर्कल जिसकी डायामीटर मेजर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस को डायामीटर लेके जो सर्कल बनता है दैट इज़ ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। h,0 है, अल्फा इज लेसर देन 2, ठीक है। एक h,0 करके यहाँ एक पॉइंट है, लेट्स टेक अ पॉइंट अल्फा, 0, ठीक है। नाउ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू h पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, क्रॉसेस द एलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल एट द पॉइंट E एंड F रिस्पेक्टिवली। तो पहले कौन है, एलिप्स से, बाद में ऑक्सिलरी सर्कल है E और F। एलिप्स वाला पॉइंट E है, ऑक्सिलरी सर्कल वाला पॉइंट F है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जब लाइन ड्रॉ होगी तो ये तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कट करेगा। टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट E इंटरसेक्ट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट G। यहाँ से अब आपको एक इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो ये यहाँ आके G पर मिलती है टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। सपोज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग F एंड ओरिजिन मेक्स एन एंगल L विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। विच लाइन, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग F, F कहाँ पर है, ऊपर। यहाँ से अगर इसको मिलाया जाए ये वाला एंगल फाई है। तो आपको शायद याद होगा, तो आपने इलिप्स की बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है, इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इसी को एक्सेंट्रिक एंगल कहते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी मतलब हेल्प करना, ऑक्सिलरी एक इंग्लिश का वर्ड है। तो ये कैसे हेल्प करता है कि इसके ऊपर पॉइंट अज्यूम करने में हमें ये हेल्प करता है, टेकिंग द पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो जो इलिप्स पर पॉइंट होता है उससे करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे मिलाया जाता है, उसको ज्वाइन करते हैं जब सेंटर से, उसका एंगल फाई आता है। तो ये जो रेडियस है इसकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 है तो इसका रेडियस 2 बनेगा, सो दिस लेंथ इज 2। सो एफ के कोऑर्डिनेट आपके पास से आ जाएंगे 2 cos फाई, 2 sin फाई। कंपोनेंट कर सकते हैं, 2 लिखा हुआ है, 2 cos फाई और वर्टिकली 2 sin फाई आपके पास एफ आ गया है। अब आपको पता है कि ये जो FEH लाइन है, ये लाइन कैसी है,
ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है और इन सब का जो x कोऑर्डिनेट है वो है अपने पास 2 cos फाई एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। यही अपने पास वैल्यू भी किसकी है, अल्फ़ा की है। तो ई पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो इसी के करस्पॉन्डिंग ई पॉइंट जो एलिप्स माना जाएगा। अब चाहो तो इसको एलिप्स की इक्वेशन में रख दीजिए, वो रहा। तो 4 रखेंगे, 4 से 4 चला जाएगा, cos स्क्वायर फाई है, वहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर फाई बन जाएगा, जेट इज साइन स्क्वायर फाई, फिर 3 लिखा हुआ है। सो वी कैन टेक ई पॉइंट एज 2 cos फाई कॉमा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वी विल टेक द पॉजिटिव डेटा। ठीक है, सो √3 आपके पास से साइन फाई ई पर आ गया है। नाउ वी आर राइटिंग द टेंजेंट। सो नाउ लेट्स राइट द टेंजेंट। टेंजेंट क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व है, टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, x बाई x1 यहाँ से डेटा बनेगा एंड दैट इज 1। अब g वाला पॉइंट कैसे आएगा, इट इज ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर है। इसके लिए वी जस्ट नीड टू पुट y इक्वल टू 0। तो y को अगर आपने 0 कर दिया तो आपके पास है x cos फाई बाई 2, इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2 sec फाई। यहाँ से आपके पास है 2 sec फाई बन जाएगा एंड दैट इज g विच इज 2 sec फाई कॉमा 0, दिस इज g। ठीक है, ये E है, ये F है, ये G है। अब एक ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है, वो है FGH, 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 FGH। तो क्या हमें सारी बातें पता है? F का कोऑर्डिनेट पता है, ये रहा, G ये पॉइंट पता है और H कहाँ पर ये है, इसकी बात हो रही है। FGH, FGH की बात हो रही है। तो आप बताइए एरिया कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट होगा। तो ये अगर देखा जाए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, FHG एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बेस इज HG और हाइट इज FH। तो यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा। सो एरिया अगर हम निकालें, सो बेस GH यानी HG एंड द हाइट इज FH। ठीक है, तो आप सारे कोऑर्डिनेट जानते हैं। F के कोऑर्डिनेट कहाँ हैं, ये रहा। तो जो FH हाइट होगी वो क्या होगी, सब Y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि X कोऑर्डिनेट तो 0 है H का। H के कोऑर्डिनेट क्या है, H के कोऑर्डिनेट है आपके पास से 2 cos फाई कॉमा 0। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा 2 sin फाई, तो दैट इज द लेंथ ऑफ FH, 2 sin फाई। ठीक, अब आता है HG। H और G का डिफरेंस कहाँ है, H ये रहा H और G कहाँ पर है, G ये रहा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा, X कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। इसका कोऑर्डिनेट है 2 sec फाई और इसका कोऑर्डिनेट है 2 cos फाई। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी, ये 2 sec फाई है, ये 2 cos फाई है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। सो वी आर हैविंग दिस एज 2 sec फाई माइनस 2 cos फाई। वन बाई 2 sec फाई माइनस 2 cos फाई, ये डेटा बन गया। चेक कर लें फिर से। तो ये टोटल लेंथ कितनी है, OG लेंथ इज 2 sec फाई, OH लेंथ कितना है, OH लेंथ इज 2 cos फाई। तो बचा हुआ लेंथ दोनों का डिफरेंस 2 cos फाई माइनस 2 sec फाई माइनस 2 cos फाई लेंथ आ गया। आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ऐसे ही बोल रहे हो गई। ये कहानी थी, ये H है, ये G है, यहाँ पर F था, ये X एक्सिस है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट था आपके पास 2 cos फाई कॉमा 0 और ये था आपके पास 2 sec फाई कॉमा 0 और ये था आपके पास से 2 cos फाई कॉमा 2 sin फाई। तो आप देख सकते हैं हाइट आ जाएगी 2 sin फाई और ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। आगे चलते हैं, 2 से 2 चला गया है, साइन कॉस में थोड़ा चेंज कर लेते हैं आपके पास से। तो यहाँ से आपके पास से cos फाई आता है और यहाँ पर भी आपके पास से 2 बन जाएगा, एक 2 से एक 2 चला गया, यहाँ पर है sin फाई। सो हम इसको देख सकते हैं कि हम इसको लिख पाएँ, साइन अपॉन कॉस तो आपके पास से tan बन चुका है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर फाई। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब जो बातें पूछी जा रही है, अच्छी बात क्या है कि इन्होंने एक्सप्रेशन के बाद वाई दिस इज़ कंसिडर्ड एज ए बिट ऑफ ए ईजियर क्वेश्चन, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन पर सिर्फ थीटा चेंज किया है। इसी पेपर में
एक और एज द मैच द कॉलम था, वो भी आसान था, पर 2 अच्छे सवाल थे इसके अंदर जिसके अंदर पूरा एनालिसिस करना पड़ रहा था। सो दिस वाज ऑन रिलेटिवली ऑन अ ईजियर साइड। अब 5 के हिसाब से डेटा चेक करना है, आंसर अपना वेट कर रहा है। व्हेन आई टेक 5 एज अ π/4, तो आप बताइए डेल्टा क्या बनेगा। 10 π/4 इज़ 1 और ये 1/√2 का स्क्वायर बनेगा एंड दैट इज़ 2। द आंसर वी आर गेटिंग एज 1, तो ये 1 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड सेकंड वाला, व्हेन 5 इज़ π/3, π/3 है तो डेल्टा निकालते हैं, √3 आ जाएगा और 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू √3/2 आता है, होल स्क्वायर हम करेंगे, 4 बनेगा, चला जाएगा। वी आर हैविंग दिस एज 3√3/2। क्या ये डेटा है 3√3/2? यस, ठीक। क्या हमारी बात बनी? तो देखिए फर्स्ट को क्यू से कनेक्ट करना है, फर्स्ट को क्यू से कनेक्ट गलत, फर्स्ट को क्यू से कनेक्ट गलत, 2 ऑप्शन है लास्ट वाले। और सेकंड वाला π/3 दिया है, π/3 टी को, सो टी को कनेक्ट करना चाहिए, टी को कनेक्ट करना चाहिए, डी वाला गलत है, सी हो गया। तो जो बात मैं कह रहा था आपसे कि 2 को सॉल्व करने से ही बात बन जाती है, ऐसे टाइम इसके अंदर बचता है, दैट्स वाई दे आर प्रिफर्ड कि आप इनको सॉल्व करें। यही अगर एमसीक्यू होता तो वहाँ आपको एक एक ऑप्शन पर बहुत लॉजिकली फोकस करके आंसर निकालने पड़ते और एक भी गलत मार्क हो जाता तो -2 मिलता। यहाँ ये लास्ट के दोनों की वैल्यूज रख के, हालांकि वैल्यू ही रखनी है पर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर हर पेपर से, हर क्वेश्चन से अगर हम आधा आधा 1-1 मिनट भी बचाते हैं वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर शुरुआत वाले फर्स्ट 5 मिनट्स एंड द लास्ट 5 मिनट्स बहुत डिफरेंस होता है। लास्ट के 5 मिनट्स में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके डिसीजन मेकिंग करते हैं और शुरू के 5 में थोड़े से लीनियंट रहते हैं, थोड़े से आराम से रहते हैं ना। तो याद रखिए यहाँ से टाइम अपने पास बच रहा है, फिर भी हमें सॉल्व करना है। वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द क्वेश्चन। तो हम कंप्लीट करते हैं इसको, π/6 और आएगा तो 10 π/6 की वैल्यू 1/√3 आएगा और साइन की वैल्यू 1/2 बन जाएगा, दैट इज़ होल स्क्वायर। 1/2√3 आपके पास अगला डेटा बनेगा। ये देखिए, ये भी यही समझा रहा है कि थर्ड की वैल्यू एस से कनेक्ट होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन। फोर्थ कहता है कि 5 की वैल्यू अब ले चलनी है π/12। π/12 मतलब होता है 15 डिग्री। ये है 15 डिग्री और ये है आपके पास है साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इसका डेटा हमें निकालना। 10 15 को तो हमने सोच लिया है क्या लिखने वाले हैं हम, इसको आप लिख सकते हैं 10 60 - 45, लेकिन साइन 15 को हम लिखेंगे 1 - cos डबल थीटा, cos 2 थीटा हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा, और वो डेटा आपके पास से आएगा 30 डिग्री बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको डेटा को हम कंप्यूट कर लेते हैं कि हमारे पास से कितना डेटा यहाँ से बनने वाला है। सो वी आर हैविंग दिस एज 2 √3 - 1 + √3 + 1 एंड cos 30 डिग्री आपके पास और लिखा हुआ है विच इज़ 1 - √3/2/2। सो लेट्स सिंप्लीफाई ऑल ऑफ देम। √3 - 1 आपके पास है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर √3² - 1 रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। 2 - √3, इस 2 से ये वाला 2 चला गया है बट यहाँ अभी 1 और 2 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। सो क्या यहाँ पर बात बना, कुछ देख के बताइएगा मुझे। यहाँ पे आ रहा है 3 - 1, 3 - 1 इज़ 2, तो आपके पास से 4 बन गया है। और इसको भी थोड़ा आप देखिए, आप 4 - 2 √3 कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप जानेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये भी √3 - 1 का होल स्क्वायर है। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग √3 - 1 होल स्क्वायर होल पावर 4, 4 and 2 इज़ 8। तो इसका आंसर आपके पास से P को मार्क होगा, √3 - 1 पावर 4/8। तो यानी फोर्थ वन P से मार्क हो गए। देखिए P से ही मार्क हो रहा है। क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो चुका था, 2 स्टेप पहले ही, और उससे आंसर क्या भी पता चल गया था। तो जब कभी आपके पेपर में अगर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है जो SCQ फॉर्मेट में पूछा गया है, पहले या दूसरे केसेस में आप उसको सॉल्व कीजिए। SCQs पेपर में नहीं है तो सबसे पहले इनको कीजिए, SCQs हैं तो पहले SCQ कीजिए, फिर मैच द कॉलम वाला को सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली यहाँ पर हायर चांसेस हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन,
मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। We are here to discuss JEE Advanced 2022 पेपर 2। इसके हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, और किस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया है, स्टूडेंट्स का एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्या बिहेवियर होता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर उसकी एग्जैक्ट पिक्चर आपको मैं बताता हूँ। JEE Advanced पेपर 2 के अंदर आपको दिखेंगे 1,55,617 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। उसमें से सही करने वाले स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 7.83 थे। कितने थे? 7.83 स्टूडेंट थे जिनका ये सही हुआ था, यानी 12,000 स्टूडेंट्स ने ही इस क्वेश्चन को सही किया था। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो -1 की मार्किंग यहाँ पर थी, तो जिन्होंने तुक्के लगाए होंगे तो उनको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अलॉटेड थी। यहाँ पर रॉन्ग रेस्पॉन्स जो है 18%, इन्हीं को -1 मिला, सही वालों को मिला +3, और 73% दैट्स अ ह्यूज नंबर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बात करते हैं ऐसा क्या था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से मैनिपुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्वेश्चन इसको खास बनाता है। अल्फ़ा बीटा के बारे में एक इंटरवल्स गिवन है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है। कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज इसके अंदर लगेंगे, और कैसे जो गिवन डेटा है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें हमारे जो एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं हमें उसको उस तरफ डायरेक्टेड करना होगा, रीडायरेक्ट करना होगा जो डेटास हमें नोन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आप देखिएगा साइन अपॉन कॉस है, लेकिन ये अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फ़ा है। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में सभी जगह प्लस है। जब बीच में सभी जगह प्लस है तो आपको याद होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है, करेक्ट। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के अंदर ओपन करने पर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आता है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो क्या मेरे लिए कुछ खास बात बनेगी? देखो आप, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा 1 नहीं होता। अगर इसकी जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा रहा होता तो ज़रूर 1 बन जाता। तो यहाँ पर कॉस के साथ अल्फ़ा वाला एंगल लेने से बात नहीं बनी। अगर मैं यहीं पर इस वाले को पिक करता तो शायद हमारे पास बात बन जाए। तो आइए देखिए, तो पहले वाले टर्म के साथ हम कंबाइंड करते हैं जो है अपने पास 4th वाले लेवल पे लिखा हुआ, और फर्स्ट एंड थर्ड को क्लब करेंगे और सेकंड एंड फोर्थ को हम क्लब करेंगे। यहाँ पर ये बनता है होल स्क्वायर।
अब आप देखिएगा क्या डेटा अपने पास बनेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से अपने पास आता है कॉस बीटा आता है, साइन बीटा भी अपने पास आता है। ये देखिएगा, वी आर हैविंग साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस यहाँ अगर हम चलते हैं तो आएगा आपके पास से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये यहाँ से बन जाएगा आपके पास से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। क्या ये नोन है जिनको हम जानते हैं? क्या ये वही चीज़ें हैं? थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ भी लिखा हुआ है, और ये होता है कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये डेटा हमको मालूम है। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान रखें तो ऊपर वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये वाला भी क्या लिखा हुआ है? ये भी कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा है। अपॉन में है साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो इसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या बना सकते हैं? साइन 2 अल्फ़ा। ये वाला क्या बन जाएगा? साइन 2 बीटा। तो मैं थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ कि हमारे पास जो डेटा बनेगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डेटा बना साइन बीटा कॉस बीटा, प्लस यहाँ पर भी हमने लिख लिया कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और यहाँ पे आता है होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा क्या हमने डेटा सही लिखा, चेक करना बहुत ज़रूरी है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस दोनों जगह आएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हमने बना दिया है, 2 से ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जी। अब आप बताइए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ कितनी है? दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, दैट इज़ 2/3, और आपके पास यहाँ बनने वाला है साइन 2 बीटा, और यहाँ से आता है साइन 2 अल्फ़ा। क्या ये बात सबको समझ में आती है जो मैंने लिखी है? आराम से सॉल्व करने, कोई जल्दबाजी नहीं, यहाँ किसी कंपटीशन में नहीं है जल्दबाजी, ये सब एग्ज़ाम में देखनी है। यहाँ तो हमको पहले समझना है कि हुआ क्यों नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 2/3 डेटा रखा, 2 भी कॉमन था, 2 बाहर आ गया, ये दोनों डेटा बचे। इनको अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहें तो यहाँ से आपके पास से 4/3 बन जाते हैं। इनको थोड़ा देखिए आप, साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 बीटा, और यहाँ आपके पास से ये दोनों ऊपर आ के प्लस में बन जाएंगे। ठीक, अब आप समझाइएगा, स्क्वायरिंग हम इनके चाहते हैं तो आप देखिएगा शायद कुछ बात बन पाए। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इसकी जगह 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। एक तो फार्मूला ये हम लगाने वाले हैं, 2 साइन ए साइन बी का ये वाला फार्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी आप ओपन करके देख लें, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस वाले कट जाएंगे, साइन वाले ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें तो ऊपर वाले देखिएगा, इनके बारे में क्या लिख सकते हैं, बात बनेगी साइन सी प्लस साइन डी के लिए। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले की भी हम बात कर लेते हैं, वो भी हम कहीं पर लिख लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपके पास से आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला इसका निकल कर आता है। कोशिश करेंगे इसको बनाने की, ये बन जाएगी बात। ठीक है, बनाएं जी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हैं तो ये 2 से करते ही आपके पास से 8 बन जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो देखिएगा ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ऊपर वालों पे फॉर्मूला वो रहा, सो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा, और यहाँ से आपके पास से दोनों का डिफरेंस का आधा ये वाला डेटा बनेगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात बनाएं तो यस वी आर हैविंग 8 हियर,
अब यहाँ 8/3 है पहले से ही, यहाँ 2 आ चुका है। ये डेटा पता है क्या हमें? यस, ये हमें पता है। साइन ऑफ अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा पता है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा पता है, तो दिस इज़ नॉन, दिस इज़ नॉन। पर हमें ट्वाइस ऑफ ये नहीं पता, ये वाले डेटा भी हमें नहीं पता है। पर हमें ये बात पता है कि ये डबल एंगल दिए हुए हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों डबल एंगल में cos 2 थीटा, इसका आधा एंगल हमको पता है, ये रहा। यहाँ पर भी cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है और हमें इसका साइन वाला डेटा पता है। तो यहाँ पर फिर हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कभी अगर हमें ज़रूरत है cos में लिखना है तो cos 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसा मैंने बोला, जो डेटास गिवन है उनके फॉर्म में हमें इनको लिखना होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, तो आप देखिएगा वी आर हैविंग दिस एज 16/3, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा इट इज़ 1/3 और कॉस अल्फा माइनस बीटा इट इज़ 2/3, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा किस में पता है? मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस में पता है। तो मैं कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? जिसमें कॉस आता है, कॉस इसमें आता है। तो क्या लिखूंगा बोलो? 2 cos स्क्वायर, इसका आधा अल्फ़ा माइनस बीटा -1, ख़त्म। फिर एक माइनस साइन, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किस में पता है? साइन में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? साइन वाला फॉर्मूला, 1 माइनस 2 वाला। सो इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका है होल स्क्वायर, और इसका है होल स्क्वायर आपके पास से बना हुआ है। आइए देखते हैं कितना डेटा अपने पास बना। सो वी आर हैविंग दिस एज 32/27, 1 से 1 चला जाएगा, या 1 से 1 नहीं जा रहा। तो देखिए आप थोड़ा डेटा बना के देखिए कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। फॉर्मूला ठीक लिखा है हमने? इज इट क्लियर? 2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला, हाँ ठीक है, माइनस साइन आता है बीच में जी। सो वी आर हैविंग 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करना है, दैट इज 4/9, इट इज़ 1 and 1 इज -2, और ये बन जाएगा +2 आपके पास है। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उतनी है, तो 2/9 आपके पास यहाँ से भी बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, अंडरस्टूड। सारे डेटा रख दिए हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, आगे बढ़ें। तो इस डेटा को बस थोड़ा कंप्यूट कर लेते हैं, आंसर के हम बहुत पास में आ चुके हैं। यहाँ से 8 आता है, 8 और 2 करते हैं तो 10 बन जाता है, 10 आपके पास आ रहा है। सो वी आर गेटिंग दिस 10 - 18 डिवाइडेड बाय 9, इस पूरे का है होल स्क्वायर। ये डेटा हम निकालना चाहते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन को भी ध्यान रखेंगे। सो वी आर हैविंग 8 फ्रॉम हियर, 8 यहाँ पर रहेगा तो आपके पास से रहेगा 4 ऊपर बचेगा, और 3 यहाँ से बचने वाला। दिस अ माइनस साइन इज ऑल्सो देयर, है ना। इसका होल स्क्वायर करते ही आपके पास से 16/9 आता है गाइस, पूरा सॉल्व करके, है ना। 16/9, 16/9 के बाद क्या पूछा? अभी तो कुछ बातें और हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका डेटा का निकाल के दिखाना है आपको। तो 16/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी हमें निकालना है, दैट्स आवर फाइनल आंसर। सो वी विल लुक फॉर द फाइनल आंसर नाउ। So now we are required for the greatest integer of 16/9. तो 16/9 कैसा होगा? 9 अगर होता तो 1 है, और 18 होता तो 9 से डिवाइड होकर 2 आता, पर 18 नहीं है, 16 है। सो दिस डेटा इज बिटवीन फ्रॉम 1 to 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1। वी आर हियर टू डिस्कस जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का एक बहुत बढ़िया सवाल हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट को रिलेटिवली ये वाला क्वेश्चन जो है आसान लगा है। अगर इसको देखें हम तो इस टाइम के जेईई के स्टूडेंट का रेस्पॉन्स देख के बता सकते हैं 17.61% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर लिया था, जो कि अब 27,000 स्टूडेंट्स होते हैं। तो फेयरली अ गुड क्वेश्चन, सॉल्वेबल है, सॉल्व हो जाता है। पर जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली अगर हमें लगता है कि इजी टू डू है, तो हमें वहाँ से टाइम बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी ये नहीं कहेंगे कि बहुत आसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं 15% स्टूडेंट्स का गलत भी हुआ है, और ये लेकर गए हैं -1 की मार्किंग, और 66.9 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, नहीं किया।
तो गलत वाले और अनआंसर्ड आपके पास कितने सारे स्टूडेंट्स हैं आप देख सकते हैं। 83% के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी फेस की। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसी क्या खास बात है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम खुद ही पता चल गया कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें दिया है जिसके बारे में इक्वेशन गिवन है, y की वैल्यू 1 पर गिवन है और फिर स्लोप ऑफ द कर्व आपको निकालना इज नेवर जीरो। स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब होता है डिवाइड बाय डी एक्स इज नेवर जीरो। डिवाइड बाय डी एक्स जीरो नहीं होगा, ये बात हमें दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स y की वैल्यू √2 पर हमें निकालनी है, उसका 10 टाइम्स करके डेटा की बात करनी है। इक्वेशन को देखते हैं तो थोड़ा सा हम इसको देखना चाहें अगर, तो यहाँ पर लिखा है x dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स अपने पास लिखा हुआ है। वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे चलेंगे, y वाले डेटा एक साथ, x वाले डेटा दूसरी साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन का प्रोसेस। फर्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास से 1/2 ln 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और आपके पास ये ln x आता है। कांस्टेंट को आप c ले सकते हैं या फिर मैं c को, क्योंकि सब तरफ मुझे log ही log दिख रहा है, तो कांस्टेंट निकालने के लिए वी विल डू वन थिंग, यह हमेशा आपको भी एडवाइस करूंगा, अगर log ज़्यादा हो तो फिर आप कांस्टेंट को log c की जगह ln के ले लीजिए। देखिए क्या डेटास बनते हैं अपने पास से, वहाँ 4 बना हुआ है तो आपके पास से डेटा यहाँ बनता है y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ln के एक्स। बेस सेम है, प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 जो है पावर में आ जाएगा तो हमारे पास से y माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू आपके पास से के एक्स की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, पर यह मॉड है तो मालूम नहीं कि y की वैल्यू 4 से कम है या ज़्यादा क्या है, सो वी आर टेकिंग अ मोड साइन हियर, है ना। देन वी विल सी कि क्या डेटा बनना चाहिए। अब हमें कुछ बातें बता रखी हैं क्या, व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 वी आर हैविंग y1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। वैसे मॉड इसलिए भी है क्योंकि log लिखा हुआ, log के अंदर पॉजिटिव ही आता है। रखिए डेटा, तो देखिए 2 रखते हैं अगर यहाँ पर, तो डिसाइड हो गया अंदर नेगेटिव आ रहा है। यहाँ से आपके पास से k पावर 4 और x पावर 4 जो कि 1 की पावर 4 है। k पावर 4 की वैल्यू आ गई अपने पास से 1। और एक बात हमने नोटिस कर ली कि जो अंदर वाला डेटा था ये नेगेटिव था, तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा। अगर आप कर्व निकालने जा रहे हैं तो अंदर वाला डेटा नेगेटिव है तो यहाँ पर आपके पास ये बनेगा y माइनस 4 बाय वाई, k पावर 4 की वैल्यू 1 है, सो वी आर हैविंग दिस एज x टू द पावर 4। ये डेटा अपने पास यहाँ से निकल कर आता है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ये डेटा अपने पास आया। ठीक है, अब कुछ डेटा हमें यहाँ कंप्यूट करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो वी वर हैविंग एज हाउ मच, व्हाट वाज द लास्ट डेटा, 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई अपॉन वाई एक्स पावर 4 आ रहा था। वी आर लुकिंग फॉर कि एक्स की वैल्यू √2 आ जाए, तो ये है √2 की पावर 4, तो क्या आपके पास से 2 पावर 2 बनेगा जो कि 4 आता है। तो आप थोड़ा डेटा देख लीजिए, 5y की वैल्यू 4 आती है, तो यानी 5y का वैल्यू जब √2 पे पूछा है तब 4 आया है और हमें निकालना है ये डेटा 10 पर। क्वेश्चन पढ़िए, कब निकालना है, 10 पर डेटा निकालना है, 10 टाइम्स करना, तो आंसर विल बी 8। सो द आंसर इज 8 गाइस। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेबल का स्टैंडर्ड। वैसे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़्यादा पूछा जाता है, पर इससे हम कह सकते हैं कि रिसेंट ईयर में ही अगर सिंपल वेरिएबल सेपरेबल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जिस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना था वो यही था कि यार यहाँ लॉग के अंदर है तो इसका साइन आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि मॉड लगा होता है, लॉग नेगेटिव पर डिफाइंड नहीं होता है। तो इस डेटा पर y की वैल्यू 2 आ रही थी, तो यहाँ -1 था, मॉड की वजह से फिर वो 1 बना, तो लॉग के अंदर वाला डेटा एक माइनस साइन के साथ आएगा, यहाँ ध्यान रखना था, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा। देन यू कैन सिंप्लीफाई, और एक डायरेक्टली पूछी गई है √2 के ऊपर। गॉट इट गाइस, बन गई बात, यू आर गेटिंग द आंसर।
चलिए डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर पूछा गया। कितने सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सही किया गलत किया वो भी एनालिसिस करते हैं ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन का एक्चुअल एनालिसिस देखने को मिले। ये रिपोर्ट जो है हर साल जेईई एडवांस वाले एग्ज़ाम के बाद रिलीज़ करते हैं, तो वहाँ से अगर हम देखकर बताएं तो क्योंकि -1 की मार्किंग इसके अंदर थी, आप देख सकते हैं -1 की मार्किंग यहाँ पर है, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है जो गैस करने वाला काम है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और सही करने पर +3। ये एडवांस की खासियत है उसकी मार्किंग स्कीम। जेईई मेंस की ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होती है, एडवांस में हमें मार्किंग स्कीम ऑन द स्पॉट स्टूडेंट को सबसे पहले पता चलता है। तो आप देखेंगे ओनली 3.85 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, ओनली 3, लेस देन 4%। पूरे इंडिया में 1,55,617 स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई किया होगा 2022 के, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं लेस देन 6,000 स्टूडेंट ऐसे जिनका पर्टिकुलर क्वेश्चन सही हुआ था, देश भर में बात कर रहे हैं हम। तो डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जिसको हमें बात करनी है। नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं 14% ने गलत कर दिया है, यानी 22,000 स्टूडेंट -1 घर लेके गए होंगे और 82% ने तो ना बाबा ना घर चले गए, नहीं सॉल्व नहीं करना, हमें बच के रहेंगे -1 ना हो जाए। देखते हैं ऐसा कौन सा खुराफाती सवाल है। हालांकि 0 से 9 के बीच में आंसर हमें मार्क करना था, दोनों इंक्लूसिव हैं, तो थोड़ा सा तुक्के वाला गेम भी यहाँ पर रहा होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सवाल दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू हमको पता करना है, इस पर्टिकुलर के बारे में हमसे बातचीत हो रही है। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि ये एक फ़िलोसॉफ़ी है उसके ऊपर बेस्ड है। आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, इफ़ आई कॉल दिस वन एज एन f(x), ये इसका f इनवर्स x है, ये इसी का f इनवर्स x है। कैसे पता आपको? आप चाहो तो चेक करके चेंज करके देख सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ पर log 2 है और यहाँ पर है x³ + 1 की वैल्यू अगर हमने ले ली कि y है, इन्वर्स का पता कैसे चलता है? x को y में चेंज कर देते हैं। फंक्शन जब बाइजेक्टिव होता है तो x को y में चेंज कर दीजिए, वो एक दूसरे के इन्वर्स आ जाते हैं। पता कैसे चला वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि log था उधर एक्सपोनेंशियल था। log का अपोजिट जो होता है, इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का log। लेट्स सी, यहाँ पर है एंटी लॉग लेने गए, x³ + 1, यहाँ से आपके पास से बन जाएगा 2 to the power y, x³ लिखा हुआ है 2 to the power y - 1 और ये आ गया x 2 to the power y - 1 होल पावर 1/3। तो आप चेक करिए क्या इन्वर्स है या नहीं। देखो 2 पावर y - 1 होल पावर 1/3, 2 पावर x - 1 होल पावर 1/3। ये बहुत फेमस रिजल्ट है इसका। अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो, इस तरीके से फंक्शन अगर दे रखा है जिसमें एक f(x) भी है और एक f इनवर्स भी है, फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, क्योंकि बाइजेक्टिव होगा तो दोनों में से एक होगा। ठीक है, हम आते हैं डायरेक्टली रिजल्ट के पास। दैट इज रिटन एज a to b f(x) dx प्लस f of a to f of b f इनवर्स x। अगर ये हमारे पास हो तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे bfb माइनस f of a पर, और ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें, ये अगर हमने f लिया है वो इन्वर्स हमने बता दिया है, तो आप देख सकते हैं f of a f of b पर डेटा निकाल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर हमारे डेटा के हिसाब से a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। 1 रखते हैं तो ln 2/2 इज़ 1 और 2 रखा तो 2 पावर 3 कितना होता है? 8 + 1 इज़ 9 ln 9/2। तो बस सीधा हमें ये कंप्यूटेशन करना है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। सो b की वैल्यू आई है 2, a की वैल्यू आई है 1, दिस इज़ a, दिस इज़ b। तो आपको निकालना है 2 टाइम्स f of 2 माइनस आपके पास है 1 टाइम्स f of 1। फंक्शन इज़ वेरी मच क्लियर, दिस इज़ द फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो 2 टाइम्स आप 2 पर डेटा निकालिए, इसका यहाँ से आपके पास से आएगा लॉग आएगा, यहाँ पर आपके पास से 9 बन जाएगा, 8 + 1 इज़ 9/2 माइनस 1 पर डेटा निकालेंगे तो वो डेटा बनेगा आपके पास से log 2/2। तो आप इसको बना सकते हैं, यहाँ से 9 का स्क्वायर बन जाएगा और ये डेटा आपके पास बना, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं log 2। log के बीच में माइनस है तो वो डिवाइड में चला जाता है। 9 का स्क्वायर आपके पास से 81 बनेगा, 81/2 आपके पास से बनता है, विच इज़ log 40.5।
बेस 2 में लिखा हुआ है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। इंटीजर्स के बारे में बातचीत होगी तो लॉग का एक्चुअल मीनिंग हमको पता होना चाहिए कि 2 का कितना पावर करें कि ऊपर लॉग में 40.5 लिखा हुआ है, हाउ मच दिस नंबर इज। आई एम सेइंग अगर यहाँ 32 होता तो 2 की पावर लॉग 32 बेस 2 की वैल्यू 5 आती, क्योंकि 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5। ठीक है, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अगर हमें इसके बारे में पता करना है कुछ और बातें तो आप देखिएगा 32 की वैल्यू 40.5 से कम है और यहाँ 64 से छोटा होगा, यानी ये 2 पावर 5 है और ये 2 पावर 6 है। अगर हम लॉग ले लेते हैं तो आप देखिएगा ये वाला 5 बन जाएगा और ये वाला 6 बन जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है ये 5 से 6 के बीच में रहेगा। जैसे ही हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे जो कि क्वेश्चन में हमें बोला है, तो आप मुझे बताइए 5 पॉइंट समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। 5.999 भी रहा तो भी आंसर 5 ही आने वाला है। तो ये बात कैसे बनी? इफ़ वी नो दिस रिजल्ट। मुद्दा यह है कि अगर हमें ये रिजल्ट नहीं पता तो, अगर हमें ये इक्वेशन नहीं पता, हम इस रिजल्ट को नहीं जानते, हम ये नहीं पता कर पाए कि ये इसका इन्वर्स है, एग्जामिनेशन में नहीं पता कर पाते, आई विल टेल यू द सेकंड अप्रोच। द 5 इज द आंसर, क्वेश्चन इज सॉल्व। हम देश भर के 3% स्टूडेंट्स के अंदर आ चुके हैं, लेस देन 4% के अंदर आ चुके हैं। सो इस क्वेश्चन का अब हम बात करते हैं सेकंड अप्रोच, जो हालांकि इसी का प्रूफ है कि कैसे यह चीज़ निकल कर आएगी। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। जो ये डेटा हमें दिया जा रहा है उसके हिसाब से हम इसको कंप्यूट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको 1 कंसीडर कर लेंगे एक फंक्शन, और वी विल टेक दैट एज अ सेकंड फंक्शन, इस वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक है, ये तो हम हमेशा बाय पार्ट्स के अंदर कर सकते हैं, कुछ नहीं दिखा तो 1 ले लिया। और इस वाले के अंदर एक काम करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना 2 पावर x माइनस 1 पावर 1/3, इस पूरे को t मान लेते हैं। तो इस वाले में बाय पार्ट्स लगाएंगे, उस वाले के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। जो सबसे अजीब सा दिख रहा है उसी को टी पुट कर दिया है। तब आप देखिए फिर क्या डेटा बनता है आपके पास। आता है 2 to the power x माइनस 1 इज टी क्यूब, 2 to the power x आपके पास से t पावर क्यूब प्लस 1। आप डिफ्रेंशिएशन की तरफ भी जा सकते हैं, तो आप देखेंगे ये x आएगा, यहाँ से log बन जाएगा। हालांकि सब्स्टिट्यूशन के बाद तो ये समझ में आने लग जाता है कि क्या कहानी चल रही है। टी क्यूब प्लस 1 अपॉन ln2, ये सब्स्टिट्यूशन है, हमने किया डिफ्रेंशिएशन। तो ln2 तो ऐसे ही रहेगा, log वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा अपने पास टी क्यूब प्लस 1 3t स्क्वायर dt अपने पास लिखा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है कि हम यहाँ पर जो dx अपने साथ लिखा है उसको dt में चेंज कर लिया। यहाँ पर पहले वाले फंक्शन की तरफ हम इसके अंदर बाय पार्ट्स लगाते हैं, जो इंटीग्रेशंस का सम है। तो पहले आएगा आपके पास से x, पहले आएगा आपके पास से x। ठीक है, सेकंड वाले फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन अपना एज इट इज़ रहेगा। log 2 आपके पास से आता है x क्यूब प्लस 1 है, 1 से 2 है, माइनस आता है 1 से 2 है, ये x रहेगा। अब फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अब फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमको करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे बनेगा, क्या है ये? इसको हम लिख सकते हैं ln x क्यूब प्लस 1 अपॉन ln2, क्योंकि बेस 2 है इसका। तो ln2 तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, यहाँ पर 1 अपॉन ln2 ऐसे ही रहेगा। इस log का डिफ्रेंशिएशन होगा जो बनेगा 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1 इंटू 3x का स्क्वायर टाइम्स dx। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक, प्लस जो हमारा सेकंड वाला इंटीग्रेशन है, हमने जो पुट किया है उसके हिसाब से लिमिट्स को रखने की हम सोच रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखिएगा ये dx है, तो लिमिट्स x की हैं, x की जगह 1 रखा तो 2 पावर 1 2 माइनस 1 इज 1। सो लोअर लिमिट इज कमिंग एज 1। अपर लिमिट की बात करते हैं, log 9 बेस 2 यहाँ रखिए, 2 की पावर में log 9 बेस 2 करेंगे तो 9 निकल के आएगा, और 9 माइनस 1 होता है 8 पावर 1/3 इज 2। तो ये बन गया 2। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा दूं कि मैंने लिमिट्स कैसे रखी हैं। अपर लिमिट की बात कर रहा हूं, व्हेन x इज इक्वल टू ln 9 बेस 2, सो आई एम राइटिंग दिस एज 2 log 9 बेस 2 पावर 1/3। ये दोनों सेम हो गए हैं,
सो 9 - 1 पावर 1/3 इट इज़ 8 एंड दिस इज कमिंग एज 2। ठीक है, यहाँ पहुँचे, आगे चलते हैं। तो इस पूरे डेटा को हमने टी पुट किया है, सो वी आर राइटिंग टी। अब जो dx है, इस dx को हमने रख दिया, ln2 आता है t³ + 1 और डेटा 3t² dt भी आपके पास से आता है। चलिए, अब आप थोड़ा देखिए, समझिए, समझाइए क्या फाइनली बात बनी। यहाँ 2 आता है, यहाँ है आपके पास से log 2, यहाँ से आता है 9 माइनस आपके पास है log 2 बेस 2। अब आप देखिए दोनों को थोड़ा, तो आपको पता चलेगा लिमिट्स 1 से 2 है, लिमिट्स 1 से 2 है, ये दोनों कैंसिल हैं। सेम एक्सप्रेशन लिखे हुए x ln2 d ln t 3t² 3x², ये दोनों कैंसिल हो गए, ये डेटा आपके पास आ गया। एंड व्हाट इज दिस, ये सेम डेटा 81/2, सो वी आर हैविंग दिस एज 40.5, जो पता था कि किसके बीच में आएगा, 5 से 6 के बीच में आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आंसर आएगा 5, जो पिछली बार हमने कंप्यूट करके निकाला। तो अगर आपको डायरेक्टली ये वाली बात नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, मेरी बुक्स में तो इसके काफ़ी सारे सवाल हैं, आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात मैं बोलूँगा कि जो अगला वाला क्वेश्चन अगर नहीं पता चलता है तो ये जो अभी हमने किया है ये इसका प्रूफ ही है। कैसे मैं आपको समझाऊँ, ये जो f इनवर्स x है ना, अगर आप इसके अंदर x को f ऑफ t पुट कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाता है। दिस इज़ द प्रूफ। ठीक है, तो इन केस अगर हम भूल जाएं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कितनी बातें एक स्टूडेंट याद रखेगा, सो वी शुड ऑलवेज हैव ए जेनरिक अप्रोच, और वो आपको तभी मिलेगा। देखो, मैं कोई ट्रिक वाला टीचर नहीं हूँ, अगर आपको जेनरिक कॉन्सेप्ट पता है, और ट्रिक से जे एडवांस निकलता भी नहीं है। आपको अगर जेनरिक अप्रोचेस पता है कि कहाँ से लेकर आए हैं इस बात को, तो फिर आप डेफिनेटली जे एडवांस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि इसका फाइनली आंसर हमारे पास क्या आया। हमने सेकंड वाले के अंदर जो भी डेटा दिख रहा था इसको सीधा टी पुट किया, फिर वहाँ से फिर पहले वाले के अंदर बाय पार्ट्स और सेकंड वाले के अंदर सब्स्टिट्यूशन से आपस में डेटा निकल के आ गया। क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया है 2022 पेपर 2 के अंदर। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जो हमारी फंडामेंटल ऑफ मैथ्स जिसको कहते हैं उस टॉपिक के ऊपर है, लॉगरिदमिक फंक्शन के ऊपर है। स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया। आप देखिए, ये वो रिपोर्ट है जो जेईई वाले हर साल एग्जामिनेशन के बाद रिलीज़ करते हैं। 25% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया, जिसमें से आप देखें 40,000 स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन सही हो गया था। मतलब दिस परसेंटेज इज़ वेरी हाई। इसका मतलब जो भी एक सिंसियर स्टूडेंट होगा उसने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करके आया होगा। ठीक है, और 15% का रॉन्ग रिस्पांस है, क्योंकि यहाँ पर -1 की मार्किंग भी थी, और फिर भी 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, जो 0 मार्क्स लेकर गए होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पर आते हैं और जिनसे सवाल नहीं हुआ वो ये सीखें कि कैसे इसको मास्टर किया जा सकता है। देश भर में इतने सारे स्टूडेंट्स ने बनाया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x के ऊपर लिखा हुआ है log x बेस 5 करके लिखा हुआ है, दोनों साइड है। तो इसमें पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ ऑफ x लेकर आनी है। जितने वैल्यूज़ आएंगी x की उन सब का प्रोडक्ट हमें लेना है। यहाँ पर अगर हमें थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए चलें तो log x बेस 5 लिखा हुआ है, log x बेस 5 यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी x है और यहाँ भी 5 है। तो क्लियर हिंट मिल गया है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, तो दोनों साइड हमें स्ट्रेट अवे log ले लेना चाहिए। तो हम सीधा ही यहाँ पर log लेने की कोशिश करते हैं। सो वी आर टेकिंग log बेस 5 x टू द पावर 16 अब ये जो ऊपर वाला जो नंबर है अपने पास, ये आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करेंगे। ये डेटा अपने पास बना और ये log x बेस 5 आपके पास से आ गया। यहाँ से -16 हमारे पास आ जाएगा, और बाकी तो आपको पता ही है log 5 बेस 5 की वैल्यू तो 1 होती है, इट इज़ -16। ठीक है, यहाँ पर एक डेटा बार बार नज़र आ रहा है,
log x बेस 5 को हम t मान लेंगे तो हमारे पास है 16t³ माइनस 68t टाइम्स t इज इक्वल टू -16। ठीक है, 4 को थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा देख लेते हैं। सो वी आर हैविंग दिस एज 16t टू द पावर 4 68t स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो हमारे पास से बनेगा फिर 4t पावर 4 माइनस 17t स्क्वायर प्लस 4। सिंपल फैक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं। 4t स्क्वायर माइनस 1 एंड t स्क्वायर माइनस 4। चेक करिए, -1 16 1 इज 17 आ रहा है। सो गाइज वी आर हैविंग t स्क्वायर एज 1/4 एंड t स्क्वायर एज 4। तो आपको पता चल गया t का वैल्यू ±1/2 है और t का वैल्यू ±2 भी है। t कहाँ है? t है अपने पास, जो कि log में हमने उधार लिया था। अब अपन सब विजय माल्या तो है नहीं, अपन तो उधार चुका देते हैं फटाफट से, है ना। जो भी उधार लिया है पूरा चुका के जाएंगे। ये रहा log x बेस 5। तो यहाँ पे आप देखिएगा log x बेस 5 की कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, ±2 है और ±½ भी हैं। तो जब आप यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास x के बारे में पता चलेगा, ±½ है और ±2 भी लिखा हुआ है। तो कितने डेटाज आपके पास आए, कितने वैल्यूज़ आने वाली है? प्लस माइनस 2 बार है, 4 वैल्यूज़ आएंगी। रूट पावर ½ है, इसका मतलब √5, माइनस है तो 1/√5, फिर 5 की पावर 2 है यानी 25 और माइनस है तो फिर 1/25। ऑल दीज आर द वैल्यूज़। हमें यहाँ से लेकर आना है प्रोडक्ट। सो लेट्स प्रोडक्ट ऑल ऑफ देम। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लेकर आना है, तो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स इज √5 इंटू 1/√5 इंटू 25 इंटू 1/25। इट इज कमिंग एज 1 एंड दैट्स द आंसर। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उसका आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। से ये +H है, आपको ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। We are here to discuss JEE Advanced 2022 पेपर 2, जिसका हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लिमिट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। देश भर में उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स ने सिंसियरली इस पेपर को दिया था, उनका क्या बिहेवियर था, सो दैट यू कैन जज योर प्रिपरेशन लेवल, कि आप उनके बीच में इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो थोड़ा देख सकते हैं। ऑल्दो आपका एग्जामिनेशन में भी टाइम है,
फिर भी आपको यहाँ पर सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा उस बिहेवियर से कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ने क्या किया। 10.1% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया। जब आंसर हमें पता है कि 0 से 9 के बीच में है तो यहाँ पर गैस वर्क भी चलेगा। 1/10 की प्रोबेबिलिटी है कि आंसर सही हो जाए, तो बिल्कुल सही। 10.12 के अंदर 1-2% बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका आंसर तुक्का लगाया होगा। फिर भी अगर हम देखें क्वेश्चन फेयरली काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, 15,000 स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 1,55,670। हर साल जेईई एडवांस वाले आफ्टर द एग्जामिनेशन इस डेटा को रिलीज़ करते हैं कि पूरे देश भर में रिस्पांस स्टूडेंट का कैसा रहा, क्या उनका बिहेवियर था। ठीक है, यहाँ देखिए 61% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। मार्किंग स्कीम हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अंदर रोल प्ले करती है। वहीं पर -1 की मार्किंग है रॉन्ग आंसर्स के लिए। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर स्ट्रेट अवे, और यहाँ पर हमको एक लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, लिमिट को हमने देखा तो यहाँ पर e⁻x³ - 1/x³ 1/3 फॉर्म चेक करते हैं। सबसे पहले वो क्लियरली दिख रहा है कि ये एक एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, यहाँ पर लगने चाहिए। एक्सपेंशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें चाहिए। तो एक्सपेंशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, वो मैं आपको बता दूं कि e⁻x का जो एक्सपेंशन होता है ये बिल्कुल हमें याद ही होना चाहिए। ये बन जाएगा। अभी जैसे e⁻x³ है तो इसी एक्सपेंशन में यहाँ x³ है तो पूरी जगह पर x की जगह क्या लिख दिया जाएगा, x³। वहीं पर अगर हमारे पास 1 + x⁻n है तो ये बनेगा 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल। ये वाला डेटा आपके पास यहाँ से आएगा। फिर यहाँ बनेगा x² और ये सीरीज़ बन जाएगी। तो इन दो फॉर्मूलोज़ का हमें यहाँ यूटिलाइजेशन है। चलिए देखते हैं इन दोनों के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने लिखा है लिमिट है और x → 0 की तरफ हम चले हैं। e⁻x³ का एक्सपेंशन करेंगे तो 1 + x आता है, आपने देखा, तो फिर x की जगह x³ रहेगा। फिर x² आता है तो फिर यहाँ से इसका फैक्टोरियल हम यहाँ पर बनाने चले। यहाँ आपके पास अब चलेंगे तो 1 - nx आता है, n का वैल्यू है 1/3, यहाँ पर है x³। फिर आता है आपके पास है n-1/2 फैक्टोरियल, और जो डेटा है जो है -x³ इसका होगा होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हमने, अभी हमारे पास 2 टर्म्स और हैं। थर्ड वाले को भी एक्सपेंड करेंगे। सो 1 - 1/2 x² आता है, आप इसको लिखेंगे 1/2 -1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है -x² का होल स्क्वायर। और ये पूरा एक्सपेंशन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद sin x। sin x के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है। अपॉन में जो डेटा लिखा है उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि आप अगर देखें sin x अपॉन x का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हम इसको क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार x² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ क्यूब बन गया। ये बहुत स्टैंडर्ड है, आपने ये भी देखा होगा प्रोडक्ट में अगर ऐसा है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पार्शियल लिमिट लगाने से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट में है तो देन यू कैन ट्राई कि इस तरह की पार्शियल लिमिट आप लगा पाएँ। तो यहाँ से जब हम इसको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आप देखिएगा क्या डेटा हमारे पास से बनता है। अपॉन वाला डेटा आपको बता रहा है कि x³ आएगा, तो आपको पता होगा कि अब जो न्यूमरेटर के अंदर x³ का कोफिशिएंट होगा उससे हमारे पास आंसर जनरेट होगा। तो न्यूमरेटर में हमें x³ को ही देखना है, उसी से अपना आंसर बनेगा। पहले देख लेते हैं कोई टर्म्स अगर कैंसिलेशन की तरफ जा रही है तो बेटर है। 1 से 1 चला गया है। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर वाला डेटा भी है। यहाँ पर है sin x के साथ भी एक डेटा लिखा हुआ है, उसकी तरफ भी हमें बात करना है। और एक डेटा और देखिए, यहाँ पर देखिए इसका एक्सपेंशन था पर मैं भूल गया। यहाँ पर देखो -1 भी है ब्रैकेट के अंदर, ध्यान दीजिए। दिस डेटा इज ऑल्सो देयर, सो दिस वन इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट, दिस वन इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट, है ना। आगे बढ़ते हैं तो इसको बनाते हैं। यहाँ से आपके पास x³ आता है, तो जैसा नीचे x³ लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ x³ है सारे x³ को हमें लिख लेना चाहिए। ये x³ हमने लिखा, अगले वाले में से x³ कहाँ है, यहीं पर ये रहा। यू कैन राइट दिस एज x³/3। ठीक है, फिर आगे पावर 6 बन गया है, यहाँ भी पावर 6 बन गया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए पावर 4 आएगा, ये स्क्वायर है। सो वी आर हैविंग दिस एज x²/2 और मल्टीप्लाइड बाय sin x भी लिखा हुआ है।
और यहाँ पर फिर आपके पास हायर डिग्रीज हैं, हायर डिग्री ग्रेटर देन 3 हमारे काम के लिए नहीं है। यहाँ चलते हैं, क्यूब को थोड़ा सेटल करते हैं और बनाते हैं आंसर की तरफ। क्यूब बनाए डिवाइड करेंगे 1 + 1/3 माइनस आपके पास से 1/2 आता है और यहाँ से आएगा आपके पास sin x/x आएगा। पावर 3 से ज़्यादा है, क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक x तो ज़रूर मिलेगा। अगर 3 से बड़ी पावर है और यहाँ x पावर क्यूब है तो एक x तो ज़रूर मिलेगा। लिमिट जब हम लगाने जाएंगे तो आप देखिएगा बीटा का डेटा आपके पास से 1 + 1/3 दिस इज़ हाफ एंड इट इज़ 1 और ये पूरा डेटा आपके पास यहाँ से 0 बन जाएगा। ये पूरा डेटा सामने वाला 0 बन जाएगा। इस लिमिट को हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो आपके पास डेटा बनेगा 1 - 5/6 आपके पास से डेटा बनता है। लेट्स चेक करते हैं पूरा डेटा एक बार कि क्या है, कंप्यूटेशन के बाद आने वाला है। सो 2 - 3 सो इट इज़ 1/6 डेटा आता है जो फाइनली निकल के 5/6 आएगा। सो बीटा की वैल्यू 5/6 है तो आप देखिए फिर यहाँ से 6 टाइम्स बीटा अगर हम निकालने पहुँच गए तो ये आंसर आपके पास से आएगा 5। सो 5 इज़ द आंसर गाइज। इस लिमिट का आंसर हमारे पास 6 बीटा का पूछा गया था, दैट इज़ 5। ऐसे आप इसके अंदर मन लगा के पढ़िए तो आप देखिए आंसर सीधा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था। 5 इसका आंसर आ गया। स्टैंडर्ड लिमिट से हमने इसको बनाने की कोशिश की। स्टैंडर्ड लिमिट एक जगह लगाया, बाकी सब जगह सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले उसको बनाने से बात बन गया। ओके गाइज, सो वी आर गेटिंग 5 एज एन आंसर। आज हम एक बहुत बढ़िया सवाल जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का डिस्कस करेंगे जो मैट्रिसेस के ऊपर है। कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है उसके ऊपर है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ऊपर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। देश भर में उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स हैं जेईई एडवांस का पेपर दिया था, एक बार उसका रुझान हम देख लेते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या थी, कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया, कितनों ने अटैम्प्ट किया, नहीं किया। क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना इस बात पर डिपेंड करता है मार्किंग स्कीम क्या है। -1 का नेगेटिव मार्किंग था, +3 था और 0 से लेके 9 के बीच में आंसर हैं। तो यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 9 तक आंसर्स पॉसिबल हैं। यानी इसके अंदर गैस वर्क भी चलेगा क्योंकि 1/10 की प्रोबेबिलिटी है कि आंसर सही हो जाए, तो गैस वर्क भी इसके अंदर रहेगा। देखते हैं देश भर में क्या हुआ। 6.5%, ओनली लेस देन 10% स्टूडेंट, 6.5। इसके अंदर डेफिनेटली तुक्के वाले लोग भी हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया। मतलब 10,000 बच्चे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ। पेपर देने वाले थे 1,55,617। ठीक है, वहीं पर जिन्होंने आंसर नहीं किया वो 70% के आसपास हैं जिनका आंसर गलत था। जो -1 लेकर गए होंगे दे आर रफली 24% के आसपास ये स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं ऐसी क्या खास बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। बीटा इज़ द रियल नंबर, कंसिडर दिस मैट्रिक्स। और आपके पास ये हाई पावर्स के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और एक कॉम्बिनेशन के साथ एक यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके बारे में बोला है कि मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आ रही है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसका इन्वर्स नहीं आता है, तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है। तो हमारे पास अगर ये ऑर्डर 3 का है तो ऑर्डर 3 का रिलेशन लेकर आने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है। कैली हैमिल्टन से हम इसको बना सकते हैं। क्या है वो थ्योरम? उसके लिए सिंपल सी कहानी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a - λ की वैल्यू 0 की जाती है और रिज़ल्ट उसका कुछ ऐसा आता है कि यहाँ a³ होता है और यहाँ रहता है ट्रेस ऑफ a टाइम्स a² प्लस देयर इज़ अ हाफ ट्रेस ऑफ a होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a² टाइम्स a। ठीक है, एंड देयर इज़ अ नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i = 0। ये रिजल्ट होता है। याद रखा कीजिए इसको क्योंकि 3x3 तो हमारे सिलेबस के अंदर बहुत अच्छे से है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली एक एक्सपेंशन निकल कर आता है जिसको सॉल्व करने पर आता है। आपको याद है? ठीक है, नहीं याद है, ऊपर वाला याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो निकल जाएगा, ट्रेस तो भी आसानी से निकल जाएगा, बीटा -1 बनेगा, लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा, इसको सॉल्व करके निकाल के देख लेंगे, है ना। और यहाँ पर ट्रेस ऑफ a² माइनस ट्रेस ऑफ a² की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये a² का ट्रेस निकालना, ट्रेस ऑफ a तो पता है, इससे बेटर है कि हम क्या कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ a - λ का डेटा निकालें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते हैं a - λ का।
तो आपके पास से डिटर्मिनेंट जब हम बनाने जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। ए तो हमें पता है, लैम्डा आई समझते हैं आप, आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स के हिसाब से लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा तो पहला डेटा बनेगा बीटा माइनस लैम्डा, 0 1 2 3 1 1 माइनस लैम्डा -2 -2 माइनस लैम्डा, ये डेटा लिखा हुआ है। तो बीच वाले जो तीनों हैं यहाँ से बीटा माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, ये आगे, बाकी सारे डेटा सेम। दिस शुड बी द 0। इसके बारे में अब हम इसको कंप्यूट करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा, जीरो वाला 0 है, प्लस 1 आएगा, इट इज़ 2 - 3 + 3 लैम्डा इक्वल टू 0। बीटा माइनस लैम्डा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज़ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, 2 से 2 चला गया, यहाँ से हमारे पास आता है 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं ये बनेगा बीटा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा क्यूब बीटा -1 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा कॉमन ले लिया, बीटा + 3, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। सो लेट्स डू वन मोर थिंग, क्यूब को यहाँ से माइनस साइन करते हैं, इट इज़ बीटा -1 लैम्डा स्क्वायर बीटा + 3 लैम्डा एंड इट इज़ +1। ठीक है, ये डेटा हमारे पास आता है। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वेरीफाई कर लेते हैं, इसको चेक करना आसान होता है। चेक करना कैसे आसान है कि जो ए क्यूब के पास वाला लिखा रहता है, आप देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, वो ट्रेस होता है और ए स्क्वायर के आगे वाला नेगेटिव ऑफ ट्रेस होता है। तो माइनस प्लस एंड माइनस रहता है लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ आई के साथ। जो आई के साथ लिखा होता है दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव ऑफ ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। ट्रेस निकालिए इसकी आप। तो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल्स, बीटा +1 -2 दैट इज बीटा -1। तो बीटा -1 आना चाहिए यहाँ पर, यही आ रहा है, ट्रेस आ रहा है। और आप चाहें तो इसको एक बार डिटर्मिनेंट के हिसाब से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर निकालूंगा तो आप देख लीजिएगा, -2 एंड +2 दैट इज 0। 0 पहले से ही लिखा हुआ है और आपके पास 1 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 - 3 एंड इट इज -1 आया। तो यहाँ पे यही होता है नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई। ठीक है, अब ये किसकी इक्वेशन है, ये तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बताने लग गया था। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये अगर मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसको मैट्रिक्स से ज़रूर सेटिस्फाई करेगी। तो आपके पास रिजल्ट आएगा a³ माइनस बीटा -1 पावर a स्क्वायर माइनस बीटा + 3 टाइम्स a प्लस आई एंड 0 मैट्रिक्स। 1 को आई से चेंज कर देंगे, 0 जो है नॉर्मल 0 था वो 0 मैट्रिक्स है। अब हमें हूबहू इसका जैसा बनाने की कोशिश करनी है। देखिए थोड़ा ध्यान से, तो आप बना सकते हैं a³ आपके पास है, बीटा -1 आपके पास है, स्क्वायर है। आप बीटा है तो एक बीटा अलग कर लीजिए, बाकी सारा डेटा सामने भेज दीजिए। ये हमने लिख दिया। बोलो यस नो। अब इसको गौर से देखिए किस चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ तीनों में अगर देखोगे तो आपके पास से a⁴ का मल्टीप्लाइड है, वो काम हमने भी कर दिया कि a⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। a⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही तो हम चाहते हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें। ये है a⁻7 बीटा -1 a⁻6 माइनस बीटा a⁻5। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आपके पास है 0 है, और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴ एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a - i। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a तो -1 है, तो ये तो आपके पास है डेटा ही 1 बन जाएगा। अगला वाला जो डिटर्मिनेंट है 3a - i, क्योंकि ये बोला है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास से 0।
सो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर कि 3a माइनस आई का डिटर्मिनेंट निकाला जाए और वो 0 कर दिया जाए। ओके, 3a माइनस आई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 बना लीजिए, पहले 3 गुना कर दीजिए इन सबको। तो इन सब का डिटर्मिनेंट आपको अगर निकालना है तो पहले आपको इसको 3 टाइम्स करना होगा, फिर आप आई से उसको कम करेंगे। सो 3 टाइम्स a माइनस आई, तो आपके पास है 3 बीटा 0 3 6 9 3 3 -6 -6 नेगेटिव 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and that becomes as 3 बीटा -1 3 6 है 9 है, यहाँ से आपके पास 2 आता है, इट इज़ -6, इट इज़ 3 एंड इट इज़ -7। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको 0 करना है। तो आप चाहें तो इसको बना देते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं यहाँ पर 3a माइनस आई को 0 बना देते हैं। सो टेल मी गाइस क्या बनेगी बात। यहाँ पर 3 बीटा -1 अपने पास पहले से लिखा हुआ है, यूटिलाइज करते हैं। यहाँ से -14 प्लस 18 आपके पास बनेगा। -14 प्लस 18 की वैल्यू आपके पास से 4 आएगी। अगला वाला 0 है, 3 पे हम चलते हैं, +3 और आगे देखेंगे 3 के बाद से 18 -18 आपके पास से 0 है एंड दैट इज कमिंग एज 0। सो आई एम हैविंग 3 बीटा एज 1। 3 बीटा की वैल्यू 1 आई है गाइज, और मुझे जो निकालना है आई गेस वो 9 बीटा है। तो आप बताइए 3 बीटा अगर 1 है तो 9 बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 आ जाएगी एंड दैट इज द आंसर गाइज। 3 इज द आंसर नाउ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2022 पेपर 2 का वो सवाल जो सबसे बदमाश सवाल है। बहुत कम बच्चों से क्वेश्चन सवाल हुआ था, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। डिफ़िकल्ट का पता कैसे चला? क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड या इजी वर्ड तो रिलेटिव वर्ड होता है। हर स्टूडेंट के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए कोई सवाल आसान है तो किसी एक दूसरे स्टूडेंट के लिए वही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। इसका एनालिसिस करने के लिए हम जे की वो रिपोर्ट का हेल्प लेंगे जो उस टाइम पे जेई वालों ने रिलीज़ की थी। तो वहाँ से हमें पता चलता है, आप देखिएगा करेक्ट रेस्पॉन्स कितने स्टूडेंट्स का, ओनली 0.4%, मतलब 0.5% से भी कम स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। फिर तो माना जाएगा ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। देखिए 1,55,617 स्टूडेंट्स ने किया था सही, सिर्फ 624 स्टूडेंट्स का सही हुआ था। और मान के चलिए 0 से 9 के बीच में बोथ इंक्लूसिव इंटीजर्स के अंदर है, तो कुछ स्टूडेंट इसके अंदर भी तुक्के वाले रहे होंगे, क्योंकि 0 से 9 के बीच में कोई भी ऑप्शन आप मार्क करोगे तो 1/10 चांसेस है कि सही हो जाए। बट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थी, इसीलिए यही मान के चलेंगे कि जो 624 है 90% स्टूडेंट इसके अंदर जेन्युइन स्टूडेंट्स रहे होंगे। 91 स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ दिया, 91% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को स्किप किया। और वहीं पर रॉन्ग आंसर वाले जो है माइनस में ले जाने वाले भी ये है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है तो इसको छोड़ ही दिया है। 91% स्टूडेंट्स क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो ऐसा कौन सा बवाल क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बवंडर क्वेश्चन है, लेट्स सी। क्वेश्चन दिया हुआ है हाइपरबोला, कॉनिक के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। कॉनिक के ऊपर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है x²/16 -y²/64 = 1। फोकस है S और S1, द S लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फोकस में से जो एक फोकस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला है, तो S1 कौन सा हो गया, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। P इज द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉइंट ले लिया है P, और फिर यहाँ पे एंगल बनाया गया है SPN S1 का, दैट इज एंगल इज अल्फा, जो कि 90 से कम है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट ऑफ द टेंजेंट एट P। उस P पॉइंट पर जो टेंजेंट है वैसी हम एक लाइन S से पास होने वाली बना रहे हैं, फोकस से पास होने वाली लाइन, जो कि इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। अभी जितनी बातें बोली हैं इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि क्या बातचीत हो रहा है। जी चलिए बनाते हैं। हाइपरबोला की बात है, हाइपरबोला बनाया, यहाँ पर एक फोकस है ये S है, यहाँ दूसरा फोकस है ये S1 है, और एक पॉइंट है अपने पास P से इसको ज्वाइन किया, P से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, गॉट इट। इसके बाद हुआ क्या है, तो S और S1 हम पहले चाहें तो इनके बारे में कुछ बातें निकाल सकते हैं।
अगर हम यहाँ से देखें तो आप इसका कंपैरिजन जब इस वाले से करेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से अगर हम एक्सेंट्रिसिटी निकालने जाएंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपके पास से आता है, इट इज़ 664 और ये यहाँ से 100 आपके पास से आता है। तो ये आपके पास से थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो बात बन जाएगी 16/25 आपके पास से बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 25 और ले लेंगे 41 बनेगा, सो इट इज़ √41/5। ठीक है, ये आपके पास एक्सेंट्रिसिटी आ गई है। तो फोकस अपने पास निकल के आ गए हैं। एस का कोऑर्डिनेट आता है AE, 0, वो बन जाएगा आपके पास से, ये 10 है, सो इट इज़ 2√41, 0। वहीं पर एस डैश आपके पास से बनेगा -2√41, 0। ठीक है, दोनों फोकस आ गए, एस भी आ गया, एस डैश भी आ गया। दोनों फोकस आने के बाद अब हमसे जो आगे की कहानी पूछी उसके बारे में बात करते हैं। एक बात बताइए, अगर ये हाइपरबोला है तो हाइपरबोला की जो बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होती है हाइपरबोला की, कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्योंकि ये समझाया गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये डिस्टेंस कम होगा, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। वैसे कहानी तो ये बनती है PS माइनस PS1 का मॉड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, बिकॉज इन दिस केस ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है एक्स एक्सिस पर और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। तो आपके पास से ये पहले ये वाला डेटा बनेगा, फिर ये वाला डेटा बनेगा, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो 2a आता है, दैट इज़ 20। तो ये 20 आ जाएगा। PS1 माइनस PS इज इक्वल टू दिस अपने पास डेटा आता है। एक डेटा गिवन है कि बीटा है वैल्यू किसकी, S1P की, ये रहा PS1 या S1P की बात कर रहे हैं, दिस इज बीटा, और ये है आपके पास से PS, दिस इज रिटर्न एज 20। तो आपके पास से जो PS का डेटा बनने वाला है इट इज़ बीटा माइनस 20, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे के और क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है। ठीक है, आइए, कितनी बातें हो गई हैं। हाइपरबोला फोकस वाला काम हो गया है, P इज द पॉइंट ऑन हाइपरबोला। एंगल की बात हो रही है, SPS1 की बात हो रहा है, दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला जो एंगल है दिस कंप्लीट एंगल इज अल्फा, ये गिवन है और ये 90 से कम है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द S एंड फोकस से पास होनी है, एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट ऑफ टेंजेंट एट P। यहाँ पर अब हमें P पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो चलिए फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये जो भी टेंजेंट है आपके पास से, इस जगह पर जो भी टेंजेंट आपके पास आएगी, ये टेंजेंट है, तो इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ बनाई गई है। ठीक है, इसी के पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ भी बनाई गई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द S एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट टेंजेंट एंड P टू द पैराबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। S1P को P पर जाकर मिलेंगी, ये हम चाहते हैं। तो देखिए S1P को अगर मैं आगे जाके एक्सटेंड करता हूँ तो ये दोनों जाके मिलेंगे आपको किस पॉइंट पर, उसका थोड़ा फोकस देख लेते हैं। दे आर मीटिंग एट द पॉइंट P1, दिस इज P1। तो हुआ क्या, S1P को एक्सटेंड करेंगे तो ये वो लाइन जो कि टेंजेंट के पैरेलल ड्रॉ की गई है उसको P1 पर जाकर मिलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया जितना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, क्यों देश भर के सिर्फ आधे % से भी कम बच्चों ने एक्चुअल एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व किया था। हम लगेंगे इसके अंदर, डटेंगे, सीखेंगे, इसको सीख कर रहेंगे। इंटरसेक्ट द S1P एट P1, डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P, डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम स्ट्रेट लाइन SP1। SP1 कौन सी है, ये रहा। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस बनाई है, टेंजेंट के पैरेलल लाइन बनाई गई है। ये आपके पास से डेटा SP1, पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस हमेशा कहीं से भी आप निकालो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमको गिवन है एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन है डेल्टा, दैट डिस्टेंस इज डेल्टा। तो इसको डेल्टा बना देते हैं। तो आप देखिएगा P से अगर आप बनाना चाहेंगे तो वी कैन से दैट कि यहाँ से जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ही डेल्टा है, ये रिक्वायर्ड होगा। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पता हो
वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये एक यहाँ है, ये S होता है, ये S1 है, ये P है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स की अगर बात की जाए PS एंड PS डैश के, तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल इसके एंगल बाइसेक्टर होते हैं. सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. सो फोकल डिस्टेंसेस मतलब फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंसेस PS और PS1 के एंगल बाइसेक्टर्स उस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल होते हैं. दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल. आई वुड रिपीट इट. एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ फोकल क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंसेस. ओके, लेट मी रिपीट. एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ फोकल डिस्टेंसेस आर टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है फोकल डिस्टेंसेस के एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं. अब हमें यहाँ पर एंगल भी दिया था, अब देखिए हमें यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ था, तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो PS इन दोनों का बराबर हो जाएगा एंगल. सो इट इज अल्फा बाई 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो अल्फा बाई 2. टोटल एंगल अल्फा था, आधा आधा बन जाएगा आपके पास यहाँ से. अब आइए कुछ और डेटा इसके बीच में हम बनाने की कोशिश करते हैं. आप देखिएगा यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर जो यहाँ दोनों लाइंस के बीच का था, आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड, तो ये डेल्टा है, तो ये भी कितना होगा, डेल्टा ही होगा. और ये बन गया है अल्फा बाई 2. तो एक ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रहा है. अगर हम इसको देखें, एक ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रहा है. उस ट्राइंगल को एज इट इज़ मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी इसको लेकर ना हो. तो ये वाला पॉइंट इज़ S, दिस पॉइंट इज़ P एंड यहाँ पर एंगल है 90. ये दोनों लाइंस के पैरेलल लाइन के डिस्टेंस है डेल्टा, और सामने वाला जो एंगल है इट इज़ अल्फा बाई 2. ठीक है. अब इसमें पहचानना ट्राइंगल को कैसे ही घुमा दें, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो जाता है. 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो मैं इसको लिखना अगर चाहता हूँ तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 में लिखूंगा इसके लिए. तो बताना मुझे, परपेंडिकुलर सामने वाला आएगा दैट इज़ डेल्टा, और हाइपोटेनस जो 90 के सामने दैट इज़ SP या PS, जैसे भी आप लिखना चाहें, दैट इज़ PS. ठीक है. तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि साइन अल्फा बाई 2 को हम ये लिख सकते हैं. ठीक है. अब और कौन कौन से डेटा हमारे पास इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात करते हैं. देखिएगा, हमें ये पता है PS है, और जो S1P की लेंथ दे रखी है वो है S1P, दिस इज बीटा. तो हमारे पास ये वाला लेंथ अब निकाल चुके हैं PS, ये लेंथ पता है, ये लेंथ हमें मालूम है, और ये एंगल पता है. तो हमारे पास एक ट्राइंगल और बन रहा है यहाँ पर. अगर आप देखें, मैं उसी के अंदर ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना चाहता, मैं एक ट्राइंगल आपको यहाँ बताना चाहता हूँ. दिस इज S1, दिस इज S, दिस इज P एंड दिस एंगल इज होल एंगल इज अल्फा. ठीक है. S1 क्या बनेगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये S1 है, S ये है, S1 ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास है. दिस इज कमिंग एज 4√41. ठीक है. ये वाली जो लेंथ है दिस इज बीटा, और ये PS है. PS हम यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसके बारे में हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अंदर एक फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल. तो वी विल लुक फॉर द कोसाइन रूल. यहाँ पे आप देखिए, वी कैन राइट इट एज कॉस अल्फा एज, सामने वाला साइड ये है, तो ये आपके पास से बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर माइनस 4√41 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बीटा PS. ये क्या बनाया है, कोसाइन फार्मूला याद कीजिए आप. कॉस वाला फार्मूला आपको मैं लिख देता हूँ. कॉस A किसी ट्राइंगल में क्या होता है, इट इज़ रिटन एज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC. तो A है तो A के सामने वाली साइड माइनस में जाती है, तो अल्फा लिखा है, इसके सामने वाली साइड माइनस में जाएंगी, तो 4√41 का होल स्क्वायर बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बीटा एंड PS आपके पास लिखा हुआ है. अब हमारे पास कौन कौन से डेटा है, हमको बस उन्हीं को मैनिपुलेट करना है. निकालना क्या है वो देख लीजिए. बीटा डेल्टा बाई 9 साइन अल्फा बाई 2 इज़ द रिक्वायर्ड टर्म. ठीक है. कॉस अल्फा हमें पता है, बस साइन अल्फा बाई 2 गिवन है, और यहाँ पर भी हाफ एंगल में बात हुई, तो पहला काम क्या होगा, कॉस अल्फा को हाफ एंगल के अंदर कन्वर्ट करना. और यहाँ पर जितने डेटा हम बना सकते हैं उन सबको रखने की हम पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. तो इस डेटा को मैं काम करता हूँ, अगले पेज पर ले चलता हूँ. So we are having here as cos alpha as it was beta square plus PS square minus
वहाँ से 16 इंटू 41 तो आपके पास आ ही चुका है, डिवाइडेड बाय 2 बीटा पी एस। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इट इज़ बीटा स्क्वायर प्लस पी एस। तो हाफ एंगल में हमने इसको चेंज कर लिया और ये लिखा है 2 बीटा इंटू पी एस। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2 बीटा इंटू पी एस माइनस 2 बीटा है, ठीक है। तो ये 2 और 2 कितना बन चुका है आपके पास है, 2 और 2 बन चुका है 4 पी एस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर 16 इंटू 41, ठीक है। आइए समझते हैं। इसको ऐसा ही रखा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और इस वाले डेटा को उधर ले चलते हैं। हम बस आंसर्स के आसपास ही इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना बनेगा है 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 1 बचेगा, 64 आपके पास है, 56 बन जाएगा। क्या इतना बड़ा डेटा सच में हमारा आने वाला था? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है? ठीक है, हाँ यही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ दिस डेटा? आप शायद पहचान पाएँ तो पहचान पाएंगे, दिस इज़ बीटा माइनस पी एस का होल स्क्वायर। बीटा माइनस पी एस का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर अभी हमें अगर डेटा रखना है, पी एस की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे पास यहाँ से हम पी एस का डेटा रख सकते हैं। पी एस को हम क्या लिख पाएंगे, आप समझ के बताइए मुझे। साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है डेल्टा बाई पी एस, तो यहीं पे यूटिलाइज करते हैं कि साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है, अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है, इट इज़ डेल्टा बाई पी एस। सो वी कैन राइट द पी एस एज डेल्टा अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2। इसको रिक्वायर्ड कर लेंगे। और ये वाला जो डेटा है बीटा माइनस पी एस, ये निकल गया, ये रहा। यहाँ से आप देखिए बीटा माइनस पी एस अगर मैं लिखूंगा, इट इज़ कमिंग एज 20। इसको रीअरेंज कर दिया, सो बीटा माइनस पी एस इज 20, सो दिस इज 20। सो 20 स्क्वायर माइनस 256 विच इज़ 400 माइनस 656 विच इज़ कमिंग एज माइनस 256। और यहाँ पर अगर आप इसका डेटा रखेंगे, इट इज़ माइनस 4 बीटा पी एस का वैल्यू है डेल्टा अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड इट इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो आप देखिए कितना कितना डेटा कैंसिल हो रहा है। 4 है, बीटा है, डेल्टा है और एक साइन आपके पास से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो -4 है, वहाँ पर वो डेटा लिखा हुआ है बीटा डेल्टा साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। 4 से आप हटा दीजिएगा तो आपके पास से आता है 64। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। 64 आपके पास से आता है। पूछा क्या जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बीटा डेल्टा बाई 9 साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। सो बस इसी डेटा को निकालते हैं, बीटा डेल्टा साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 बाय 9। तो ये डेटा आपके पास है। सो वी आर हैविंग दिस है 64 बाय 9। और हमें पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना है। अब 9 से डिवाइड करने जाएंगे तो सोचिएगा कितना होगा। 9 इंटू 7 इज 63। ठीक है, तो 63 और ये 64 है, तो दिस इज समथिंग 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकल के आएगा 7। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस का एक क्वेश्चन जो जे एडवांस 2022 पेपर 2 के अंदर पूछा गया था। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसा बिहेव किया था, तो वहाँ से हम डिफ़िकल्टी लेवल जज कर सकते हैं और आप भी आपकी पोजीशनिंग कर सकते हैं कि अभी आप इस लेवल पर हैं तो आपका किस तरह का बिहेवियर एग्ज़ाम रिलेटेड चल रहा है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये बिहेवियर जो है एक्चुअल एग्ज़ाम का है। तो जब ये हमारी एफिशिएंसी है एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है, नर्वसनेस भी होती है, तो थोड़ा सा वो फैक्टर भी रहता है। दूसरा, पेपर कोड ऑन द स्पॉट पता चलता है आपके साथ। जब आपका जे एडवांस का पेपर होगा तब भी आपको उसके मार्किंग स्कीम ऑन द स्पॉट सबसे पहले आप ही को पता चलेगी। तो वो चाहते हैं कि ऐसा स्टूडेंट IITian बने जो पहले पूरी स्ट्रैटेजी बना सके कि कैसे उसको इस पेपर को अटैम्प्ट करना है। मार्किंग स्कीम की बात करें, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर -1 की नेगेटिव मार्किंग थी और सही करने पर +3 था। देश भर में एक्चुअल जो डेटा है वो मैं बता रहा हूँ, जो हर साल जेई वाले इसको रिलीज़ करते हैं। 1,55,617 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से सही सिर्फ
लेस देन 7% स्टूडेंट ऐसे जिनका ये सही हुआ था, क्योंकि न्यूमरिक रेस्पॉन्स के अंदर ये देखिए सिंगल करेक्ट था इंटीजर में 0 से 9 के अंदर, तो थोड़ा बहुत तुक्के का चांस होता है क्योंकि 0 से 9 के बीच में कोई भी ऑप्शन मार्क करोगे तो 1/10 है। पर साथ ही के साथ आप देख सकते हैं 9-1 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो नेगेटिव वाले स्टूडेंट आप देख सकते हैं 15.5% है और 77% स्टूडेंट ने तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है, देखिए दिखने में जैसा है साइज दिख रहा है, तो जिनकी कैलकुलस स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है एरिया, तो ग्राफ भी बनेंगे, मिनिमम मैक्सिमम की भी बातें हो रही हैं, तो पूरा एनालिसिस है। दिस इज क्वाड्रेटिक और ये लीनियर है, दो जगह बिहेवियर है, mod x लेस देन 3/4, mod x ग्रेटर देन 3/4 और r से r के अंदर mod x लेस देन इक्वल टू 3/4, फिर एक y बनाना है जो दोनों का मिनिमम हो, उस एरिया की बातचीत यहाँ पर की जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। दो कर्व्स अगर हमें दे रखे हों तो पहला काम ये होता है कि दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई है, क्योंकि हमारा जो रीज़न है जहाँ पर हमको इंटरेस्ट है वो है mod x लेस देन इक्वल टू 3/4, तो यानी वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, ये डिसाइड हो गया, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, पूछा भी नहीं है, निकालना भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें इंटरेस्ट है। तो आप देखिएगा वी नो दैट एक्स स्क्वायर जो होता है वही mod x का स्क्वायर भी होता है। सो फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर कि व्हेन f इज इक्वल टू g, आइए तो ये mod x का स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज 5/12, सामने आपके पास से 2 - 8 टाइम्स mod x बाय 3, तो दोनों डेफिनेशन इक्वेट कर दी, फर्स्ट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, देखते हैं दोनों कहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं। वी आर हैविंग 12 mod x स्क्वायर प्लस 5, इट इज़ 24 - 32 टाइम्स mod x। ठीक है, 12 लिखा हुआ है, 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे आएगा आपके पास से 12 आता है, mod x का स्क्वायर है, 32 है, mod x आता है, यहाँ से आपके पास एक और डेटा बनेगा 19, यहाँ से बनाया ये डेटा बना। अब आप देखिए क्या कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसा बन रहा है जिससे कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। एक बार थोड़ा डेटा देख लें, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वहीं से निकल के आएंगे जब डेटा सही होगा। सो 12 हटाया, 12 से यहाँ 24 बना, यहाँ से 4 आएगा, 8 and 4 इज़ 32, 32 इधर बन गया, 12 है और दिस इज़ करेक्ट है। ठीक है भाई, यही है। कोई डेटा दिख रहा है आपको जो इसको फैक्टर कर पाएगा? अगर हम डेटा देखें इसको, सो वी आर गेटिंग दिस एज 12 mod x स्क्वायर माइनस, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको फैक्टराइजेशन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, 19 है और यहाँ आपके पास 4 और 3 भी लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको बनाते हैं 38 and 6 दिख रहा है, सो वी कैन राइट इट एज 38 and 6। फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं कुछ कॉमन बना लेते हैं, तो 2 और mod x आपके पास से कॉमन है, सो वी आर हैविंग 6 mod x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 19 है, यहाँ पर भी 6 mod x प्लस 19, सो 2 mod x माइनस 1 एंड 6 mod x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। दो बातें हैं, mod x की वैल्यू एक तो हाफ आती है और एक mod x की वैल्यू -19/6 आती है। ये तो हो नहीं सकता, ये वाली बात पॉसिबल है। x की वैल्यूज़ आपके पास से +-1/2 निकल के आएगा। तो दोनों कर्व्स कहाँ मिलेंगे वो पता चल गया, हाफ और माइनस हाफ पर ये मिलने चाहिए। आइए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर डेटा है आपके पास से -3/4 लिखा हुआ है और यहाँ पर डेटा है +3/4। ये क्वाड्रेटिक आपके पास है, तो ये क्वाड्रेटिक हमने बनाया, ठीक। और यहाँ पर ये डेटा एक और है, इस वाले की भी बात करते हैं। क्वाड्रेटिक बनाना तो आसान था, सेकंड वाले की बात करते हैं। ये लाइन है 0 पर डेटा, अगर हम देखते हैं तो 0 पर डेटा बनाने पर 2 आता है और ये कब जाके मिलेगा वो आप देखिएगा। अगर मैंने 3/4 रखा तो 3 से 3 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 1/4 से डेटा आपका 0 की तरफ आएगा। दिस इज दिस, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो 2 लाइन और क्वाड्रेटिक। अब हमसे आगे जो पूछा है दैट इज आपको इन दोनों का मिनिमम निकालना है, तो -3/4 से +3/4 और जहाँ दोनों कट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। दिस इज 1/2 एंड दिस डेटा इज ऑल्सो -1/2। मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम मार्क करते हैं, इन दोनों के अंदर मिनिमम ये रहेगा,
इन दोनों के अंदर मिनिमम नीचे वाला रहेगा। सो वी हैव मार्क द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, ये 0 है। तो एरिया जो पूछा जा रहा है वो दिस इज द एरिया, ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि इधर वाई एक्सिस के इधर वाला और इधर वाला बोथ एरियाज आर इक्वल। तो अगर हम इधर वाले को कंप्यूट कर लेंगे तो अपनी बात बन जाएगी। तो एरिया निकल के आना चाहिए 0 से लेके हाफ। ये वाला कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 और ये एक लाइन है, आप यहाँ से पॉइंट भी निकाल सकते हो। अगर हम हाफ यहाँ पर रखेंगे तो ये कर्व कौन सा है, दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू, आपके पास से आता है 2 - 8x/3। सो हम 3 अगर यहाँ पर हाफ रखेंगे तो 4/3 बनेगा। 4/3 यहाँ पर रखेंगे तो 6 - 4 इज 2/3। सो दिस पॉइंट इज हाफ कोमा 2/3। चेक कर लेते हैं, यहाँ से आता है 1/4। तो यहाँ पर हम 3 बनाते हैं अगर, तो 8 आता है 8/12, ठीक है, 2/3 आ रहा है। तो ये तो ट्राइंगल का पोर्शन है, ये तो निकल जाएगा। ये हमें इंटीग्रेशन से निकालना होगा। सो व्हाट वी कैन राइट एज एन एरिया एज, सो रिक्वायर्ड एरिया इज, एक तो डबल करना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/2। 0 से 1/2 ये क्वाड्रेटिक वाला एरिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 टाइम्स dx प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल। आप चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, पर ट्राइंगल है तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। बेस इंटू हाइट, तो ये बेस का लेंथ कितना है ये बताइए, ये निकाल लेंगे। 3/4 - 1/2 दैट इज 1/4। और हाइट कितना बनेगा, हाइट इज 2/3 वाई कोऑर्डिनेट। तो हम लिख सकते हैं इसका एरिया इज 1/2, बेस इज 1/4, बेस इज 1/4 एंड द हाइट इज 2/3, हाइट इज 2/3। बस ये डेटा बन गया आपके पास से। इट इज़ 2 times x³/3 प्लस 5x/12, 0 से 1/2 एंड वी आर हैविंग दिस एज 1/12। ये 2 आता है, यहाँ से 1/8 आता है और ये 24 बनता है। 5/24, 0 प्लस 1/12, डेटा बना दीजिए। इट इज़ 6/24 विच इज़ 1/4। 6/24 is 1/4, so we can have it as 1/2 plus 1/6। 6 आ गया है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से डेटा आपके पास से आता है 2/3। ओके, बट दैट्स अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा, तो ये वैल्यू है अल्फ़ा की, पर हमें चाहिए 9 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू है 2/3, सो दिस इज कमिंग एज 6 एज द आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है,
पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे दो पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। एक ऐसा सवाल डिस्कस करते हैं जो जे एडवांस 2022 के अंदर आया था और पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखने को इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, बेसिक जो एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एंगल, साइड्स, वो सारी बातें हैं, और छोटा सा साइन रूल जो एक बेसिक है ट्राइंगल के अंदर, उसका यूटिलाइजेशन इसके अंदर है। तो बातें बेसिक्स होने के बाद भी बिकॉज ऑफ स्टूडेंट इस चैप्टर पे इतना फोकस करता ही नहीं है, बाकी जगह फोकस करता रहता है। आप देख सकते हैं देश भर में इसके ऊपर रुझान क्या रहा, कितने स्टूडेंट्स ने जो एक्चुअल में सही किया, एंड इट इज़ लेस देन 2% बच्चों। 1.98% स्टूडेंट का ही ये सही हुआ, जो थे 3,080 स्टूडेंट्स। 66% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, वहाँ पर 25% स्टूडेंट को -1 इसके अंदर मिला। -1 नहीं, आई वुड से देयर इज अ -2 का मार्किंग लिखा हुआ है, सो दे गॉट -2 एज एन आंसर। अब यहाँ पर जो करेक्ट रेस्पॉन्स आया गया है ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 1 एंड मोर देन 1 ऑप्शन के अंदर पूछा गया है, तो इट हैज़ बोथ, इसके अंदर पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट्स भी हैं और फुल मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिसके अंदर अगर पूरे मार्क्स आए होंगे तो वो परसेंटेज तो इससे भी कम रहा होगा। तो जब -2 की मार्किंग होती है तो तुक्के वाले स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं। तो 25% स्टूडेंट ऐसे, सोचिए ऐसे कितने सारे स्टूडेंट थे, 39,000 स्टूडेंट ऐसे थे 40,000 के आसपास जिन्होंने -2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लिया होगा। जब आप एक MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको बहुत प्रिसाइजली टू द पॉइंट सॉल्व करें, जिस ऑप्शंस पर हमें कन्फर्मेशन हो उसी को मार्क करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या हमसे कहता है। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन वेयर QR इज 1 एंड एंगल PQR करके सारे एंगल्स का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और फिर हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा किसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, द कंटेंस द वैल्यू ऑफ दिस इज इन R किसके अंदर आता है, दैट इज बीन आस्क्ड टू अस। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। PQRS एक प्लेन हमको दिया गया है, इज अ प्लेन। तो प्लेन में PQRS हम बनाने का शुरुआत कर देते हैं कि कैसा इसको बनाया जाएगा। It is P, Q, R and it is S। जैसा दिया है वैसा बनाते हैं। QR की वैल्यू 1 है, PQR, एंगल PQR का मतलब होता है PQR is 70, so PQR is 70, so this angle is 70। और क्या दिया है, QRS, this angle is also 70, ध्यान रखेंगे। और बताइए QPS, आई विल रूट PQS, P, Q एंड S, इसको ज्वाइन करो आप यहां से, so then we get to know PQS, this angle is 15 डिग्री। तो डिसाइड हो गया, इफ इट इज 15 डिग्री, टोटल 70 है, तो ये डिसाइड हो गया ये आपके पास से 55 डिग्री आएगा। साथ के साथ बनाते चलते हैं। टोटल एंगल 70 था, हमें पता चला कि ये वाला एंगल 15 है, तो बचा हुआ एंगल हो गया 55। आई थिंक फर्स्ट लाइन इंफॉर्मेशन इज बीन रिटन ऑन द डायग्राम। PRS इज 40, PRS ढूंढिए, PRS यहां से ज्वाइन करना होगा, सो PRS इज 40, दिस इज 40। इफ इट इज 40 देन दिस रिमेनिंग एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, ये वाला 30 हो जाएगा। 70 टोटल है, 40 यहाँ है तो 30 यहाँ होगा, ये भी यूटिलाइज हो गया। RPS इज थीटा, RPS, दिस एंगल इज थीटा, ओके। देन PQ इज अल्फा, PQ ये रहा, दिस इज अल्फा, एंड PS इज बीटा, PS यहाँ पर है, PS इज बीटा। और क्या पूछा है, देन इंटरवल इन विच द वैल्यू ऑफ दिस 4 अल्फा बीटा साइन थीटा के बारे में हमसे बात पूछी जा रही। अब आप देखिएगा क्या कहानी है। ये थीटा है जो हमें चाहिए, तो थीटा के लिए मुझे सामने वाली साइड चाहिए होगी, और बीटा अगर मुझे इन्वॉल्व करना है तो बीटा के सामने वाला एंगल चाहिए। बीटा के सामने वाला एंगल हमें पता है 40 डिग्री है, तो बीटा और इसका काम तो खत्म हो गया, लेकिन थीटा के सामने RS से तो मुझे ये वाली लेंथ के बारे में सोचना होगा।
अल्फ़ा के सामने आप चाहेंगे तो ये वाला ट्राइंगल बनाना चाहेंगे तो अल्फ़ा के सामने 30 है, बात बन रही है, और इस 1 के सामने ये वाला एंगल है तो ये एंगल मुझे और चाहिए, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल एंड दिस साइड। ये अगर आ गया तो फिर हम साइन रूल की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। माई क्वेश्चन इज इफ इट इज़ 30 एंड दिस इज 70, ये टोटल एंगल अगर 70 है और ये 30 है तो दोनों मिला के कितने हो गए? 70 + 30 इज 100। तो टोटल ट्राइंगल का सम 180 होता है, बचा हुआ एंगल कितना आ गया आपके पास से? 80 डिग्री आ जाएगा। सो दिस एंगल इज 80 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे अब ये आ गया है, सामने वाली साइड पता है, ये हमारे लिए काम बन जाएगा। अब ये वाला साइड हमको निकालना है तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को अगर आप देखें तो दिस इज 55, ये एंगल टोटल 70 है, तो ये एंगल कितना बचा ये सोच के बताइएगा। दिस कंप्लीट एंगल इज 70 एंड दिस इज 55। 70 + 55 आप बता दीजिए, तो ये टोटल एंगल आएगा 180 में से इन दोनों एंगल्स का सम आप हटा दीजिए। दिस इज 70 + 55, सो इट इज़ 180 - 125 आपके पास से आता है, इट इज़ कमिंग एज 55 डिग्री। कितना आ रहा है? 55 डिग्री। सो दिस इज अगेन 55 डिग्री। अब आप सोचिए ये 55 है, ये 55 है, तो ये कितना है? ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। यस और नो? इफ वी नो अ ट्राइंगल वेयर दीज टू एंगल्स आर 55 एंड 55, तो फिर क्या होंगे? ये दोनों एंगल अगर सेम है तो ये दोनों साइड्स भी सेम होंगी। किस वजह से? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल सेम है, 55 55, तो ये दोनों साइड्स भी सेम होंगी। ये दोनों साइड सेम होंगी तो ये वाली लेंथ अगर 1 है तो फिर ये वाली लेंथ भी 1 निकल के आएगी। सो दिस लेंथ इज ऑल्सो 1। तो ट्राइंगल में हम साइन रूल अप्लाई करने के लिए जो चाहिए था वो सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। इसका मैं एक और नीट एंड क्लीन डायग्राम इसका बना लेते हैं ताकि हम साइन रूल उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। जो हमें चाहिए वो सारे डेटा आ गए। ये वाला एंगल चाहिए था 80 आ गया, ये दोनों साइड्स बन चुके हैं 1 and 1। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट इट वन मोर टाइम विद अ क्लैरिटी ताकि हम इसको बना पाए। सो वी आर हैविंग P Q R S 1 1, इट इज़ थीटा, और ये बीटा और अल्फ़ा है। इट इज़ बीटा, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ 80, ठीक है। और क्या डेटा हमें कौन से ट्राइंगल चाहिए उन्हीं की बात करेंगे। तो ये वाला ट्राइंगल चाहिए, तो अल्फ़ा के सामने वाला ये एंगल मुझे चाहिए। ये वाला एंगल है 30, दिस इज़ 30, इट इज़ 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले इस वाले ट्राइंगल के लिख लेते हैं, ट्राइंगल PRS यूजिंग द साइन रूल। PRS साइन रूल लिखेंगे तो आप बताइएगा साइन बीटा अपॉन ये साइन, पहले एंगल लिख लेते हैं, साइन 40 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है? बीटा। या उल्टा भी लिख सकते हो आप इसको, ज़रूरी नहीं कि साइन वाला ऊपर ही लिखा जाए, जो एक्चुअल तरीका वैसे भी लिख सकते हो कि लेंथ हमें पता है बीटा है, इसके सामने वाला एंगल है साइन 40 और इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए लेंथ सामने वाली कितनी है? 1 है, और यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि क्या डेटा हमारे पास से इससे बनेगा। सो वी आर हैविंग दिस एज बीटा साइन थीटा, थीटा डिग्री है, बीटा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कमिंग है साइन 40 डिग्री। और ये रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पर चाहिए बीटा साइन थीटा निकल गया है। अब अल्फ़ा के बारे में बात करें तो फिर हम ट्राइंगल पिक करते हैं, ये वाला PQR। बताइएगा अल्फ़ा के सामने है अल्फ़ा अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 1 के सामने ये लिखा है 1 अपॉन साइन 80। सो अल्फ़ा आपके पास से आ जाएगा साइन 30 अपॉन साइन 80। साइन 80 को हम ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से, तो ये हाफ आ जाएगा विच इज़ 2 साइन 40 कॉस 40, ठीक है। ये डेटा अपने पास से अल्फ़ा का निकल के आता है। अब हमें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। वी आर रिक्वायर्ड नाउ द डेटा L4 times alpha beta. We are looking now 4 times alpha beta sin theta. अल्फ़ा कहाँ है आपके पास से?
ये रहा, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, इट इज 1/4 sin 40 cos 40, ये अल्फा हो गया है। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ बीटा साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा साइन थीटा विच इज साइन 40 डिग्री। साइन 40 डिग्री साइन 40 डिग्री कैंसल्ड आउट, 4 से 4 चला गया है, हमारे पास डेटा आता है ओनली sec 40 डिग्री। दिस इज द जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया, नॉट द एरिया, द एक्सप्रेशन विच इज बीइंग आस्क्ड विद अस। तो ये आ रहा है sec 40 डिग्री। अब हमें पता करना है कि कहाँ पर क्या बिहेवियर होगा। आपको पता होगा 0 से 90 के बीच में cos थीटा डिक्रीज करता है और sec थीटा उसका उल्टा है, तो मतलब ये इंक्रीज करेगा। 40 के नियर बाई जो डेटा हमको पता है वो पता है 45 डिग्री। तो अगर ये लिखा हुआ है और अगर मैंने यहाँ पर sec ले लिया 40 डिग्री, तो इससे बड़ी वैल्यू इसकी आएगी sec ऑफ 45 डिग्री एंड विच इज़ अ √2। तो जो एक्सप्रेशन हम चाहते हैं उसकी वैल्यू √2 से कैसी आनी चाहिए, दिख रहा है आपको। sec 40 डिग्री कैसा आता है, √2 से छोटा, और sec थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी भी आती है। सो दिस डेटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 बट लेसर देन √2। तो ये दिख रहा है आपके पास, एक तो इसके अंदर आएगा, 1 से तो बड़ा होगा, ये वाला भी √2 इसके अंदर आ जाता है, √2 से छोटा डेटा भी, √2 से ज़्यादा होगा गलत है, तो √2 से ज़्यादा गलत है। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज AB एज द आंसर। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं JEE एडवांस 2022 पेपर 2 का एक बेहतरीन सवाल जो MCQ के अंदर पूछा गया है, जिसके के अंदर -2 की मार्किंग होती है। उस सेक्शन के अंदर पूछा गया है, पार्शियल मार्किंग भी अलाउड होती है। यहाँ पर एक ऐसा सवाल जो कि प्रोग्रेशन का एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री के साथ इन्वॉल्वमेंट है, फिर एक फंक्शन हमें गिवन है जिसके मैक्सिमा मिनिमा के बारे में एनालिसिस करवाया जा रहा है। मार्किंग स्कीम तो आप देख ही चुके हैं कैसी है, थोड़ा इसको अगर मैं एलोबरेट करता हूँ। अगर हमारा आंसर ABC है सपोज कीजिए, और अगर हमने सिर्फ A मार्क किया है या सिर्फ B मार्क किया है या +C मार्क किया है, तो हर केस में हमें +1 +1 +1 ही मिलेगा। लेकिन अगर हमने एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो हमारे पास मिलने वाले हैं -2, चाहे हमारे 2 ऑप्शन सही हो A और B। अगर हमने ओनली AB मार्क किया होगा तो हमारे पास मार्क्स मिलेंगे +2। तो पहले तो पार्शियल मार्किंग को हर स्टूडेंट अच्छे से समझ ले। आई एम सेइंग कि अगर करेक्ट आंसर ABC आप मार्क करोगे तब मिलेगा +4। सिर्फ A मार्क किया तो +1 है, ओनली B मार्क किया तो +1 है, ओनली C मार्क किया तो +1, अगर ओनली D मार्क कर दिया तो -2 है। अगर AB मार्क कर दिया तो दोनों का +1 +1 मिलके मिल जाएगा। अगर इसके अलावा ABD मार्क हो गया तो -2 है। ठीक है, देश भर में उस टाइम के स्टूडेंट्स हैं जो JEE ने डेटा रिलीज़ किया, आउट ऑफ 1,55,617 स्टूडेंट्स में से 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक क्वेश्चन सही हुआ था, मतलब कि यह है 8,542। लेकिन इसके अंदर किसको पूरे मार्क मिले, किसको पार्शियल मार्किंग मिली, ये नहीं पता है। ये डेटा इस साल रिलीज़ नहीं किया था, लेकिन इसके आगे आने वाले ईयर्स में 23 वाले में 24 के अंदर उन्होंने वो भी बाइफिकेट करके बताया है। और उस एक्सपीरियंस के आपसे मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आप मान के चलिएगा लेस देन 50% ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे मार्क्स लिए होंगे और पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि -2 की बौछार झेली होगी, ये देखिए 13.83, यानी कि 21,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो घर पर -2 लेकर गए होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने तो छोड़ ही दिया है, 46% स्टूडेंट 0 लेके गए, अटैम्प्ट ही नहीं किया, खेलने ही नहीं उतरे, वो वाली बात है। आइए देखते हैं कौन सा सवाल है, कैसे इसको करना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे देखिए आपके पास डेटा गिवन है, अल्फा हमें निकालना है, एक सिग्मा है, के की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, साइन पावर 2k है और π/6 लिखा हुआ है, और ये अल्फा का डेटा है। फिर एक फंक्शन है जो 0 से 1 में डिफाइन किया गया है r के अंदर, gx है 2 to the power अल्फा x प्लस 2 पावर अल्फा 1 माइनस एक्स। देन दे आर आस्किंग कि क्या होगा मिनिमम, यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कितनी बार मैक्सिमम आएगा, कितनी बार मिनिमा आएगा, ये कई बातें इसके अंदर पूछी जा रही, यानी हमें कैलकुलस की हेल्प लेनी होगी आगे जाके, उससे एनालिसिस करेंगे। उसके पहले यहाँ अल्फ़ा लिखा हुआ, तो हमें सबसे पहले तो अल्फ़ा को फिगर आउट करना है। तो आप देखिए इस अल्फ़ा को ही सिंप्लीफाई करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर है के की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर इसको sin² π/6 करके होल पावर k बना देंगे।
साइन स्क्वायर पाई बाय 6 हमने लिखा, उसका होल पावर k है। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 का अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे, 1/2 का अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे तो 1/4 बन जाता है। इस सीरीज को थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/4 का क्यूब a अपॉन 1 माइनस आर आपके पास लिखा गया है। सो इट इज़ 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, इट इज़ 1/3। मेरे पास जो डेटा आ रहा है उससे आया है अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 आ रहा है। अल्फ़ा आने के बाद अब हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है, वी विल सर्कुलेट इट एज 2 to the power x/3 प्लस 2 to the power 1 माइनस x/3 आपके पास लिखा हुआ है। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3 आपके पास डेटा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रहा है, तो चलिए फिर डिफरेंशिएट करिए। ऑल दो हम इसके बारे में मैक्सिमम मिनिमा के बारे में पता करना है, जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू तो हम AMGM से भी निकाल सकते हैं, पर जब हमें मिनिमा मैक्सिमा काउंटिंग इन सब की बात कर रहे हैं तो बिना टाइम ख़राब किए हुए वी विल गो विद द बेटर अप्रोच, दैट इज़ कैलकुलस। तो सीधा कैलकुलस के पास चलेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 to the power x/3 और x/3 की वजह से ln2 भी आएगा, और x/3 की वजह से 1/3 भी बनेगा। देन इट इज़ अगेन 2 to the power 1 माइनस x/3, फिर ln2 आया, और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास है -1/3। तो यहाँ से आप चलिए, ये आता है g'(x), यहाँ पर है ln2/3, 2 to the power x/3 माइनस 2 to the power 1 माइनस x/3, ये डेटा लिखा हुआ है। इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि दोनों बातें कब बराबर होंगी। तो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं। x/3 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। सो वी आर हैविंग x एज हाफ, x की वैल्यू हाफ आती है। यहाँ पे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करने गए, 0 आता है, 1 आता है, यहाँ से आपके पास से 1/2 आता है। 0 पर चेक करते हैं। अब g'(x) को 0 पर चेक करोगे तो 0 की वैल्यू 1/3 यहाँ पहुँचती है नेगेटिव, एंड इट इज़ पॉजिटिव। 1 पर चेक कर लीजिए 1/3, और ये 2 पावर 0 है, ये पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दीज टू आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप देख सकते हैं क्लोज इंटरवल में हमको दिया हुआ है, बाउंड्री पॉइंट्स पर है, तो यहाँ से ये डिक्रीज होने लगेगा। ये माइनस साइन का मतलब क्या, इट्स गोइंग टू डिक्रीज हियर, इट इज़ डिक्रीजिंग हियर, इट इज़ इंक्रीजिंग हियर। तो ये डिक्रीज करता हुआ नीचे जाएगा, फिर उसके बाद इस पॉइंट के बाद इंक्रीज करेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचेगा, ये भी मैक्सिमा का पॉइंट बन जाएगा। दिस इज़ द वन पॉइंट जहाँ पर कि इसका मिनिमा आने वाला है। तो यही क्लासिफिकेशन हमको करना है। तो मैक्सिमा इसके अगर हम बात करें, दो जगह आने वाले हैं, एक आएगा 0 पर और एक आएगा x=1 पर। आप चाहो तो एक बार डेटा निकाल दो। 0 पर डेटा निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 पावर 0, 2 पावर 1/3। वहीं एक बार g1 पर भी देख लेते हैं। 1 पे देखोगे तो वी आर हैविंग 2/3। तो ये तो लोकल है, चेक करना चाहते हैं क्या सेम तो नहीं आ गए। ये तो सेम आ गए हैं, ये दोनों डेटा तो सेम हैं। अगर ये दोनों डेटा सेम है तो मैक्सिमा के पॉइंट है आपके पास से। सो दिस इज़ द मैक्सिमा। सो दोनों जगह आपके मैक्सिमा आने वाले हैं। और मिनिमा की अगर हम बात करने वाले हैं तो मिनिमा निकाल लेते हैं हाफ पर। हाफ रखिए यहाँ पर, तो आपके पास से g ऑफ हाफ का डेटा हम निकालने चाहेंगे, तो आपके पास से बनेगा 2 to the power 1/6, या हाफ है आपके पास से। सो 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, इट्स अगेन 2 to the power 1/6, इट इज़ 2 times 2 पावर 1/6, दैट इज़ 2 पावर 7/6 आपके पास से आता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मिनिमा है। मिनिमा की वैल्यू 2 पावर 7/6 आ रही। क्या क्या ऑप्शंस पूछे, मिनिमम वैल्यू बताइए, यस 2 to the power 7/6। मैक्सिमम वैल्यू, यस दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम अटेंड मोर देन 1 पॉइंट, यस 2 पॉइंट्स पर आता है, 0 पर और 1 पर। और मिनिमम वैल्यू मोर देन 1 पॉइंट, नो दैट्स रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज ABC। जिसने ये मार्क किया होगा उसको मिला होगा +4। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 चैप्टर की मिक्सिंग की गई, पिछले वाले के अंदर आपने छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रोग्रेशन देखा, इनफाइनाइट GP बन रहा है, ये फेयरली सिंपल है। बस सिग्मा वगैरह ट्रिगो देखकर बच्चे पता नहीं क्यों भाग जाते हैं, कि अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं, या ओवर अटैम्प्ट कर दिया 13 पॉइंट ने, -2 लेकर गए। फिर एक फंक्शन अल्फ़ा की वैल्यू आने के बाद
सिंपल सा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करके एनालिसिस करना था। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया, जो कि थोड़ा नोटोरियस है। -2 के मार्किंग के लिए अगर एक भी ऑप्शन गलत मार्क हो जाए तो -2 का मार्क्स मिलता है, और पार्शियल मार्किंग भी इसके अंदर अलाउड थी। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देश भर का रिस्पॉन्स देखें, क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ऑफ जेईई एडवांस एग्जाम पेपर सेटर्स का फेवरेट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ ईयर्स में तो ऐसा भी हुआ है कि एक साल में तो इन्होंने इनके 4 या 5 सवाल भी इस चैप्टर के ऊपर पूछ लिए थे, और दूसरा फेवरेट चैप्टर इनका रहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2.14 स्टूडेंट ऐसे हैं देश में, पूरे 1,55,617 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, उसमें से 2.14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स मिले थे। पर कौन से मार्क्स मिले थे, फुल मार्क्स मिले थे या पार्शियल मार्क्स मिले थे, ये उस साल उन्होंने क्लियर नहीं किया था। फुल मार्क्स वाले हैं या पार्शियल मार्क्स हैं, तो ये दोनों का सम है। अब मान के चलिएगा जिसको फुल मार्क्स मिले होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम 50-50 भी लेके चलेंगे तो अभी वो 1% के आसपास ही है। गलत करने वाले 26% स्टूडेंट्स हैं, 27 ही हो चुके हैं, -2 ये घर लेके गए होंगे। 70% ने तो तौबा कर लिया कि नहीं यार सॉल्व ही नहीं करना है, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो 0 दे गॉट 0 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं 3,333 स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही हुआ। ये डेटा मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ, हर साल जेईई एडवांस वाले इसको रिलीज़ भी इसीलिए करते हैं जिस साल वो पेपर होता है, ताकि जो एक स्टूडेंट जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है वो अपने आप का एक आकलन कर ले कि हाँ मैंने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, तो मैं इसमें कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या मुझसे बिल्कुल ही सवाल नहीं हो रहा है, आधा अधूरा पार्शियल मार्किंग पहुंचा हूं, या क्या मेरी स्टेज है, अभी मुझे और इसके ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट इसके ऊपर करना है। ऑल्दो ये फाइनल एग्ज़ाम का डेटा है, तो फाइनल एग्ज़ाम में थोड़ी सी और नर्वसनेस होती है, थोड़ा और उसके अंदर क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऑल्दो दीज आर द एक्चुअल डेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कमिंग टू द क्वेश्चन, Z बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z, बार से डिनोटेड है। Z इज नॉन जीरो, ये इंपॉर्टेंट बात है, Z इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसके बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर इंटीजर्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इंटीजर पार्ट्स दोनों इंटीजर्स आएंगे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड Z। मॉड Z जो उसका मॉडुलस निकलेगा उससे क्या इनमें से कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। काफ़ी डेंजरस डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेट्स प्रोसीड। ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो ये लिखा हुआ है Z बार का स्क्वायर है, 1/Z का स्क्वायर है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा P + i/q। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, Z स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने एक काम किया, यहाँ पर ऊपर नीचे Z बार से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप सब जानते हैं कि Z बार जो होता है वो मॉड Z का स्क्वायर हो जाता है। बहुत फेमस फार्मूला है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है। बहुत छोटा सा इसका प्रूफ भी होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम r e⁻i⁻θ लिख सकते हैं। Z बार आपके पास से r e⁻−i⁻θ है, दोनों को आप प्रोडक्ट करेंगे अगर, तो आपको पता है r² बन जाएगा, e⁻i⁻θ e⁻−i⁻θ कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी हैविंग r² एज एन आंसर। और r क्या होता है, मॉडुलस, दैट इज मॉड Z स्क्वायर। ठीक है, इसको यूटिलाइज जब हम करके देखेंगे तो यहाँ से डेटा अपने पास आप देखेंगे अगर Z बार का स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ चुका है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ आपके पास से मॉड Z का स्क्वायर बनेगा जिसका एक स्क्वायर और है। Z बार ही मॉड Z का स्क्वायर है, एक स्क्वायर और है, एंड दिस इज गिवन एज P + i/q। ठीक है, जहाँ हम पहुँचते हैं तो हमारे पास है मॉड Z। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें मॉडुलस की बात हो रही है और P और Q दोनों इंटीजर हैं, तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए, पूरे क्वेश्चन को चेंज करके मॉड की तरफ ले जाना चाहिए।
ये एक रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स। देखो मॉड z है तो आप दोनों साइड क्या कर लेंगे, हम मॉड ले लेंगे। वी आर टेकिंग नाउ द मॉडुलस, मॉड ले लिया। अब मॉड में क्या, ये तो नंबर है तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस मॉड z पावर 4, ये तो बाहर आ गया। और ये जो डेटा बना हुआ है इसको पहचानिएगा, ये है मॉड z और इसका है स्क्वायर, ठीक है। सामने p प्लस आयोटा q लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस आयोटा q। इसका मॉडुलस हमें लेना है, तो इसका मॉडुलस आपको पता होगा, ये बनेगा रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब छोटी छोटी सी बातें जो हमारे यहाँ पर काम आने वाली हैं, दोज आर लाइक z बार का जो मॉड होता है दैट इज सेम एज जो z का मॉड होता है। देखो आप यहाँ से, ये रहा z बार, z बार का मॉड कितना है, r ही है, और z का मॉड भी कितना है, r ही है। और e पावर आयोटा थीटा, ये तो थीटा आपका आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, तो z बार का मॉडुलस भी r है, z का मॉडुलस भी r ही होता है। तो यहाँ पर जो डेटा लिखा है वहाँ पे भी हम मॉड z का स्क्वायर लिख पाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, अभी हमें यहाँ पर इसको अंडर रूट दिया हुआ है, हम स्क्वायरिंग करने अगर चलें तो 1 प्लस 1 अपॉन मॉड z पावर 4 स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो मॉड z का पावर 4 बन जाएगा। यहाँ आपके पास स्क्वायरिंग होगी, इट इज़ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओपन करते हैं, इट इज़ 1 प्लस 1 अपॉन पावर 8 2 बाय मॉड z पावर 4, मॉड z पावर 4 इज़ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से आपके पास से मॉड z पावर 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएंगे। एंड वी आर हैविंग दिस एज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि एक रिजल्ट यहाँ बन रहा है, मॉड z पावर 4 प्लस 1 अपॉन मॉड z पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। अब हमारे पास यहाँ से कोई यूनिक वैल्यू तो मॉड z की आने वाली है नहीं, तो यहीं से हमें इन ऑप्शंस को एक एक करके वेरीफाई करना होगा, विच आर द पॉसिबल वैल्यूज़ विच जो इसकी हो सकती हैं। तो इसको थोड़ा एक नज़र देखने के बाद हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, ये दिया हुआ था, हमने यहाँ पर z बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको यूटिलाइज़ किया, आगे आया, दोनों साइड मॉड ले लिया। और मॉड z बार का जो डेटा है, जो वैल्यू होता है वो z बार z के जो मॉड है उसी के इक्वल भी होता है, देख लिया RR होता है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसको थोड़ा सा एक बार यहाँ लिख लेते हैं, दिस प्लस 2 इट इज़ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ध्यान रखिएगा p एंड q दोनों इंटीजर हैं, तो इससे हम ये भी कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि z पावर 4 प्लस 1 अपॉन z पावर 4 जो है इट कम्स एज p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2। तो अल्टीमेटली एक इंटीजर का स्क्वायर एक दूसरे इंटीजर का स्क्वायर और इंटीजर हटाएंगे, सो दिस इज़ एन इंटीजर, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड विद ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास मॉड z का वैल्यू है, तो आप ही मुझे बता दीजिए z पावर 4 क्या लिखूँगा, 1/4 पावर हट जाएगा, 43 प्लस 3 टाइम्स 2 रूट 5 बाई 2, ठीक है। तो ये डेटा जो हम चाहते हैं उसको देखते हैं। अब जो चाहते हैं यहाँ से क्या डेटा बन जाएगा, मॉड z पावर 4 प्लस 1 अपॉन मॉड z पावर 4, इट इज़ 43 प्लस 3 टाइम्स रूट ऑफ 205 बाई 2। इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये 2 बन जाएगा आपके पास से 43 प्लस 3 टाइम्स 205, और इसी का हम कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी क्या डेटा अपने पास फाइनली निकल कर आता है। इट इज़ 43 प्लस 3 टाइम्स रूट 204 बाई 2 प्लस यहाँ से 2, इसका डेटा बनाइएगा। वी आर हैविंग 43 स्क्वायर 9 टाइम्स 205 और 2 टाइम्स आपके पास लिखा हुआ है 43 माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 205। 43 का स्क्वायर हम थोड़ा निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितना डेटा ये बनेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। 43 का जो स्क्वायर है आप देख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 40 स्क्वायर प्लस 9 प्लस आपके पास से 240, सो वी 1600
and 9 plus 240. So 1849 is the number, and this will come as how much? 45 and 18. So 1849 and 1845 दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे यहाँ पर, सो वी कैन हैव इट एज अ 43. देखो ये सारी कैलकुलेशन में आपको क्यों दिखा रहा हूँ ऐसे कर करके, क्योंकि एक्चुअल जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हो ना, तो आपको ये निकालने पड़ते हैं डेटा सारे. अब मैं यहाँ पर लिख दूँ ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस डेटा, ऑन सॉल्विंग, और फिर पता सोल्यूशन बन जाएगा, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया. पर ऐसा नहीं होता है. जब आप एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तो आपको तो निकालना पड़ता है पूरा डेटा. समझ गए? तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी टाइम लेता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 43 प्लस 2 टाइम्स 205 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ देखिए दोनों में 4 का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है, तो आप देखिएगा 4 आने वाला है, और 4 ऊपर 2 है तो यहाँ पर 2 भी आने वाला है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा. ये वाला डेटा अपना कैंसिल भी हो चुका होगा. सो वी आर गेटिंग दिस एज 43. तो ये एक 43 हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है. ये दो इंटीजर्स का सम, स्क्वायर का सम -2 होना चाहिए. तो ऐसा कोई डेटा आपके दिमाग में आ रहा हो जिससे हम ये बोल पाए कि ये इंटीजर, तो कि 2 अगर हम ऐड करेंगे इसके अंदर तो ये 45 बन जाएगा. तो क्या आप 2 नंबर्स का स्क्वायर करके बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. आप देखिए इसको थोड़ा, आप इसको लिख सकते हैं 36 + 9. तो आप इसको लिख सकते हैं 36 + 9 -2. दैट कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड -2 अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हम चाहते हैं. तो बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है 36 + 9 45 -2 करने के बाद. ए इज सर्टेनली आर आंसर. ए हमारा ज़रूर इसके अंदर आंसर होगा. दूसरे वाले पार्ट की तरफ आते हैं. नाउ वी आर रीडिंग टुवर्ड्स ऑप्शन नंबर बी. ये लिखा हुआ है मॉड z की पावर 4 आपके पास से आता है 7 + √33/4 आएगा, और हम इसका रेसिप्रोकल भी चाहते हैं तो वो बनेगा आपके पास है. तो फिर रिक्वायर्ड टर्म डायरेक्ट ही लिखते हैं, दिस प्लस 1 अपॉन मॉड z की पावर 4, 7 + √33 डिवाइडेड बाय 4, एंड इट इज़ 4/7 - √33. ठीक, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया इसके, तो आपके पास यहाँ प्लस है तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस वाले से करेंगे आप. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है. एंड लेट्स सी कि क्या डेटा हम यहाँ से बना पाएंगे. तो फेयरली सिंपल है. एक एक ऑप्शन को ऐसे ही हमें मिला के चेक करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है. 7 + √33/4 आपके पास है, यहाँ 4 आपके पास आता है, 7 - √33. यहाँ देख लीजिएगा 49 - 33 बनता है, और ये नंबर कितना होता है? 49 - 33 इज 16. दिस नंबर इज 16, और 4 से अगर वो कैंसिल होने चला जाएगा तो आपके पास से डिनोमिनेटर में सभी जगह 4 ही बचेगा. अब 7 - √33 आपके पास से और आएगा, दे बोथ गेट्स कैंसिल्ड आउट, एंड वी आर गेटिंग 7/2. आना इंटीजर चाहिए था. दिस नंबर इज इक्वल टू p² + q² -2, बट इट इज नॉट एन इंटीजर. दिस इज नॉट एन इंटीजर. तो ए आंसर का पार्ट होगा, लेकिन बी आंसर का पार्ट नहीं होने वाला है. आगे चलते हैं, बाकी ऑप्शंस को मैच करते हैं. अब तक हमने देख लिया है ए आंसर आ रहा है, बी आंसर नहीं आ रहा है. फिर से हम चलते हैं सी वाले की तरफ लुक करते हैं. तो z पावर 4 + 1 अपॉन z पावर 4 के लिए हम डेटा बनाते हैं. सी ऑप्शन की बात हो रहा है, तो इसका पावर 4 कीजिएगा. 9 + √65/4 है, और यहाँ 4 अपॉन 9 + √65 है. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डेटा बनाते हैं. इट इज़ 9 + √65/4 आपके पास से आता है. 81 - 65 आपके पास है, 4 यहाँ पे आने वाला है. थोड़ा देखिए इसको, तो ये डेटा कितना बनता है? 75 होता 10 आता, दिस इज 16. 4 से कैंसिल होगा 4 बार. 9 + √65, इट इज़ 9 - √65 डिवाइडेड बाय 4, चला गया. वी आर गेटिंग 9/2, एंड अगेन दिस इज नॉट द इंटीजर. पिछले वाले में 7/2 आया, इस वाले में 9/2 आया. दिस इज नॉट द आंसर. ठीक है, अब आगे चलते हैं डी वाले पार्ट की तरफ. उसको भी बना के देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर z पावर 4 + 1 अपॉन z पावर 4 बनाना चाहें तो ये बनेगा आपके पास से, देख सकते हैं 7 + √13/6,
और यहाँ से बन जाएगा 6/7 प्लस √13, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट, तो 7 प्लस √13 आपके पास है, यहाँ 6 आता है, 6 पहले से लिखा है, इट इज़ 49 माइनस 13, इट इज़ 7 माइनस √13 आपके पास लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर कितना है। दिस नंबर इज 36, कितना है 36 है। तो 7 प्लस √13/6 लिखा हुआ है, 7 माइनस √13 आपके पास है, यहाँ 6 है, यहाँ 36 है, तो आपके पास फिर से 6 आएगा। तो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। आपके पास ये डेटा अगर आप देखेंगे 7/6 प्लस 7/6, आई गेस वी आर गेटिंग 7/3, एंड अफसोस दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। MCQ क्वेश्चन है, आंसर SCQ जैसा है, तो सिर्फ ए आंसर जिसने मार्क किया होगा उसको मिलेगा +4। तो इस क्वेश्चन के लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर ये है, ये सारे स्टूडेंट कौन से हैं, फुल मार्क्स वाले ही होंगे, क्योंकि पार्शियल मार्किंग इसमें पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए के अलावा कोई भी ऑप्शन अगर इसके अंदर मार्क किया गया होगा तो -2 ही मिलेगा, और सिर्फ जिसने ए ऑप्शन मार्क किया होगा उनको मिला होगा +4। तो MCQ के अंदर SCQ पूछना, यहाँ से बात बनती है। तो देश भर में देखिए कितने सारे 3333 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअली बात तो कुछ नहीं है, इसके अंदर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट वाली बात है। पर थोड़ा सा एग्जाम में ये सोचना कि MCQ का आंसर सिंगल चॉइस आ रहा है, बाकी मैच नहीं हो रहे हैं, इसके लिए बस ये चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आप डिसीजन मेकिंग आपके लिए ईजियर रहने वाली है। ठीक है, चलिए एक बहुत बढ़िया सवाल JEE एडवांस 2022 पेपर 2 का हम डिस्कस करते हैं। जो सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स के ऊपर बेस्ड है, क्या उनके आपस में रिलेशन से कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, वो पहुंचने के पहले ये देख लेते हैं जब ये एक्चुअल क्वेश्चन JEE एडवांस के अंदर आया था तो स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर था। 2.86% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था, दैट इज़ 4449। अब इनको मिले होंगे या तो फुल मार्क्स मिला होगा या पार्शियल मार्किंग इसके अंदर मिली होगी। वहीं पर इस MCQ क्वेश्चन के अंदर सबसे डेंजरस बात जो होती है -2 का मार्किंग। 28.38 स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे, तो ये नंबर काफ़ी बड़ा नंबर है, 34,828 नंबर। वहीं पर 66% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया था। यहाँ पर एक बात है कि ये जो करेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं ये इनको फुल मार्क्स मिला है या पार्शियल मार्किंग, ये दोनों ऐड करके दिया हुआ है, फुल मार्क्स वाले भी हैं और पार्शियल मार्क्स, सेग्रीगेशन नहीं है। इसके बाद वाले ईयर्स के अंदर जो है 2023 एंड 2024 के आगे ऑनवर्ड्स में तो हमेशा इसका सेग्रीगेटेड डेटा JEE वालों ने बताया है, पर 2022 के अंदर ये कंबाइंड डेटा था। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि अगर आधे आधे के आसपास भी रखें तो करीब 1% के आसपास ही स्टूडेंट जिसने इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट सीखा होगा। हम कंप्लीटनेस के ऊपर बिलीव करते हैं, तो मैं आपको इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर सीखेंगे और सिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। G is the circle of radius capital R, G1, G2, Gn be the n circles of equal radius small r. Suppose each of the n circles G1, G2, Gn touches the circle G externally and also I equal to 1, 2, n minus 1. The circle Gi touches Gi plus 1 externally. Gn touches G1 externally. Then which one of the following statement is and are true? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो G is the circle of radius r greater than 0 and G1, G2, Gn be n circles of equal radii r greater than 0. Suppose, तो एक सर्कल बन रहा है, उसके ज्योमेट्री के हिसाब से कई सारे सर्कल हैं जिनके बारे में हो रहा है, मतलब डायग्राम को सबसे पहले यहाँ पर बनाना चाहिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो G is the circle of radius r, एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल हमने बना लिया, ठीक है, एक सर्कल हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। G is the circle of radius r. G1, G2, Gn be n circles of equal radius. Suppose that these n circles touches the circle G externally and also for I equal to 1, 2, n minus 1, Gi touches Gi plus 1. अगर हम इसमें I की वैल्यू 1 रखेंगे तो पता चलता है G1, G2 टच करते हैं। रखिए यहाँ पर I की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 रखने पर ये G2, G3 यानी ये दोनों भी टच करते हैं।
ऐसे चलते चलते i की वैल्यू जब n-1 रखने जाएंगे तो g ऑफ n-1 एंड g ऑफ n ये दोनों भी टच कर जाएंगे। और लास्ट में एक और क्लोजिंग स्टेटमेंट है कि gn एंड gn एंड g1 ये दोनों भी एक्सटर्नली टच करते हैं। तो हुआ क्या, जितने भी सर्कल्स बाहर बनाए जा रहे हैं, चाहे g1, g2, g3, gn, gm, सारे के सारे इसकी पेरीफेरी पर रहेंगे क्योंकि इनको भी टच करते हैं और आपस में आते आते ये पूरा एक दूसरे को टच करते हुए बनेंगे। सो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ और एक सर्कल में यहाँ पर सबसे पहले इधर बना देता हूँ कि यहाँ पर ये आकर इसको टच करता है। सेकंड सर्कल एक और है जो यहाँ आएगा, इसको टच करेगा। तो इन दोनों के सेंटर्स मैंने सेम जगह पर ले लिए हैं। सो लेट्स कॉल दिस वन एज सर्कल एज अ g1, दिस इज g2, ये इधर आएगा, इधर आके फिर से टच करेगा और g1 को एक और सर्कल आके टच करेगा एंड दैट सर्कल इज gn। सर्कल्स परफेक्ट सर्कल नहीं बने पर हमें उससे मतलब नहीं है, ड्राइंग के मार्क्स नहीं होते हैं, उसके एनालिसिस के मार्क्स होते हैं, कॉन्सेप्ट के मार्क्स होंगे, है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा ये gn बनेगा, इसका सेंटर हमने ज्वाइन किया तो ये वाली बात भी यहाँ बनी, ठीक है। अब दो सर्कल्स जब एक दूसरे को टच करते हैं तो ये रेडियस r है, ये स्मॉलर r है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कॉमन टेंजेंट बनेगी, ये दोनों सर्कल्स भी एक दूसरे को टच करते हैं, देन दिस इज r, तो ये वाला भी r होगा, ठीक है। तो अब इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा अगर हम देखें कि एक बड़े सर्कल को छोटे छोटे n सर्कल्स बाहर से टच करते हैं, सो बिगर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल्स आर ऑल्सो टचिंग एंड दी स्मॉलर सर्कल्स आर ऑल्सो टचिंग ईच अदर एडजेसेंट। यहाँ पर ये ज्योमेट्री पूरी की पूरी वहाँ भी बनने वाली है। थोड़ा अगर हम इसको रिलेट करके देखना चाहें, g1 और g2 के बीच में ये जो एंगल हमारा आ रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और ऐसा ही एंगल जब हम इन दोनों को मिलाने जाएंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ऐसे कितने एंगल बनने वाले हैं वो अगर हम देखना चाहें तो आप देखिएगा, क्योंकि इन सब की रेडियस सेम है, ये थीटा है, अगला वाला फिर थीटा बनेगा, g1 पर थीटा है, g2 पर थीटा है और ऐसे करते करते gn पर भी थीटा है। तो टोटल बन गए हैं ये n थीटा, समझ गए। तो फर्स्ट एंगल g1 g2 के बीच वाला थीटा है, अगला g2 g3 के बीच का थीटा है, फिर g2 g3 g4 वाला थीटा है। ऐसे करते करते जब हमने देखा तो gn और gn-1 वाला भी थीटा है। तो आपके पास टोटल जो काउंटिंग आने वाली है वो n थीटा है और पूरे रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास टोटल एंगल कंप्लीट होगा 2 पाई। सो थीटा हमारे पास आ चुका है 2 पाई बाई n, थीटा नोन है। अब आगे की हम बात करते हैं, समझिएगा आगे हम इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। लेट्स सी, दिस इज r+1 हमारे पास से, और हम बात करते हैं यहीं पर, इसको ज्वाइन करा देते हैं, लेट्स से इसको ज्वाइन करा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये r+1 है और दिस एंगल जहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कौन सा एंगल की हम बात करते हैं, दिस एंगल विल बी अ 90 डिग्री एंगल, दिस एंगल। और ये दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टच करता है यहाँ पर, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ/2, दिस एंगल विल ऑल्सो बी अ θ/2, ठीक है। तो ये r है, ये टोटल लेंथ r+1 है, तो मैं यहाँ से sin θ/2 लिख सकता हूँ एंड दैट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर अपॉन r+r, परपेंडिकुलर अपॉन r+r अपने पास यहाँ से थीटा निकल कर आएगा, ठीक है। थीटा हमारे पास पता है तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। पहली बात तो आपको ये समझ में आई बात, ये दोनों जहाँ पर ये टच करते हैं उस पॉइंट को जब मैं यहाँ मिलाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये भी r बनेगा, ये वाला भी r बनेगा, ये r+r है, ये भी r+r है, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करता हुआ बनेगा, दिस लेंथ इज ऑल्सो r+r, दिस लेंथ इज ऑल्सो r+r। ये परपेंडिकुलर यहाँ आके मैच होगा, r और r है, तो यहाँ से इस राइट एंगल ट्राइंगल में sin θ/2 का हमने डेटा लिखा। थीटा हमें मालूम है, आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि इसको बना देंगे हम r+r sin थीटा हमारे पास है, ये बन जाएगा π/n एंड इट इज़ गिवन एज r। तो आपके पास r sin π/n इज इक्वल टू r माइनस r sin π/n, ठीक है, ये डेटा बना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा रिलेशन हमें कैसे चाहिए, r रोज कैपिटल r स्मॉल r में रिलेशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा और इसको लिखते हैं, r हमने कॉमन ले लिया और इसको डिवाइड जब करने जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास से cosec π/n -1,
दिस इज़ द फाइनल अल्टीमेट रिजल्ट। अब हम बात करते हैं जो बातें हमसे पूछी जा रही है ऑप्शन ए, लेट्स से द थीटा n इज़ 4, तो आप देखिएगा r इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, कॉसेक π/4। कॉसेक π/4 का क्या डेटा होता है ये बताइए। साइन π/4 √1/√2 होता है, तो यहाँ से आपके पास से डेटा बनेगा √2 - 1। तो क्या डेटा बन रहा है आप देखिए, r की वैल्यू कैपिटल R स्मॉल r √2 - 1 आ रहा है, और यहाँ दिया है कि r इससे बड़ा होगा, नहीं ये तो इक्वल है। सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, दे आर इक्वल, r कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r टाइम्स √2 - 1, दे आर आस्किंग सम कैपिटल R इज ग्रेटर, दैट इज रॉन्ग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स b, n की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 अगर हमने लिया तो कैपिटल R इज इक्वल टू r कॉसेक हमारे पास बनेगा एंड इट इज़ π/5 - 1। अब π/5 कितना डिग्री होता है, थोड़ा आइडिया लगाते हैं इसका, बताइए मुझे π/5 कितना होता है। ये होता है 180 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करना चाहते हैं। सो यहाँ से आपके पास से 15 आएगा, 36 डिग्री मुझे दिख रहा है। कॉसेक 36 यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉसेक 36 तो हम नहीं जानते हैं, वैसे कोशिश बनाई जा सकती है, पर कोशिश करते हैं थोड़ा इसका आइडिया ही लेना है, बड़ा है या छोटा है। तो आप मुझे ये बताइए 30 बड़ा होता है या 36 बड़ा होता है, 36 बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन साइन तो बढ़ता है 30 से 36 के अंदर, साइन 0 से 90 में वैल्यू बढ़ता है, पर कॉसेक इसका उल्टा है। तो जब हम कॉसेक लेने जाएंगे दोनों साइड तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि ये घटता है, साइन बढ़ता है तो उसका उल्टा घटता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आती है, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास से कॉसेक 36 की जो वैल्यू है वो लेसर देन 2 है, 2 से छोटा है। अब यहाँ पर डेटा देखते हैं, अगर ये डेटा हमारे पास 2 से छोटा है तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड एक एक कम कर लेता हूँ। सो 1 दिस कॉसेक 36 डिग्री -1, दोनों साइड 1 1 कम कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है कॉसेक 36 डिग्री -1 की वैल्यू 1 से छोटी आती है, बस यहीं पे हमारा रिजल्ट छुपा हुआ है। सो दिस क्वांटिटी इज स्मॉलर देन 1, ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, 0.9 होगा, 0.8 होगा, कुछ भी हो सकता है, पर 1 से छोटा है। तो अगर हम इसको देखें कि अगर ये 1 से छोटा है तो फिर रिजल्ट क्या बन के आता है, दिस नंबर इज लेसर देन 1। तो अगर हमने यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है r कॉसेक 36 डिग्री -1 एंड दिस नंबर इज लेसर देन 1, तो फिर ये ऐसा रहेगा, r से छोटा रहेगा, क्योंकि ये पूरा नंबर 1 से छोटा है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है दैट r इज स्मॉलर देन, कैपिटल R इज स्मॉलर देन स्मॉलर r। और हमारे पास रिजल्ट क्या दिया गया है वो अगर हम देखें तो कैपिटल R बड़ा दिया हुआ है, स्मॉलर r छोटा दिया हुआ है, इसका अपोजिट लिखा हुआ है। सो व्हाट वी आर गेटिंग एज A इज रॉन्ग, B इज रॉन्ग, दोनों ऑप्शंस हमारे पास कैसे आगे हैं, गलत निकल के आए हैं, ठीक है। ये है हमारा रिजल्ट जिससे हमने बनाने की कोशिश की। कैसे निकाला था इसको, 2 सर्कल्स टच करते हैं, ये r+r, ये है मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, और परपेंडिकुलर और साइन थीटा जस्ट यहाँ पे लिखा था। अभी बचते हैं 2 ऑप्शंस और, जहाँ पर हमें n की वैल्यूज गिवन है। चलिए फिर से बढ़ते हैं आगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिख लिया, कॉसेक π/n -1, यही लिखा हुआ है जी। अब आते हैं सी ऑप्शन की तरफ, जहाँ पर हम चाहते हैं n की वैल्यू 8 चाहते हैं, ठीक है। 8 के बारे में बात करेंगे, पहले हमने 4 रखा था, 5 रखा था, एक बार 6 रख के देखते हैं। 6 रख के देखने से हमारे पास ये कॉसेक π/6 बन गया, और कॉसेक π/6 जो होता है वो वैल्यू आती है 2, तो पता ये चला कि r की वैल्यू ये बन गई है। अभी आपने देखा था 4 पे क्या हुआ था, जब n की वैल्यू 4 थी, नहीं इसके जस्ट पहले वाला 4 नहीं, ये रहा, वहाँ से देखिए, चलो 4 पे भी चेक कर लेते हैं। जब n की वैल्यू 4 थी, जब n की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 6 पर क्या हो रहा है वो हम बात करते हैं। 4 पर डेटा लिखा हुआ है आपके पास से, कैपिटल R की वैल्यू है √2 - 1 टाइम्स r, वहीं पर यहाँ पर जो डेटा अपने पास आया था r इससे छोटा था और r आते आते बराबर हो गया, ये 0.4 के आसपास ही था, आप समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे n को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं ये इक्वल आता जाए, पहले छोटा था फिर बराबर हो गया है, 6 पर तो इक्वल हो गया है।
हम यहाँ पर 8 रखने वाले हैं, तो चलिए हम यहाँ पर 8 रखते हैं। सबसे पहले बिहेवियर अभी हमने देखा है, 8 जब रखने जाएंगे तो यहाँ से बनेगा r, ये बन जाएगा आपके पास से cosec पाई बाई 8 माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा आप बताइए। पहले स्मॉल r बड़ा था, कैपिटल R छोटा था। अब जैसे जैसे हम n बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू कितनी आती है, 22.5 डिग्री के आसपास आता है। दिस इज 22.5 डिग्री। ठीक है, यही होता है पाई बाई 8। पाई बाई 8 अगर आपको डेटा पता है तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बड़ा होने वाला है। यहाँ पर वैसे हमें कंपैरिजन √2 - 1 से किया गया है। इसका √2 - 1 से बात करते हैं। पहले क्या था, इक्वल था। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि विच वन विल बी ग्रेटर, उसके बारे में बात करेंगे जी। ठीक है, तो कॉसेक पाई बाई 8 है, वहाँ से हम कंपैरिजन इसके बारे में सोच रहे हैं कि विच वन विल बी ग्रेटर। तो आप बताइए मुझे, 45 डिग्री पे वैल्यू ज़्यादा आती है, 22.5 डिग्री कम होता है। अगर हमने यहाँ पर कॉसेक 45 ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। करेक्ट, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन इंक्रीज करता है पर बाकी सब डिक्रीज करती है। ये कॉसेक वाला उसका उल्टा है, ये साइन डिक्रीज, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ हम जैसा चाहते हैं तो ये बन गया है हमारे पास √2 और ये डेटा लिखा हुआ है कॉसेक 22.5 डिग्री। ठीक है, उसके जैसा बनाना है तो दोनों जगह -1 करना होगा। कर दिया आपने। अब दोनों साइड हमने क्या किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया। √2 - 1 यहाँ भी r से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉसेक 22.5 डिग्री -1। सेम। अब ये जो डेटा है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल r है। सो दिस इज कैपिटल R। ये आपके पास से कैपिटल R आ गया। तो आपके पास आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आ गया है, r टाइम्स √2 - 1 इज ग्रेटर देन, इज लेसर देन कैपिटल R। दिस लेसर देन कैपिटल R। C is correct answer. A and B are wrong. We got C as an answer. बारी है फिर जब ये 12 पे पहुंच जाता है तब क्या होने वाला है। So let's discuss that also. ठीक है, तो ये कंपैरिजन कर दिया, 45 से ये बड़ा था। 12 जब जाएगा तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। आपके पास से डेटा बनेगा, दिस वन विल बिकम 12 कॉसेक पाई बाई 12 -1। पाई बाई 12 कितना डिग्री होता है, थोड़ा सोच लेते हैं। 180/6 अगर हम करते हैं, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री और ये उसका आधा 15 डिग्री बन गया है। तो वी नो दिस एज r 1/sin 15 डिग्री। इसका कंपैरिजन कैसे क्या है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ √2 - 1 था, यहाँ √3 वगैरह भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो फिर एक काम करते हैं, sin 15 की वैल्यू लेकर आते हैं। क्या होता है sin 15, अगर आपको नहीं पता हो एग्जामिनेशन में तो आप निकाल सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 60 - 45 से आप ओपन करिएगा तो दिस कैन बी रिटन एज √3 - 1/2√2। तो यहाँ पे आप पहुँचे, ये r है, ये बनेगा 2√2, यहाँ पर है √3 - 1। रेशनलाइज करते हैं, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या r आपके पास से यहाँ से देखिएगा तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास से। और यहाँ पर 2√2 है आपके पास, यहाँ पर है √3 + 1। हर जगह कंपैरिजन करना है, स्मार्टली करेंगे। आगे बढ़ते हैं। √3 होल स्क्वायर इज 3, 3 - 1 इज 2, 2 से 2 कैंसिल आपके पास से। तो r अपने पास आ रहा है √2 टाइम्स √3 + 1 -r करके बनेगा। हमें किस बात का कंपैरिजन करना है, यही डेटा है, मैच कर रहा है, यही डेटा है। इस डेटा में से कुछ कम किया है तब ये r के बराबर आता है। इस डेटा में से कुछ रिड्यूस किया है, पॉजिटिव, रेडियस तो पॉजिटिव है, तब जाके ये r के बराबर आता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, r बड़ा हो या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लीजिए। एग्ज़ाम में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, थोड़े से टाइम में अगर पता चल जाए। आपने नोटिस भी क्या होगा, शुरुआत के 5 मिनट और आखिरी 5 मिनट में बहुत डिफरेंस होता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो डेटा है ये r + r, कैपिटल R + स्मॉल r के बराबर है। हम ये चाहते हैं क्या ये r से बड़ा है? यस, दिस डेटा r + r लिखा हुआ है, तो कौन बड़ा है इनके अंदर? अगर इसका हमें कंपैरिजन निकालने को बोल दिया गया, ये r + r है, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर, डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर। इसमें r और ऐड होगा तब ये वाला पक्ष इसके बराबर आने वाला है। सो दिस डेटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन कैपिटल R।
डी इज ऑल्सो द आंसर। तो सी डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। वेरीफाई कर लेते हैं, गलतियां हैं कभी भी कहीं पर भी हो जाती हैं। वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। दो सर्कल्स टच करते हैं, एक बड़ा सर्कल, कई सारे एन सर्कल्स टच करते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नली टच करते हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, तो इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन किया तो ये बाइसेक्ट कर जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आर आर, यहाँ से साइन थीटा का लॉजिक लगाया। थीटा 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 हर जगह बन रहे हैं एन टाइम से, तो टोटल एंगल इज 2 पाई एन, सेम एंगल इक्वल। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन शुरू किया, पहला वाला इक्वल आया, इन्होंने बोला छोटा आएगा, नो रॉन्ग। सेकंड 5 रख के देखा, 30 से बड़ा 36 से, कॉसेक्स लेंगे साइन चेंज होगा क्योंकि साइन इंक्रीज करता है 30 से 90 के बीच में, कॉसेक्स उसका उल्टा है तो वो डिक्रीज करेगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पहुँच गए। सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर इज विच वन इज ग्रेटर, यहाँ पर दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल आर इज कमिंग एज स्मॉलर देन स्मॉलर आर, तो यहाँ पर रिजल्ट उल्टा है, कैपिटल आर ग्रेटर बोला, दोनों गलत हो गए। फिर एक पैटर्न देखने लगे कि आप 4 और 5 में देख रहे हैं धीरे धीरे दिस रेशियो इज गेटिंग इम्प्रूव्ड। पहले कम था और कम था, फिर ये इक्वल हो गया, अब यहाँ जाते जाते बढ़ गया। तो यहाँ में इक्वल आर से कंपैरिजन नहीं था दोनों जगह, है ना। √2 - 1 चाहिए था। √2 कैसे आता, 45 से, तो 45 22.5 से बड़ा होता है। कॉसेक लिया, साइन चेंज आया, सेम टर्म बना दी यहाँ पर। और यहाँ पर हमें जो था √3 यहाँ पर देख लिया। ऑप्शंस को ज़रूर देखा करो क्या पूछा है। तो जब यहाँ पर हमें √3 दिखा तो फिर हमने फटाफट से साइन 15 की वैल्यू लेकर आए, उसके अंदर √3 आता है, डेटा रखा, मैनिपुलेट किया और आंसर तक पहुँच गए। ब्रिलियंट क्वेश्चन। पूरे देश में हमने देखा कि 2% के आसपास स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको सही किया था, और फुल मार्क्स वाले तो बहुत कम रहे होंगे। आज से मैं आपको इसमें पार्शियल मार्क के लिए भी समझा दूँ। जैसे आंसर सी डी है, इसका आंसर क्या आया था, सी डी आया था। तो जिसने सी डी मार्क किया होगा उसको मिला होगा +4, जिसने सिर्फ सी मार्क किया होगा उसको +1, जिसने डी मार्क किया होगा उसको +1। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी मार्क कर दिया, अगर ACD भी मार्क कर दिया किसी ने, तो उसको -2 मिलेगा। एक भी गलत ऑप्शन अगर मार्क हो गया, चाहे आपने CD है, तो ये मत सोचना कि सर ये गलत हो गया है तो -2, CD का +4, टोटल हो गया +2। ना ना ना, even a single option which is incorrect is marked, then you will get -2। ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2022 पेपर 2 का वो क्वेश्चन जिसके अंदर 2 चैप्टर्स की बहुत बढ़िया से जुगलबंदी आपको देखने को मिलेंगी, वेक्टर्स की, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा उसी में मैट्रिसेस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डबल हीरो की मूवी होती है वैसे ही यहाँ पर दोनों का अपना अपना रोल है क्वेश्चन के अंदर। इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के पहले ये देख लेते हैं किस फॉर्मेट में पूछा गया और उस टाइम के जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उसको इस क्वेश्चन के अंदर कितनी डिफिकल्टीज आई थी, कितने स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया था। हर साल जेई वाले इस डेटा को रिलीज करते हैं, तो आप देखेंगे 1,55,617 स्टूडेंट्स में से लेस देन 1% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया था। गाइस, लेस देन 1% स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया था, और वो भी ये जो लिखा है लेस देन 1%, इसके अंदर दोनों स्टूडेंट्स हैं, फुल मार्क्स वाले भी हैं और पार्शियल मार्क्स वाले भी हैं। तो मतलब जिसने पूरा सॉल्व किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पार्शियल मार्किंग की गई हो तो आपके पास एक गलत ऑप्शन चूज करने पर -2 मिलता है, वहीं पर अगर सारे सही होंगे तभी +4 आपको मिलेगा। लेट्स से कि इसका अगर आंसर आपके पास से हम बात करते हैं कि BCD आता है, सपोज कीजिए, तो आपने B मार्क किया है तो +1 है, C मार्क किया +1, D मार्क किया +1, BC मार्क कर दिया +2, CD मार्क कर दिया +2, और अगर BCD मार्क कर दिया तो +3 नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट आंसर तब आपको मिलेगा +4। लेकिन एक ऑप्शन इसके अंदर गलत है, दैट इज A। अगर आपने कहीं से भी सिर्फ A मार्क कर दिया -2, आपने AB मार्क कर दिया -2, अगर A को कहीं भी आपने आपके रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व कर लिया -2 मिलेगा। और इसके देश के बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। आप देखिए 18% स्टूडेंट ऐसे थे, यानी कि 28,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर इस पेपर के अंदर लेकर गए होंगे -2। थोड़े से मार्क्स आते हैं ये एडवांस के अंदर, उसके अंदर -2 अगर हो जाए तो बहुत तगड़ा दर्द होता है। यहाँ पर आप देखिए अनआंसर्ड क्वेश्चंस कितने, 58% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 0 मार्क लेके गए होंगे। तो जैसे ही MCQ क्वेश्चन आता थम जाइए, कॉन्शियस हो जाइए, दिमाग लगा के आगे बढ़िए। देखते हैं सवाल क्या है जिसकी इतनी बातें हो रही हैं। वेक्टर्स फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास, कुछ बातें दी गई हैं। B2 एंड B3 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, A.B 0 है। IJ के आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग द 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन दे आर 3 वेक्टर्स आर नोन टू अस। ठीक है,
आगे पहुंचे तो एक मैट्रिक्स का दूसरे वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर कुछ आउटपुट दिया गया है सामने। देन दे आर आस्किंग क्या होगा, A डॉट सी, B डॉट सी, मॉड B मॉड C, कई सारी बातें आपको सामने यहाँ पर दिखने वाली है। मेरा जो मेन फोकस मुझे नज़र आ रहा है वो इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के ऊपर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके पहले ऊपर भी कुछ बातें लिखी गई हैं, उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। कि एक तो लिखा है कि B और B2 B3 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यहीं पर A डॉट B भी ज़ीरो किया गया है। A डॉट B अगर अब ज़ीरो करते हैं तो क्या बात बनता है वो थोड़ा देख लेते हैं। A और B हमको नोन है, दीज आर A एंड B। तो अगर डॉट करने पहुँचेंगे तो 3 प्लस B2 माइनस B3 इट इज़ कमिंग एज ज़ीरो। सो आई एम हैविंग B3 एज B2 प्लस B3। एक रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ से आया, और एक रिज़ल्ट इसी के बाजू में हम ये भी लिख सकते हैं कि B2 B3 जो है वो पॉजिटिव होगा। B2 B3 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर हम देखें कुछ और डेटा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मॉड B की भी बात हो रही है। मॉड B हमारे पास नोन है, तो आइए मॉड B पहले निकाल लेते हैं। 1 B2 B3, 1 प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक बार तो इसको हम स्क्वायर कर ही लेते हैं। अब देखिए B3 को आप क्या लिख पाएंगे, देख लीजिएगा थोड़ा। आप इसको लिख सकते हैं B2 प्लस B3 का होल स्क्वायर। ओपन कर लीजिए, आपके पास से 2B2 का स्क्वायर है, यहाँ से आता है 6B2 एंड दिस इज कमिंग एज 9। सो इट इज़ 10। यहाँ पर आपके पास से 2B2 आता है एंड इट इज़ B2 प्लस 3। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए, हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, ये B2 है और B3 का डेटा आपके पास से आता है B2 प्लस 3 विच इज़ गिवन एज पॉजिटिव। B2 है, B3 की जगह B2 प्लस 3 लिखा हुआ है। सो B2 टाइम्स B2 प्लस 3 दिस इज ग्रेटर देन 0। सो गाइस दिस इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। सामने 10 लिखा हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए कि और कुछ डेटा यहाँ पे बन रहा है तो मुझे बताना कि क्या कहानी यहाँ से बनने वाली है। तो देखिए 10 है और ये पॉजिटिव नंबर है। सो 10 के अंदर कुछ नंबर ऐड हो रहा है, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं मॉड ऑफ B की बात करूँगा तो डेफिनेटली इट इज़ अंडर रूट ऑफ रूट 10। सो आई कैन मार्क C एज ए करेक्ट आंसर। फर्स्ट C वाला ले आए, तो जो डेटाज गिवन थे उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनिपुलेट किया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि C के अंदर C1 C2 C3 हैं और C के बारे में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ में जो भी लिखा है सारी बातें B2 B3 के बारे में थी, तो हम B के बारे में कन्फर्म, इसके बारे में कंक्लूजन निकाल पाए। C के बारे में सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। मैट्रिक्स के जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, रो बाय कॉलम वाले मेथड को अप्रोच किया जाता है। सो लेट्स डू अ रो बाय कॉलम मेथड। सो रो से कॉलम को आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मैट्रिक्स का फर्स्ट डेटा आपके पास से 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस C3B2 प्लस C2B3, ये रो बाय कॉलम है। अगला वाला आप बनाइएगा, इट इज़ C3 माइनस C1B3, C3B1 माइनस C1B3, और यहाँ से डेटा आपके पास है माइनस C2 प्लस C1B2, और ये आपको इक्वेट हो रहा है किसके साथ, ये जो सामने लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा। तो कुछ रिजल्ट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि यार ये डेटा कैसे बनेगा। आप सोचिए, B और C आपके पास हैं, B2 C3 आप थोड़ा नोटिस करिएगा, C2 C3 C2 C3 2 3 2 3 डॉट करते तो B2 C2 साथ आता, B3 C3 साथ आता। ये B2 का C3 से प्रोडक्ट कैसे हुआ है और B3 का C2 से प्रोडक्ट कैसे हो रहा है, बस यहीं पर हिंट छुपा हुआ है। अगर डॉट किया जाता, सोचिए अगर डॉट किया जाता तो यहाँ पे आप देखिएगा B2 से C2 का डॉट प्रोडक्ट आता, लेकिन यहाँ B2 का C3 ऐसे अगर चल रहे हैं तो ऐसा तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। बस यही हिंट था क्या B यहाँ अगर ऐसा बनाया जाएगा तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट से बनता। अब इनको थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए, 3 1 माइनस 1 कहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ 3 1 माइनस 1, और C1 C2 C3 कहाँ है, C1 C2 C3 ये लिखे हुए, C1 C2 C3 यहाँ पे लिखे हुए। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझा रहा है कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली A माइनस C वेक्टर। थोड़ा नोटिस कीजिएगा,
A3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप, दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 3 माइनस C1 बनता है। फर्स्ट वाली पोजीशन आई कैप के लिए रख ली। सेकंड वाली 1 माइनस C2 ये आपने लिख लिया है जे कैप के लिए, और -1 माइनस C3 दिस इज फॉर द के कैप। तो हमें पता चल गया कि उधर वाला जो है वो तो A माइनस सी है और ये इक्वल है। इधर वाले को कैसे बनाएंगे, सेम पोजीशन बनाई है, जस्ट थिंक ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट नाउ। चलिए फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं कि क्या डेटा बनता है आपके पास। तो यहाँ से मैंने लिखा B क्रॉस C बनाते हैं। B क्रॉस C बनाने आप पहुँचे तो आता है IJK। B के डेटा है आपके पास 1 है, B2 है और B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। आई कैप लिखिएगा, इन दोनों को बना दीजिए, दिस इज B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक है, डेटा बन गया। देन देयर इज अ जे कैप, इसको हटाइए, इसको हटाइए, आपके पास है C3 माइनस C1 B3 एंड देयर इज अ के कैप एज वेल। के कैप को हटाया, हमने बात बनाई, C2 माइनस C1 B2 आपके पास लिखा हुआ है। तो आई कैप लिखा C2 B2 C3 माइनस C2 B3, के कैप के लिए C2 माइनस C1 दिस, है ना। डेटा बना दीजिए, है ना, और लास्ट वाला ये लिखा। अब इनको थोड़ा कंपेयर करो, आपको दिखेगा क्या, ये रहा फर्स्ट डेटा, देखिएगा C2 B3 इसका नेगेटिव है फर्स्ट वाले स्टेप का। यही ऑब्जर्व करना होता है। अर्जुन की आंख क्या देखती थी, चिड़िया की आंख को सीधा, जो सामने मछली की आंख है उसको सीधा। वैसे आपकी नज़रें भी अगर तेज होंगी तो नज़ारे दिख जाएंगे, तो क्वेश्चन आपसे बात करने लगता है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर, जब एक प्रिपरेशन लेवल क्रॉस कर जाते हैं, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं, ऐसा तब होता है। बीच में ऐसा कभी नहीं होगा जब आपको लगता रहेगा, जब मेहनत बहुत लगेगी, बहुत ज़्यादा घिसाई होगी, हाँ लगे हुए हैं, मेहनत पर लगे हुए हैं, तब जाके फिर एक टाइम अब आएगा जब आपसे क्वेश्चन बात करेगा कि हाँ ये सवाल ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होने वाला। तो जितने ज़्यादा सवालों के आपकी आंखें देखेंगे, दिमाग सोचेगा, उतना ज़्यादा आपसे फिर बातें बनने लगेंगी। जो इसको क्रॉस नहीं कर पाता वो बच्चे हमेशा मैथमेटिक्स से परेशान रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें कितने ही आते हों, पर सवाल नहीं बनते हैं। द सेम बात, किचन में सारा सामान रखा हुआ है, सारे मसाले रखे हुए हैं, पर खाना नहीं बन पाता है। मम्मी क्यों परफेक्ट हो जाती है बनाने में, क्यों प्रैक्टिस करती है, रोजाना का उनका काम है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस होती है, तो उन्हें पता होता है कि इसको इतना ही यूटिलाइज करना है। सेम गोज विद मैथमेटिक्स एज वेल एंड फिजिक्स एज वेल, कि आपको अप्लाई करना है इन केमिस्ट्री एज वेल। प्रैक्टिस इज़ द की, कि हाँ फॉर्मूलेज मेरे साथ हैं और उसके बाद अब मुझे अप्लाई करना है, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको क्वेश्चन से समझ में आती है। तो यहाँ हमने जब ऑब्जर्व किया इसको और इस वाले को डिकोड कर लिया कि ये A माइनस सी है, यहाँ वाला हमें ये बता रहा है, तो ये और इसमें क्या डिफरेंस है, नेगेटिव का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं ना, इसे नेगेटिव का डिफरेंस है। अगला वाला देखिए C3 है, C3 माइनस के साथ आ रहा है, यानी ये भी इसका नेगेटिव है। और यहाँ पर -C2 प्लस C1 से B2 ये भी नेगेटिव है, यानी हमें एक्चुअल में B क्रॉस C नहीं C क्रॉस B निकालना चाहिए, क्योंकि अगर B क्रॉस C और C क्रॉस B में नेगेटिव का ही डिफरेंस होता है। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट हमारे पास लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये जो डेटा है ये हमें समझा रहा है कि हमारे पास इसका नेगेटिव, यानी कि C क्रॉस B इज रिटन एज A माइनस C। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। C क्रॉस B की वैल्यू आ रही है A माइनस C। दिस वॉज द मोस्ट स्मार्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, वन ऑफ द टफेस्ट भी मैं कह सकता हूँ। आपने देखा लेस देन 1% इंक्लूडिंग पार्शियल मार्किंग का रिस्पॉन्स इसके अंदर पूरे भारत देश में रहा था। तो दिस इज एक्चुअली C क्रॉस B इज इक्वल टू A माइनस C रिटन हियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शन हम मार्क कर चुके हैं, आगे की अभी हमें बात करनी है। दिस इज द रिजल्ट, ये हमारा आ चुका है एंड वी आर आस्किंग कि C क्रॉस B आया था A माइनस C के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हमें डेटा चाहिए, A डॉट C चाहिए, B डॉट C चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, इसका B के साथ डॉट कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा बॉक्स बनेगा B C B, दो वेक्टर सेम है, दिस इज 0 और यहाँ आपके पास है B डॉट A माइनस B डॉट C। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, A डॉट B की वैल्यू 0 है बच्चों, तो A डॉट B की वैल्यू 0 है, दिस इज 0, दिस इज 0। आपके पास आ गया रिजल्ट, B डॉट C का वैल्यू 0 आएगा। B डॉट C, एक और आंसर आपका करेक्ट हुआ, B इज ऑल्सो करेक्ट। बारी है A डॉट C की, तो क्यों ना फिर इसका C के साथ हम डॉट कर लिया जाए। सो वी आर मेकिंग इट इज डॉट प्रोडक्ट विद A के साथ करें या C के साथ करें वो देख लेते हैं। डॉट विद A वेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, A के साथ करेंगे तो बात बनेगी क्या, नहीं,
क्योंकि ए के साथ करेंगे तो ए बी सी बन जाएगा। सो बेटर है कि हम इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ करें। तो आप देखिएगा, नाउ दिस विल कम एज सी डॉट सी क्रॉस बी सी डॉट ए माइनस सी। यहाँ से आपके पास से सी ए बी सी बनेगा, दैट इज 0 बॉक्स बन जाएगा। सी सी बी जिसकी वैल्यू 0 आती है, आपके पास से आता है सी डॉट ए माइनस सी डॉट सी माइनस सी डॉट सी। सी डॉट सी के बारे में बात करनी है हमें, जो कि हमें दिख भी रहा है। यहाँ से अब हमें बात करना है, क्या ए डॉट सी 0 होगा? दैट्स द क्वेश्चन। क्या ए डॉट सी, उसके लिए ये 0 होना चाहिए। और ये वाला डेटा अगर हम 0 बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ से आप देखिए, सी डॉट ए इज रिटर्न एज मॉड सी स्क्वायर। और मॉड सी स्क्वायर का मतलब है इन सब का स्क्वायर का सम, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, सारे डेटा बन जाएंगे। सबका मॉड क्या 0 आएगा? ऐसा तो कुछ डेटा दिया नहीं हमें, ये दिया है C1 C2 C3 क्या है, रियल नंबर्स में है। ठीक है, तो क्या C1 C2 C3 सारे 0 हो पाएंगे? ये वाली बात करते हैं, नहीं हो सकते। आप देखिए, अगर मैंने इसके मॉड को 0 करने पहुंचा, सपोज कर रहे हैं, क्योंकि सी डॉट ए मॉड के बराबर है, अगर ये 0 आएगा पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से, तो C1 C2 C3 तीनों 0 होने पड़ेंगे, तभी इसका मॉड 0 आ सकता है। और अगर C1 C2 C3 तीनों 0 हो गए तो आपके सामने वाला जो है वो तो बन रहा है 3 1 एंड -1, और यहाँ अगर सारे 0 हो गए तो ये मल्टीप्लाई के बाद 0 बनेगा, और 0 की वैल्यू नॉन जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ सकती। दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ से ये तो 0 नहीं आने वाला, और हमें पूछा है तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। अब आगे चलते हैं सी के मॉड की तरफ, इसको ओपन कर लेते हैं। मॉड सी मॉड ए, इनके बीच का एंगल इज कॉस थीटा, और यहाँ पर है मॉड सी का स्क्वायर। अब देख सकते हैं थोड़ा ध्यान से, एक मॉड सी मिल गया हमें, कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर हैविंग दिस एज मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, एक मॉड सी कैंसिल हो गया है, मॉड सी की वैल्यू मॉड ए कॉस थीटा बन चुका है। अब मॉड ए का डेटा आपको पता है कितना है, मॉड ए का डेटा यहाँ से निकालिए। मॉड ऑफ ए का डेटा अगर आप निकालने जाएंगे, सो वी आर हैविंग दिस एज 9 + 1 + 1 विच इज़ √11। तो यहाँ से √11 आपके पास से कॉस थीटा है। सब जानते हैं कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू √11 × 1। तो क्या निकला हमारे पास से डेटा कि मॉड सी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √11 आता है। दैट इज़ द डी इज़ द आंसर। सो करेक्ट आंसर इज BCD। करेक्ट आंसर इज BCD। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन की जान इसमें छुपी हुई थी कि क्या है, और वी फिगर इट आउट। दिस इज C क्रॉस B इज इक्वल टू A माइनस C, इसको फिगर आउट किया। ऊपर एक मॉड B का भी हमने निकाला था कंप्यूटेशन करके। सो ब्रिलियंट क्वेश्चन। आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो पूरी कैलकुलस की अच्छी नॉलेज वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। ब्रिलियंट क्वेश्चन है, जिससे पूरा पता चल जाता है कि एक स्टूडेंट को सच में आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन जिसमें पूछा गया, जिसके अंदर -2 की पेनल्टी भी है, MCQ के अंदर पार्शियल मार्किंग भी मिला हुआ है। मज़े की बात यह है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक ही आंसर सही आता है, बस एक ही आंसर सही आता है। ABCD में से एक ही ऑप्शन सही होता है, पर स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं पूछा MCQ के अंदर है। तो आप देख सकते हैं 43% 64 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ, और जो घर लेकर गए होंगे -2। तो -2 की मार्किंग अगर मैं इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर करूं तो ये वन ऑफ द डेंजरस क्वेश्चन है जिसके अंदर -2 की मार्किंग हुई है। मतलब इतने सारे परसेंटेज आप देखिए इसको, 67,913 स्टूडेंट -2 लेके गए होंगे आउट ऑफ 1,55,617 स्टूडेंट्स के अंदर। वहीं पर आधे से ज़्यादा बच्चों ने इस सवाल को देखा और छोड़ दिया कि नहीं भाई 0 ठीक है, -2 से बेटर तो। और ओनली दे आर 7% स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि एक ही ऑप्शन इसका आंसर सही था, तो ये पार्शियल मार्किंग नहीं, इन सब को +4 मिला होगा, फुल मार्क्स इसके अंदर मिले होंगे। और ये स्टूडेंट्स हैं 10,921। तो इनको एक्चुअल में ये कैलकुलस की अच्छी खासी नॉलेज इन बच्चों को रही होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। x रियल नंबर है, लेट द फंक्शन yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिवाइड बाय dx प्लस 12y इज इक्वल टू cos πx/12 आपके पास लिखा हुआ है, y 0 पर 0 है। फिर पूछा है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, एक एक्सिस बीटा लाई करता है,
जो लाइन y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट करती है एट इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसे कई सारी बातें इसके अंदर पूछी जा रही है। ठीक है, कॉसेक्स को देखिए कई बच्चे इस वाले लास्ट वाले को मार्क करके चले गए होंगे, और वहीं पे आपने देखा कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट 49% ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया था। चलिए 43 या 49 कितना था वो डेटा एक बार फिर से देख लेते हैं। 43% स्टूडेंट्स हैं। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जैसा ये दिख रहा है दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालने पहुंच जाए तो y का कोफिशिएंट है 12, तो ये 12 dx बन जाएगा। दिस विल बिकम एज e पावर 12x। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो y इंटू e टू द पावर 12x, और यहाँ आपके पास से बनेगा cos पाई एक्स बाई 12 एंड e टू द पावर 12x आपके पास से बन जाएगा। अब दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो बार बार डिसअपियर तो होने वाले हैं नहीं। कॉस वाला इंटीग्रेशन करोगे तो साइन में, साइन से फिर कॉस में कन्वर्ट होता रहेगा, और ई पावर वाला सेम रहने वाला थ्रू आउट। तो अब इसके लिए काम करते हैं, वी कैन कंसिडर दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन एज अ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डिफ्रेंशिएशन आई फील मच ईजियर, करना आसान है। तो आइए, कॉस पाई एक्स बाई 12 है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा कॉस 12x बाई 12 माइनस आपके पास से यहाँ कॉस वाले का डेरिवेटिव माइनस पाई बाई 12 है आपके पास से, और यहाँ से बनता है साइन पाई एक्स बाई 12। ठीक, और यहाँ से फिर से हमारे पास से डेटा बनेगा। सो वी आर गेटिंग माइनस पाई बाई 12 साइन पाई एक्स बाई 12 एंड वी आर हैविंग e टू द पावर 12x बाई 12 dx। ठीक है, आइए y e टू द पावर 12x आपके पास है। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास है e पावर 12x बाई 12 cos पाई एक्स बाई 12 भी आपके पास लिखी हुई है। ये 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ है, और ये बन जाएगा पाई बाई 12 का स्क्वायर एंड वी आर हैविंग दिस एज साइन ऑफ पाई एक्स बाई 12 e टू द पावर 12x dx आता है। फिर से वही कंसिडरिंग दिस एज अ फर्स्ट, दिस वन एज अ सेकेंड फंक्शन, और एक बार फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करने की तरफ चलते हैं। e टू द पावर 12x बाय 12 cos पाई एक्स बाय 12 आपके पास लिखा हुआ है। इट इज़ पाई अपॉन 12 स्क्वायर। फर्स्ट वाला फंक्शन सेम रखेंगे, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन होगा e पावर 12x बाय 12 माइनस जी साइन वाले का डेरिवेटिव आपके पास से बनेगा पाई बाई 12 कॉस पाई एक्स बाई 12 एंड सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन e पावर 2x बाई 12 टाइम्स dx। ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। अब फिर से क्या हुआ आप देखिएगा, कॉस के साथ e पावर x बाई 2 आ गया, जो कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था। कोशिश करेंगे इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की। तो डेटा के लिए हम इसको थोड़ा लिखते हैं, तो क्या डेटा फाइनली आएगा, उस रिज़ल्ट से हम आगे की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। चलिए, तो देखिएगा फर्स्ट लिखा हुआ है y टाइम्स e टू द पावर 12x, उधर आगे बढ़े e पावर 12x cos पाई एक्स बाई 12 अपॉन 12, दिस सेकेंड टर्म। यहाँ वाले को सिंप्लीफाई करते तो देखिएगा आपके पास से यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक और लिखा हुआ है, आई एम गेटिंग पाई अपॉन 12 क्यूब। ठीक है, 12 क्यूब बन जाएगा, और यहाँ डेटा बनेगा आपके पास है साइन पाई एक्स बाई 12 e टू द पावर 12x। ये भी डन हो गया, ये 12 क्यूब बन गया। देयर इज़ अ माइनस साइन नाउ। अब देखिएगा आपके पास क्या डेटा बनेगा, पाई बाई 12 स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, और एक डेटा यहाँ भी आपके पास लिखा हुआ है, और एक यहाँ भी है। तो 12 स्क्वायर बन चुका है। यहाँ है आपके पास से पाई, सो आई एम गेटिंग दिस एज पाई स्क्वायर अपॉन 12 पावर 4। ठीक है, जिस वाले पाई को इस वाले पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 का स्क्वायर है, एक 12 यहाँ है और एक 12 यहाँ भी है। सो पाई स्क्वायर 12 पावर 4 बन गया अपॉन 12 पावर 4। और देखिएगा डेटा आपके पास से जो बनने वाला है, यहाँ है इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स बाई 12 एम ई टू द पावर 12x dx। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। देख लीजिए पूरा। तो ये आने के बाद, और उसको हम पहचानते हैं दैट इज़ द सेम एज y टाइम्स e टू द पावर 12x। दैट डेटा वी कैन रिप्लेस। ये जो डेटा हमारे पास फिर से बन गया है, इट इज़ नन अदर देन y टाइम्स e टू द पावर 12x, और एक कांस्टेंट c को तो हम हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऐड कर ही सकते हैं।
वो नंबर इधर आएगा आपके पास से, तो आपके पास बनेगा y टाइम्स e टू द पावर 12x, तो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस, एंड दिस नंबर इज गोइंग टू बी पाई स्क्वायर अपॉन 12 टू द पावर 4 इक्वल टू, अब हम बात करते हैं क्या बनने वाला है। यहाँ इन दोनों में थोड़ा चेक कर लीजिए, तो आई फील सो कि आई एम गेटिंग 1/12, यहाँ से डेटा कॉमन दिख रहा है मुझे, और e टू द पावर 12x भी हमारे पास है, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग दिस एज cos पाई x बाय 12, तो ये पूरा डेटा कॉमन आ गया, cos पाई x बाय 12 प्लस यहाँ 12 का स्क्वायर बनेगा क्योंकि एक 12 में कॉमन ले लिया हूँ, और यहाँ बचेगा आपके पास से साइन पाई x बाय 12 एंड इट इज़ प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब बाकी सब जगह से इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करते हैं, आगे लेके चलते हैं क्या बात बनेगी। e पावर 12x से वहाँ ले चलेंगे। एक डेटा और है, y 0 पर 0 है, यहीं पे एक काम करते हैं, y 0 पर वैल्यू 0 आती है तो इसका कांस्टेंट निकाल लेते हैं। दिस होल टर्म इज़ 0, यहाँ से आपके पास से ये पूरा 0 बन जाएगा। so there is a line, thin line, they are separate, okay, so this is 0, यहाँ से आपके पास से 1/12 बन जाएगा, ये दूसरा वाला टर्म 0 बनेगा, ये c है, so I am getting c as minus 1/12, this constant is very important for us, okay, so now we can say that we are getting as y e to the power 12x 1 plus pi square upon 12 power 4, ठीक है, 12 पावर 4। फिर आगे चल रहे हैं, और ये किसके बराबर है देखिए, e पावर 12 x अपॉन 12, there is this cos pi x by 12 प्लस पाई बाय 12 स्क्वायर साइन पाई x by 12, ओके, एंड देयर इज अ कांस्टेंट टर्म विच इज़ माइनस 1/12। अब इस डेटा को अगर आप चाहें तो थोड़ा उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली बना दीजिए। सो कांस्टेंट टर्म हम देख पा रहे हैं किस तरह का बनने वाला है, ये यहाँ सीधा जाएगा इधर, सो e पावर 2x विल बी रिमूव्ड, सो 1/12 टाइम्स, सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर इज कि किस टाइप का ये फंक्शन बन रहा है वो उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये फंक्शन कुछ इस तरह का बनेगा कि e पावर 12x यहाँ से चला जाएगा, दिस इज सम कॉन्स्टेंट्स आर देयर, और यहाँ आपके पास बनेगा cos पाई x बाई 12 एंड इट इज़ पाई बाय 144 टाइम्स साइन ऑफ पाई x बाई 12, देयर इज सम कांस्टेंट k मान लेते हैं, माइनस 1/12, और ये कांस्टेंट और आएगा, लेट्स से दिस कांस्टेंट इज सम लैम्डा एंड विच इज़ अल्टीमेटली ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ये देखना ज़रूरी है, 1/12 है, नेगेटिव लगा चुका है, ये पूरा पॉजिटिव है, e टू दी पावर माइनस 12x हमारे पास से डेटा बना, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है उसकी हम बात करते हैं, जो लिखा हुआ है a cos x प्लस सम b sin x, तो आपको पता होगा कि जो a cos x प्लस b sin x वाला जो फॉर्मेट होता है, इसको हम आपस में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, जो a cos x प्लस b sin x वाला फॉर्मेट होता है, ये आराम से रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में चला जाता है, और आपके पास से sin x प्लस अल्फ़ा का डेटा बन जाता है, इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट वैल्यू p एंड इट इज़ साइन ऑफ पाई x बाय 12 प्लस सम एंगल अल्फ़ा माइनस लैम्डा e टू दी पावर 12x अपने पास रहेगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है दैट लैम्डा इज़ पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन, बल्कि इसका तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, 2π/π/12 करेंगे तो 24 इसका टाइम पीरियड निकल के आने वाला है। फर्स्ट वाले पार्ट का टाइम पीरियड 24 है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है, लैम्डा पॉजिटिव है। थोड़ा बिहेवियर अगर हम इसका देखें कि x अगर माइनस इन्फिनिटी रहता है, ये सब बच्चे दे बाउंडेड फंक्शन, साइन कितना चला जाएगा, माइनस p से p के बीच में है ना, बट दिस इज़ द हीरो, माइनस इन्फिनिटी दिस विल बिकम प्लस 12 इन्फिनिटी, जो वेरी ह्यूज नंबर, आगे लैम्डा पॉजिटिव है पर सामने नेगेटिव है, सो y इज़ गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी। वहीं पर अगर हम इसका प्लस इन्फिनिटी पर डिस्कशन अगर करना चाहेंगे, सो दिस विल कन्वर्ट्स टू 0,
अब देखिएगा माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी विल लीड टू ज़ीरो। बस हमारे पास ये पीरियोडिक फंक्शन रहेगा जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, पर दिस इज़ नॉट इन्फिनिटी। ये कुछ ऑसिलेशंस करेगा, किसी फाइनाइट वैल्यू के आसपास रहेगा, पी से माइनस पी के बीच में। दिस बिहेवियर की जो हम बात करने वाले हैं ये पीरियोडिक नेचर इसका नहीं है। कैसे हम पता कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये पीरियोडिक होता दिस बिहेवियर शुड गेट, और किसी और वैल्यू पर ये माइनस इन्फिनिटी नहीं आने वाला। अगर पीरियोडिक है तो बार बार ये बिहेवियर रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ से तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये दिस इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। बढ़ने और घटने की बात करने वाले हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में, तो आप यहाँ से इसका डेरिवेटिव के बारे में बात कर सकते हैं। डेरिवेटिव के बारे में अगर हम देखेंगे dy/dx, तो आप देख सकते हैं k बनेगा आपके पास से, यहाँ से π/12 आपके पास से बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन आ जाएगा πx/12, और यहाँ से फिर से आपके पास से π/144, और ये cos πx/12 के अंदर चेंज होगा, और यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, प्लस π12 लैम्डा एंड टू पावर माइनस दिस। अब देखिए जैसा इसका बिहेवियर है, दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी, इसके बाद ये बढ़ेगा, या बीच में जो भी इसका प्लस और माइनस के साइन हो सके चेंज होंगे। तो देखिएगा यहाँ अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, दिस डेटा, जैसे ही ये प्लस इन्फिनिटी के आसपास बहुत बड़े नंबर के आसपास बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है अपने पास पॉजिटिव में रहेगा, इसके चेंजेस नहीं आएंगे, पर ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। और दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर इसके साइन चेंज आराम से हो सकते हैं प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। तो ये न इंक्रीजिंग होगा न डिक्रीजिंग होगा, इट्स गोइंग टू बी अ नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों इसमें बिहेवियर रहेंगे, तो ओवरऑल जो फंक्शन बन रहा है उसको हम बोलेंगे कि नॉन मोनोटॉनिक है। अब बारी आती है इसके अंदर जो सी ऑप्शन है, सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। सारे गलत अगर हो गए तो क्वेश्चन बोनस की तरफ जाएगा। वी विल जस्ट लुक दिस फंक्शन, देयर एग्जिस्ट अ बीटा सच दैट y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट द y इक्वल टू fx एट इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट। इसके इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी चाहिए जो मिले। अब इन दोनों को अगर मिलाने की बात हो रही है तो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल समझ में आता है वो साइन एक्स का, एक्स एक्सिस का ही है। एक्स एक्सिस के लिए खास बात क्या है, एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो वहाँ y 0 होता है, और y 0 में अगर हम इनकी बात करने पहुँच गए तो हमारे पास जो बिहेवियर है वो है p टाइम्स साइन ऑफ πx/12 प्लस अल्फ़ा इज माइनस लैम्डा e टू दी पावर माइनस 12x। लैम्डा हमें मालूम है कि पॉजिटिव है, तो हम दोनों को अगर आमने सामने कर लें तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है सेकंड वाला, जब भी हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करने होते हैं वी कैन ऑलवेज प्लॉट देम, और जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं दोज आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। यहाँ पर ये जो डेटा है आपके पास लैम्डा पॉजिटिव है, तो अगर हमने इसको प्लस इन्फिनिटी पर रखा तो ये यहाँ आएगा, तो प्लस इन्फिनिटी रखते ही ज़ीरो की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इसका बिहेवियर इस तरीके का होगा। वहीं पर जो हम इधर बनाने वाले हैं और ये धीरे 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 ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा ही करेगा। ये कुछ भी बिहेवियर हो, अगर आपने साइन के फॉर्म में लिखा है तो ये तो यहाँ से वेव बनेगी ही बनेगी, कट करता ही आएगा, कट करता ही आएगा। हो सकता है कि यहाँ ना कर रहा हो पर ये इधर कट करता ही आएगा। तो दे आर इन्फाइनेटली मेनी पॉसिबल पॉइंट्स जहाँ पर ये ग्राफ कट कर जाएंगे। इन्फाइनेट पॉइंट्स ऐसे होंगे जब ये शो कट करेगा। वाई ओनली y इक्वल टू बीटा को हमने ज़ीरो लिया है। मैं तो कहूँगा अगर इससे ग्राफ को थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भी ऑसिलेट करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ज़ीरो ही है, थोड़ा ऊपर नीचे भी शिफ्ट करोगे तो भी इसके इन्फाइनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आने वाले हैं। तो बीटा सबसे सूटेबल है, ज़ीरो अगर ले लिया जाए तो दोनों फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन को ही ज़ीरो कर देंगे तो दोनों आमने सामने आगे, एक तरफ है ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल में जब देखेंगे तो ये बहुत बार इसको जाके कट करेगा। सो वी आर मार्किंग सी एज एन आंसर, ए बी डी आर नॉट द आंसर। तो पहले क्वेश्चन के अंदर बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, शुरुआत होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत करने से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी कैलकुलस की जो नॉलेज है वो पूरी इसके अंदर चेक होने वाली है। ठीक है, 7% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से बनाया, ये सॉल्व करते हुए चलना। कई बार ना एग्ज़ाम में झुंझलाहट आने लग जाती है इससे, क्योंकि इसके डेटा को देख देख के, क्योंकि जे एडवांस का पेपर वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पूरा क्वेश्चन पेपर बच्चे सॉल्व करके निकल जाए। तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कैलकुलेटिव भी रहेंगे, है ना, और
क्या कहते हैं एनालिसिस में भी डीप जाने वाले हैं, पर स्टूडेंट भी उतने ही प्यारे हैं। आप देख सकते हैं 7% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को किया, ये चलता चला गया, यहाँ पहुँचा। और ये बहुत कॉमन इंटीग्रेशन है, cos x का और e पावर x का इंटीग्रेशन करना, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ये सेम इंटीग्रेशन बोर्ड के अंदर ही बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पहुँचने के बाद इंपॉर्टेंट है इसका एनालिसिस करना। यहाँ पर कुल मिला के इन कॉफिशेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली बात यहाँ जाके पहुँच गई कि अपने पास फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंबाइंड फंक्शन है। पीरियोडिक क्यों नहीं है? बिहेवियर हमने देखा कि प्लस इन्फिनिटी पर तो किसी जगह पर फाइनाइट वैल्यू के आसपास जाता है, पर माइनस इन्फिनिटी पर दिस लीड टू माइनस इन्फिनिटी। पीरियोडिक होगा तो ये बिहेवियर बार बार आना चाहिए, और किसी वैल्यू पर ये माइनस इन्फिनिटी जाने वाला नहीं है एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी। सो दिस कैन नॉट बी ए पीरियोडिक फंक्शन। फिर बारी आती है वो इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। डिफ्रेंशिएट करके आप आइडिया लगाना चाहें, साइन और कॉस ये दोनों बाउंडेड फंक्शंस हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर x को हमने बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर रख के देखा, उस रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ये दिस विल लीड टू ए 0 के आसपास, है ना। और वहाँ पर लेकिन ये दोनों साइन चेंज करते रहेंगे आपस में, क्योंकि इनका टाइम पीरियड हमने देखा 24, इनका टाइम पीरियड है 24, है ना। तो उसके आसपास ये साइन चेंज कर देंगे तो नॉन मोनोटोनिक हो जाएंगे। तो बिहेवियर पता चल गया। बसता है ये बीटा वाली बात, तो हमने बीटा को क्या लिया? 0 लिया। तो फिर y = 0 हमने करने की सोची, तो ये दोनों फंक्शन आमने सामने आ गए, एक ट्रिगो इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। तो आप एक्सपोनेंशियल जैसा इसका बनाएंगे, लैम्डा पॉजिटिव है, इस तरीके से बनेगा। दे आर इनफाइनाइट पॉइंट जहां पर ये कट करने वाला है। ब्रिलियंट क्वेश्चन। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास तक कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। ये प्लस है, आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम ये है। पहले हम ये देख लेते हैं उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही हुआ था, कितनों का गलत था, मार्किंग स्कीम क्या थी, ताकि आपको एक्चुअल पोजीशन आपकी जो भी करंट चल रही है उसके बारे में एनालिसिस कर सकें। या देश भर में इस सवाल को इतने बच्चों ने किया था, तो अगर मुझसे भी नहीं हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके का आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर आपको देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करंट में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 14.50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। हम ये देख सकते हैं सही हुआ था, तो इनको मिला होगा आपके पास से +3 या +4, डिपेंड्स ऑन द मार्किंग स्कीम, +3 मार्क्स मिला है। और अगर गलत करते हैं तो फिर आपके पास -1 है, क्योंकि ये SCQ सेक्शन के अंदर है। एक ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तुक्का लगाने वाले बच्चे भी रहे होंगे। अगर यही न्यूमेरिक रेस्पॉन्स होता तो ये 14% जितना हमें दिख रहा है, ये इससे काफ़ी कम हो चुका होता।
क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 32% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -1 लिया होगा, 53% स्टूडेंट ने क्वेश्चन छोड़ दिया बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। एससीक्यूज के अंदर हमेशा हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, बात करते हैं। कंसिडर द 4 बॉक्सेस ऑफ ईच बॉक्स कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 2 ब्लू बॉल। अज्यूम दैट 20 balls are distinct. All 20 balls are distinct. In how many different ways 10 balls can be chosen from these 4 boxes? 4 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स के अंदर 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो दे बिकम्स 20 बॉल्स, क्योंकि 4 बॉक्स के अंदर 5-5 बॉल सबके अंदर है, जिसके अंदर 3 आर रेड एंड 2 आर ब्लू बॉल्स। ओके, 20 बन गया। ऑल दिस 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, ये गिवन है ऑलरेडी हमें। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 10 बॉल्स कैन बी चोजन। अब हमें 10 बॉल को चूज करना है उसके अंदर से, और कैसे करना है, सच दैट ईच बॉक्स हैज एटलीस्ट 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल आर चोजन। हर बॉक्स से कम 1 रेड बॉल और कम से कम 1 ब्लू बॉल जरूर ली गई हो। इसके बारे में हमें एनालिसिस करना, तो चलिए फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बॉक्सेस के बारे में बात करें तो सारे बॉक्सेस एक जैसे हैं, सभी के अंदर बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, ऑल बॉक्सेस आर सेम, वेदर इट इज अ B1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 एंड बॉक्स नंबर 4। बॉक्सेस अलग अलग रहेंगे, 3 रेड रहेंगे, 2 ब्लू है, 3 रेड है, 2 ब्लूज है, 3 रेड है, 2 ब्लूज है, और 3 रेड है, 2 ब्लूज है। जब इनके अंदर से 10 बॉल्स को सेलेक्ट किया होगा, तो आप सोचिए जब कम से कम 1 रेड और 1 ब्लू अगर लेना ही है, तो 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से आ जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 8 बॉल्स आ चुके होंगे, जिसमें से 4 रेड रही होंगी और 4 ब्लू रही होंगी। पर हमको सिलेक्शन 10 का करना है। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा बॉल्स हैं, इनकी वजह से सारा के सारे केसेस बनने वाले हैं। अब ये जो अभी तक हमने जब एक एक लिया है, तो 8 बॉल्स आए, जिसके अंदर 4 रेड हैं, 4 ब्लू हैं, 2 एक्स्ट्रा जो इनको 10 काउंट करेंगे और हमें 10 ही निकालना है। तो यहाँ से केसेस बनने वाले हैं। क्या क्या केसेस बनने वाले हैं? पहला केस ये बन सकता है, नंबर 1, कि अपने पास 6 रेड आए और 4 ब्लू कलर का बॉल्स आए। ये एक पहला केस बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस ये बन सकता है कि 5 रेड रहें और 5 ही ब्लू हो जाए, तो भी 10 हो सकता है। और थर्ड केस ये बन सकता है कि जिसके अंदर हम बात करेंगे कि 4 रेड रहें और 6 जो है वो ब्लू बॉल्स निकल कर आए, तो भी काउंटिंग कितनी रहेगी? 10। अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं, इसके अंदर 6 रेड एंड 4 ब्लूज रहेंगे, तो सब में से पिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमें अगर 6 रेड चाहिए और सब में से एक तो रेड चाहिए, तो आप देखिएगा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहला केस तो ये बन सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स से हम 3 रेड चूज़ कर लें। एक ये पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स से 3 रेड चूज़ हो जाए, तो आपके पास से 3 रेड हो जाएंगी और बाकी जो 3 बॉक्सेस बचेंगे वहाँ से हम एक रेड ले लेंगे। तो टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी? किसी 1 पर्टिकुलर बॉक्स से 3 रेड लिया है और बाकी रिमेनिंग 3 बॉक्स से 1 रेड लिया है, टोटल हो जाएंगे 6 रेड। यही चाहिए। 4 ब्लूज का मतलब क्या है? 4 ब्लूज का मतलब ये हुआ कि 4 बॉक्सेस से सभी से एक ब्लू कलर का बॉल पिक कर लिया, ये वाला केस बन जाएगा। तो यहाँ से हम ये बात कर रहे हैं कि फ्रॉम एनी 1 बॉक्स 3 रेड एंड 1 ब्लू ये हो, और रिमेनिंग से क्या होना चाहिए? बाकी जो बचेंगे सबसे 1 रेड लेना है और 1 ब्लू लेना है। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इनमें से कोई 2 बॉक्स होंगे, फ्रॉम एनी 2 बॉक्सेस, इसके अंदर 2 बॉक्सेस ऐसे होंगे जहां से हम 2 रेड लेंगे, 1 ब्लू लेंगे, और जो रिमेनिंग होगा वहां से 1 रेड लेना है और 1 ब्लू लेना है। तो इससे क्या होगा? 2 बॉक्सेस से 2 रेड लेंगे तो कितना हो गया? 4 रेड हो गया, और बचे हुए 2 बॉक्सेस से अगर हमने 1 रेड भी लिया तो बन गया अपने पास से 6 रेड्स बन गए। तो इसी काउंटिंग शुरू करते हैं। अब अपने पास 4 बॉक्सेस है, कौन सा वो एक बॉक्स है? तो 4C1 से वो पहले बार एक बॉक्स सेलेक्ट होगा। 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स सेलेक्ट हुआ, जिसके अंदर से सबसे पहले हम 3 रेड कलर की बॉल्स चूज करेंगे। तो चारों B1, B2, B3, B4 में से एक बॉक्स सेलेक्ट हुआ, तो B1, B2, B3, B4 में से एक सेलेक्ट हुआ, दैट इज 4C1।
बॉक्स तक पहुंच गए, सपोज कीजिए B3 पे पहुंचे, B3 पे पहुंचने के बाद मुझे 3 रेड लेनी है, दैट इज 3C3, तीनों के तीनों रेड ले लिए, और ब्लू तो मुझे एक ही लेना है, दैट इज 2C1। ठीक है, तो जो स्पेसिफाइड बॉक्स था जिससे हमें 3 कलर की रेड बॉल लेनी थी वो हमने काम कर लिया। अब जैसे ये वाला चूज़ किया था, बचे कितने हैं, 3 बॉक्सेस बचे हैं, इन तीनों में से सबसे एक एक रेड और एक एक ब्लू लेना है। तो इन सबसे अगर मुझे एक एक रेड लेना है, दैट इज़ 3C1 इसके लिए और 2C1, ऐसा डेटा बनेगा। और ऐसा 3 बॉक्सेस के लिए आएगा तो हम बस यहाँ पर क्या बना देंगे, क्यूब कर देंगे इसको, इसके लिए और इसके लिए। समझ गए? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने 3 केसेस बनाए हैं आउट ऑफ टोटल 10 बॉल्स जो हमको पिक करनी है। फर्स्ट केस इज 6 रेड हो 4 ब्लू हो। उसके अंदर एक और केस बन रहा है कि हम किसी एक बॉक्स से 3 रेड ले लेंगे और 1 ब्लू ले लेंगे, और बाकी जो 3 बॉक्सेस बचेंगे वहाँ से हर बॉक्स से एक एक रेड और एक एक ब्लू लेंगे। तो 3 रेड यहाँ है, एक एक बॉक्स, रिमेनिंग जो 3 बॉक्सेस बचे हैं आपके पास, रिमेनिंग 3 बॉक्सेस, वहाँ से एक रेड और एक ब्लू लेना, तो 6 रेड आ जाएंगे, 4 ब्लू आ जाएंगे। कौन सा वो एक ब्लू, कौन सा वो एक बॉक्स होगा जिससे कि हम 3 रेड लेने वाले हैं, दैट इज़ 4C1 फॉर दैट पर्टिकुलर बॉक्स को चूज़ करना कि कौन सा है वो। उस पर्टिकुलर बॉक्स को जब चूज़ कर लिया, हमने एग्जांपल के लिए इसको माना था, तीनों रेड लेनी है तो 3C3 और ब्लू में से एक ले लिया 2C1, ये कंप्लीट हुआ। बचे हुए 3 बॉक्सेस जिसको हमने चूज़ नहीं किया, वहाँ से एक रेड और एक ब्लू लेना है। सो 3C1, क्योंकि सबके अंदर काउंटिंग सेम ही है, 3C1 एक रेड ले लिया और एक ब्लू ले लिया। ऐसा क्यूब क्यों किया, जो तीनों बॉक्सेस हैं सबके लिए डेटा आएगा, पहले B1 के लिए, फिर B2 के लिए, फिर B4 के लिए। ये फर्स्ट वाला डेटा अपना निकल के आ गया। सेकंड सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, जब हम चाहते हैं कि किन्हीं 2 बॉक्सेस से 2 रेड लिया होगा, ठीक है, और फिर एक ब्लू लिया होगा उनसे। तो इससे क्या होगा, जब 2 बॉक्सेस से 2 रेड लेंगे तो काउंटिंग हो गई 4, और बाकी जो बचे हुए 2 बॉक्सेस हैं रिमेनिंग, उनके अंदर से एक एक रेड ले लेंगे। तो 4 पहले ले लिए, 2 बने, टोटल हो गए 6। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो 4C2 से, सपोज कीजिए पहले वाले दोनों वो बॉक्सेस हैं जिनके अंदर से हम 2 रेड लेने वाले हैं। तो बताइएगा मुझे, 4C2 से बॉक्स सेलेक्ट होंगे, 4 बॉक्सेस थे। अब मैं यहाँ पहुँचा तो बताइएगा मुझे 3C2, 3 रेड है, 2 रेड मुझे लेना है और 1 ब्लू लेना है 2C1। ठीक है, ऐसा पहले वाले बॉक्स के लिए, दूसरे वाले बॉक्स के भी लिखेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, 2 बार क्यों लिखें, स्क्वायर कर देंगे। रिमेनिंग बॉक्सेस के हिसाब से क्या चाहिए, रिमेनिंग बॉक्सेस के हिसाब से हमें एक रेड चाहिए, एक ब्लू चाहिए। तो रेड के लिए कितना बन जाएगा आपके पास है 3C1 एंड 2C1। फिर से 2 बॉक्सेस हैं, इसका क्या बना देंगे, स्क्वायर। एक बार इस नंबर को काउंट कर लेते हैं क्योंकि केस नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपने पास डेटा बनेगा, इट इज़ 4 इंटू 3C1 तो 1 होता है, ये 2 बन जाएगा, यहाँ 6 आता है, ये बन जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4C2 का डेटा 6 होता है, 3C2 आपके पास से 3 है और 2C1 2 है आपके पास, और इसका स्क्वायर भी है, ध्यान रखिए गलती ना हो जाए, इसका स्क्वायर भी अपने पास लिखा हुआ है 3 का, और यहाँ पर भी आप देखिएगा दिस इज़ ऑल्सो 3 इंटू 2 होल स्क्वायर। सो डेटा थोड़ा देख लें अगर हम तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ से 8 इंटू 6 क्यूब आपके पास लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 6 पावर 5 मुझे दिख रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 2 2 4 एंड 1 5 पावर, तो 6 पावर क्यूब कॉमन है, ऐसा ये डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 6 क्यूब होता है 216, यहाँ 8 है और ये है 36। सो 216 इंटू 44 हमारे पास से डेटा है, दिस इज़ द डेटा जो हमारे पास निकल कर यहाँ से आने वाला है। ठीक है, 40 को आप लिख सकते हैं 40 + 4, तो पहले हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनता है 8 और ये 64 0 बन जाएगा, एंड 4 जब बचेगा उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से बनता है 24, 2 आएगा और ये 84 एंड 2 86 बन जाएगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 4 यहाँ पे आएगा और यहाँ बन जाएगा आपके पास 0, ये नंबर जाएगा आगे, 8 एंड 6 इज़ 14, 1 आएगा 15, 9। मेरे पास पहला नंबर आ रहा है 9504। ठीक है, फर्स्ट वाले केस से हमने आंसर निकाल दिया डिकोड करके, तो फर्स्ट वाला नंबर ऑफ केसेस। तो आप सोचिए सिंगल करेक्ट के अंदर आ रहा है 9500 आ गया, तो क्यों बच्चों के ज़्यादा ये सही हुआ, क्योंकि आप देखिए एक आंसर आपका 21,000 है, एक 85,000 है, एक 12,000 है, और एक आपके पास है अगला वाला जो नंबर है वो तो 1,56,000 है।
समझ गए, ऑलमोस्ट इतने ही स्टूडेंट ने एग्जाम भी दिया था। अब चलते हैं सेकंड वाले केस की तरफ। फिर से अब हम क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे आइडिया लग रहा है अच्छे से, 21,000 वाला आएगा, 85,000 आएगा, या 12,000 ही आएगा, तो इट इज़ ईजियर टू आइडिया लगाना कि किसके आसपास आएगा। यही अगर नंबर सिर्फ ऑलमोस्ट सेम होते, लास्ट का डिजिट चेंज हो रहा होता, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो हम 9,500 के आसपास तो पहुँच चुके हैं। अब सोचिए अगर 5 रेड चाहिए, 5 ब्लू चाहिए, तो 4 बॉक्सेस में से अगर मुझे 5 रेड चाहिए, तो फिर यहाँ केस क्या बनेगा, किसी पर्टिकुलर एक में से मैं 2 ले लेता हूँ, है ना। कितने केस लेता हूँ, 2 में रेड ले लेता हूँ, तो मेरे पास 2 रेड ले लिया। पर मुझे यहाँ पर ब्लू भी ज़्यादा चाहिए, तो मुझे 2 ब्लू भी लेने होंगे। अब यहाँ पर ये केस बनता है कि भाई एक एक तो सब में से लेना है। समझ लीजिए क्वेश्चन में गिवन है एटलीस्ट 1 तो लेना ही लेना है। 4 बॉक्सेस से एक रेड लेंगे तो 4 रेड आ जाएंगे, एक ब्लू लेंगे तो फिर 4 ब्लू भी अपने पास आ जाएंगे। लेकिन अब हमें एक बढ़ानी है काउंटिंग, तो यहाँ 2 केस बनेंगे। हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा हमने लिया है, एक ही बॉक्स में से 2 रेड और 2 ब्लू ले लेते, ताकि एक्स्ट्रा वाला एक ही साथ काउंट हो जाता। दूसरा केस ये भी बन सकता था कि एक बॉक्स में से रेड एक्स्ट्रा लेते और दूसरे बॉक्स में से एक ब्लू एक्स्ट्रा लेते, तो भी हमारे पास काउंटिंग बन पाती। तो यहाँ पर आपके फिर से बाइफर्केशन होंगे और 2 बातें बनने वाली हैं। कैसे, जो मैं बोलने वाला हूँ उसको समझेंगे। नंबर वन केस जो मैं इसके अंदर बनाऊंगा उसकी बात करते हैं। नंबर 1 केस नंबर वन केस हम इसके अंदर बना रहे हैं कि एक ही पर्टिकुलर बॉक्स से फ्रॉम एनी वन बॉक्स हमने 2 रेड ले लिया और 2 ब्लू ले लिया, और जितने भी रिमेनिंग है, बचा हुआ है रिमेनिंग बॉक्सेस, उन सब से एक रेड लेंगे और एक ब्लू लेंगे। तो क्या हमारी काउंटिंग 5-5 ही हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 2 रेड यहाँ आ गए, 3 यहाँ से आ जाएंगे, 3 बॉक्स बचेंगे, 5, और यहाँ से भी। अब डिसाइड होगा कौन सा बॉक्स है वो, तो आप देखिएगा 4 बॉक्सेस हैं, कोई भी एक बॉक्स हमने चूज़ कर लिया। सपोज़ कीजिए लास्ट वाला चूज़ किया। अब हमें 2 रेड चाहिए, 3 रेड अवेलेबल हैं 3C2, और 2 ब्लू हैं, ये भी 2C2। ख़त्म काम। इस वाले को चूज़ किया था, इसमें से 2 रेड ले लिया, 2 ब्लू ले लिया। रिमेनिंग कौन कौन से हैं? फर्स्ट 3 बचे हैं। फर्स्ट 3 में से हमें एक रेड चाहिए, एक ब्लू चाहिए, तो आप बताइए एक रेड चाहिए यानी 3C1, और एक ब्लू चाहिए यानी 2C1। ये फर्स्ट वाले के लिए लिखा है, ऐसा इसके लिए आएगा, ऐसा इसके लिए आएगा। तो फिर मैं टोटल क्या कर दूंगा, इसका क्यूब कर दूंगा। टोटल में क्या बना दूंगा, इसको क्यूब कर दूंगा। इस डेटा को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, कितना आता है यहाँ से 3 × 1 × यहाँ से 6 का क्यूब आता है। सो वी आर हैविंग, ये 12 है, तो यहाँ से 2 × 6⁴ एक डेटा अपने पास बन रहा है। इसको देखेंगे आगे जाके क्या बनता है। नाउ वी आर फॉर्मिंग द केस नंबर 1। ये तो फर्स्ट केस था, इसी का मैं केस बनाता हूँ सेकंड केस ये हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी एक ही बॉक्स के अंदर से 2 रेड और 2 ब्लू लिए थे। मैं ये कहता हूँ कि एक बॉक्स में से 2 रेड लेंगे और दूसरे बॉक्स में से 2 ब्लू ले लेंगे। सेम बॉक्स में से क्वांटिटी क्यों बढ़ाएं? तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि दे आर 2 बॉक्सेस आर चोजन। ओके, सो दे आर 2 बॉक्सेस, जिसमें से एक बॉक्स के अंदर से 2 रेड लेंगे और 1 ब्लू लेंगे, और दूसरे वाले के अंदर से 1 रेड लेंगे और 2 ब्लू ले लेंगे। और जो रिमेनिंग है, जो बाकी बचा कुचा है, रिमेनिंग बॉक्सेस रहेंगे आपके पास से, उन सब में से 1 रेड लेंगे और 1 ब्लू लेंगे। रिमेनिंग कितने बॉक्सेस बचेंगे पता है? 2 ही बचेंगे। तो आप काउंटिंग देखिएगा, 2 बॉक्स बचा है, 2 ले लिया है यहाँ से, 1 यहाँ ले लिया है, 2 यहाँ से ले लिया है ना, 1 यहाँ से ले लिया, 3 रेड हो गया, 2 यहाँ से आएगा, 5 रेड हो गया। 1 ब्लू है, 2 ब्लू है, 3 ब्लू हो गया, 2 बॉक्सेस से 2 ब्लू और आएगा, 5 हो जाएगा। ये वाला केस भी बन जाएगा। सो क्लियर है? फर्स्ट वाले केस के अंदर एक ही बॉक्स में से रेड भी 2 लिया है, ब्लू भी 2 लिया है, लेकिन सेकंड वाले केस के अंदर हम ये चूज़ कर रहे हैं कि 2 रेड लिया है, उस पर 1 ही ब्लू लिया है, और दूसरे वाले बॉक्स से हमने फिर से चूज़ किया है, वहाँ से 2 ब्लू लिया है पर रेड 1 लिया है। तो पहली बात तो ऐसे कौन से 2 बॉक्सेस हैं? हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। इन 4 बॉक्सेस में से पहले हम 2 बॉक्सेस चूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए B1 और B2 वो बॉक्सेस हैं। अब B1 के अंदर अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि 2 बॉक्सेस में से एक से 2 रेड लेना है और दूसरे से 2 ब्लू लेना है। तो ये डिसाइड करना होगा। तो हमने 4 में से 2 बॉक्सेस चूज़ कर लिए जिनसे से ज़्यादा सिलेक्शन करने वाले हैं। अब उन दोनों में से 2 ब्लू अगर हमें चाहिए पहले वाले में, या 2 रेड चाहिए, तो हमारे पास 3 अवेलेबल हैं। तो पहले ये भी डिसाइड इसके अंदर होगा
जैसे मैंने 2 बॉक्सेस लिया 4C2 से, ये वाले बॉक्सेस चूज़ कर लिए। अब यहाँ इस बात का कन्फ्यूज़न होगा 2 रेड इसमें से लेना है या इसमें से लेना है, 2 ब्लू वाला बॉल इसमें से लेना है या इसमें से लेना है, समझ गए। पर जिससे 2 रेड लिया होगा उससे एक ही ब्लू लेंगे, और जिससे 1 रेड लिया होगा उस वाले से 2 ब्लू ले लेंगे। तो वहाँ दोनों में से हमें एक डिसाइड करना होगा, दैट इज़ अ 2C1 फॉर दैट, कि कौन से वाले बॉक्स से हम पहले वाले को चूज़ कर रहे हैं। तो 3C1 से रेड लिया और 2C1 से हमने क्या ले लिया, ब्लू ले लिया। और दूसरा वाले बॉक्स से क्या करेंगे, बचा हुआ एक चूज़ कर लिया, उससे एक रेड लेंगे और बाकी दोनों ब्लू ले लेंगे, ख़त्म। 2 बॉक्सेस बचे हैं, वहाँ से हमें एक एक लेना है, एक एक वाला काम ख़त्म करते हैं। 3C1 एंड 2C1 2 हैं, स्क्वायर कर देंगे। सोचिए ये क्वेश्चन SCQ में पूछा हुआ है और इतना ज़बरदस्त परसेंटेज है बिकॉज ऑफ द डेटा। ये जो ऑप्शंस बहुत दूर दूर बनाए गए हैं बिकॉज ऑफ दैट। चलिए इसका नंबर बनाते हैं। 4C2 आपके पास से 6 आता है, इंटू 2 लिखा हुआ है। 3C2 आपके पास है, दिस इज 6। आपके पास से ये भी डेटा लिखा हुआ, दिस इज 3, इंटू ये डेटा आपके पास से है 6 का स्क्वायर। वी आर हैविंग 6 एंड 6 एक बार है और ये दोनों भी 6 हैं। सो 2 and 2 4, दिस इज 6 पावर 5। वी आर हैविंग दिस नंबर है 6 पावर 5। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूट करते हैं कि क्या डेटा बना। सो फर्स्ट नंबर इज 2 इंटू 6 पावर 4 और ये है 6 पावर 5। सो इसका केस आएगा 2 इंटू 6 टू द पावर 4 एंड 6 टू द पावर 5। ये नंबर अपने पास है। 6 टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2 + 6 बन जाएगा आपके पास है, जो 8 बन जाएगा। 6 पावर 4 है आपके पास है, दिस इज कमिंग एज 8। तो चलिए 6 पावर 4 की बात करते हैं, कितना बनेगा 6 पावर 4। 6 पावर 4 में एक काम कर सकते हैं आप, दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 8। तो आपके पास से यहाँ से बन जाएगा 3 टू द पावर 4 इज 81, ठीक है। और यहाँ से आपके पास है 2 पावर 7 बनता है ना। 128 बनेगा, दिस इज 128। सो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, सो इट इज़ 0 64 6 आएगा। 16 और 6 बनता है आपके पास से 22, 2 बनेगा और आपके पास से 8 और 2 विल बिकम 10 and plus is 128. So finally we are having 8, then it is become 6, it is 3, it is 10. The second number is coming as 10,368, the second case. So first one we have solved, second one we have solved, now we are leading towards the third case. Third one says 4 रेड होना चाहिए, 6 ब्लू होना चाहिए। जो 10 बॉल्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं उसके अंदर 4 रेड हो और 6 ब्लूज हो। अब सोचिए हर बॉक्स के अंदर हमने देखा था क्या सिचुएशन था कि 3 रेड था 2 ब्लू था, 3 रेड था 2 ब्लू था, 3 रेड था 2 ब्लू था। अब आप मुझे बताइए अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस बार, थर्ड वाला जो केस है कि 6 ब्लूज आए, एक एक तो सबसे लेना ही लेना है अपने पास, है ना। तो अपने पास 4 ब्लू तो आ ही रहे हैं और क्वांटिटी सिर्फ 2 का ही है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, क्या कि हमें 2 बॉक्स सेलेक्ट करने होंगे जिससे 2 ब्लू लेना होगा। तो वहाँ से कितना 4 ब्लू हो गया और बाकी बचे हुए 2 बॉक्सेस से एक एक ब्लू लेना होगा। इसका सिर्फ एक ही केस है, क्योंकि 4 रेड लेना है वो तो हमें एटलीस्ट एक एक सभी से पिक करना है। तो यहाँ पर वी नीड टू फिगर आउट कि 2 बॉक्सेस सेलेक्ट किए, सपोज कीजिए दोनों सेलेक्ट कर लिए। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद रेड लेना है, तो रेड तो एक ही लेना है, तो 3C1 पर ब्लू दोनों लेना है, दिस आर ब्लू, ब्लू 2 लेना है, ठीक है। इसका कर दिया स्क्वायर, तो हमारे पास 2 ब्लू आ गए, तो यहाँ से 4 ब्लू आ गया है और 2 रेड आया है। अब बाकी बचे हुए जो दोनों बॉक्सेस बचेंगे उनसे एक रेड लेना है और एक ब्लू लेना है। इसका भी स्क्वायर, एक इसके लिए और एक इसके लिए। दिस शुड बी द नंबर, सो इट इज़ 6। यहाँ आपके पास है 9 और यहाँ से आपके पास है 6 का स्क्वायर। सो बस ये डेटा हमारे पास है। 6 क्यूब अपने पास लिखा हुआ है, इंटू 9 है। 6 क्यूब इज 216 इंटू 9। तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, आपके पास से ये नंबर कितना बनेगा। सो 16 9 इज़ 144 आता है, 1 आ गया आपके पास से।
1944. So now guys we are waiting for the final answer. Final answer हमारे पास से क्या बनेगा? Sum of all the numbers, total number is 9504. This number, the first number, and this number. This is the second case number. Second case number है आपके पास से 10,368 है आपके पास से. ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि ऐड करने में आसानी रहेगी. और यहाँ है 4491, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसे ही ऐड करना पड़ता है. फैंसी में बोल दो कि ऑन कैलकुलेशन, एज ए ऑथर में लिख सकते ऑन कैलकुलेशन वी गेट दिस, लेकिन ये जो लाइन बोलते हैं ना ऑन कैलकुलेशन, यहीं पे पूरा स्कैम है. एक्चुअल एग्जाम में वहीं फंस जाते हैं, एक आध नंबर आगे पीछे हुआ फंस गए. लेकिन अच्छी बात क्वेश्चन के अंदर क्या है, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में अगर आगे पीछे होगी तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि किसके आसपास ये जाने वाला है. तो आप देखिएगा यहाँ से आपके पास से 8 और 8 16, एक बनेगा आगे आएगा, 6 5 11 आगे चल जाएगा एक और बार, तो ये 8 और 1 9 9 9 18 आगे बनेगा, 9 10 एक और बनेगा और यहाँ 2 बन जाएगा. आई एम गेटिंग 21816, 21816, 21,816 वी आर गेटिंग द आंसर. चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है. ये ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट जिसके अंदर ये पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सही हुआ सरप्राइजिंगली, बहुत सारे स्टूडेंट. लेकिन अगर एक्चुअल क्वेश्चन को पूछा जाए, अब उन्होंने गेस वर्क किया हो या किसी तरीके से कुछ पैटर्न को फॉलो करके आंसर्स निकाला हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. लेकिन इसका कंप्लीट सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल कर आता है, बहुत अच्छी कंप्यूटेशन के साथ वो सॉल्व होकर आता है. बात करते हैं क्या रिस्पॉन्स रहा. -1 की नेगेटिव मार्किंग, +3 सही करने पर ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स 1,55,617 स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई पेपर को दिया था, जेईई एडवांस का पेपर. वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स 76,000 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर मार्क्स लिए, क्योंकि एससीक्यू के अंदर पूछा गया है, जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट्स भी भरपूर हैं, बहुत सारे होंगे. 76,000 है ना, मान के चलिए आधे से ज़्यादा क्या इसके अंदर 80% स्टूडेंट तुक्के वाले होंगे. कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जनरली इस क्वेश्चन को सही भी किया होगा, ठीक है. और वहीं पर आप देख सकते हैं 25% स्टूडेंट ने तो इसको सॉल्व ही नहीं किया, दे गॉट 0 मार्क्स. और 25% दैट्स अ ह्यूज नंबर, नेगेटिव मार्किंग आई -1. 25% स्टूडेंट भी हाईएस्ट नंबर है इस पेपर का जिनके नेगेटिव मार्किंग हुई है, यह हाईएस्ट नंबर, और सही वाला भी हाईएस्ट है. उधर से थोड़ा कम हुआ है, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहते हैं. कौन सा क्वेश्चन है आइए डिस्कस करते हैं. M लिखा हुआ है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 5/2 3/2 -3/2 -1/2. फिर आपसे m⁻2022 पूछा है, इतना बड़ा नंबर पूछा है कि क्या वो डेटा बनेगा. स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं कि सर हम वैल्यू रख के चेक कर लिया, इसमें क्या वैल्यू रखोगे, कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी वैल्यूज़ रखी हुई हैं. यहाँ पर बस पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं. स्टूडेंट पहले आएंगे, m का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, m का क्यूब निकालने की, डिग्री 3 डिग्री 4 तक जा सकते हैं. फिर थोड़ा गैस वर्क यहाँ पे काम किया जा सकता है क्या बन रहा है. आते हैं हम कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. अब देखिएगा पूरी मैट्रिक्स के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि 3/2 यहाँ लिखा है, 3/2 यहाँ लिखा है. इससे अगर नंबर में एक ऐड कर दें तो 5/2 आता है, एक घटा देंगे तो 1/2 आता है. तो यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सा, और ये पोजीशंस ऐसी हैं दोनों कि अगर यहाँ 1 1 अगर लिखा हो तो फिर यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है. तो कहीं ना कहीं इसकी रिश्तेदारी क्या उससे है, ये हमको थोड़ा सोचना है. क्योंकि देखिए 3/2 में अगर यहाँ 1 करता हूँ ऐड तो 5/2 बनता है, और यहाँ नेगेटिव साइन पहले से ही है. तो अगर 3/2 में 1 माइनस हुआ होगा तो माइनस +1/2 भी दिखता है. तो क्या हम इसको किसी तरीके से यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ब्रेक करके लिख पाएंगे, दैट्स द मेन की. तो हम 5/2 को लिख रहे हैं 1 + 3/2, यहाँ 3/2 ही रहेगा, यहाँ भी -3/2 है, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ 1 - 3/2. इससे क्या फ़ायदा होगा, -½ आएगा, सेम बन जाएगा. और इस मैट्रिक्स को मैं ब्रेक करके लिखूँगा 1 0 0 1 + 3/2 3/2 -3/2 -3/2. दिस इज़ द डेटा. तो ये m आ रहा है आपके पास से, i है, और यहाँ से सब जगह से 3/2 हम कॉमन ले लेंगे, 1 1 -1 -1.
So we can write this as m is equal to I plus 3/2 टाइम्स a आपके पास से डेटा आता है। m की वैल्यू है I प्लस 3/2 टाइम्स a आता है। डन, इसको हमने ब्रेक कर दिया। I के साथ एक अच्छी बात पता है क्या है, I को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वो कम्यूटेटिव होता है, और मैट्रिक्स की दुनिया में आप जानते हैं ए बी बी ए के बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर आई के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अंदर के ए आई लिखो या ए आई लिखो या आई ए लिखो, बात बराबर ही, प्रोडक्ट अपने पास ए ही आने वाला है। जब हम पावर्स करेंगे तो यानी यहाँ पर हम जनरल मैथ्स के फॉर्मूले लगा पाएंगे। मैट्रिक्स के यूजुअली केसेस में जनरल फॉर्मूले तब तक नहीं लगा पाते जब तक वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ आई और ए के साथ ये बात लग जाएगी। ये जो a हमने लिखा है थोड़ा सा हम यहाँ पर a स्क्वायर निकालना चाहेंगे, इसका मतलब है a का a से मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर्स आगे आने वाली हैं। और हम एक बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जानते हैं कि i का कितना भी पावर कर लिया जाए इट इज़ ऑलवेज i, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। यूनिट मैट्रिक्स की कितनी भी पावर्स कर दी जाए वो i ही रहता है। यहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, i स्क्वायर निकालना शुरू करते हैं। रो बाय कॉलम से प्रोसीजर चालू होता है, रो बाय कॉलम से आपके पास से 1 - 1, रो बाय कॉलम से 1 - 1, यहाँ से फिर से प्रोडक्ट रो -1, ये भी आपके पास से डेटा बना। और क्या देख पा रहे हैं हम कि ए स्क्वायर का वैल्यू ही 0 0 0 0 आ चुका है। ए स्क्वायर इज कमिंग एज 0 0 0, दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर हमारे पास 0 आ गया है तो मान के चलिए फिर तो a³ a⁴ सब 0 आने वाले हैं। दे ऑल आर 0, दे ऑल आर नल मैट्रिक्स, दे ऑल आर जीरो मैट्रिक्स। अब जो हमको चाहिए उधर हम चलते हैं। वी आर लुकिंग फॉर m⁻² 2022 एंड दैट वी कैन राइट इट एज m की वैल्यू I प्लस 3/2 टाइम्स a पावर इतना बन जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, बाइनोमियल लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि a और I दोनों कम्यूटेटिव होते हैं तो हमारे पास परमिशन है, बाइनोमियल से इसको ओपन कर सकते हैं। तो 2022C0 I पर पूरी पावर्स आ जाएंगी आपके पास। अगला टर्म बनेगा 2022C1, I का एक पावर कम हो जाएगा और आपके पास इंट्रोड्यूस होगा 3/2 a⁻1। अगला आएगा 2022C2, I का एक और नंबर कम होगा और आपके पास से 3/2 a का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे करते करते आप देखेंगे 2022C 2022 3/2 a पावर 2022 आता है। अब a की जितनी हम पावर्स करेंगे, a की हम जितनी पावर्स करेंगे उतना 0 बनेगा। ये भी अभी हमने रिजल्ट निकाल के देखा। तो आपके पास से ये जो a स्क्वायर आएगा, दिस डेटा विल कन्वर्स टू 0, ये वाला डेटा भी आपके पास से 0 बन जाएगा। तो क्या देखा, जो आना चाहिए m⁻22 में सिर्फ 2 टर्म ऐसी हैं जो लीड करेंगी, बाकी सब शून्य हो चुका है, बाकी सब शून्य हो चुका है। तो हम बात करते हैं m⁻2022 इज इक्वल टू द फर्स्ट वन। फिर से लिख देता हूँ, मेरा प्रयास यही है कि आप सारी बात समझ कर जाए। उसके पहले वो 10 बार लिखना होगा, 10 बार लिखेंगे। 2022C1 और यहाँ पर I की वैल्यू है आपके पास से 2021 एंड लास्ट में लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स a, ये लिखा हुआ। सो गाइज देखिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात हो रहा है, ये तो 1 है और I की कितनी भी पावर कर लो I ही रहता है। 2022 ये I ही रहेगा एंड दिस इज 3/2 टाइम्स a। तो आप देखिए दिस इज I, 2 से ही चला गया, 1011 इंटू 3 टाइम्स a आपके पास से आता है। I को दुनिया जानती है 1001 एंड दिस इज रिटर्न एज 3033। व्हाट इज a? a ये रहा 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1। सो आई गेस आ गए हैं मंजिल पर। 3033 3033 3033 3033। Let's add all of them. First position it is 3034, second position 0 ऐड करना है 3033, फर्स्ट पोजीशन -3033,
एंड द लास्ट पोजीशन -3032। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है जी। मैच हुआ, कुछ बना? लास्ट के दो नेगेटिव आएंगे, लास्ट के दो सभी जगह नेगेटिव, इसमें नहीं है, छोड़ दो इसको। और आई थिंक वी आर गेटिंग द ए एज द आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का एक बढ़िया क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछा गया है। स्टूडेंट्स को रिलेटिवली ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको सही किया। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये जो पूछा गया था वो एससीक्यू फॉर्मेट के अंदर पूछा गया था, और एससीक्यू के अंदर इजी होता है, 4 ऑप्शन में तो एक ही आंसर आएगा। पर अच्छी बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी का ये रिस्पॉन्स नेशन वाइज देखे मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आप देखिए 12.51 यानी कि ये हुए 19,465% स्टूडेंट है, 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सही किया +3। ऑल्दो देयर वाज नेगेटिव मार्किंग एज वेल, नेगेटिव वाले भी बहुत सारे हैं, 35% स्टूडेंट ऐसे हैं। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट आप देखिए 35 एंड 12 47% स्टूडेंट्स ने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मेन एग्जाम के अंदर सॉल्व किया। तो ये बहुत बढ़िया एक इंडिकेशन है कि इंडिया में बिगर चैप्टर्स को भी स्टूडेंट बहुत हेड ऑन ले रहे हैं आजकल, बहुत अच्छी बात है। 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -1 लिया होगा, 50% के आसपास इन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देयर इज अ बॉक्स, देयर आर 8 रेड एंड 3 ब्लू एंड 5 ग्रीन बॉल्स आर देयर, एंड देयर इज अ बॉक्स 2 जिसके अंदर 24 रेड 9 ब्लू एंड 15 ऐसे कुछ करके डिटेल्स दे रखी हैं चारों बॉक्सेस की। ठीक है, फिर अ बॉल इज चॉजन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स 1 एंड कॉल दिस बॉल बी। ठीक है, तो बॉक्स 1 से एक बॉल निकाला गया, उसको बोला गया दिस इज द बॉल बी। ठीक है, बॉल बी इज रेड, देन बॉल इज चॉजन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स सेकंड बॉक्स। इफ इट इज ब्लू देन इट इज रैंडमली चॉजन फ्रॉम द बॉक्स 3। इफ इट इज ग्रीन देन बॉल इज चॉजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 4। पहले वाले बॉक्स से एक बॉल निकाला जाता है जो उसका कलर होता है, क्योंकि बॉक्स 1 के अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर रेड है तो फर्स्ट सेकंड वाले बॉक्स को से एक बॉल और निकाला जाएगा, अगर ब्लू है तो थर्ड वाले बॉक्स से, और अगर ये ग्रीन है तो फिर फोर्थ वाले बॉक्स से बॉल को निकाला जाता है। ऐसा कुछ प्रोसीजर यहाँ पर बना रखा है। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जितना जल्दी हम जो इसकी लैंग्वेज है, जो रूल्स हैं इस पे बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से, उससे जितना जल्दी हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, सवाल उतना स्पीड से सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात तो हमें इसके अंदर जो रीडिंग हमारी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को पढ़ने की हमें आदत होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देयर इज़ अ बॉक्स 1, तो पहले मैं बॉक्सेस बना देता हूँ। सो बॉक्स 1 की कहानी यहाँ लिख देता है, इज़ द फर्स्ट बॉक्स B1, जिसके अंदर 8 रेड है, 8 रेड है, 3 ब्लू है और 5 ग्रीन है। देयर आर फ्यू मोर बॉक्सेस, B1 B2 तो हो चुका है, B3 B2 के अंदर 24 रेड है, 9 ब्लू है एंड 15 ग्रीन है, ताकि हमें बाबा उधर नहीं देखना पड़ेगा। देन देयर इज अ बॉक्स B3 के अंदर हमें 1 ब्लू है, 12 ग्रीन है एंड 33 येलो है। ओके, एंड बॉक्स 4 B4 के अंदर क्या सिचुएशन है, दे आर 10 ग्रीन एंड 10 ऑरेंज एंड दे आर 6 वाइट बॉल। ठीक है, अ बॉल इज चोजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 1। ठीक है, आइए बॉक्स 1 से एक बॉल निकाला गया। ठीक है, 3 केस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि बॉक्स 1 के हिसाब से देखें तो भाई ये रेड है, दूसरा ये हो सकता है कि ये ब्लू वाला बॉल है, और अगला वाला केस हो सकता है कि ये एक ग्रीन वाला बॉल है। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम पूरे एक्सपेरिमेंट को इवेंट्स बनाकर अगर सॉल्व करें तो फिर वो हमारे लिए एक प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इससे बॉक्स 1 से रेड आए, दिस इज़ एन इवेंट E1, ब्लू आएगा दिस इज़ इवेंट E2, और ग्रीन आया है दिस इज़ इवेंट E3। तो इनकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब आप देखिए E1 इवेंट हो यानी बॉक्स 1 से रेड आए, रेड टोटल बॉल्स हैं कितनी, 3, 5, 8 और 8 16 टोटल बॉल्स हैं, उसमें से रेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी 8/16 विच इज़ कमिंग एज हाफ। वहीं पर हम E2 की बात करते हैं
कि अगर ये ब्लू आया, ब्लू अपने पास 3 है तो दिस इज 3/16, और E3 ये हम चाहते हैं कि ग्रीन आए, ग्रीन 5 है, इट इज़ 5/16। समझ में आ गया? तो बॉक्स 1 से 3 प्रोसेस बन सकते हैं। फर्स्ट वाला है रेड, दूसरा वाला है ब्लू, तीसरा वाला है ग्रीन। ये अब तक कितने स्टेटमेंट हो गए? हमने इसको डिकोड कर लिया, पहला स्टेटमेंट डिकोड हो गया, दूसरी लाइन डिकोड हो चुकी है। अब हम यहाँ आ गए। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट वन ऑफ द चोजन बॉल इज वाइट। हम चाहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द चोजन बॉल इज वाइट गिवन दैट इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन। तो दे आर 2 इवेंट्स। हम क्लियरली इनको स्पेसिफाई कर लेते हैं। दे आर मेकिंग द फर्स्ट इवेंट ए एंड द सेकेंड इवेंट एज बी। द फर्स्ट वाले को ए इवेंट बोल देते हैं। क्या है वो? वन ऑफ द चोजन बॉल्स इज वाइट। ये है इवेंट ए। एंड द सेकेंड वन इज एटलीस्ट वन ऑफ द chosen ball is green। ठीक है, हुआ क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट कि ए इवेंट हो जाए गिवन दैट दिस हैज हैपेंड। तो ये हो चुका है, बी हो चुका है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन, ये हो चुका है। उसके बाद हमसे पूछा है कि वन ऑफ द चोजन बॉल इज वाइट। दिस इज द probability for which we are looking for। तो दिमाग में इस बात को रखेंगे। अब सुनिए, जब रेड आता है तो कौन से बॉक्स की तरफ जाते हैं वो देखिएगा। इफ़ इट इज़ अ रेड तो हम जाते हैं बॉक्स B2 की तरफ। अगर ये रहता है ब्लू तो हम बॉक्स B3 की तरफ जाते हैं, और ग्रीन रहता है तो हम जाते हैं बॉक्स B4 की तरफ। चाहते क्या हैं हम? प्रोबेबिलिटी B की बात कर रहे हैं कि B हो चुका है। B का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर B। अब आप बताइए, पहले वाले सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो E1 होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाएगी? E1 होना चाहिए। E1 होने के बाद B के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फिर E2 होना चाहिए। E2 होने के बाद B इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली E3 होना चाहिए, और E3 होने के बाद B इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आइए, B कौन सी इवेंट है? जो लास्ट में लिखा हुआ है दैट चोजन बॉल एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ग्रीन। चलिए BB को लिखना शुरू करते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटीज पता है हमें, हाफ है। अब जब मैं E1 हो चुका है तो मैं कहाँ पहुँचूंगा? B2 में। तो B2 के अंदर मैं चाहता हूँ B वाली इवेंट हो, तो B2 के अंदर ग्रीन कितना है देखिए आप, ये रहा। एक बॉल यहाँ से निकाला जाएगा। 24, 9 एंड 40, 15 आपके पास है। इसमें से ग्रीन है 5, 15 आपके पास फेवर में है। टोटल बॉल्स कितना है? 15 + 9 इज 24, 24 एंड 24 इज 48। दिस इज इन द फेवर। तो पहला इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले बॉक्स से रेड आया। रेड आने के बाद क्वेश्चन में गिवन है हम जाएंगे सेकंड वाले बॉक्स की तरफ, फिर वहाँ से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। वहाँ पर एक वर्ड लिखा है एटलीस्ट। इस प्रोसेस में एक ही ग्रीन बॉल आ सकती है, क्योंकि पहले रेड आ गया है तो यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक ही ग्रीन आ सकता है B2 के अंदर। दूसरे वाले पे पहुँचे क्या कि पहले वाले बॉक्स से ब्लू बॉल आया हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/16। इसके बाद हम पहुँच गए हैं किसके बाद? बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 के अंदर 1 ब्लू है, 12 ग्रीन है और 3 येलो है। तो यहाँ पर ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन आपके पास 12 है, सो 12 आएगा फेवर में, और अपॉन में आएगा आपके पास से दिस इज 13 एंड 3 इज 16। दिस इज 16 है ना, 12/16 अपने पास आता है। फिर आते हैं हम तीसरे वाले की तरफ। तीसरा वाला कहता है कि आपने ग्रीन निकाल लिया है, तो ग्रीन आए फर्स्ट टाइम में, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 5/16। अब सोचिए, फर्स्ट वाले बॉक्स से पहले ही ग्रीन आ चुका है, हमें बोला है एटलीस्ट एक ग्रीन आ जाए। अब जो हम B4 पे जाएंगे इसके बाद, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि कोई सा भी कलर का बॉल आए B4 से, ग्रीन तो आ ही चुका है। यही बोला था एटलीस्ट एक बार ग्रीन आए, चाहे 10 ग्रीन में से कोई एक ग्रीन बाहर आ जाए, 16 ऑरेंजेस में से कोई भी एक बाहर आ जाए, या 6 वाइट है इसमें से कोई भी बाहर आ जाए। हम प्रोबेबिलिटी इस बात की निकाल रहे थे कि वन ऑफ द चोजन बॉल एटलीस्ट इज ग्रीन। सो इसके बाद यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी है 1, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड लिखा है।
तो उसके बाद जब पहले वाले बॉक्स से ही एक ग्रीन आ चुका है तो उसके बाद इट डजेंट मैटर कि B4 से कौन से कलर की बॉल आ रही है, दिस विल ऑलवेज बी इन द फेवर, जो हम चाहते हैं। ये होने के बाद अब हमें ये निकालना है कि एटलीस्ट एक बॉल ग्रीन आ चुका है। अब ये बताइए कि इनके अंदर एक बॉल जो है वाइट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। तो सॉर्ट ऑफ ए बेस थ्योरम की बात यहाँ पर चल रही है। तो दिस हैज़ अकर्ड, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर हमारे पास सिंप्लीफाई होके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई भी अगर हम कर पाएँ तो थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पे आप देखिए तो इसको 5/3 से डिवाइड करते हैं, 16 आता है, प्लस 3/16 है, दिस विल कम है 4 से अगर हम कैंसिल कर पाएँ, वी आर हैविंग 3/4 एंड इट इज़ 5/16। ठीक है, अब सोचिए वाइट आना चाहिए, वाइट B2 के यहाँ वाइट है ही नहीं, यहाँ भी वाइट नहीं है, यहाँ भी वाइट नहीं है, वाइट का अगर चांस है तो सिर्फ B4 में है। सो दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल। पर इसका एक सेक्शन है जहाँ से वाइट बनने का चांस है, क्या कि पहले फर्स्ट बॉक्स से आपके पास ग्रीन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ रेड और ब्लू आएगा तो हम इस वाले बॉक्सेस में पहुँचेंगे, यहाँ दोनों जगह कहीं पर भी वाइट नहीं है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक सेंस तो यही है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये हो चुका है, तो अभी हमारा नया सैंपल स्पेस है, तो दिस विल बी इन द डिवीजन। अब हम चाहते हैं वाइट आए, तो वाइट आने के लिए हम यहाँ पहुँच जाएंगे, पहले E3 वाला अकर हो, यानी 5/16 होना चाहिए, ताकि हम पहुँचे B4 में, और B4 के अंदर ही वाइट है, ये है हमारे फेवर में। तो अगर ये वाइट है, अब सोचिए, अब पहले तो हमने 1 प्रोबेबिलिटी लिखा था, क्योंकि वी वर इंटरेस्टेड ओनली इन कि ग्रीन कलर का बॉल आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन अब ये चाहते हैं वाइट आए। जब आप सेकंड टाइम यहाँ से कोई बॉल निकालने जाएंगे तो फेवर में 6 रहने वाले हैं, ओनली 6, और टोटल हमारे पास है 26 एंड 6 इज 32। तो पहले जो 1 था, अब ये 1 पूरा एग्जैक्टली बेस जैसा नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास है। अब फेवर में वाइट अगर चाहिए, यहाँ और यहाँ वाइट पॉसिबल नहीं है, तो 5/16 के बाद B4 के अंदर से जो अगला बॉल निकल के आएगा वो वाइट हो, दैट इज 6/32। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये हमें ये सिंप्लीफाई करके आंसर की तरफ लेकर चलना है। चलिए बना लेते हैं इसको, कितना डेटा बनेगा। नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई थिंक 64 नीचे एलसीएम बन जाएगा, और यहाँ तो हम लिख ही सकते हैं 5/16 इंटू 3/16। यहाँ हमने 64 एलसीएम ले लिया, सो वी कैन हैव इट एज अ 10, प्लस 64 ले चुके हैं, इट इज़ 9, प्लस ये 4 है आपके पास से, 4 एंड 5 इज़ 20। ठीक है, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ये भी कैंसिल होगा 4 टाइम्स। इसको आप देखिए थोड़ा सा, वी आर गेटिंग दिस एज 15 अपॉन, ये कितना डेटा बनेगा आपके पास से, 19 एंड 39 इंटू 4 आपके पास यहाँ से डेटा बन रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो डेटा मेरे पास यहाँ से आकर बना है उसके बारे में देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन अपना है जो इसको मार्क करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 3 से कैंसिल होगा तो ये 5 और आएगा। सो व्हाट वी आर हैविंग इज 5/52. We are getting as 5/52 and it's not, this is the C is the answer. एक बहुत बढ़िया लिमिट ऑफ सम का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूछा गया है जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 के अंदर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, क्या उनका बिहेवियर था, ताकि आप भी एक इसके बारे में अपने एनालिसिस कर पाएँ कि आपसे अगर ये हुआ है नहीं हुआ है, जो भी सिचुएशन है, एक एक्चुअल एनालिसिस। क्योंकि एक्चुअल टफनेस जो वर्ड है ना, ईजी है टफ है, ये बहुत रिलेटिव है। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के लिए इजी होता है तो दूसरे के लिए वो टफ बन जाता है। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को टफ लगता है तो किसी दूसरे स्टूडेंट को बहुत इजी लगता है। तो पूरे देश वाइज अगर हम देखें, पूरे नेशन वाइज इसका अगर हम स्पेक्ट्रम देखें कि क्या बिहेवियर था स्टूडेंट्स का, तो आपको देख कर लगेगा, यहाँ पर आप देखिएगा 11.8% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था, मतलब कि 18,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। और 22% स्टूडेंट ऐसे हैं जो -1 लेकर गए थे। 67% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 0 मार्क इसके अंदर मिला था।
ओके गाइज, यहाँ पे देखिए आप 1,55,617 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टोटल पेपर दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन एससीक्यू के अंदर पूछा गया है जिसके अंदर एक ही ऑप्शन सही होता है, नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा गेस वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि जब देखा जाता है कि हाँ पेपर कम बना है, थोड़ा रिस्क अगर लेना है तो एससीक्यू इज़ द राइट चॉइस, जहाँ पर 1/4 की प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सही हमारा हो जाए। कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन। जेई मेन के अंदर ये वाला टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, पर एडवांस के अंदर ये वाला टॉपिक है। अच्छे से देखिए क्या डेटा लिखा है, n+16 करके पूरी टर्म्स लिखी हुई हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करना, पिक करना, थोड़ा सा इसके अंदर प्रोग्रेशन का हिंट होता है, क्योंकि टर्म्स को पहचानना होता है, जनरल टर्म को पहचानना होता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं थोड़ा बिहेवियर, अगर जो बात सबसे पहले समझ में आती है, लिमिट्स तो हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। यहाँ देखिए 4n + 3n² लिखा हुआ है, 8n + 3n² लिखा हुआ है, यानी 4n में डबल हो गया, फिर 3n² लिखा है और यहाँ पर आपके पास से लिखा हुआ है 12 हो गया है, यानी 4n × 3 हो गया है, यहाँ 4n × 2 हो गया है। 7² लिखा हुआ है, तो लास्ट में तो सारी टर्म वैसे ही 3n² है सब जगह, तो यहाँ भी हमने 3n² कर दिया, और 4n के साथ मल्टीप्लाई होता है 1, 2 और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है n का। तो हमें ये पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाते जाते नंबर ऑफ टर्म्स तो n होने वाली है। 4n × 2, 4n × 3, 4n × n, तो 7n² बना है। ये बात डिकोड हो गई। अब यहाँ पर जो अपने पास लिखा गया है दैट इज़ n, इस n को हमें स्प्लिट करना होगा, क्योंकि यहाँ भी n टर्म्स लिखी हुई हैं। यही इस पूरे क्वेश्चन की ट्रिक है कि इस n को हम ऐसा लिखें कि सब जगह से हर टर्म के अंदर इसमें 1 ऐड कर दिया जाए। तो फर्स्ट टर्म के अंदर हमने 1 ऐड कर दिया, 5n - 3n² डिवाइडेड बाय 4n + 3n²। ठीक, फिर सेकंड वाली टर्म है उसके अंदर भी 1 ऐड कर देंगे, विच इज़ 32 + n + 3n² अपॉन 8n + 3n²। ये वाला डेटा भी हमने बनाया। फिर एक और 1 बचा है, उसको अगले वाले में ऐड कर देंगे, 48 - 3n - 3n² अपॉन 12n + 3n²। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। अभी हमने नंबर ऑफ टर्म्स काउंट की थी, n थी, तो ये जो n लिखा हुआ इसको भी हमने 1 + 1 + 1 + करके n टर्म्स में ब्रेक कर दिया, और ये लास्ट वाले में चला गया 25n - 7n² अपॉन 7n²। ऐसा करने के बाद क्या इसका डेटा बनेगा, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या डेटा हमारे पास बनकर आया है फाइनली। तो आप देखिएगा डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है दैट इज़ 4n + 3n²। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर दिस इज़ +1, तो 3n² से ये वाला 3n चला जाएगा। दिस 4n + 5n विल बिकम 9n + 16। अगला बनाते हैं, आपके पास नेक्स्ट बनता है 8n + 3n का स्क्वायर। यहाँ पर 3n² इसको कैंसिल करेगा, 8n + n विल बिकम 9n प्लस इट इज़ 32। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो आपको फिर से बनेगा 8n + 3n², इसकी जगह आएगा 12, इट इज़ 12n। 3n² कैंसिल है, 12 + 3 विल बिकम 9n, और आपके पास है 48 + 9n। ठीक है, ऐसा डेटा हमारे पास यहाँ से बन रहा है। तो सभी को जो n था फर्स्ट वाला टर्म उसको हमने स्प्लिट कर दिया, ओपन कर दिया, और थोड़ा इसको बेटर तरीके से रीअरेंज करके लिख देता हूँ। 12n है आपके पास से, एंड इट इज़ 9n + 48। दिस प्रोसेस गोज ऑन। एक टर्म यहाँ भी लिखा हुआ है, ये हो चुका है 3 टर्म। लास्ट वाले पे चलते हैं, 7n² विल गेट कैंसिल्ड एंड ऊपर आएगा 25n। दिस प्रोसेस गोज ऑन, 25n अपॉन 7n²। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट वाले को, क्योंकि पैटर्न हमको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी जनरल टर्म लिखने की सोच रहे हैं तो आपके पास से 4n का डबल, यहाँ पर ट्रिपल, तो यहाँ पर लास्ट वाला तो 3n² ही लिखा हुआ है, यहाँ 4n के साथ r लिखा हुआ है, r की वैल्यू 1। जनरल टर्म बहुत आराम से लिखना है, क्योंकि ये गलत तो सब गलत। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और n रखिए,
4n² पे पहुंच रहे हैं। इसको आप चाहें तो ब्रेक करके लिख सकते हैं। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वही हम लिखेंगे 3n² लिखा, 4n के साथ n लिखा, ऊपर आपने लिख दिया है कितना 9n 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 सब जगह आ रहा है, 9n आप लिख रहे हैं, और 25 अगर ये बना है तो आप इसको 16 इंटू n लिख दीजिए, तो 16 and 9 विल बिकम 25। ठीक है, अब डेटा देखिएगा, सब जगह 9n 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 लिखा हुआ है और यहाँ है 16 मल्टीप्लाई में है r। तो क्या ये जनरल टर्म है? इसको जैसे ही आप लिखते हैं क्रॉस वेरीफाई कीजिए। r की जगह 1 रखते हैं, 4n + 3n², 16 + 9n, 2 रखिए, 2 रखेंगे 4n अगर डबल 8n हो गया, 2 रखेंगे 32 बनेगा। ठीक है, 3 रखिए 12n, 3 रखिए 48 बन जाएगा। क्लियर? और ऐसे चलते चलते आप ले चलिए इसको n पर, तो 16n + 9n विल बिकम 25n। कंप्लीटनेस आ गई है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज गिवन टू अस। ब्रेक किया, लास्ट टर्म को पकड़ा पहले, पता किया कि n टर्म्स हैं और इस n के इक्वल स्प्लिट कर दिए, 1 1 1 इज गिवन टू ईच एंड एवरी टर्म। एग्जाम में ये सोचना थोड़ा सा प्रैक्टिस डिपेंडेंट है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए तो आप सोच पाएंगे। थोड़ी सी नर्वसनेस एंग्जाइटी उस टाइम पर रहती है कि थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, तो पर इसको अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप फ्लो में रहेंगे और कर जाएंगे। बहुत टाइम पहले किया है, इस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फेयर इनफ। यहाँ के बाद अब हमें क्या करना होता है, r/n की तरफ जाना है। r/n है और यहाँ पर हमको लिमिट भी लगाना है। बात सिर्फ इसी की नहीं है कि आपको इसको सिग्मा की बात कर रहे हैं। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसके लिए क्या करना होता है, पहचानिए। r/n को x रखा जाता है, तो n को कॉमन ले लेंगे, आपके पास है 9 + 16 r/n आपके पास से बनता है। यहाँ से भी आप n कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से 4 आता है और ये है r/n + 3 इंटू 1/n बचेगा। ऊपर हमने n कॉमन लिया है, नीचे n² है, एक 1/n बचेगा, वो बन गया। बस यहीं से फिर ये इंटीग्रेशन की तरफ जाएगा। लिमिट एंड सिग्मा, r/n को रिप्लेस कर दिया जाता है x के साथ, 1/n रिप्लेस हो जाता है dx के साथ, तो डेटा आपके पास आता है 9 + 16x और ये है 4x + 3 एंड इट इज़ dx। लोअर लिमिट की बात करते हैं, r की वैल्यू 1/n दैट इज़ 0, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अपर लिमिट की बात करते हैं, x की अपर लिमिट है सबसे बड़ी वैल्यू, r की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है, n/n इज़ 1। ये है इंटीग्रेशन आपके पास, जिसका डेटा यहाँ पर पूछा जा रहा है। बनाएं इसको, क्या लिखेंगे हम यहाँ से, इसको अगर हम बनाने पहुँचे तो ये बनने वाला है अपने पास से इंटीग्रेशन 0 to 1 16x + 9 डिवाइडेड बाय 4x + 3। अब इस इंटीग्रेशन को बनाने की तरकीब ये है कि इस 9 को ब्रेक कर दीजिए 12 - 3 से, तो आपको बनेगा 12 लिखा हुआ है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 और 12, तो यू आर गेटिंग 4 हियर। 3/4x + 3 टाइम्स dx है, 4 यहाँ से आता है, तो यहाँ से आप देखिएगा दिस इज x - 3/4 log आता है 4x + 3 है। 0 to 1 आपके पास लिखा हुआ है, दिस इज 4 1 - 0 3/4 log 7 - log 3। 4 - 3/4 ln 7/3 इज योर आंसर। 4 - 3/4 ln 7/3 कौन सा आंसर है देखिए, 4 - 3/4 ln 7/3, दैट्स द बी इज द आंसर। 4 - 3/4 ln 7/3, यही पर ऑप्शन लिखा हुआ है हमारे पास, यही आंसर आएगा। सो बी इज द आंसर गाइस, वी आर गोइंग टू मार्क बी एज एन आंसर। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है।
दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।